तो गाइस ये नारुतो एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड है और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 12 साल पहले की सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत बड़ा सा एक फॉक्स के जैसा दिखने वाला क्रीचर एक गांव के अंदर घुस जाता है। इस फॉक्स की बहुत लंबी लंबी 9 टेल्स होती हैं, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकता है। उस गांव के निंजास उस पर हमला करते हैं। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे निंजास अपनी जान गंवा देते हैं इसमें और बहुत सारे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये फॉक्स इतना ज्यादा ताकतवर था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। पर तभी यहाँ पर इस गांव के सबसे पावरफुल निंजा फोर्थ होकागे यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल होकागे एक तरह से विलेज का राजा होता है। फोर्थ होकागे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9 टेल्ड फॉक्स का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी के अंदर सील कर देते हैं। अब इसके बाद हम 12 साल आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक शरारती बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है नारुतो उजुमाकी। ये लड़का इतना ज्यादा शरारती होता है कि वो अपने विलेज के होकागे के स्टैचूज पर पेंटिंग करके वहाँ से भाग जाता है। इनकी मूछें मूछें बना देता है, एकदम मस्त एकदम बढ़िया कर देता है। और इसकी शरारतों से परेशान होकर वहाँ के निंजास थर्ड होकागे के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। नारुतो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेंसे जिसका नाम इरुका सेंसे होता है वो यहाँ पर आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। ओए नारुतो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? पागल वागल हो तुम? आज तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दरअसल सेंसे वर्ड का यूज टीचर या फिर सर के लिए किया जाता है। अब इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं और क्लासरूम में पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज इन सभी के सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होने वाला है। आज तुम सभी के सभी एक एक करके अपना रूप बदल के दिखाओगे मुझे। तो सबसे पहले है साकुरा। हाँ, साकुरा जाती है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके। जुजुत्सु एक तरह से निंजा आर्ट होती है या और इसके बाद आती है सास्के की बारी, जो कि इस क्लास का टॉपर है। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और साकुरा सास्के पर मरती है और वो भी बहुत अच्छे से अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट पास कर देता है। और अब इसके बाद नारुतो की बारी होती है। सभी लोग नारुतो को गालियां दे रहे होते हैं, क्या ये नारुतो, इसकी वजह से हमें दोबारा देना पड़ रहा है ये टेस्ट, घटिया आदमी। और इसके अपोजिट एक लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है, ये ब्लश करके नारुतो को चीयर अप करती है। नारुतो तुम ये कर सकते हो। अभी क्या यार, कैसे बोल रहा हूँ भाई, कुड़ियों की आवाज नहीं निकाली जाती यार। पर नारुतो हिनाटा को भाव नहीं देता क्योंकि सच्चा प्यार करती है ना भाई, तभी तो देते नहीं भाव। अब इसके बाद नारुतो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है और एक बहुत ज्यादा सेक्सी न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या देख रहा हूँ ये देखकर इरुका सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे ओ, ये क्या कर रहा है? ठीक से कर ले। आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया ना तो कभी भी पास नहीं होने वाला, यहीं पे बैठा रही हो तू। और इसके बाद ये नारुतो को पनिशमेंट देते हैं और उसे उन स्टैटूज को साफ करवाने के लिए ले जाते हैं जिनके ऊपर नारुतो ने पेंटिंग करी थी। इरुका सेंसे उसे जल्दी जल्दी से साफ करने के लिए बोलते हैं और नारुतो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी घर पे कौन मेरा वेट कर रहा है, जिससे कि हमें पता चलता है कि नारुतो के माँ बाप नहीं है। इरुका सेंसे नारुतो से बोलते हैं अगर तुम इसे जल्दी साफ कर दोगे ना नारुतो, तो मैं तुम्हें ऐसे साफ करके। ये लोग किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं रामेन खाने के लिए और रामेन दरअसल नूडल्स को कहा जाता है और नारुतो का फेवरेट फूड होता है। अब नूडल्स खाते वक्त इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं हाँ तो नारुतो, तुमने उन पर पेंटिंग्स क्यों ड्रॉ करी थी, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन होते हैं? नारुतो बोलता है अरे हाँ सेंसे, मुझे पता है कि वो कौन थे और इवन फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को 9 टेल्ड फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। मैं बनूंगा 5th होकागे। और नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेड बैंड मांगता है एक बार पहनने के लिए, क्योंकि इसे भी एक निंजा बनने की फीलिंग लेनी है। क्या मैं आपका हेड बैंड ले सकता हूँ प्लीज? पर इरुका सेंसे उसे बोलते हैं नहीं नारुतो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सेंसे उन सभी का एग्जाम लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ यही एक जुत्सु था जो उसे नहीं आता था कभी भी। जुजुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिनको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं, बहुत खतरनाक से अटैक कर सकते हैं। और आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है भाई। बड़े खतरनाक अटैक्स होते हैं, गारा वाली फाइट आएगी भाई अभी तो। बस सपोर्ट करना भाई, लाइक वाइक कर दो यार वीडियो को, इस पे अच्छे व्यूज आएंगे तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सभी बच्चे अपना एक शैडो क्लोन बनाकर पास हो जाते हैं और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो अपने चक्र एकदम बेजान सा ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करूं मैं इस लड़की का, अब इसे कैसे पास करूं? पर मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते हैं अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी इरुका सेंसे बोलते हैं कि वो उसे पास नहीं कर सकते। एक निंजा एक असली निंजा होता है, पर नारुतो में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैच के सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो एक झूले पर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है। और तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे 9 टेल्ड फॉक्स करके पुकारने लगते हैं। नारुतो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर तभी मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते थे कि नारुतो भी उसकी तरह ही अनाथ है। दरअसल इस बंदे के पेरेंट्स को भी उस 9 टेल्ड फॉक्स ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ ये नारुतो जंगल के बीचों बीच बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल
दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था ताकि ये उस मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास कर दे एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इस तरफ थर्ड होकागे सभी के सभी निंजास को नारुतो को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं और कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं, ओए नारुतो यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया? नारुतो बोलता है कि इसको चुराने के लिए उसे मिजुकी सेंसे ने बोला था। इरुका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से नारुतो पर शूरिकेन फेंक के हमला करता है जो कि एक तरह के निंजा ब्लेड्स होते हैं। इरुका सेंसे उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और वो शूरिकेन्स इरुका सेंसे को लग जाते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे ही होते हैं और इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इस मिजुकी ने नारुतो का यूज किया है। इरुका नारुतो से बोलते हैं, नारुतो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। पर नारुतो मिजुकी को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसे? और मिजुकी नारुतो से बोलता है, अरे नारुतो ये तुम्हारे जो सेंसे है ना ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रोल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिजुकी बोलता है, नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे के माँ बाप को मारा है, तुम ही हो नाइन टेल्ड फॉक्स। और हमें पता चलता है कि जिस बच्चे के अंदर उस मॉन्स्टर या फिर नाइन टेल्ड फॉक्स को सील किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल्ड फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था और नारुतो वो ही बच्चा है। इरुका सेंसे मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए, नारुतो के सामने इतनी नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उसे नहीं बुलाता था। नारुतो का कोई दोस्त तक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ही नाइन टेल्ड फॉक्स है जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे आज से 12 साल पहले। तभी इरुका सेंसे को भी रियलाइज हो जाता है कि नारुतो चाहता था कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे, उसकी शरारतों से परेशान होकर ही कम से कम उसकी तरफ देखे तो सही, उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी लोग उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ देते हैं। और इसी बीच मिजुकी एक बहुत बड़ा शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकते हैं। नारुतो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और इरुका सेंसे जल्दी से नारुतो के सामने आ जाते हैं नारुतो को बचाने के लिए और वो जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे के पीठ के ऊपर घुस जाता है पर नारुतो की जान बच जाती है। नारुतो हैरान होकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? इरुका रोते हुए नारुतो से बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था नारुतो, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूलने लग गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और इसके बाद नारुतो उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को लेकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि इरुका सेंसे उसके नाइन टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इरुका सेंसे उस शूरिकेन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की तरफ फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लगते हैं। इरुका सेंसे जब भागते भागते नारुतो के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है, नारुतो वो स्क्रोल मुझे दे दो। पर नारुतो इरुका को एक बहुत जोर का पंच मार देता है, इरुका बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इरुका सेंसे ही था जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसे दरअसल मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसे का रूप लिया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे थे, वो पहले ही नारुतो का रूप धारण करके मिजुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिजुकी इरुका को बोलता है, इस नाइन टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? इरुका सेंसे बोलता है, हाँ नाइन टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल्ड फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा, मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इरुका सेंसे बहुत ज्यादा रोता है और मिजुकी अपना जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे को मारने ही वाला होता है कि तभी नारुतो बाहर आकर मिजुकी सेंसे को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अच्छा बच्चे मुझे हाथ तो लगाकर दिखा तू। और तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना देता है। ये देखकर मिजुकी सेंसे हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, भाई साहब आखिर इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बना लिए? ये तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड जुत्सु है। दरअसल नारुतो ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो जुत्सु सीख लिया था। इरुका सेंसे भी ये सब देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी सेंसे की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होकागे यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, वो सभी लोग स्क्रोल को लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं और नारुतो अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जिसके बारे में नारुतो ने बात की थी जब वो उस रामेन वाली शॉप में था, जिसका मतलब है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो बहुत खुशी से इरुका सेंसे को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नारुतो एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है, ये क्या हरकत है भाई, ये कैसा पोज है, ऐसे फोटो खिंचा रही है तूने? नारुतो बोलता है, अरे हाँ जल्दी करो, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस पर ये फोटोग्राफर बोलता है, बाद में मत बोलियो मुझे, ठीक है ना? और नारुतो की फोटो लेता है वो फोटोग्राफर और ये होती है इसकी फोटो। ये क्या बन रखा है भाई, जोकर बन रखा है ये। और इसके बाद नारुतो उस फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है, अरे यार इस
फोटो को क्लिक कराने में तो मजा ही आ गया। 3 घंटे लग गए मेकअप करने में, पर बढ़िया बनी है। थर्ड होकागे उसे बोलते हैं, अबे ये कैसी फोटो है, दोबारा लेके आ इसको। नारुतो बोलता है, ये क्या बात हुई, मैं नहीं यार, मैं नहीं खींचा रहा दोबारा। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर से हो गया भाई, इसका फेवरेट जुत्सु है ये। और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत क्यूट आवाज में थर्ड होकागे को बोलता है, प्लीज होकागे जी ऐसा मत कीजिए। ये देखकर होकागे की नाक से खून निकलने लग जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस उठकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं, ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत गंदी चाल है तुम्हारी, ऐसा दोबारा मत करियो, समझ गया ना तू। अब इसके अगले दिन नारुतो खुश होकर उठता है और बोलता है, अरे वाह आज का दिन तो बहुत खास है। और इसके बाद ये सुबह के नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तैयार होता है और उसकी नजर उस हेडबैंड पर भी जाती है जो कि इसको कल ही मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेडबैंड के ऊपर इशारा करके बोलता है, तो आज से मैं एक निंजा भी हूँ। अब इसकी मॉम बोलती है, साकुरा तुम लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ बेटा। जिसमें वो जवाब देती है, हाँ हाँ मॉम जा रही हूँ बस। और उसके अंदर की दूसरी साकुरा भी बोलती है, आप कब तक मुझे बच्ची समझेंगी, मैं एक निंजा बनने वाली हूँ। और रास्ते में इसकी मुलाकात इनो नाम की एक लड़की से होती है और एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर यहाँ से जा रहे होते हैं। इनो साकुरा से बोलती है, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई। जिस पर साकुरा बोलती है, अरे जाना, तुझे क्या पता मेरे बारे में। और दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाने लग जाती है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि किसी को सोचकर हंस रहा होता है मन ही मन में, क्या हो गया भाई नारुतो को। तभी एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अरे नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते हैं भाई। नारुतो अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुमने शायद ये हेडबैंड नहीं देखा, अब से मैं भी एक निंजा बन गया हूँ। ये सुनकर ये लड़का एक अजीब सा लुक देता है और नारुतो को दिखता है, लेकिन हिनाटा पीछे बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है, नारुतो मुझे बहुत खुशी है कि तुम ग्रेजुएट हो गए। और तभी साकुरा और इनो भागकर यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टीरी लग रही है भाई ये इनो तो, क्या है तुझे, मेरी सीट पर बैठ गई आकर। पर नारुतो ने देखकर शर्म से लाल हो जाता है। फिर साकुरा नारुतो की तरफ भागते हुए आती है। नारुतो उसे खड़ा होकर हेलो बोलता है, पर वो उसे धक्का देकर आगे चली जाती है और सासुके से बोलती है, हेलो सासुके क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। लेकिन तभी इनो आकर बोलती है, इसके साथ सिर्फ मैं बैठूंगी, समझी तुम। और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं और सासुके अपने मन में बोलता है, कितना शोर मचा रखा है। और कोई ये बंदा एक क्रिस्टल बॉल की हेल्प से ये सब देख रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो ये है क्लास का टॉपर सासुके उचिहा। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड होकागे और कुछ टीचर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से ककाशी, भाई ककाशी आ गया। ककाशी नारुतो की तरफ देखकर उसका नाम लेता है, नारुतो। और इस तरफ नारुतो बहुत गुस्से में आकर सासुके की बेंच के ऊपर आकर बैठ जाता है और सासुके के मुंह से मुंह मिलाकर बोलता है, किस नहीं कर रहे, बस मुंह से मुंह मिलाया है। और देख रहे होते हैं, जिस पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ओए नारुतो नीचे उतर, सासुके को तंग मत कर। नारुतो अपने मन में सोचता है, सब इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। और इन दोनों में आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। भाई कट्टर दुश्मन है भाई ये तो। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और नारुतो को हल्का सा धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सासुके और नारुतो में किस्सी हो जाती है। ये क्या हो गया, ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा जेलसी में आ जाती है। और तभी उसके अंदर की साकुरा बोलती है, शिट मुझे लगा था मैं ही उसे किस करूंगी सबसे पहले, पर नारुतो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और नारुतो भी उल्टियों जैसी शक्ल बना रहा होता है और सभी लड़कियां नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद लॉर्ड होकागे सभी टीचर्स से बोलते हैं, ये नारुतो हमेशा ही किसी मुसीबत में फंसा रहता है। फिर उसके बाद इरुका सेंसेई क्लासरूम में आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि ये सभी लोग आज से एक निंजा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इन सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। आज से सभी लोग 3 लोगों के ग्रुप्स में बंट जाएंगे और साथ में मिलकर मिशंस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से पिटा हुआ होता है और इसका ये हाल इन कुड़ियों ने ही किया होता है। फिर इरुका सेंसेई ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है नारुतो, साकुरा हारुनो और सासुके उचिहा, लेकिन हिनाटा नहीं आती। हिनाटा अपने मन में बोलती है, मुझे नारुतो के ग्रुप में होना चाहिए था। भाई साहब ये फीलिंग खतरनाक भाई खतरनाक। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई बोलते हैं, हाँ तो ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाटा, कीबा और हिनो। और साकुरा हिनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सासुके के साथ है। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं, जिसमें होते हैं इनो, यामानाका, शिकामारू और चोजी अकिमिची। फिर नारुतो उठकर बोलता है, एक सेकंड, मेरे जैसा महान निंजा सासुके के साथ नहीं रह सकता। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं, नारुतो सासुके क्लास का टॉपर है और तुम्हारे नंबर सबसे कम है। हमने बढ़िया स्टूडेंट्स को बेकार स्टूडेंट्स के साथ रखा है जिससे कि इक्वालिटी बनी रहे। सासुके नारुतो से बोलता है, मुझे फालतू मत बोल, ठीक है ना। और इरुका सेंसेई बोलते हैं कि लंच के बाद ये लोग इनके नए टीचर से मिलने वाले हैं। अब क्लास खत्म होती है और इस तरफ साकुरा सासुके को ढूंढ रही होती है और पीछे से नारुतो यहाँ पर आता है और साकुरा को बोलता है, हाँ तो साकुरा हम लोग एक ही टीम में हैं, अब चलो एक साथ लंच किया जाए। और एक दूसरे को जानते हैं, पर साकुरा उसे मना कर देती है और साथ ही साथ ये नारुतो से बोलती है, नारुतो तुम एक सिर दर्द हो, क्या तुम्हें पता है। फिर उसके बाद नारुतो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, साकुरा और मैं एक ही टीम में है, पर साकुरा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे कुछ करना होगा। और तभी इसकी नजर सासुके के ऊपर जाती है और इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से सासुके के पास आकर उस खिड़की को बंद कर देता है और कुछ और स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होते हैं। और इनो बोलती है, नारुतो अगर तूने सासुके के साथ कुछ किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं और हम देखते हैं कि सासुके ने नारुतो को बांध दिया होता है और इसके बाद इसी खिड़की से बाहर निकलकर बाहर चला जाता है, जिस पर शिकामारू बोलता है, भाई साहब ये सासुके तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो बहुत आसानी से नारुतो को पेल दिया। जिसमें इनो बोलती है, हाँ तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि नारुतो जैसा एक फिसड्डी सासुके को हरा सकता है। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं। साकुरा उदास होकर कुछ सोच रही होती है। मैं सासुके की
दोस्त बनना चाहती हूँ, पर मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी सास्के उसके पास आता है, जिससे कि वो ब्लश करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सास्के उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, हाँ तो साकुरा, तुम्हें नारुतो कैसा लगता है? तो वो कहती है कि मुझे नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बस एक सिंप है और एक सिरदर्द है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सास्के, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके पास आने लगती है उसे किस करने के लिए। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस कमरे में नारुतो नहीं बल्कि सास्के बंधा होता है और वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर नारुतो बंधा होता है और रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके बाहर निकलकर शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके सास्के को बांध देता है, जिसका मतलब है कि अभी इस वक्त ये सास्के नहीं है जो साकुरा के साथ बैठा है, दरअसल ये नारुतो है। क्यों भाई, क्या टेक्निक है ये खतरनाक। साकुरा सास्के की और भी ज्यादा करीब आने लगती है, मतलब कि नारुतो के, और तभी नारुतो के पेट में दर्द होने लगता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि साकुरा को लगता है कि सास्के शर्मा गया। और फिर वो टॉयलेट के अंदर बैठकर सोचता है कि साकुरा ने फिर से मुझे एक सिर दर्द बोला, और फिर से एक खुराफाती आइडिया सोचने लगता है कि वो सास्के बनकर अगर अजीब हरकतें करेगा तो साकुरा सास्के से भी नफरत करने लगेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के साकुरा के पास से गुजर रहा होता और उसे इग्नोर कर देता है और सास्के साकुरा से पूछता है, साकुरा नारुतो कहाँ पर है? और बोलती है, अरे छोड़ो यार उसे, वो तुम्हें हराकर नंबर 1 बनना चाहता है। वैसे भी उसकी मॉम डैड कौन सा है उसे सही या गलत की नॉलेज देने के लिए, वो बस एक मतलब इंसान है, इसलिए वो अकेला है। और सास्के थोड़ा सा गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हें क्या पता अकेला होना किसे बोलते हैं? साकुरा बोलती है, क्या हो सास्के, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और सास्के बोलता है, क्योंकि तुम एक सिर दर्द हो। और इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो टॉयलेट से बाहर आता है और उसके सामने सास्के खड़ा होता है। ये देखकर नारुतो फिर से अपने बहुत सारे शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर से उसका पेट दर्द करने लग जाता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स टॉयलेट की तरफ भागने लगते हैं। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं, जिसमें वो बैठकर सोच रही होती है कि अब मुझे पता चला कि नारुतो को कैसा लगता होगा जब मैं उससे सिर दर्द बोलती हूँ। और इस तरफ नारुतो दूसरी तरफ से आ रहा होता है और साकुरा एक जबरदस्ती की स्माइल दिखाकर नारुतो से बोलती है, चलो नारुतो हम एक साथ क्लासरूम में जाते हैं। लेकिन नारुतो ये देखकर सोचता है कि ये सास्के है जो कि साकुरा के रूप में आकर उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है और उससे बदला लेना चाहता है। और तभी नारुतो का फिर से पेट दर्द करने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इस तरफ हम लॉर्ड होकागे और ककाशी को देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा। और ये लोग इस वक्त नारुतो के घर में होते हैं और तभी ककाशी को वहाँ पर एक दूध का पैकेट मिलता है जो कि आज नारुतो ने सुबह सुबह पिया था ब्रेकफास्ट में, और ये दूध की एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आज नारुतो का पूरा दिन बाथरूम में निकला है। इसका पेट खराब इसीलिए हुआ है। और अब इन सभी के सभी स्टूडेंट्स को एक टीचर अपॉइंट किया जाता है। 3 स्टूडेंट्स को एक टीचर असाइन किया जाएगा और नारुतो वाले ग्रुप को ककाशी को दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो ककाशी के आने का वेट कर रहा होता है और इसके बाद नारुतो एक डस्टर को एक डोर के ऊपर रख देता है ताकि जैसे ही कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वो डस्टर उसके सिर पर आकर गिरेगा, जिस पर सास्के बोलता है, ये क्या घटिया टेक्निक है, हमारे टीचर ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसने वाले। और तभी ककाशी अंदर आने की कोशिश करता है और ये डस्टर उनके सिर पे गिर जाता है। नारुतो उनको बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और सास्के अपने मन में सोचता है, भाई क्या है ये बंदा, ये इसको डॉज नहीं कर पाया। अब इसके बाद ये सभी लोग बाहर जाते हैं और ककाशी उन सभी को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है अपनी। और ककाशी बोलता है, हाँ तो मेरा नाम है ककाशी हाटाके और मेरे डिसलाइक्स और लाइक्स मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता और मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा नहीं है, मैं कुछ ही सालों में मरने वाला हूँ। अब इसके बाद नारुतो बोलता है, हाँ तो मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी और मुझे रामेन खाना बहुत पसंद है और मुझे नापसंद है 3 मिनट तक रुकना जब मैगी नूडल्स तैयार होते हैं और मेरा मकसद है एक महान होकागे बनना। इसके बाद साकुरा बोलती है, मेरा नाम है साकुरा हारुनो और जो मुझे पसंद है वो है सास्के का नाम लेगी भाई, ये मेरी जो हॉबीज है, मेरी जो ड्रीम्स है। और शर्माने लगती है और ककाशी बोलता है, अच्छा ठीक है तुम्हें सास्के पसंद है, हाँ तो तुम्हें नापसंद क्या है? जिस पर साकुरा बोलती है नारुतो, जिस पर नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ककाशी अपने मन में बोलता है, क्या है भाई ये कुड़ियां, जिस उम्र में इन्हें निंजा बनना चाहिए आज की चल रही है। और इसके बाद सास्के की बारी आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, हाँ तो मेरा नाम है सास्के उचिहा, मेरा मकसद है उचिहा क्लैन को आगे बढ़ाना और एक आदमी को खत्म करना। ये सुनकर नारुतो बोलता है, अबे मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा है। तो ककाशी बोलता है, तो ठीक है कल हम अपने पहले मिशन पर जाएंगे, ये पास और फेल टेस्ट होने वाला है और इसमें फेल होने के चांसेस 66% है और अगर फेल हो गए तो इन्हें वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा और अब इनकी किस्मत ककाशी के हाथ में है और यही डिसाइड करेंगे कि ये लोग निंजास बनने के काबिल हैं या फिर नहीं। और सुबह 5 बजे आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। हाँ तो जाओ, पर हाँ ब्रेकफास्ट मत करना वरना तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। सभी लोग 5 बजे उठकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ककाशी का इंतजार कर रहे होते हैं, पर ककाशी खुद बहुत लेट आता है। नारुतो और साकुरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो ककाशी बोलता है कि एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया था, इसलिए उसे घूम कर आना पड़ा था। और फिर ये एक 12 बजे का अलार्म लगाकर बोलता है दोपहर का कि इन तीनों को ककाशी से ये वाली बेल्ट लेनी है, अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो इन लोगों को लंच नहीं मिलेगा। और सास्के समझ आता है कि इसी वजह से इन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं दिया गया और यहाँ पर 2 बेल्ट्स होती हैं और साकुरा इस चीज को नोटिस कर लेती है और साकुरा पूछती है कि हम लोग 3 हैं तो ये बेल्ट्स 2 क्यों हैं? जिस पर ककाशी बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक तो फेल होने ही वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही फेल हो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं, तुम कोई भी टेक्निक को यूज कर सकते हो। और नारुतो खुश होकर बोलता है, आप डस्टर से तो बच नहीं पाए, आपका क्या होगा? ककाशी बोलता है, बच्चे बेकार की चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, समझे लूजर। और नारुतो एक कुनाई लेकर ककाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ककाशी अचानक से नारुतो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। ककाशी का ये रूप देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ककाशी बोलता है, स्टार्ट। सभी लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। ककाशी अपने मन में सोचता है, एक निंजा
यूनिशा को अच्छी तरह से छुपना आना चाहिए। पर तभी नारुतो को अपने सामने देखता है वो, और नारुतो बोलता है हाँ तो आ जाओ लड़ते हैं। काकाशी बोलता है भाई क्या नुबड़ा है ये। नारुतो भागकर काकाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी काकाशी अपने बैग में हाथ डालता है और नारुतो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काकाशी कोई हथियार निकालने वाला है। लेकिन काकाशी एक कुड़ियों को इम्प्रेस करने वाली बुक निकालता है। हाँ तो इसके बाद क्या हुआ था मुझे जानना है। नारुतो हाँ आ जाओ तुम लड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नारुतो भौंकला जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, वो उस पर हमला करता है, लेकिन काकाशी उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और अचानक से नारुतो की पीठ के ऊपर उंगली से हमला करता है और नारुतो को पानी में गिरा देता है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है कि इसे हराना तो बहुत मुश्किल होगा, काकाशी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। नारुतो पानी से 2 शूरिकेन्स फेंकता है पर काकाशी अपनी 2 उंगलियों से ही उसे रोक लेता है। इस तरफ हम इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे के पास देखते हैं उसको और उससे काकाशी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या काकाशी स्ट्रिक्ट है, और लॉर्ड होकागे उसे एक बुक देते हैं जिसमें उन सभी बच्चों की लिस्ट है जिसका काकाशी ने टेस्ट लिया था, और उस बुक में हम देखते हैं कि कोई भी काकाशी के टेस्ट को पास नहीं कर पाया था आज तक। इस तरफ नारुतो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है मुझे इस टेस्ट को पास करना होगा। शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। साकुरा भी ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है भाई साहब ये नारुतो ने कब सीखा। और काकाशी भी बोलता है तो मतलब कि वो कहानी असली है कि इसने इसी जुत्सु का यूज करके मिजुकी को हराया था। नारुतो अपने क्लोन से काकाशी की तरफ बढ़ने लगता है। नारुतो का एक क्लोन काकाशी को पीछे से पकड़ लेता है। काकाशी भी ये देखकर चौंक जाता है। सासके भी सोचता है क्या बात है, ये बढ़िया चल थी। और सभी क्लोन्स आकर काकाशी को पकड़ लेते हैं और नारुतो का एक क्लोन आकर काकाशी को एक जोर का मुक्का मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काकाशी नहीं बल्कि नारुतो होता है। पर नारुतो का क्लोन सोचता है कि वो काकाशी ही है जिसने उसका रूप ले लिया है और सभी के बीच में लड़ाई हो जाती है कि इन सभी में से कोई काकाशी है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई सिविल वॉर करा दी इसने, ये बेवकूफ है एक नंबर का। तो फिर इसके बाद नारुतो को एक बेल्ट पड़ी हुई मिलती है नीचे। नारुतो सोचता है ही लगता है काकाशी सर ने इस बेल्ट को नीचे गिरा दिया। उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो काकाशी के एक ट्रैप में फंस जाता है। काकाशी वहाँ पर आकर नारुतो से बोलता है तुम नादान हो बच्चे, तुम कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। सासके देखता है कि काकाशी का ध्यान नारुतो से बात करने में है। वो कुछ शूरिकेन्स और कुनाइस को काकाशी की तरफ फेंकता है जो कि उसे लग जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है क्या बात है सासके, बहुत बढ़िया। पर काकाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके वहाँ से बच जाता है। सासके जल्दी से भाग कर जाता है और अपने मन में सोचता है शिट मैंने गलती कर दी, उन्हें मेरे लोकेशन का पता चल गया है, लगता है मुझे कोई नई जगह को ढूंढना होगा। साकुरा भी इसके पीछे भागती है। तभी साकुरा काकाशी को देखती है, उसे लगता है कि काकाशी ने उसे नहीं देखा। पर तभी अचानक से काकाशी पीछे से आकर साकुरा को बोलता है मैं यहाँ पर हूँ साकुरा। ये देखकर वो जोर से चिल्ला देती है। तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक कुनाई की हेल्प से अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है। पर तभी वो फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर इसके बाद काकाशी साकुरा के ऊपर एक जुत्सु अप्लाई करता है जिससे कि वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सासके उसे पीछे से आवाज लगाता है और घूमकर देखती है पर देखती है कि सासके बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। फिर काकाशी बोलता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। साकुरा की चीख को सुनकर सासके वहाँ पर आता है और उसे पता चलता है कि साकुरा एक गेंजुत्सु में फंस चुकी है। गेंजुत्सु बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद सासके काकाशी के ऊपर शूरिकेन्स फेंकता है और सासके काकाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर काकाशी बच जाता है। सासके अचानक से पीछे से आकर काकाशी को मारता है लेकिन काकाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी सासके उसकी बेल्ट को लेने की कोशिश करता है पर काकाशी उसे रोक लेता है। काकाशी अब सीरियस हो जाता है फाइट में। इस तरफ ये साकुरा पगलेट लड़की सोच रही होती है कि सासके बहुत ज्यादा जख्मी है और इसे बचाना होगा। फिर सासके हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है फायरबॉल जुत्सु। काकाशी बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ये जुत्सु कैसे आता है, इसमें तो बहुत ज्यादा चक्रा लगता है, क्या तुम ये सच में कर सकते हो। सासके अपने मुंह से आग निकालने लगता है पर देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी जमीन में से एक हाथ आकर सासके के पैर को पकड़ लेता है और काकाशी बोलता है तुम एक नादान बच्चे हो और सासके को जमीन के अंदर गाड़ देता है। और इस तरफ नारुतो अपने सामने कुछ लंच बॉक्सेस को देखता है और सोचता है चलो मैं इन्हें खा लेता हूँ तब तक। तभी काकाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। बढ़िया कोशिश थी नारुतो। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि देखती है कि सासके जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और उसे फिर से ऐसा देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें खुलती हैं और सासके को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर साकुरा उसे गले से लगाने लगती है लेकिन सासके उसे पीछे धकेल देता है और सासके उसे बोलता है कि उसे किसी भी हालत में टाइम खत्म होने से पहले उन बेल्ट्स को लेना होगा। पर साकुरा की बस की नहीं होती ये चीज, इसीलिए वो सासके को मना करती है कि अगले साल ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, इस बार रहने देते हैं इस टेस्ट को। और सासके उसे बहुत डरावनी नजरों से देखने लगता है और सासके बोलता है मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे नहीं मारता। और साकुरा भी उसी टाइम को याद करती है जब काकाशी सेंसे ने सासके से उसके पर्पस के बारे में पूछा था और तब भी सासके ने बोला था कि उसे अपने क्लैन को आगे बढ़ाना है और एक आदमी को मारना है। तभी अलार्म बज जाता है और सभी लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं पर नारुतो बंधा हुआ होता है और काकाशी बोलता है ठीक है मैं तुम सभी को अकेडमी वापस नहीं भेजने वाला। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्या हम पास हो गए। काकाशी बोलता है अब तुम अकेडमी नहीं जाओगे, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ये सुनकर उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नारुतो बोलता है यार ये क्या बात हुई, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। काकाशी बोलता है कि इन तीनों में निंजा बनने की कोई भी खूबी नहीं है। सासके गुस्सा होकर काकाशी पर हमला करता है पर काकाशी बहुत आसानी से उसे रोककर उसके ऊपर बैठ जाता है। साकुरा ये देखकर पागल हो जाती है। काकाशी बोलता है तुम्हें तो पता भी नहीं है कि एक निंजा होना क्या होता है, तुम लोग इसे खेल समझ रहे हो। क्या तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि तुम तीनों को एक ग्रुप में क्यों रखा गया है। नारुतो बोलता है हमें क्या पता, हमने थोड़ी बनाए हैं ये रूल्स। जिस पर काकाशी बोलता है बच्चे टीम वर्क के लिए। ये सुनकर ये तीनों चौंक जाते हैं। काकाशी बोलता है कि अगर इन तीनों ने मिलकर कोशिश की होती तो ये जरूर इस बेल्ट को इनसे ले लेते। और साकुरा बोलती है
एक सेकंड, पर बेल्स तो सिर्फ 2 ही है ना। पर काकाशी बोलता है कि ये सब उसकी एक चाल थी, वो बस इनके साथ खेल रहा था ताकि ये लोग पहले ही बिछड़ जाएं। और साकुरा, तुम तो सास्के के पीछे पड़ी रही थी जबकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन नारुतो तुम्हारे सामने ही था पर तुमने उसकी हेल्प नहीं करी। नारुतो, तुम अकेले मुझसे लड़ रहे थे, और सास्के, तुम नारुतो को इतना कमजोर समझते हो कि तुम उसके साथ काम करना चाहते ही नहीं हो। हाँ, तुम तीनों अकेले में बहुत काबिलियत भरे हो, पर सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। और काकाशी एक कुनाई लेकर सास्के के गले के ऊपर रख देता है और बोलता है, साकुरा, नारुतो को खत्म कर दो वरना मैं सास्के को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ही सभी लोग डर जाते हैं और काकाशी उन्हें समझाता है कि यही होता है एक असली मिशन के ऊपर। दुश्मन इस चीज का फायदा उठाते हैं और ऐसे ही निंजास मारे जाते हैं। फिर काकाशी बोलता है, इस पत्थर को देखो, इस पर बहुत सारे निंजास के नाम लिखे हैं जो कि हमारे विलेज के हीरोज हैं। ये एक मेमोरियल पत्थर है, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन ये पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तुम लोग खाना खा लो, पर नारुतो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने रूल्स को ब्रेक किया, और अगर किसी ने नारुतो को खाना दिया तो मैं उसे भी बाहर कर दूंगा। फिर इस तरफ हम देखते हैं कि इरुका सेंसेई थर्ड होकागे के पास आकर बैठा होता है और बोलता है कि आज तक काकाशी ने एक भी स्टूडेंट को पास नहीं किया, ऐसा क्यों? और थर्ड होकागे भी इनकी एबिलिटीज पर शक कर रहा होता है कि आगे के जो मिशन होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और ये लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि साकुरा और सास्के खाना खा रहे होते हैं और नारुतो का पेट गुड़ गुड़ कर रहा होता है, पर नारुतो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हफ्तों तक भूखा रह सकता हूँ, तुम खाओ यार, कोई बात नहीं। पर नारुतो को भी अंदर ही अंदर पता होता है कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, भूख तो उसे भी बहुत लगी है। तभी सास्के नारुतो की तरफ खाना देता है और बोलता है, नारुतो इसे खा लो। साकुरा बोलती है, सास्के ऐसा मत करो वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, काकाशी तुम्हें बाहर कर देंगे। और सास्के बोलता है, नहीं साकुरा, हमें टीम वर्क करना है ना, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा और हम उन बेल्ट्स को वापस नहीं ले पाएंगे। और साकुरा भी अपने खाने के डिब्बे को आगे बढ़ाकर बोलती है, नारुतो मैं डाइट पर हूँ, तुम थोड़ा सा खा सकते हो। नारुतो ये देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है, नहीं यार मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साकुरा तुम ही खिला दो अपने हाथों से। ये सुनकर साकुरा पागल हो जाती है। सास्के बोलता है, साकुरा जल्दी करो यार वरना काकाशी आ जाएंगे। और साकुरा बोलती है, ठीक है, ये एक और आखिरी बार कर रही हूँ मैं तेरे लिए कुछ। और ऐसा बोलकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर काकाशी आ जाता है और इतने भयानक तरीके से यहाँ पर आता है कि उन तीनों को जैसे मार ही डालेगा। और फिर बोलता है, तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये तीनों बोलते हैं, हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम है। जिस पर काकाशी बोलता है, अच्छा तो तुम लोग एक टीम हो, ओके तुम लोग पास होते हो। जिस पर ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आए ये क्या सच में हम लोग पास हो गए? जिस पर काकाशी बोलता है, हाँ नारुतो, जो रूल्स तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देते और मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते वो तो बेकार से भी पत्थर होते हैं। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और काकाशी बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया है, बाकी सभी लोग तो मेरे इल्यूजन्स और मेरी बातों में ही फंस कर रह जाते हैं। तो ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होने वाला है, चलो अब घर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन नारुतो पीछे ही रह जाता है। अरे ओ मुझे तो ले जाओ, मुझे छुड़ाओ तो सही भाई। अब इसके अगले दिन ये तीनों एक मिशन पर जाते हैं। काकाशी उन्हें माइक्रोफोन में बोलता है, हाँ तो नारुतो तुम टारगेट से कितनी दूर हो? नारुतो से बोलता है, 5 मीटर सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आपके इशारे का इंतजार है। काकाशी बोलता है, ओके अभी। और उसके बोलते ही ये तीनों बहुत तेजी से एक बिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। नारुतो झट से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। काकाशी सास्के को बोलता है, सास्के स्टेटस क्या है? सास्के बोलता है, मिशन सफल रहा, हमने टारगेट को पकड़ लिया है सर। काकाशी बोलता है, गुड जॉब। तो वो पालतू बिल्ली टोरा पकड़ ली गई है, मिशन पूरा हुआ। तभी नारुतो जोर से बोलता है माइक में, ये क्या मिशन दे रहे हो भाई, कोई ढंग का मिशन भेज दो, बिल्लियां पकड़वा रहे हो। इस तरफ हम लॉर्ड होकागे को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, स्क्वाड नंबर 7 के लिए हमारे पास अभी कुछ और टास्क भी अवेलेबल है। पहला, चीफ काउंसलर के 3 साल के बच्चे की देखभाल करना। दूसरा, उनकी वाइफ की शॉपिंग करने में हेल्प करनी है। तीसरा है आलू छीलने हैं। तभी नारुतो जोर से बोलता है, नहीं 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 यार, कोई ढंग का मिशन दे दो यार, कोई रियल कोई बंदा मारे, ये क्या फालतू के काम करवा रहे हो? अब बूढ़े आदमी मुझे कोई अच्छा टास्क दे दे। काकाशी नारुतो के सर पर जोर से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, ओए चुप हो जा। और लॉर्ड होकागे उसे बताता है कि जो मिशंस होते हैं इन्हें अलग अलग रैंक्स के मुताबिक रखा जाता है और मिशंस को ही नहीं बल्कि निंजास को भी रैंक दिए जाते हैं। सबसे ऊपर होकागे होता है, फिर जोनिन होता है, फिर जुनिन, फिर गैनिन और फिर एंड में एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। और निंजास की कैपेबिलिटी और उनकी रैंकिंग के हिसाब से ही उन्हें मिशंस दिए जाते हैं। और अगर इनका मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे कि इनका विलेज और इनका घर चलता है। जैसे कि तुम एक गैनिन हो अभी और तुमने एक शिनोबी की राह पर अपना सफर शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लोअर रैंक वाले मिशन ही दिए जाएंगे। होकागे उसे ये सब बोल रहे होते हैं, लेकिन नारुतो का अपना अलग ही चल रहा होता है और बताता है कि उसने कल रामेन खाए थे और आज ये मसाला नूडल्स खाने वाला है। ये देखकर होकागे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शांति। और नारुतो लिटरली मुंह फुलाकर बैठ जाता है और तभी होकागे उसे एक सी रैंक का मिशन दे देते हैं नारुतो का इतना बड़ा जज्बा देखकर। और तभी यहाँ पर एक शराबी अंदर आता है और बोलता है, अरे ये कौन है? ये घोंचू छोटा सा, ये मत बोलना कि एक निंजा है। नारुतो हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ सास्के तुझे बोल रहा है। साकुरा और सास्के इसके करीब आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये इसी को बोल रहा था नारुतो को। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि इसका नाम ताजुना है और ये एक ब्रिज बिल्डर है, इसे इसके देश वापस जाना है और ये वहाँ पर एक ब्रिज बना रहा है और ये उम्मीद करता है कि ये लोग इसे सुरक्षित वहाँ पर पहुँचा देंगे। इसके बाद ये लोग उसके बॉडीगार्ड्स बनकर अपने मिशन पर निकल जाते हैं। और ये बंदा बोलता है, भाई क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये घोंचू सा। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अबे ओ मेरी इज्जत कर ले, ठीक है ना, मैं होने वाला होकागे हूँ। और इस तरफ जंगल के अंदर हम देखते हैं कि कोई बहुत तेजी से भाग रहा होता है। इसके बाद वो मास्टर बिल्डर नारुतो से बोलता है कि जिस दिन नारुतो होकागे बनेगा उस दिन इसके भी पंख आ जाएंगे और ये लिटरली आसमान में उड़ने लगेगा।
नारुतो बोलता है, अबे चुप कर जा, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, मैं सच में तुम्हें होकागे बनकर दिखाऊंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि पेड़ के अंदर छुपकर कोई इन सबको दिख रहा होता है। ये सभी लोग चल रहे होते हैं और ककाशी ने बताता है कि इनके लैंड के करीब एक जगह है जहाँ पर आसपास हर जगह पर समुद्र है और नेचुरल प्रोटेक्शन भी है, इसलिए इन्हें किसी निंजा की जरूरत नहीं है इनकी हिफाजत के लिए। और 5 ऐसे देश जहाँ पर हिडन विलेजेस पाए जाते हैं वो है लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ लाइटनिंग, लैंड ऑफ अर्थ, लैंड ऑफ विंग्स। और इन सभी को 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस कहा जाता है। और लैंड ऑफ फायर में इनका विलेज है जो कि है विलेज हिडन इन द लीव, और वाटर में विलेज हिडन इन द मिस्ट है, और लाइटनिंग में विलेज हिडन इन द क्लाउड्स है, और चौथा है विलेज हिडन इन द सैंड्स, और विलेज ऑफ अर्थ में विलेज हिडन इन द स्टोन्स है। और इन्हीं विलेजेस के लीडर्स को कागे नाम दिया जाता है जिसका मतलब शैडो होता है। और जैसे कि हमारे विलेज का नाम होकागे है वैसे ही बाकी के बचे 4 हिडन विलेजेस के लीडर्स का नाम मिजुकागे, राइकागे, काजेकागे और सुचिकागे है। और ये 5 लीडर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि ये हजारों निंजास को कंट्रोल करके रखते हैं। साकुरा ये सब सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, हमारे विलेज के होकागे इतने ज्यादा महान है। और उसके अंदर की साकुरा बोलती है, पर क्या ये बुढ़ा कुछ कर भी सकता है? और नारुतो भी अपने मन में सोचता है कि उसने भी अपने सिर्फ एक सेक्सी जुत्सु का यूज करके ही उसे हरा दिया था, वो इतना भी महान नहीं हो सकता। तभी ककाशी बोलता है, हे तुम सब लॉर्ड होकागे की शक्तियों को नजरअंदाज मत करना कभी भी। अभी सभी लोग बहुत देर से चल रहे होते हैं और रास्ते में पड़े हुए पानी के अंदर कोई होता है जो कि छुपकर उन्हें देख रहा होता है। वो बंदा पानी से बाहर निकलता है और वो और उसका एक और दोस्त ककाशी पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ककाशी को किसी तीखी सी चीज से, चेन जैसे वेपन से बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी चेन को जोर से खींचते हैं और हम देखते हैं कि वो नुकीली चेन ककाशी के आर पार हो जाती है और ककाशी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और तभी ये दोनों हथियारे नारुतो के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी, और अपनी चेन को नारुतो की तरफ फेंकते हैं। पर हम देखते हैं कि तभी सासुके नारुतो को बचाने के लिए उसी वक्त जंप करके एक शूरिकेन उनकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से वो एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है और वो दोनों भी फंस जाते हैं। सासुके सीधा उनके हाथों पर जाकर गिरता है, उन दोनों को जोर से किक मारता है जिसकी वजह से उनके हाथ में जो बंधी हुई चेन थी वो टूट जाती है और उनमें से एक सीधा नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और दूसरा मास्टर बिल्डर को ये देखकर साकुरा उसके आगे आ जाती है और सासुके साकुरा के, और वो बंदा अपने तीखे पंजों से सासुके को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है। ये तो मर गया था भाई। और हम देखते हैं कि उसने उन दोनों हथियारों को पकड़ के रखा होता है। ककाशी सभी को बोलता है, हेलो साकुरा, क्या हाल है? और सासुके अपने मन में बोलता है, कितना शो ऑफ करता है। और नारुतो हैरानी के साथ बोलता है, पर आप तो मर गए थे ना? और वो देखता है कि वहाँ पर लकड़ी के टुकड़े थे जो कि पीसेस में कट हो रखे थे। ककाशी उसे बोलता है, सॉरी नारुतो, पहले मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका, मुझे नहीं पता कि एनिमीज को देखकर तुम फ्रीज हो जाओगे। और ककाशी साकुरा और सासुके को शाबाशी देता है। नारुतो अपने मन में सोचता है, भाई मैं तो यूजलेस हूँ, सासुके कितना कूल लग रहा था, क्या उसे डर नहीं लगता? वो तो पूरे समय इतना शांत था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मेरी जान बचाने के लिए आगे आया था। वो सासुके से बोलता है, ओए नारुतो, क्या तुम्हें लगी तो नहीं? तुम तो एक डरपोक बिल्ली हो, तुम्हारी तो मूंछें भी हैं। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ककाशी उसे रोक देता है। ककाशी नारुतो को बोलता है कि इन निंजास के पंजों में जहर था, उसे बहुत जल्द बाहर निकालना होगा नारुतो की बॉडी में से। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है। ककाशी मास्टर बिल्डर को बोलता है कि उससे कुछ बात करनी है ककाशी को, और बोलता है कि ये दोनों विलेज हिडन इन द मिस्ट के चुनिन निंजास हैं। इनकी खासियत ये है कि लगातार हमला कर सकते हैं। ये दोनों निंजास ककाशी को बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला हम तुम लोगों पर छुप के हमला कर रहे थे? ककाशी बोलता है, अरे ये तो सीधी सी बात है, आज बहुत साफ दिन था और बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी रास्ते में एक जगह पर पानी गिरा हुआ था। मास्टर बिल्डर से बोलता है कि अगर इससे पहले ही इसके बारे में पता चल गया था तो गैनिन मतलब कि इन तीनों को इनसे क्यों भिड़वाया? ककाशी बोलता है कि बहुत आसानी से इन्हें हरा सकता था, पर इसने इनको अटैक करने दिया क्योंकि ये पता करना चाहता था कि किन पर हमला करने के लिए आए थे यहाँ पर। और मास्टर बिल्डर बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर ककाशी बोलता है, मैं पता करना चाहता था कि इनका हमला हम पर था या फिर तुम पर। जब तुमने होकागे से रिक्वेस्ट करी थी तो तुमने सिर्फ राज चलते हुए गुंडों से या चोरों से सिर्फ एक आम सुरक्षा मांगी थी, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी जान के पीछे तो निंजास पड़े हुए हैं। अगर हमें ये पहले से पता होता तो बी रैंक या फिर उससे ऊपर का मिशन होता और फिर हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते। माना कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारे कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, पर हमसे झूठ बोलना ये हमें मंजूर नहीं। हमारी टीम इस मिशन को अंजाम देने से बाहर है और हम इस मिशन को रिजेक्ट करते हैं। और इस तरफ नारुतो एक कुनाई निकालता है और अपने घाव के ऊपर मार देता है। सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नारुतो परेशान होकर बोलता है, मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ। मैं अकेले घंटों भर मेहनत करता था, BGMI नहीं खेलता था, जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत मेहनत की कि अपने सपने की थोड़ा तो करीब आ जाऊं। मैं फिर कभी भी वापस नहीं मुड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मैं सासुके से कभी नहीं हारूंगा और ऐसा मौका मैं कभी दोबारा से नहीं आने दूंगा कि किसी और को मुझे बचाना पड़े। और इस जख्म के ऊपर मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस मिशन को पूरा करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा इस कुनाई नाइफ से करूंगा। ये देखकर ककाशी बोलता है, नारुतो ऐसी बेवकूफी मत करो। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और ककाशी उसके पास आकर बोलता है, अरे मजाक कर रहा था। नारुतो डर के मारे पैनिक करने लग जाता है और चीखते हुए बोलता है, अरे यार मैं तो अभी कितना जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो यार। ककाशी उसका हाथ पकड़ता है और उसके जख्म को देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है कि इसका जख्म तो ठीक होना भी कब का शुरू हो चुका है। नारुतो डरते हुए ककाशी को बोलता है, ककाशी सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं ठीक हूँ? ककाशी उसके हाथों में पट्टी लगाते हुए बोलता है, हाँ घबराओ मत नारुतो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और मन में सोचता है कि क्या ये घाव भरने की शक्ति नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से तो नहीं है। इसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जिसके बीचों बीच एक घर होता है और इसके अंदर एक आदमी किसी पर चिल्ला रहा होता है, क्या तुम फेल हो गए? मैंने इतने पैसे लगाए तुम्हारे निंजास पर, सब बर्बाद
बाद ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसके गले पर तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, मेरे साथ तमीज से बात करना। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ सौदा कर रहे हो? अगली बार मैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए खुद जाऊंगा। और ये बंदा बोलता है कि उस बिल्डर ने कुछ निंजास को भी हायर किया है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और अब तो उन्हें भी पता चल चुका होगा कि ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो लोग भी तैयार हो चुके होंगे। जिस पर ये तलवार वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हें मेरी कैपेबिलिटीज पर शक हो रहा है? मैं ज़ाबुज़ा मोमोची विलेज हिडन इन द मिस्ट का डीमन हूँ। मैं उन 5 को मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वाड 7 मास्टर ब्रिज बिल्डर के साथ एक कश्ती के ऊपर समुद्र को पार कर रहे होते हैं। चारों तरफ मिस्ट होती है। उस कश्ती का मालिक बोलता है कि अब वो ब्रिज ज्यादा दूर नहीं है और लैंड ऑफ वेव्स बहुत ही करीब है, और थोड़ी देर बाद उन्हें वो ब्रिज दिख जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नारुतो खुश होकर जोर से बोलता है, अरे वाह, ये कितना बड़ा है। उस कश्ती का मालिक गुस्से से बोलता है, चुप करो, मैंने तुम्हें शोर मचाने को मना किया था ना, चुप कर जा। क्या तुम्हें पता नहीं है हम इतनी मिस्ट में क्यों सफर कर रहे हैं? ताकि वो हमें देख न ले। नारुतो अपना मुंह बंद करता है। ककाशी उस मास्टर बिल्डर से कुछ पूछना चाहता था और बोलता है कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, और अगर इसने इसे नहीं बताया तो इसे ऐसे ही किनारे पर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। मास्टर बिल्डर से बोलता है, ककाशी, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। जैसा कि तुमने कहा था, ये मिशन वैसा नहीं है जैसा मैंने बोला था। ये मिशन बहुत ज्यादा अलग है। वो बंदा जो मेरी जान के पीछे है वो है तो नाटा सा, पर उसने एक बहुत ही लंबे से और खतरनाक आदमी को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है। वो नाटा आदमी शायद तुम उसे जानते हो या कभी न कभी तुमने उसका नाम तो जरूर सुना ही होगा। ककाशी बोलता है, कौन? मास्टर बिल्डर बोलता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो है द शिपिंग मैग्नेट गाटो। ककाशी हैरान होकर बोलता है, गाटो? वो ट्रांसपोर्ट का मालिक? पर वो तो एक बिजनेसमैन है ना, सभी लोग उसे जानते हैं। मास्टर बिल्डर बोलता है, गाटो दुनिया की नजरों में तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये बहुत ही निर्दयी और घटिया किस्म का आदमी है और अपनी गलत हरकतों से बाकी देशों और उनके बिजनेसेस पर हुक्म करना चाहता है, और ड्रग्स भी बेचता है बंदा, और इसने बहुत सारे निंजास को हायर किया हुआ है इस काम को अंजाम देने के लिए। वो 1 साल पहले हमारे आइलैंड लैंड ऑफ वेव्स में आया था और अपने पैसों के दम पर उसने इनके आइलैंड की पूरी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। जो भी बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो गायब हो जाता था। ऐसा देश जो कि एक आइलैंड है, और उस बंदे ने अगर यहाँ की समुद्र पर कब्जा कर लिया तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। उसे किसी का डर नहीं है, सिर्फ एक चीज का डर है उसे, जो कि है ब्रिज। ब्रिज बनते ही ये लैंड जमीन से जुड़ जाएगा, जिससे कि उसका कंट्रोल टूट जाएगा, और मैं हूँ उस ब्रिज का ब्रिज बिल्डर। सास्के बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है जिन्होंने हम पर हमला किया था वो लोग गाटो के लिए काम कर रहे हैं। ककाशी से बोलता है कि ठीक है भाई, पर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? मास्टर बिल्डर बोलता है कि ये लैंड एक बहुत छोटा सा गरीब देश है और इन लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, और हम आम आदमी जो कि इस ब्रिज को बना रहे हैं, हमारे पास A रैंक या फिर B रैंक के मिशंस को इतने पैसे नहीं है देने के लिए। अगर तुमने मुझे किनारे पर अकेला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बन पाएगा। वो मुझे मेरे घर पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। और ये बंदा बोलता है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस मेरा पोता ना रोएगा भाई बहुत। दादा अब कहाँ चले गए दादा? और उसकी एक्टिंग को देख कर साकुरा और नारुतो बहुत अजीब सा चेहरा बनाते हैं। भाई क्या है आदमी? बिल्डर बोलता है, ठीक है भाई, मेरी जो बेटी होगी ना वो भी मेरी मौत का कारण तुम निंजास को ही मानेगी और अपनी सारी जिंदगी इसी दुख में बिताएगी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, छोड़ो। सभी लोग निराश होकर सोच में पड़ जाते हैं और ककाशी बोलता है, लगता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी ही होगी। और ये मास्टर बिल्डर बोलता है, अरे वाह यार, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंदा पीछे कैमरा की तरफ देखकर बोलता है, यस, जीत गया वह। सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं। सब लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो भी चलते चलते सास्के की तरफ ही देख रहा होता है गुस्से वाली नजरों से, और मन में सोचता है कि वो इस बार सास्के को सब कुछ नहीं करने देगा, और बहुत गौर से लेफ्ट और राइट देखने लगता है। और तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लेफ्ट साइड पर कुछ छुपा हुआ है। वो एकदम से एक कुनाए को झाड़ियों की तरफ फेंकता है। ये देखकर सभी की फट जाती है। नारुतो कुछ देर तक उसी पोज में रहता है और खड़े होकर बोलता है, अरे वो तो सिर्फ एक चूहा था। साकुरा उसकी इस हरकत पर उसे नॉन स्टॉप गालियां देने लगती है। और तभी नारुतो बोलता है, अरे मुझे फिर से कोई महसूस हो रहा है, कोई यहाँ पर छुपा है, नहीं यहाँ पर छुपा है। और तभी ककाशी पीछे मुड़कर देखता है। नारुतो भी पीछे मुड़कर उसी तरफ एक कुनाई फेंक देता है। साकुरा गुस्से से नारुतो के पास आकर बोलती है, बस बहुत हो गया तेरा, और उसे एक जोरदार पंच मारती है। नारुतो से बोलता है, अरे सच में यार, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ककाशी उधर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक खरगोश होता है जो कि नारुतो की कुनाई से बाल बाल बचा होता है, और एक खरगोश एकदम सदमे में होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। नारुतो उस खरगोश के पास जाकर उसे उठाता है और बोलता है, ओ ले ले ले, मुझे माफ कर दो। ककाशी मन में सोचता है कि तो एक स्नो रैबिट है, पर इसका कलर, इसके सफेद फर तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। इस रैबिट को जरूर किसी ने धूप से दूर अपने घर के अंदर पाला है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट टेक्निक। ककाशी का ये शक बिल्कुल सही निकलता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई छुपा होता है जो कि इन सभी को देख रहा होता है। यानी कि नारुतो ने सच में किसी खरगोश पर नहीं बल्कि किसी आदमी पर हमला किया था, और ये एन वक्त पर रिप्लेसमेंट जुत्सु का यूज करके बच गया था। और ये बंदा मन में बोलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो दोनों इस मिशन में फेल क्यों हो गए। ये तो विलेज हिडन इन द लीव्स का कॉपी निंजा है, ककाशी द शारिंगन है। इसके बाद ये बंदा बहुत तेजी से पेड़ से जंप करता है और ककाशी जोर से बोलता है, अपने ऊपर देखो। जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी सी तलवार इनकी तरफ आ रही होती है, और ये तलवार सीधा मास्टर बिल्डर की तरफ ही आ रही होती है, पर उससे बच जाते हैं। तलवार सीधा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ज़ाबुज़ा बोलता है, ककाशी द शारिंगन है, क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर सास्के दंग रह जाता है और नारुतो अपने मन में सोचता है, शारिंगन ये क्या चीज है? साकुरा भी सोचती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है, क्या ककाशी सेंसे के पास कोई स्पेशल पावर है? ककाशी ने बोलता है, तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद ककाशी उस हेडबैंड को हटाता है और जैसा उनको एक्शन में देखने का मौका मिल रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। नारुतो बोलता है, क्या लगा रखा है
शारिंगान शारिंगान बता कोई नहीं रहा है क्या ये, जिस पर सास्के उसे बताता है शारिंगान ये एक बहुत रेयर पावर है जो कि आंखों में होती है। इस विजुअल या फिर डोजुत्सु का यूजर किसी भी गेंजुत्सु, ताइजुत्सु या निंजुत्सु को बड़ी ही तेजी से देखकर समझ सकता है और अपने दुश्मन पर वापस छोड़ सकता है। शारिंगान दो जुत्सु की एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है। जाबुजा बोलता है हाँ तुमने सही कहा लड़के, पर शारिंगान इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। शारिंगान अपने ओपोनेंट की टेक्निक को एक ही बार में देखकर समझ जाती है और फिर उसकी छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करके उसे कॉपी कर सकती है। और ककाशी तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरे बॉस ने तुम्हें देखते ही खत्म करने का ऑर्डर दिया है। हमारी बिंगो बुक में भी तुम टॉपर हो। वो आदमी जो कि हजारों जुत्सुस का ज्ञाता है वो है ककाशी द कॉपी निंजा। ये सुनकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई साहब ककाशी सेंसे सच में इतने ज्यादा कूल है। और सास्के भी अपने मन में सोचता है एक सेकंड, शारिंगान ये तो एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो कि सिर्फ उच्चीहा क्लैन वालों के पास होती है। क्या ये भी एक उच्चीहा क्लैन से है? जाबुजा बोलता है चलो बहुत हुआ, अब मुझे इस बूढ़े आदमी को मारना है अभी इसी वक्त। और सास्के, साकुरा और नारुतो उस मास्टर बिल्डर के आगे आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए और उनके आगे ककाशी खड़ा होता है। जाबुजा बोलता है अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे पहले ककाशी को खत्म करना होगा। और ये बोलकर वो बहुत तेजी से अपनी तलवार को उस पेड़ से बाहर निकालकर नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ पानी घूम रहा होता है। ककाशी बोलता है ये तो चाकरा बना रहा है। जाबुजा बोलता है निंजा आर्ट, हिडन मिस्ट, जुत्सु। और ऐसा बोलकर यहाँ पर एकदम से कोहरा छा जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ककाशी उन सभी को बोलता है डरो मत, ये पहले मुझे मारने आएगा। साकुरा की आवाज आती है गुर्दे, पसलियां, बखियां, टांग, नाक, लिवर या सीधा दिल, किस पर हमला करूं? ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तभी ककाशी अपने चाकरा की हेल्प से खुद को अपने से और बाकियों से दूर कर देता है। सास्के बुरी तरह से घबरा जाता है और मन में कहता है मैं खून की प्यास को महसूस कर सकता हूँ, बस एक गहरी सांस लेना ही, अपनी आंख को जरा सा हिलाना ही अपनी मौत के लिए काफी होगा। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। दो जोनिन्स के बीच की लड़ाई जो कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं ये फीलिंग और नहीं सह सकता, इससे अच्छा तो मैं खुद कि मैं मर जाऊं। और ऐसा बोलकर वो कांपते हुए एक कुन्हाई को बाहर निकालता है और अपने पेट में घुसाने वाला होता है कि तभी भरोसा करो। और तभी आवाज आती है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इतना ज्यादा श्योर नहीं होता। और हम देखते हैं कि जाबुजा एग्जैक्टली उन तीनों के बीच होता है। ककाशी पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखता है तो वो अपनी तलवार को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है। ककाशी देखते ही उसकी तरफ भागता है। सभी की हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि ककाशी ने जाबुजा को रोककर उसके पीठ पर एक कुन्हाई को घुसा दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि जाबुजा तो ककाशी के पीछे होता है और जिसे ककाशी ने कुन्हाई मार रखी होती है वो तो बस एक पानी का बना हुआ क्लोन होता है। नारुतो जोर से बोलता है सेंसे आपके पीछे। जैसे ही ककाशी पीछे मुड़कर देखता है जाबुजा उसके पेट में तलवार घुसाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर जाबुजा बड़ी हैरानी के साथ उसे देख रहा होता है क्योंकि ये ककाशी नहीं बल्कि एक पानी का बना हुआ क्लोन था। ये देखकर जाबुजा बोलता है वाटर क्लोन जुत्सु, ऐसा नहीं हो सकता। इतने घने कोहरे में भी उसने मेरे जुत्सु को देख लिया और उसे कॉपी तक कर लिया। ककाशी उसके गले पर पॉइंट करता है अपनी कुन्हाई को और बोलता है हिलना मत, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब ककाशी ने पीछे से जाबुजा के गले के ऊपर अपनी कुन्हाई को पॉइंट किया होता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जाबुजा जोर जोर से हंसने लगता है और ककाशी को बोलता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी टेक्निक नकली है। मैं किसी कॉपी निंजा से कभी नहीं हार सकता। पर मानना पड़ेगा ककाशी, तुम कभी कभी मुझे सच में हैरान कर देते हो। तुमने इतनी सफाई के साथ ये सब कुछ किया। जब तुम स्पीच दे रहे थे कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम सभी को बचाऊंगा, तो उस वक्त तुम नहीं थे वो, बल्कि तुम्हारा क्लोन था। तुमने अपने क्लोन से वो शब्द बुलाए ताकि तुम मेरी अटेंशन पा सको, जबकि तुम कहीं कोहरे में छुप गए थे और मेरे वार करने का इंतजार कर रहे थे। अच्छी कोशिश थी। तभी जाबुजा ककाशी के पीछे आ जाता है और बोलता है पर तुम मुझे इतनी आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। और जिस पर ककाशी ने कुन्हाई को पॉइंट किया होता है वो जाबुजा नहीं बल्कि उसका एक और क्लोन होता है। और ककाशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो जाबुजा बहुत तेजी से अपनी तलवार को उसकी तरफ मारता है, पर ककाशी ऐन वक्त पर नीचे झुककर उसके वार से बच जाता है। इसके बाद जाबुजा ककाशी को एक किक मारता है और दूर नदी में जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ककाशी को सिर्फ अपनी किक से इतनी दूर फेंक दिया। ककाशी पानी के ऊपर आकर बोलता है ये तो कोई मामूली पानी नहीं है, ये तो बहुत ही घना है। तभी जाबुजा बोलता है बेवकूफ, वाटर प्रिजन जुत्सु। ककाशी घबरा जाता है। ककाशी एक बहुत बड़े पानी की गोले के अंदर फंस जाता है। ककाशी अपने मन में सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पानी में गिर के जाबुजा हंसते हुए बोलता है ये जेल भले ही पानी की बनी हुई है पर स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। लड़ना तो दूर की बात है, तुम अब ठीक से हिल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को तो मार दूं। और फिर वो वाटर क्लोन जुत्सु से अपना एक और क्लोन बना देता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। जाबुजा बोलता है तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक हेडबैंड को पहनने से तुम सब लोग निंजा बन गए? जब तुम्हारी प्रोफाइल इतनी डेडली हो जाए कि तुम्हारा नाम मेरी बिंगो बुक में आ जाए तब शायद तुम एक निंजा कहलाए जा सकते हो। इसके बाद ये बंदा फिर से धुन में कहीं पर गायब हो जाता है और अचानक से नारुतो के सामने आकर उसे जोर से किक मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा और सास्के नारुतो कहकर बोलते हैं। ककाशी उन सभी को बोलता है मेरी बात सुनो, तुम लोग इस बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। वो अपनी सारी पावर का यूज मुझे इस प्रिजन में फंसाए रखने के लिए कर रहा है और साथ ही अपनी कुछ बची हुई पावर से अपने क्लोन को भी चला रहा है। इसलिए इसका क्लोन इसकी असली बॉडी जितना ताकतवर नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इससे दूर भाग जाते हो तो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। अब जाओ और भागो यहाँ से। सास्के मन में बोलता है भागना ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी ये हमें ढूंढ ही लेगा, पर अगर हमें इसे अपने दम पर ही लड़ना पड़ेगा तो भी हम मारे ही जाएंगे। हमारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चारा है, अगर हम किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाल देते हैं तो। सास्के जाबुजा की तरफ भागता है, उसके ऊपर बहुत से शूरिकेन्स फेंकता है पर जाबुजा अपनी तलवार से उनसे बच जाता है। सास्के तभी उसके ऊपर जंप करता है पर जाबुजा उसे गले से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद वो नारुतो की तरफ आता है और
नारुतो बुरी तरह से कांपने लगता है। नारुतो मन में कहता है मुझे इससे दूर भागना होगा, नहीं तो ये मुझे अभी इसी वक्त जान से मार डालेगा। नारुतो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। नारुतो को अपने उस हाथ को देखकर अपनी शपथ याद आने लगती है जब उसने बोला था कि वो फिर से कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। नारुतो देखता है कि ज़ाबुज़ा ने उसके हेडबैंड पर अपना पैर रखा होता है। उस हेडबैंड को देखकर उसे याद आने लगता है कि कैसे इरुका सेंसे से उसने रिक्वेस्ट की थी उस हेडबैंड को पहनने के लिए और बाद में कैसे इरुका सेंसे ने खुद ही वो हेडबैंड उसे दे दिया था। और उसे ककाशी की वो बात भी याद आती है कि कैसे तुम्हारा दुश्मन एक दिन तुम में से किसी को बंदी बना देगा और तुम्हें एक ऐसी चॉइस देगा जिसमें से किसी एक को भी पूरा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। नारुतो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई है, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। इसके बाद नारुतो ज़ाबुज़ा की तरफ दौड़ता है। ककाशी हैरान होकर बोलता है नारुतो नहीं, और हम देखते हैं कि नारुतो जमीन के ऊपर पड़ा होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो ने अपने हाथ में हेडबैंड को पकड़ा होता है। साकुरा अपने मन में सोचती है आए हेडबैंड चाहिए था इसको। नारुतो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और ज़ाबुज़ा को बोलता है तुम अपनी बिंगो बुक में रख लियो मेरे नाम को एक निंजा जो कि एक दिन विलेज हिडन इन द लीव्स का होकागे बनेगा, एक ऐसा निंजा जो कभी हार नहीं मानता। उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। इसके बाद नारुतो सास्की को बोलता है सास्की क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मेरे पास एक प्लान है। सास्की से बोलता है अब टीम वर्क करना है तुझे, हाँ चल बोल। ककाशी ने बोलता है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोला है, भाग जाओ यहाँ से। ये लड़ाई तभी खत्म हो गई थी जब इसने मुझे बंदी बना लिया था, अब और देर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा मिशन ये नहीं है कि तुम्हें ये जताना है कि तुम कितने बहादुर हो, बल्कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उस बिल्डर की जान बचानी है। अपने मिशन पर रहो। पर बिल्डर से बोलता है नहीं तुम तीनों अपने सेंसे को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। ककाशी उन सभी को बोलता है कि बहुत सालों पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में एक निंजा बनने से पहले एक आखिरी टेस्ट हुआ करता था। ज़ाबुज़ा बोलता है अच्छा तो तुम्हें वो ग्रेजुएशन टेस्ट याद है। नारुतो ये सुनकर ज़ाबुज़ा को बोलता है हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी ग्रेजुएशन एग्जाम को पास किया है। ज़ाबुज़ा हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें पास होने के लिए अपने ही क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स को जान से मारना पड़ा था। ये सुनकर नारुतो तंग रह जाता है। ज़ाबुज़ा आगे बोलता है जरा सोचो, तुम्हारी तरह एक जवान निंजा जो एक साथ लंच करते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और फिर आता है एक फाइनल एग्जाम जिसमें तुम अपने सभी दोस्तों को जान से मारना होगा या खुद मर जाना होगा। तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक किसी एक की भी सांसें चल रही हो। ककाशी बोलता है कि आज से ठीक 10 साल पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में ये ग्रेजुएशन एग्जाम चेंज कर दिया गया था क्योंकि उसके 1 साल पहले किसी एक बच्चे ने पूरे स्कूल को दहशत से भर दिया था। एक छोटा सा बच्चा जो कि निंजा भी नहीं था वो क्लास में आया और उसने सभी 100 बच्चों को जान से मार दिया। ज़ाबुज़ा बोलता है हाँ मुझे बहुत सुकून मिला था। और ऐसा बोलकर वो बहुत तेजी से सास्की पर 2-3 हमले करता है और उसके अटैक से सास्की के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो सास्की के मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है और बहुत जोर से उसे दबाने लगता है। ये देखकर नारुतो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है। नारुतो के बहुत सारे क्लोन्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं पर ज़ाबुज़ा उन सभी को अपने से दूर पटक देता है जिसके इम्पैक्ट से सभी शैडो क्लोन्स जमीन पर रेंगते रेंगते गायब हो जाते हैं। तभी नारुतो अपने बैग से एक अलग तरह का शूरिकेन निकालता है और सास्की की तरफ फेंकता है। सास्की उसे पकड़कर अपने मन में सोचता है तो अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान नारुतो, बढ़िया था। और तभी जोर से बोलता है डेमन विंड शूरिकेन, डेमन ऑफ शैडोज। ज़ाबुज़ा हंसते हुए बोलता है फिर से शूरिकेन ये तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। और फिर सास्की जंप करके उस पर उस शूरिकेन को फेंक देता है। जैसे ही ये शूरिकेन ज़ाबुज़ा के करीब पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये शूरिकेन उसके क्लोन पर नहीं बल्कि उसकी रियल बॉडी के ऊपर फेंका गया था। जैसे ही ये शूरिकेन ज़ाबुज़ा की असली बॉडी के पास आता है तो वो उसे बहुत बड़ी इजीली अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ एक और शूरिकेन आ रहा है। अब इसका एक भी हाथ खाली नहीं है इसीलिए इसे नहीं पकड़ सकता। पर हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा थोड़ा सा जंप करके उससे बच जाता है। ज़ाबुज़ा बोलता है मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा शूरिकेन मुझे छू भी नहीं पाएगा। साकुरा निराश होकर बोलती है ये इससे भी बच गया। पर हम देखते हैं कि सास्की मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो शूरिकेन नहीं बल्कि हकीकत में नारुतो होता है। ज़ाबुज़ा ये देखकर दंग रह जाता है और हम देखते हैं कि नारुतो उसकी तरफ एक कुनाई को फेंक देता है। अब जैसे ही ज़ाबुज़ा पीछे मुड़कर दिखता है तो एक कुनाई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। जैसे ही वो कुनाई ज़ाबुज़ा के पास आती है तो ज़ाबुज़ा ना चाहते हुए भी अपना हाथ वाटर प्रिजन से बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से वो कुनाई उसकी आंख को बस छूकर आगे निकल जाती है और उसकी आंख के नीचे से खून बहना शुरू हो जाता है जिसका मतलब है कि वो उसकी आंख कुनाई से बाल बाल बची है। इसके बाद ज़ाबुज़ा को नारुतो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पड़ा हुआ शूरिकेन नारुतो पर बहुत तेजी से घुमाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ककाशी उस वाटर प्रिजन से आजाद हो चुका है और उसने ज़ाबुज़ा का शूरिकेन अपने हाथों से रोक रखा होता है। ककाशी नारुतो को बोलता है तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था नारुतो, तुम सच में बहुत बदल चुके हो। नारुतो खुश होकर बोलता है मुझे पता था मैं उसे अपने शैडो क्लोन से कभी नहीं हरा सकता, वो सब तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था तब मैं चुपके से अपने एक क्लोन के पीछे एक विंड शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म हो गया और मेरे क्लोन ने मुझे यानी कि उस फेक शूरिकेन को चुपके से अपने बैग के अंदर डाल दिया और सबके सामने बाहर निकाल के सास्की की तरफ फेंक दिया। सास्की उसे पकड़ते ही समझ गया था कि वो शूरिकेन नहीं बल्कि मैं हूँ और उसने बहुत चालाकी से अपना भी एक और शूरिकेन बाहर निकालकर मुझे उसके नीचे छुपा दिया। यानी कि अब सास्की के हाथ में 2 शूरिकेन थे, एक असली वाला और दूसरा नारुतो था। और इसके बाद सास्की ने नारुतो और वो असली वाला शूरिकेन एक साथ ज़ाबुज़ा की रियल बॉडी के ऊपर फेंका और मैं यानी कि असली शूरिकेन उसके नीचे उसकी परछाई बनकर छुपा हुआ था जिससे कि हमें पता चलता है कि नारुतो और सास्की का टीम वर्क कमाल का है। वैसे तो ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं पर जब टीम वर्क की बारी आती है तो ये लोग कमाल कर देते हैं। ज़ाबुज़ा बोलता है लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से मेरी
मेरी वाटर प्रिजन से ग्रिप छूट गई, जिस पर ककाशी बोलता है बहाने मत मारो, तुम्हें मजबूर किया गया था इस प्रिजन को छोड़ने के लिए। इसके बाद जाबुजा उस शुरिकेन को ककाशी के हाथ में घुसाने लगता है, पर ककाशी उसे पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में उसे दूर पटक देता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जाबुजा कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है। ककाशी अपनी शारिंगन से उन हैंड साइंस को बहुत गौर से देखता है। जाबुजा पानी के ऊपर खड़ के लगातार बहुत सारे हैंड साइंस बनाता है और कोई अजीब सा स्पेल कहने लग जाता है। ककाशी भी पानी के ऊपर खड़ा होकर उसके हर एक साइन को कॉपी करके वही सब कहने लगता है। ये दोनों हैंड साइंस बनाते हुए बोलते हैं और ये दोनों जोर से बोलते हैं वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु। और ऐसा बोलते ही इन दोनों के बीच में से पानी ऊपर उठने लग जाता है और दो पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करके एक दूसरे के ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। ये दोनों ड्रैगन्स बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और आपस में लड़कर एक दूसरे के अंदर ही घुल जाते हैं। चारों तरफ पानी गिरने लगता है और नदी में उथल पुथल मच जाती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और जाबुजा मन में सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है। शारिंगान तो सिर्फ टेक्निक को समझकर उसे दोहरा सकती है, पर इसके बावजूद दोनों जुत्सु एक साथ पैदा हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। जाबुजा जानबूझ के कुछ मूवमेंट्स करता है और हम देखते हैं कि ककाशी जो कुछ भी कर रहा होता है ये जाबुजा उन सबको कॉपी कर रहा होता है। जाबुजा ये देखकर हैरान रह जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ककाशी को पहले से ही पता होता है कि जाबुजा क्या करने वाला है। ककाशी इसका दिमाग तक पढ़ने लग जाता है। ये हर एक मूवमेंट को कॉपी कर रहा होता है। इसके बाद जाबुजा अपना हैंड साइन चेंज करते हुए अपने मन में बोलता है वो मुझे अपनी उस आंख से घूर रहा है। ककाशी भी उसी वक्त वही हैंड साइंस बनाते हुए बोलता है जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। जाबुजा ककाशी को बोलता है तुम तो एक नकलची बंदर हो, तुम मुझे अपनी चीप ट्रिक से नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। जाबुजा ये देखकर फिर से शॉक ले जाता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाकर बोलता है आज के बाद तुम कभी नहीं बोल पाओगे ककाशी। जाबुजा बहुत हैरानी के साथ ककाशी को देख रहा होता है और उसे ककाशी के पीछे किसी की परछाई भी नजर आती है और अपने मन में कहता है क्या ये तो मैं हूँ, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। तभी ककाशी बोलता है निंजा आर्ट जायंट वोर्टेक्स जुत्सु और उसकी आंख के अंदर बने हुए तीनों के तीनों ब्लैक डॉट्स बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लग जाते हैं। जाबुजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हम देखते हैं कि पानी का बना हुआ एक बवंडर सीधा ककाशी की तरफ से जाबुजा की तरफ आता है और उसे अपने अंदर डुबा देता है। भाई साहब इसने तो मेरे से पहले बना दिया, इसने मेरे जुत्सु को मेरे करने से पहले ही कॉपी कर लिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जाबुजा बहुत तेजी से पानी में बहता हुआ सीधा जाकर एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। तभी ककाशी उसके ऊपर बहुत सारी कुनाइस को फेंक देता है और उसी पेड़ पर खड़े हुए बोलता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ जाबुजा। और जाबुजा उससे पूछता है क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो। ककाशी बोलता है हाँ, और ये तुम्हारी आखिरी बैटल है। तभी अचानक से कहीं से एक तीखी सी नीडल आकर जाबुजा के गले में जाकर घुस जाती है। जाबुजा के खून निकलना शुरू हो जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं और हम देखते हैं कि जिसने इन नीडल्स को फेंका था वो बंदा पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है हाँ तुम सही थे, ये इसकी आखिरी बैटल थी। और उसकी आवाज और उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक लड़की है। ककाशी जाबुजा की बॉडी के पास जाकर उसकी सांसों को चेक करता है और इसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं, ये सच में मर चुका है। वो लड़की बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाबुजा को बहुत समय से ट्रैक कर रही थी, मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मैं इसे जान से मार पाऊंगी। दरअसल ये लड़की विलेज हिडन इन द मिस्ट की एक ट्रैकर निंजा है। दरअसल जब एक रोग निंजा अपने विलेज के सीक्रेट्स को लेकर भाग जाता है तो उसके पीछे इन ट्रैकर निंजास को अपॉइंट किया जाता है जिन्हें उन जैसे लोगों को ढूंढ निकाल के उन्हें जान से मार डालने की ट्रेनिंग दी गई होती है, जिनसे कि उनके सीक्रेट्स बाहर एक्सपोज ना हो जाए। वो लड़की बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं विलेज हिडन इन द मिस्ट की ट्रैकिंग यूनिट की एक मेंबर हूँ। जाबुजा को मार गिराने की ड्यूटी मेरी ही थी। पर ककाशी को उसकी आवाज और उसकी साइज से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये नारुतो की ही एज की है, पर इसके बावजूद ये लड़की एक एलीट असैसिन है, ये कोई आम बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। पर आखिर ये है कौन। नारुतो बहुत गुस्से से उस निंजा पर भड़कने लगता है। ककाशी उसे शांत करवाता है और बोलता है शांति नारुतो, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है। नारुतो बोलता है ये क्या बात हुई, जाबुजा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये बच्ची जो कि मुझसे भी ज्यादा छोटी है इसने जाबुजा को अपने एक ही बार से मार दिया, ये क्या मजाक है भाई, जैसे कि इसके सामने कुछ था ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं, हम तो बस ऐसे ही बस इधर उधर गेड़िया मार रहे हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं ये सब कुछ कैसे एक्सेप्ट करूँ। ककाशी बोलता है तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा नारुतो, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तुमसे भी बहुत छोटे हैं पर इसके बावजूद वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद ये ट्रैकर निंजा जाबुजा की बॉडी के पास आकर उसे उठाती है और बोलती है आप सबकी स्ट्रगल यहीं पर खत्म होती है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगी। इसके शरीर में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे पड़े हैं जो कि किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगने चाहिए। तो ठीक है अब मैं चलती हूँ। और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद नारुतो फ्रस्ट्रेट होकर जमीन में लगातार पंचेस मारने लगता है और कहता है कि आखिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ककाशी उसे रोककर बोलता है नारुतो हम एक निंजा हैं, हमें जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो कभी भी आसान नहीं होती है। अपने गुस्से को अपने अगले दुश्मन के लिए बचा कर रखो, हमने अभी तक अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया, तो चलो अब मास्टर बिल्डर को इनके घर पहुंचा दिया जाए। इसके बाद ये सभी लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं पर तभी अचानक से ककाशी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, ककाशी सर क्या आप ठीक हो। पर ककाशी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ककाशी एक घर के अंदर लेटा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मैंने शारिंगान का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। फिर एक औरत यहाँ पर आती है और पूछती है ककाशी से ओ ककाशी आप जाग गए, अब आपकी तबीयत कैसी है। पहले से बेहतर है, शायद मुझे पूरी तरह से ठीक होने में एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। और ककाशी इतना बोलकर वापस से लेट जाता है बिल्कुल मेरी तरह। और नारुतो और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। साकुरा ककाशी के पास आकर बोलती है ककाशी सेंसे आपका शारिंगान बहुत अच्छा है लेकिन इससे अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको
को इसका यूज करना चाहिए। काकाशी सेंसे, आखिर वो मास्क वाली लड़की कौन थी जिसने जाबुजा को मार गिराया? और काकाशी उसे बताता है कि वो ट्रैकर निंजा था। वैसे तो ये मास्क सिर्फ एलीट शिनोबीज ही पहन सकते हैं। ये लोग अनबू ब्लैक ऑप्स के मेंबर्स होते हैं और अपने देश के गद्दारों को मारने का काम करते हैं। उनके विलेज के सीक्रेट्स किसी को पता ना चले, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर काकाशी को कोई बंदा मारते तो उसे काकाशी के शारिंगन के बारे में पता चल जाएगा और वो काकाशी के शारिंगन का इस्तेमाल इन्हीं के विलेज के खिलाफ कर सकता है। अब इस तरफ हम उस ट्रैकर निंजा को देखते हैं जो कि जाबुजा के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को काटने ही वाला होता है कि तभी जाबुजा जाग जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, ओह तो तुम जाग गए। जाबुजा बोलता है, तुम कितने बेरहम हो। इसके बाद वो अपनी गर्दन से उन नीडल्स को बाहर निकालता है और ये लड़की बोलती है, अरे क्या कर रहे हो, लेटे रहो। जाबुजा बोलता है, आखिर कब तक तुम इस मास्क को पहनते रहोगे, उतारो इसे। ये लड़की अपना मास्क उतारती है और हाक को बोलती है या बोलता है, भाई पता नहीं यार लड़की है, पर बोलता है कि अगर ये सही टाइम पर वहाँ पर ना आया होता तो जाबुजा मर जाता। और जाबुजा उसे बोलता है, हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन तुमने मेरे प्रेशर पॉइंट्स पर क्यों हमला किया, उसकी क्या जरूरत थी, तुम्हें तो इसमें करने में बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। जिसमें हाक को बोलती है कि वो इसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए यही एक रास्ता था। इसके गर्दन में मसल्स कम है, इसलिए आसानी से ये इसके प्रेशर पॉइंट्स को हिट कर सकी। जाबुजा खड़े होने की कोशिश करता है और जाबुजा बोलता है, तुम्हें पता है तुम बहुत मासूम हो और बहुत चालाक भी। ये बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, पर दरअसल मैंने इसलिए तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। इस तरफ हम देखते हैं कि काकाशी को कोई चीज परेशान कर रही होती है। एक ट्रैकर निंजा तुरंत ही एक बॉडी को खत्म कर देता है, लेकिन उसने उस बॉडी के साथ ऐसा नहीं किया। वो बंदा उस बॉडी को लेकर चला क्यों गया, वो उसको वहाँ पर भी खत्म कर सकता था। और हाँ, क्या तुम्हें याद है उसने कौन से हथियार यूज किए थे? सास्के बोलता है, नीडल्स। और काकाशी बोलता है कि सच्चाई ये है कि जाबुजा अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। हाँ, उसका दिल धड़कना बंद जरूर हुआ था, पर वो सिर्फ एक टेम्पररी डेथ थी। पहली बात, वो जाबुजा को उठाकर ले गया जबकि वो उससे भी भारी था, और दूसरी बात, उसने नीडल्स का इस्तेमाल किया जो कि खतरनाक बिल्कुल भी नहीं होते अगर उन्हें जरूरी ऑर्गन्स पर ना मारा जाए। इन सब बातों से यही लगता है कि वो ट्रैकर निंजा जाबुजा को मारना नहीं, उसे बचाना चाहता था। और काकाशी बोलता है कि अगर हम निंजास को कोई शक हो तो हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। और काकाशी उन सभी को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इनकी हेल्प से ही काकाशी उसको हरा पाया, और स्पेशल थैंक्स बोलता है नारुतो को। और नारुतो को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और साकुरा भी अपने मन में सोचती है कि नारुतो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब इसके बाद ये सभी लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर इकट्ठा होते हैं और काकाशी बोलता है, तो ठीक है अब हम चाकरा के बारे में जानेंगे। और साकुरा समझाती है, ये जीनियस लड़की समझाएगी, भाई सुन लो। चाकरा एक तरह की एनर्जी होती है जो कि हर निंजा किसी जुत्सु को यूज करते वक्त यूज करता है। चाकरा इनकी ताकत का मेन सोर्स होता है। ये दो हिस्सों में बटा होता है, एक फिजिकल एनर्जी जो कि इनकी बॉडी के अंदर होती है और एक होती है स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिलती है। और कोई भी निंजुत्सु करने के लिए हमें इन दोनों एनर्जीज का यूज करना होता है। तो नारुतो बोलता है कि आखिर ये सब सीखने का क्या फायदा है भाई, आखिर में तो हमें जुत्सु ही सीखना है ना। पर काकाशी बोलता है कि इन्होंने इस चीज को मास्टर नहीं किया है। जुजुत्सु करने के लिए एक अलग तरह का चाकरा लगता है। अगर तुम इस चीज को नहीं सीखोगे तो तुम लड़ाई के बीच में आउट ऑफ चाकरा हो जाओगे और फिर तुम लड़ नहीं पाओगे और हार जाओगे। तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ये तुम्हारी आदतों में से एक बन जाए। तुम्हें अपनी जान को दांव पर लगाना होगा। साकुरा पूछती है कि इन्हें क्या करना होगा इस ट्रेनिंग में, और काकाशी ने बोलता है कि इन्हें पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा, पर एक रूल है, इन्हें बिना हाथों के उस पेड़ के ऊपर चढ़ना है। और काकाशी एक हैंड साइन बनाकर बिना हाथों का यूज किए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हाँ, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। अपने चाकरा को पैरों के नीचे फोकस करो और इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अपने पैरों के नीचे चाकरा को फोकस करना सबसे ज्यादा टफ होता है, और अगर ये लोग ऐसा करना सीख जाए तो ये कोई भी जुत्सु को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। काकाशी 3 कुनाएं उनकी तरफ फेंकता है और बोलता है, जहाँ तक तुम पहुँच पाओ वहाँ पर एक निशान लगा दो और अगली बार उससे भी ज्यादा आगे जाने की कोशिश करो। क्या तुम सब तैयार हो? इसके बाद वो तीनों हैंड साइंस बनाकर चाकरा फोकस करने लगते हैं। तीनों पेड़ की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन नारुतो गिर जाता है। सास्के नारुतो से थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन फिर से नीचे आ जाता है और बोलता है कि अगर इन लोगों ने चाकरा पर ज्यादा फोकस किया तो पेड़ इन्हें धकेल देगा, और अगर कम दिया तो इनकी पकड़ नहीं बनेगी और ये लोग नीचे गिर जाएंगे, जैसा कि अभी नारुतो के साथ हुआ। फिर ये लोग साकुरा की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि साकुरा बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। भाई एक्सपेक्टेड नहीं था साकुरा से, पर क्या बात है भाई। और काकाशी इन दोनों को ताना देते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था कि हमारी टीम में किसी को होकागे बनना है और एक को उचिहा क्लैन को आगे बढ़ाना है, पर मुझे लगता नहीं है कि साकुरा के होते हुए ऐसा हो सकेगा। और साकुरा अपने मन में सोचती है, भाई क्या कर रहा है काकाशी, अब तो सास्के मुझसे नफरत करने लगेगा। काकाशी इन दोनों की तरफ देखते हुए सोचता है कि लगता है अब इन दोनों में मोटिवेशन आ चुका है। और इस तरफ वही बंदा गाटो जाबुजा की नाकामयाबी पर उसे ताने देता है और उसकी तरफ अपना हाथ, लेकिन तभी ये इसका साथी इसका हाथ पकड़ लेता है गाटो का। उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसकी रफ्तार को देखकर ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद गाटो जाबुजा को एक दूसरा मौका देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि ट्रेनिंग की वजह से ये तीनों बुरी तरह से थक जाते हैं। नारुतो साकुरा के पास जाकर बोलता है, साकुरा क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकती हो प्लीज, लेकिन सास्के को मत बताना। ये देखकर सास्के हैरान रह जाता है नारुतो की हरकतों पर, और काकाशी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि नारुतो बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। नारुतो के पास बहुत ज्यादा चाकरा है, काकाशी और सास्के से भी ज्यादा। अब इस तरफ हम देखते हैं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और साकुरा यहाँ पर बैठी होती है। तभी मास्टर बिल्डर उसके पास आते हैं और बोलते हैं, साकुरा तुम्हारे वो टीममेट्स कहाँ हैं? साकुरा उससे बताती है कि वो लोग पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसीलिए साकुरा को काकाशी ने इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि ये तो पहले ही कंप्लीट कर चुकी है अपनी ट्रेनिंग को। और मास्टर बिल्डर बोलता है, अच्छा मजाक था, बहुत बढ़िया। और साकुरा ये सुनकर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और इस मास्टर बिल्डर नहीं बोल रहा भाई मैं, और कमेंट में लिख रहे थे, मास्टर बिल्डर का एक साथी
साथ ही यहाँ से जाने की बात करता है, क्योंकि वो अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकता था ऐसे रोज रोज। उसे डर लगता है कि गाटो एक दिन आकर इन्हें मार देगा। जब हम लोग ही नहीं रहेंगे तो ये ब्रिज कैसे पूरा होगा। मास्टर बिल्डर को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है और यहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि सास्के और नारुतो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नारुतो बोलता है, भाई क्या ये इतना मुश्किल क्यों है। इसके बाद खड़े होकर ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वापस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। अब इस तरफ मास्टर बिल्डर और साकुरा उस मास्टर बिल्डर के गाँव में जाते हैं कुछ सब्जियां वगैरह लेने, पर वो देखती है कि यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये लोग एक सब्जी वाली शॉप पर जाते हैं, पर वहाँ पर सब्जियों के नाम पर कुछ भी नहीं पड़ा होता, बासी पुरानी सब्जियां पड़ी होती है। ये देखकर साकुरा हैरान रह जाती है और एक बच्चा साकुरा से कुछ खाना मांगने की कोशिश करता है और साकुरा उसे कुछ चॉकलेट्स दे देती है खाने के लिए और बच्चा थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर बिल्डर बोलता है कि ये हालत इसके गाँव की उस गाटो की वजह से हुई है। सभी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। यहाँ के लोगों ने उम्मीद खो दी है। बस एक वो ब्रिज ही है जो कि गाटो के अत्याचारों से इनके गाँव को बचा सकता है और इन्हें दोबारा से हिम्मत दे सकता है। साकुरा भी अपने मन में सोचती है, सास्के, नारुतो, हमें इनकी हेल्प करनी ही होगी। इस तरफ नारुतो और सास्के अभी भी ट्रेनिंग में लगे होते हैं। सास्के लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक पेड़ पर निशान लगाकर नीचे आ जाता है। नारुतो अपने मन में सोचता है, नहीं, अगर मैं सास्के के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं कंसंट्रेट कैसे करूंगा। और नारुतो साकुरा की एडवाइस को याद करके अपने चाकरा को अपने पैरों पर फोकस करने लगता है और पेड़ की तरफ चढ़ने लगता है। पर तभी सास्के उसे आवाज लगाता है और ये नीचे गिर जाता है और उठकर उस पर चिल्लाने लगता है। सास्के उससे उस एडवाइस के बारे में पूछता है जो कि नारुतो ने साकुरा से ली, पर नारुतो उसे बताने से मना कर देता है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सास्के ये सुनकर हैरान रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के ऐसे खाना खा रहे होते हैं जैसे ये लोग पूरे 2 सालों तक भूखे होते हैं। और चाहिए और चाहिए, और इन दोनों में आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। कट्टर दुश्मन है भाई। पर तभी ये दोनों ओवर ईटिंग की वजह से उल्टी करने लगते हैं। साकुरा बोलती है, अबे ओट, लिमिट में खा लो, क्या कर रहे हो ये, आखिर में सब बाहर निकाल दिया तो ठूसा क्यों था फिर। और ये दोनों खाना खाने का कंपटीशन कर रहे होते हैं ताकि ज्यादा खाना खाने से इन्हें ज्यादा एनर्जी मिले। साकुरा एक फोटो को दिखती है और देखती है कि एक फोटो फटी होती है, वहाँ पर किसी ने उसे फाड़ कर निकाल दिया था। और फिर ये औरत यहाँ पर बोलती है कि इसके हस्बैंड थे। मास्टर बिल्डर बोलता है कि लोग उसे इस विलेज का हीरो कहते थे। इनारी यहाँ से उठकर चला जाता है। सुनामी भी उसके पीछे जाती है और मास्टर बिल्डर से बोलती है, पापा मैंने आपको कितनी बार बोला है कि उसके सामने इसकी बात मत किया करो। साकुरा पूछती है कि क्या हुआ है ताजुना, या वो मास्टर बिल्डर ने बोलता है कि ये बंदा इनारी का असली पिता नहीं था। वो और इनारी एक दूसरे के बहुत करीब थे। उन दिनों इनारी बहुत खुश रहा करता था, पर फिर सब कुछ खत्म हो गया। सबकी हिम्मत, उम्मीद, सब कुछ टूट गया। फिर बंदा 3 साल पहले की कहानी सुनाता है जिसमें कुछ बच्चे इनारी को परेशान कर रहे होते हैं। उसमें से एक बच्चा इनारी के डॉगी को पानी में फेंक देता है और बोलता है कि अगर ये इसके डॉगी को बचा सकता है तो बचा ले। पर इनारी उसे बचाने के लिए अपने कदमों को आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तभी एक लड़का उसे पीछे से धक्का दे देता है और वो पानी में गिर जाता है। फिर वो डॉगी इनारी के पास तैरकर जाने लगता है, लेकिन इनारी कुछ नहीं कर पाता, पानी में डूब जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक आदमी के पास पाता है जिसका नाम काइजा होता है। इनारी पूछता है, क्या आपने मुझे बचाया। काइजा बोलता है, हाँ, चलो आके कुछ खा लो। और बंदा बोलता है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर भी उसे बचाना चाहिए और तुम्हें अपने डॉग को बचाना चाहिए था। वो बंदा एक मछुआरा था जो कि किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर आया था अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। इनारी को नहीं पता था कि उसका असली फादर कौन है, इसीलिए वो इस बंदे को अपना फादर मानने लगा था और धीरे धीरे ये बंदा इनकी फैमिली का ही एक मेंबर बन गया। लेकिन जब इस देश को उसकी जरूरत थी तो वो पीछे नहीं हटा और उसने अपनी देश की रखवाली के लिए अपनी जान दे दी। और उस दिन के बाद से ये बंदा सबका हीरो बन गया। पर फिर इस देश को किसी की नजर लग गई और गाटो यहाँ पर आ गया। सिर्फ काइजा ही था जो कि उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रख सकता था। गाटो उस आदमी को रोकने के लिए उसके पीछे पड़ गया, उसके हाथ तक काट दिए। सभी लोग बस तमाशा देखते रह गए। इनारी भी कुछ नहीं कर पाया और सभी के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और उस दिन के बाद से इनारी बदल गया, सभी लोग बदल गए। अब नारुतो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है। काकाशी बोलता है कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से अब नारुतो को आराम करना चाहिए, पर नारुतो नहीं मानता और बोलता है, नहीं काकाशी सेंसे, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में हीरोज सच में होते हैं। इस तरफ हम हाको को देखते हैं, वही बंदा जिसने काबूसो को बचाया था। और ये बंदा या बंदी अपने बालों को खोल लेता है जिसकी वजह से ये एक लड़की जैसा लगने लग जाता है। और तभी सामने इसकी नजर नारुतो पर पड़ती है जिसे देखकर हाको को याद आ जाता है कि ये तो वही निंजास हैं। ये इनके पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इस तरफ इन सभी को नारुतो की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो पूरी रात से ट्रेनिंग कर रहा था। सास्के को उसकी चिंता होने लगती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। हाँ तो मैं टहलने जा रहा हूँ। इस तरफ हाको नारुतो का गला दबाने लगती है, पर फिर वो नारुतो को जगाने लगती है और बोलती है, ओए लड़के उठ जा वरना ठंड लग जाएगी। नारुतो उसे देखकर शर्मा जाता है, अरे आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर हाको एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें हाको बहुत छोटा होता है और एक सड़क के किनारे बैठा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और यहाँ पर कचरा फेंक कर चला जाता है। तभी ज़ाबुज़ा यहाँ पर आ जाता है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और हाको नारुतो से बोलती है कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो तो उन्हें बचाने के लिए बंदा खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना शुरू कर देता है। जो सुनकर नारुतो थोड़ी सी गहरी सोच में चला जाता है और नारुतो कुछ इंसिडेंट्स को याद करने लगता है और बोलता है, अरे हाँ आप सही कह रहे हो। हाको यहाँ से उठकर जाने लगती है और ये बोलती है, और हाँ मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। भाई लड़का है ये, अबे ये क्या हो गया। नारुतो के साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। भाई साहब ये तो साकुरा से भी ज्यादा सुंदर है, ये क्या हो रहा है। सास्के यहाँ पर आता है और हाको की साइड से निकलने पर उसे कुछ महसूस होता है। नारुतो बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अजीब सी चीजें देखी है जैसे कि मिरर, सास्के, पर आज तो हद ही हो गई। और इस तरफ काकाशी और साकुरा भी नारुतो को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी उनकी तरफ एक कुनाई आती है और देखते हैं कि नारुतो बहुत ऊपर जाकर बैठा होता है। भाई बैठ गए। साकुरा सोचती है, कमाल है नारुतो इतनी ऊपर चढ़ सकता है। नारुतो
खड़ा होता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ककाशी और साकुरा ये देखकर डर जाते हैं, पर नारुतो उल्टा लटक कर बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। साकुरा बोलती है, अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। पर इसके अंदर की साकुरा कुछ और ही बोल रही होती है, साले नारुतो तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। ककाशी बोलता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। नारुतो की पकड़ छूट जाती है और ये दोनों फिर से डर जाते हैं, पर तभी सासकी नारुतो को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम बेवकूफ ही रहोगे नारुतो। क्या बात है सासकी, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। इस तरफ हाकू जाबुजा से बोलता है, हाँ भी कितना टाइम लगेगा तुम्हें हिल होने में। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि नारुतो और सासकी उस पेड़ के बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं। सासकी बोलता है, नारुतो चलो नीचे चलते हैं, और ये दोनों अब घर पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचकर और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। नारुतो बोलता है, हमने कर दिखाया, हम पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक चले गए। और ककाशी सुनकर खुश हो जाता है और इन्हें भी उस मास्टर बिल्डर को प्रोटेक्ट करने की जॉब दे देता है। पर इनारी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, तुम जो मर्जी कर लो, तुम गाटो को कभी नहीं हरा सकते, कमजोर कभी भी किसी ताकतवर को नहीं हरा सकता, तुम्हारी ट्रेनिंग किसी भी काम की नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है, तुम तो हंसते रहते हो। नारुतो उसे देखकर बोलता है, ठीक है नारी, तुम ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी रोते रहो और शिकायत करते रहो, कायर कहीं के। और नारुतो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इनारी रोने लगता है। अब अगले दिन ककाशी सासके और साकुरा के साथ आजुना के ब्रिज पर जाने लगता है, पर नारुतो उनके साथ नहीं होता क्योंकि अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा होता है। इसके बाद गाटो जाबुजा से बोल रहा होता है, भाई कब करेगा अपना काम पूरा तू। जाबुजा को गुस्सा आता है और अपने पैर से उस फोन को तोड़ देता है और हाको से बोलता है, क्या तुम तैयार हो। नारुतो की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि सभी लोग उसके बिना ही चले गए हैं ब्रिज पर, और तैयार होकर वहाँ पर जल्दी से जाने लगता है। पर रास्ते में उसे कुछ दिखाई देता है और इस तरफ ककाशी और वो मास्टर बिल्डर जैसे ही ब्रिज पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके सभी के सभी वर्कर्स नीचे पड़े हुए हैं घायल, और काजुना के घर के बाहर दो आदमी खड़े होते हैं। ब्रिज के पास कोहरा छाने लगता है, सभी अपनी पोजीशंस में आ जाते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये जाबुजा ही है, ये इसका हिडन मिस्ट जुत्सु है। सभी को जाबुजा की आवाज सुनाई देती है, माफ करना मुझे ककाशी, तुम्हें मैंने इतना ज्यादा इंतजार करवाया। अरे बाप रे, ये लड़का तो कहाँ पर रहा है। तभी जाबुजा इनके सामने आ जाता है। सासकी बोलता है, मैं डर के मारे नहीं, एक्साइटमेंट के मारे कांप रहा था। ककाशी बोलता है, आगे बढ़ो सासके, और सासके उसके सारे के सारे क्लोन्स को काट देता है और असली जाबुजा और हाको उनके सामने आ जाते हैं। और जाबुजा बोलता है, ये बच्चा तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है हाको, इसे तुम्हें ही देखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जाबुजा बहुत तेजी से घूमते घूमते सासके की तरफ आता है और दूसरी तरफ गाटो के आदमी मास्टर बिल्डर के घर पर घुस जाते हैं। इनारी वॉशरूम के अंदर होता है और बाहर से अपनी मॉम की चीख सुनता है। वो फटाफट वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि गाटो के आदमियों ने उसकी मॉम को बंदी बना लिया है। गाटो के आदमी इनारी को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी इनारी की मॉम उन्हें कहती है कि इनारी को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और इसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर गाटो के आदमी खुश हो जाते हैं और उसे लेकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इनारी जोर जोर से रो रहा होता है। इसके बाद उसे नारुतो की बात याद आती है। नारुतो ने इनारी को बोला था कि वो बस सारी जिंदगी रोता ही रहेगा, वो बस एक कायर है। और फिर उसे अपने फादर की कही हुई बात याद आती है। उसके डैड ने एक बार उसे कहा था कि अगर उसे सच में किसी की परवाह है तो उसे उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे उसे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इनारी मोटिवेट हो जाता है। गाटो के आदमियों की तरफ गुस्से से बढ़ता है आगे। उसकी मम्मी से वापस जाने के लिए बोलती है, पर इनारी नहीं रुकता। गाटो के आदमी बोलते हैं कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेंगे और अपनी तलवार को बाहर निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर इनारी की मॉम बेहोश हो जाती है। हाकू सासकी के ऊपर नीडल अटैक करता है। सासकी उसे कुनाई से ब्लॉक करता है। इनके चारों तरफ पानी होता है और सासकी का एक ही हाथ अभी फ्री होता है। तो देखा जाए तो यहाँ को एडवांटेज में होता है। हाको अपने सिर्फ एक हैंड का यूज करके ही अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाने लगता है। सासकी और ककाशी देखकर दंग रह जाते हैं। हाकू हैंड साइंस बनाने के बाद बोलता है, सीक्रेट जुत्सु 1000 नीडल्स ऑफ डेथ। और चारों तरफ से फर्श पर गिरा हुआ पानी ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है और ढेर सारी पानी की बनी हुई मगर तीखी नीडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सारी की सारी नीडल्स सीधा सासकी की तरफ आ रही होती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि जिसने गाटो के आदमियों को मारा होता है वो इनारी नहीं बल्कि एक लकड़ी का ब्लॉक होता है। इनारी की मॉम भी यहाँ से गायब होती है। नारुतो ने इन्हें बचा लिया था। इनारी उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि यहाँ पर गाटो के आदमी आ रखे हैं। नारुतो ने बताता है कि जंगल में जाते वक्त एक जानवर घायल पड़ा था और पेड़ों पर कुछ कुनहाइस के निशान थे जो कि इसी तरफ आ रहे थे। और नारुतो उन सभी गुंडों को धूल चटा देता है। इस तरफ हम देखते हैं कि सासके अपने पैरों पर चाकरा को फोकस करके एक बहुत ऊंची छलांग लगाता है और वो नीडल से बाल बाल बचता है। और अगले ही पल सासके हाको के पीछे होता है, उसे एक जोरदार किक मारता है। जाबुजा ये देखकर मन में बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, हाको जितना तेज कोई नहीं है। ककाशी बोलता है, इन्हें बच्चा मत समझो, सासके हमारे विलेज का सबसे यंगेस्ट बेस्ट फाइटर है। साकुरा सबसे शार्प माइंडेड और सबसे एंड में हमारा नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा नारुतो उजुमाकी। और इस तरफ नारुतो उससे माफी मांग रहा होता है इनारी से और बोलता है कि ये कायर नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा बहादुर है। ये सुनकर इनारी रोने लगता है और नारुतो ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। इस तरफ हाकू कोई अजीब तरह का जुत्सु एग्जीक्यूट करता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी से बहुत ठंडा चाकरा निकलने लगता है और सासके के पीछे बर्फ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते सासके की चारों तरफ एक प्रिजन जैसा कुछ बनने लगता है और हाकू पूरी तरह से उन बर्फ के बने हुए क्रिस्टल्स में घुस जाता है। सासके को हर एक मिरर में हाकू ही नजर आ रहा होता है। ककाशी उसे बचाने के लिए उस मिरर की तरफ भागता है पर जाबुजा उसे रोक लेता है। हाकू चारों तरफ से सासके पर हमला करता है और उस पर बहुत सारी नीडल्स फेंकने लगता है। सासके बहुत ज्यादा घायल होने लग जाता है। साकुरा सासके की तरफ भागती है उसे बचाने के लिए, एक कुनाई फेंकती है उसकी तरफ, पर हाकू मिरर से थोड़ा सा बाहर निकल कर उसे पकड़ लेता है और तभी बाहर से उसे कोई 2 शूरिकेन्स मारता है और हाकू नीचे गिर जाता है। और कोई और नहीं बल्कि नारुतो होता है। गाइस वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब इसके बाद नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाने लगता है और उससे पहले ही जाबुजा ये देखकर नारुतो
नारुतो पर शूरिकेन्स फेंक देता है। नारुतो एकदम से पजल हो जाता है, पर इससे पहले कि वो शूरिकेन्स नारुतो को लगते, हाकू अपने नीडल्स को उन शूरिकेन के ऊपर फेंक कर नारुतो को बचा लेता है। हाकू ज़ाबुज़ा से बोलता है कि वो उससे अपने तरीके से फाइट करेगा, तुम इसमें बीच में मत आओ प्लीज। इसके बाद हाकू नारुतो से बातें करने लगता है और मौके का फायदा उठाकर सास्के हाकू पर नीडल्स फेंक देता है, पर हाकू बहुत इजीली उसे डॉज कर देता है, जैसे कि उसके लिए कुछ होता ही नहीं है। ये हाकू फिर से आइस मिरर में चला जाता है और सास्के पर बहुत सारे नीडल्स फेंकता है। किसी को भी पता नहीं चल रहा होता इन सभी मिरर्स में से किसी एक मिरर में असली वाला हाकू है, बाकी सभी बस रिफ्लेक्शंस हैं। पर आखिर ये चारों तरफ से ऐसे नीडल्स को फेंक पा रहा है। सास्के सोचता है कि अगर अंदर से सास्के और बाहर से नारुतो एक टाइम पर नीडल से हमला करें तो सास्के यहाँ से बाहर निकल पाएगा। और तभी वो नारुतो को दिखता है जो कि उसके सामने खड़ा होता है, क्योंकि नारुतो से बचाने के लिए खुद ही अंदर आ गया था यहाँ पर, जिसका मतलब है कि दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। सास्के फ्रस्ट्रेशन में नारुतो पर चिल्लाता है और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। फाइट के बीच में भाई फाइट में ध्यान दे लो। सास्के बर्फ को पिघलाने के लिए फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है, पर मिरर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और हाकू उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है नीडल से। नारुतो गुस्से में अपनी शैडो क्लून्स को बनाकर हाकू पर टूट पड़ता है और हम देखते हैं कि हाकू बहुत तेजी से एक मिरर से बाहर निकलकर दूसरे मिरर में जाने लगता है और इस तरह से वो नारुतो के सभी क्लोन्स को बड़ी तेजी से अगले ही पल मार गिराता है। हाकू ने बोलता है कि वो इस समय सिर्फ एक ही मिरर में है, पर क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है वो फटाफट दूसरे मिरर्स में स्विच होकर उन पर हर जगह से हमला कर पा रहा है। और साथ ही बोलता है कि सभी लोग उसकी स्पीड के सामने इतने ज्यादा स्लो हैं कि सभी लोग इसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। ये सुनकर काकाशी बोलता है, भाई साहब ये तो कैकी गेनकाई है, ये एक स्पेशल तरह की टेक्निक या फिर पावर है जो कि बचपन से ही कुछ स्पेसिफिक क्लैंस के लोगों के पास होती है। जैसे कि काकाशी की शारिंगन भी एक कैकी गेनकाई है जो कि सिर्फ उचिहा क्लैन के लोगों के पास होती है और डीएनए से उन्हीं क्लैन की नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है। और उसी तरह से अपने चाकरा से आइस बनाना हाकू की स्पेशलिटी है, जिसकी वजह से काकाशी भी इस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसके डीएनए में ये एबिलिटी है ही नहीं है। और नारुतो जख्मी हालत में बोलता है, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला, मुझे अपना सपना पूरा करना है। ये सुनकर हाकू भी अपने बचपन में खो जाता है, पर हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही रहने के लिए घर, और जल्द ही इस ठंड में मर जाता। पर तभी उसे एक दिन ज़ाबुज़ा मिला जिसने उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। हाकू सास्के और नारुतो को बोलता है कि वो कभी भी शिनोबी नहीं बनना चाहता था, लेकिन हालातों ने इसे एक शिनोबी बना दिया है। ज़ाबुज़ा हाकू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और ज़ाबुज़ा का सपना पूरा करना ही हाकू का सपना है। और अगर कोई भी इसके सपने के बीच में आएगा तो हाकू उन्हें मारने से नहीं कतराएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काकाशी अपनी शारिंगन आई को बाहर निकालने लगता है। ये देखते ही ज़ाबुज़ा अपनी कुन्हाई से उस पर हमला करता है, पर काकाशी अपने दूसरे हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ज़ाबुज़ा बताता है कि जब हाकू से मिला था तो वो एक बच्चा था, पर ज़ाबुज़ा ने उसे बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग दी थी और उसे एक किलर मशीन बना दिया। काकाशी अपनी शारिंगन आई बाहर निकालता है और ज़ाबुज़ा से बोलता है कि अब इसकी शारिंगन आई उस पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि पिछली बार जब ये लोग भिड़े थे आपस में तो हाकू सब कुछ छुपके से देख रहा था और उसकी यही खास बात है कि वो किसी भी जुजुत्सु को एक बार देख कर ही सीख लेता है उसे और उसका तोड़ निकाल लेता है। अब इसके बाद ज़ाबुज़ा कुछ हैंड साइंस बनाकर हिडन मिस्ट जुत्सु बोलता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग आ जाती है। काकाशी को भी अब कुछ भी नजर में नहीं आता और इस तरफ नारुतो भी अपने बार बार शैडो क्लोन्स बनाकर उस मिरर पर हमला करता है, पर हर बार की तरह हाकू से बुरी तरह से पिट रहा होता है। सास्के मन में बोलता है कि जब हाकू नारुतो को मार रहा था तो उसे एक पल के लिए हाकू दिखाई दिया था, पर वो टाइम बहुत कम था। हाकू की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। नारुतो और भी क्लोन्स बनाकर उस पर हमला करता है और सास्के नारुतो की टाइमिंग को नोट करता है और फिर एक जगह पर जैसे ही हाकू नारुतो को जैसे ही मिरर से बाहर निकलता है उसे मारने के लिए, वैसे ही सास्के उस पर अपने फायरबॉल जुत्सु से हमला करता है, जिससे कि हाकू बस बाल बाल बचता है। ये सब देखकर हाकू दंग रह जाता है और मन में बोलता है कि कोई भी ह्यूमन है इसकी स्पीड को नहीं देख सकती। तो सास्के ने कैसे देख लिया। इस तरफ काकाशी देखता है कि वो धुंध बहुत ज्यादा घनी हो चुकी है। तभी ज़ाबुज़ा काकाशी पर कहीं से शूरिकेन्स फेंक देता है। काकाशी को थोड़ी दिक्कत आती है उन्हें देखने में, पर किसी तरह से बच जाता है। ज़ाबुज़ा ने अपनी आंखों को बंद किया होता है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ आवाजों को सुनकर लड़ रहा है। अगले ही पल ज़ाबुज़ा फिर से धुंध में गायब हो जाता है, पर काकाशी को उसकी आवाज आ रही होती है। ज़ाबुज़ा बोलता है कि काकाशी फ्रॉड है, वो फ्यूचर को नहीं देख सकता। जब पिछली बार ज़ाबुज़ा काकाशी से हारा था तो ज़ाबुज़ा ने काकाशी से पूछा था कि क्या उसकी आंख फ्यूचर को देख सकती है, जिस पर काकाशी ने हाँ कहा था और ये प्रेडिक्शन की थी कि ज़ाबुज़ा अगले पल मरने वाला है। पर ज़ाबुज़ा तो अभी भी जिंदा था, जिसका मतलब है कि काकाशी झूठ बोल रहा था। ज़ाबुज़ा बोलता है कि काकाशी की इस शारिंगन की दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहला है पियर्सिंग आई जो कि हर एक बारीक डिटेल को देख पाती है और दूसरा है हिप्नोटिक आई जो कि दुश्मन को हिप्नोटाइज कर देती है। इन दोनों एबिलिटीज की वजह से ही काकाशी ज़ाबुज़ा की हर एक छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस कर पाता है और उसे कॉपी कर पाता है। और काकाशी ज़ाबुज़ा से पहले उस टेक्निक को इजीली एग्जीक्यूट कर पाया था क्योंकि वो फ्यूचर नहीं देख सकता था, बल्कि वो अपने ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कर रखा था। उसने ज़ाबुज़ा को हिप्नोटाइज किया था और ज़ाबुज़ा की हर एक नेक्स्ट मूव को काकाशी खुद से कंट्रोल कर रहा था। अब ज़ाबुज़ा की इतना घना कोहरा करने की वजह से काकाशी की पियर्सिंग आई कुछ नहीं देख पाती और अब ज़ाबुज़ा ने तो अपनी आंखें भी बंद कर रखी हैं, इसलिए ज़ाबुज़ा हिप्नोटिक आई से भी बच चुका है और काकाशी उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। इस तरफ सास्के नारुतो को बाहर जाकर अटैक करने के लिए बोलता है। नारुतो यहाँ से बाहर की तरफ भागता है और जैसे ही हाकू नारुतो को मारने के लिए बाहर निकलता है तो सास्के उसकी तरफ फायरबॉल से हमला कर देता है, पर हाकू उसे डॉज करके नारुतो पर ढेर सारे नीडल से हमला कर देता है। इधर काकाशी रियलाइज करता है कि ये बंदा मास्टर बिल्डर पर हमला करने वाला है और हम देखते हैं कि ये ज़ाबुज़ा मास्टर बिल्डर के बिल्कुल पीछे होता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर काकाशी वहाँ पर आकर ज़ाबुज़ा के आगे आ जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर इसके बावजूद वो अपनी चाकरा पर फोकस करके बहुत तेजी से भागता है, पर हाकू उसे फिर से पटक देता है। नारुतो की हालत
और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसका चाकरा भी खत्म होने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। सास्के हाकू की हर एक मूवमेंट पर बहुत ध्यान से कंसंट्रेट कर रहा होता है और जैसे ही हाकू नारुतो पर नीडल्स को थ्रो करता है वैसे ही सास्के नारुतो को बचा लेता है। ये देखकर हाकू परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर सास्के उसके मूव्स को कैसे देख पा रहा है। और हाकू थोड़ा गौर से सास्के की तरफ देखता है और दंग रह जाता है क्योंकि सास्के की दोनों आंखें शारिंगान थी। भाई साहब सास्के के पास भी है भाई, पर हम देखते हैं कि सास्के की शारिंगान इनपरफेक्ट होती है और सिर्फ एक ही बिंदु होता है इसकी आंखों में। इस तरफ हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा के वार की वजह से ककाशी के पेट से खून निकल रहा होता है और ककाशी बोलता है कि उसे सास्के पर पूरा भरोसा है। सास्के उचिहा तुम्हें मार गिराएगा। ये सुनकर ज़ाबुज़ा दंग रह जाता है और ककाशी बोलता है हाँ तुमने सही सुना, सास्के उचिहा क्लैन से है। उचिहा क्लैन की पावर्स उसकी रगों में दौड़ती है। जिस पर ज़ाबुज़ा बोलता है भाई साहब हाँ मैंने सुना था कि एक बच्चा उचिहा क्लैन की ट्रेजेडी से बच चुका था, तो वो बच्चा सास्के है। इधर हाकू सोच रहा होता है कि वो सास्के को ऐसे तो नहीं हरा पाएगा। वो सबसे पहले अब नारुतो को मारने का प्लान बनाता है और वो सास्के की जगह नारुतो पर हमला करता है। सास्के घबरा जाता है, तेजी से नारुतो की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि नारुतो को होश आ जाता है और देखता है कि सास्के ठीक उसके सामने खड़ा है और हाकू नीचे जमीन पर पड़ा होता है। नारुतो खुश होकर सास्के को बोलता है सास्के क्या बात है, तुमने तो कर दिखाया। पर जैसे ही वो सास्के की तरफ देखता है वो देखता है कि सास्के बहुत ज्यादा जख्मी है और उसकी शरीर से खून निकल रहा होता है। नारुतो सास्के से पूछता है कि उसने नारुतो के लिए ये सब क्यों किया, जिस पर सास्के बोलता है मुझे नहीं पता और नीचे गिर जाता है। सास्के बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और नारुतो को बोलता है नारुतो अपना सपना पूरा किए बगैर मत मरना, मुझे तुमसे नफरत है। और नारुतो की बाहों में अपना दम तोड़ देता है और सास्के की मौत हो जाती है। इस तरफ हाकू वापस से उठता है और अपने मन में बोलता है अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई। उसे पता था कि एक जाल है लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सास्के तुम एक ट्रू निंजा थे और वापस मिरर में चला जाता है। अब थोड़ी देर तक सब कुछ शांत हो जाता है पर ये सब तूफान के आने से पहले की शांति थी। हाकू देखता है कि नारुतो की पूरी बॉडी से एक बहुत बड़ा सा चाकरा निकल रहा होता है रेड कलर का। नारुतो गुस्से से बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। हाकू अपने मन में बोलता है ये कैसा चाकरा है, चाकरा को तो देख ही नहीं सकते पर ये तो पूरा का पूरा नजर आ रहा है। हाकू बोलता है मैं इसमें खून की प्यास को महसूस कर पा रहा हूँ। नारुतो के जख्म अपने आप भरने लग जाते हैं और उसके नाखून और दांत भी बड़े होने लग जाते हैं। नारुतो की चाकरा से सब कुछ हिलने लग जाता है, यहाँ तक कि ककाशी भी उसके चाकरा को महसूस कर पा रहा था। सभी लोग उसके चाकरा को देखकर दंग रह जाते हैं। ककाशी डरते हुए मन में सोचता है ये चाकरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और तभी ककाशी को उसी 9 टेल्ड वाले फॉक्स का इंसिडेंट याद आता है। ककाशी बुरी तरह से घबरा जाता है कि कहीं नारुतो की सील तो ब्रेक नहीं हो गई। अबे ये क्या बोल दिया भाई। हाकू अपने मन में बोलता है ये लड़का ये तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नारुतो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसके अंदर से बहुत सारा चाकरा निकलने लग जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि ककाशी अचानक से नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके अंदर से बहुत सारा चाकरा निकलने लग जाता है। इस तरफ ककाशी अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो सील टूट चुकी है? नहीं, 9 टेल्ड फॉक्स का चाकरा बाहर तो जरूर निकल रहा है पर वो सील अभी तक पूरी तरह से नहीं टूटी है। इसके बाद ककाशी एक स्क्रोल निकालता है और अपने खून से एक लकीर खींच देता है उस स्क्रोल के ऊपर और बोलता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो ज़ाबुज़ा, हम दोनों को इस खेल को अब खत्म करना होगा। तो ज़ाबुज़ा बोलता है चलो ठीक है, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो की प्रेशर की वजह से ज़ाकू के मिरर्स में क्रैक आने लग जाते हैं। ज़ाकू बोलता है ये चाकरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकता। नारुतो एक जोरदार घूसा ज़ाकू के मुंह पर मारता है और उसके मास्क में भी क्रैक आ जाता है और उसके सभी के सभी मिरर्स चूर चूर हो जाते हैं। हाकू खड़ा हो जाता है और नारुतो उसकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। हाकू अपने मन में बोलता है ज़ाबुज़ा मुझे माफ करना, मैं इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकता। हाकू का मास्क नीचे गिर जाता है। नारुतो रुक जाता है उसे देखकर और बोलता है अरे तुम तो वही जंगल वाली लड़की मतलब कि लड़के हो। तो हाकू बोलता है नारुतो तुम रुक क्यों गए, तुमने मुझे मारा क्यों? वो नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है और उठते हुए नारुतो से बोलता है कि उस ताकत का क्या हुआ जो भी थोड़ी देर पहले नारुतो के अंदर थी, क्योंकि रहता है। नारुतो बोलता है भाई क्या हो गया तेरे को, क्या बोल रहा है ये? आज मुझे पता चल चुका है कि मैं ज़ाबुज़ा के किसी भी काम का नहीं हूँ। नारुतो बोलता है कि भाई वो गाटो जैसे लोगों से पैसे लेकर पूरे काम करता है, क्या उसके अलावा कोई और शख्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तो हाकू बोलता है हाँ नारुतो, एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास भी कुछ खास लोग थे, मेरे पेरेंट्स। मैं लैंड ऑफ वाटर के एक बहुत छोटे से विलेज में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब थे पर फिर भी खुश रहते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये सुनकर नारुतो बोलता है आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल इसके फादर ने इसकी मॉम को मार डाला था और फिर उसने इसे भी मारने की कोशिश की। ये सुनकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं और हाकू आगे बोलता है कि सिविल वॉर खत्म होने के बाद इसके देश के लोग उन लोगों से नफरत करने लगे जिनके पास कैके गेनकाई की पावर्स थी, जो कि कुछ खास क्लैंस के पास ही थी और जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। उनकी यूनिक एबिलिटीज के चलते उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर जब जंग खत्म हुई तो लोग उनसे लड़ने लगे, ये सोचकर कि लोग बाद में इनके ही विलेज या फिर कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी खास ताकत को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया। अगर किसी को उनकी पावर्स का पता चल जाता तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दोस्त ने भी बहुत कुछ सहन किया होगा। मेरी मॉम के पास कैके गेनकाई की पावर्स थी पर उन्होंने इस बात को छुपाया, पर एक दिन मेरे डैड को पता चल गया और उन्होंने मेरी मॉम को मार डाला। पर जैसे तैसे मैं वहाँ से बचकर निकल गया, या ऐसा बोलूं मैं उन्हें वहाँ से मार कर भाग गया। मेरी मॉम और मेरे डैड मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनसे भी ज्यादा कुछ खास चीज खो दी है। इस पूरी दुनिया में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी, मैं बेकार था। और नारुतो अपने मन में बोलता है ये तो बिल्कुल मेरा
मेरे जैसा है। हाकू बोलता है तुमने मुझे कहा था ना नारुतो कि तुम विलेज के सबसे ज्यादा बेहतर निंजा बनना चाहते हो, जिससे कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। अगर तुम्हें कोई एक्सेप्ट कर ले कल को, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो खास शख्स ज़ाबुज़ा है, जिस ताकत से लोग डरा करते थे, मुझे उसी ताकत की जरूरत थी। और ये बंदा रोने लग जाता है। ज़ाबुज़ा ने ही इस बंदे को पाला था। हाकू नारुतो के पास जाने लगता है और बोलता है नारुतो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। इस तरफ ककाशी उस स्क्रोल को लेकर हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है निंजा आर्ट समनिंग स्टाइल जुत्सु। और ऐसा बोलकर ककाशी अपने हाथ को जमीन पर फेंकता है और ज़ाबुज़ा बोलता है ककाशी तुम जो मर्जी कर लो, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ सकते। और तभी अचानक से जमीन के अंदर कुछ हलचल होने लग जाती है और उसके अंदर से कुछ डॉगीज निकलकर ज़ाबुज़ा को पकड़ लेते हैं। ककाशी बोलता है अगर मैं अपनी आंखें इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मुझे अपनी नाक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरा समनिंग जुत्सु है और ये दूसरों को ढूंढने के लिए काम में आता है। जब तुमने मुझ पर हमला किया था तो मैं खुद चाहता था कि तुम मुझ पर हमला करो, जिससे कि तुम्हारे हथियार में मेरा खून लग जाए और उसकी सेंट से मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। तुम बहुत आसानी से मेरी चाल में फंस गए। अब कोहरा हटना शुरू हो चुका है। पता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हारी मौत। ज़ाबुज़ा बोलता है अपनी बकवास बंद कर ले। और ककाशी बोलता है चलो भाई अब तुम्हें खत्म करने का समय आ चुका है। हो रहा है। इस तरफ हाकू नारुतो से बोलता है नारुतो मुझे खत्म कर दो। तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? पर नारुतो से बोलता है होश में आओ, वो तुम्हें बस एक हथियार की तरह यूज कर रहा है। आखिर ज़ाबुज़ा जैसा इंसान तुम्हारे लिए कोई खास व्यक्ति कैसे हो सकता है? हाकू बोलता है मैं उसके अब किसी भी काम का नहीं हूँ, प्लीज आगे बढ़ो और मुझे मार दो। अब इस तरफ हम इनारी को देखते हैं जो कि भागते भागते कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है नारुतो और बाकी सब लोग लड़ रहे हैं, वो मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद वो किसी के घर पर जाकर दरवाजा पीटने लगता है। अंकल गीची जल्दी चलिए, मेरे साथ ब्रिज पर चलिए, पंगे हो गए हैं। अगर हम सभी लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम गाटो को जरूर हरा देंगे। लेकिन घर के अंदर से किसी का कोई भी जवाब नहीं आता और थोड़ी देर बाद आवाज आती है इनारी नहीं, मैं हार मान चुका हूँ। लड़ाइयाँ तो सिर्फ हीरोज लड़ते हैं जैसे कि तुम्हारे फादर थे, पर तुमने देखा ना उनके साथ क्या हुआ। अगर हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे तो बस और भी ज्यादा जाने जाएंगी और मैं किसी को खोना नहीं चाहता। मैं और ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनारी बोलता है तुम एक नंबर के कायर हो, हमें लड़ना होगा। मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक कायर की तरह जिया हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि रोने से और छुपने से कुछ नहीं होगा। इनारी वहाँ से चला जाता है ये सब बोलकर और दरवाजे की इस तरफ इसके अंकल अपने माइंड और अपने हार्ट के बीच में एक फाइट लड़ रहे होते हैं और उसकी वाइफ बोलती है इनारी तो बच्चे से मर्द बन चुका है पर तुम नहीं बन पाए, क्या तुम उसे वहाँ पर ऐसे ही अकेले जाने दे सकते हो? इसके बाद इनारी सभी घरों में जाता है, सभी को ब्रिज के पास चलने के लिए बोलता है पर कोई भी बंदा अपना दरवाजा तक नहीं खोलता। इस तरफ हाकू हाथ धोकर नारुतो के पीछे पड़ा होता है कि भाई मार दे मुझे मार दे भाई, खुद मर ले यार, इतना क्या। और नारुतो उसकी हरकतों से परेशान होकर एक उन्हाई लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और हाकू अपने मन में शुक्रिया बोलता है। इस तरफ हम देखते हैं कि ककाशी तेजी से ज़ाबुज़ा की तरफ बढ़ने लगता है। हाकू को कुछ फील होता है और तुरंत नारुतो का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और बोलता है मुझे माफ करना नारुतो, पर प्लान में थोड़ा चेंज आ चुका है। हाकू कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरफ ककाशी ज़ाबुज़ा के बहुत करीब पहुंच जाता है और ज़ाबुज़ा बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ? पर एंड मोमेंट पर ज़ाबुज़ा के सामने हाकू यहाँ पर आ जाता है और ककाशी का हाथ उसके दिल के आर पार हो जाता है। ये दिखकर ज़ाबुज़ा भी हैरान रह जाता है। हाकू का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। हाकू ककाशी का हाथ पकड़ लेता है और इस तरफ सुनामी इनारी से बोलती है नहीं तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। पर इनारी उसकी मॉम की बात नहीं सुनता और जाते जाते बोलता है आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि कैसे लड़ना है, मैं अपने डैड का बेटा हूँ। सुनामी ये सुनकर हैरान रह जाती है और उसे काइजा की झलक दिखने लगती है एक सेकंड के लिए। इसके बाद इनारी घर से बाहर निकल जाता है पर तभी उसे अपने घर के बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। इस तरफ नारुतो को कुछ लोग दिखाई देते हैं और पास जाकर देखता है कि हाकू ककाशी के सामने आ चुका है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। ज़ाबुज़ा हंसने लग जाता है और बोलता है बहुत बढ़िया हाकू, और ये बोलकर वो अपना हथियार चलाने लगता है। ककाशी अपने मन में बोलता है ये क्या कर रहा है, ये अपने ही साथी को मेरे साथ मारना चाहता है, ये तो एक राक्षस है। ज़ाबुज़ा बोलता है तुम कितने यूजलेस हो, क्या तुम्हें पता है हाकू तुम बस मेरे लिए एक चारे की तरह हो। पर ककाशी हाकू को लेकर वहाँ से हट जाता है जिससे कि ज़ाबुज़ा का वार बेकार हो जाता है। नारुतो ज़ाबुज़ा से बोलता है तुम उसका यूज करना छोड़ दो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ककाशी हाकू को जमीन के ऊपर रखकर उसकी आंखें बंद करता है और बोलता है रेस्ट इन पीस हाकू। और तभी साकुरा नारुतो से पूछती है नारुतो सास्के कहाँ पर है? पर नारुतो अपने दांत घिसने लगता है और कुछ नहीं बोलता। उसके मुंह से कुछ वर्ड्स बाहर नहीं निकलते। नारुतो को इस तरह से देखकर साकुरा घबरा जाती है और तभी ज़ाबुज़ा ककाशी के पास आते हुए बोलता है ककाशी मेरी तरफ ध्यान दो। ककाशी पर हमला करता है पर ककाशी बहुत तेजी से ज़ाबुज़ा के मुंह पर लात मारता है और साकुरा उस मास्टर बिल्डर को लेकर सास्के को ढूंढने के लिए जाने लगती है और देखती है कि सास्के नीचे लेटा हुआ है। सास्के की यह हालत देखकर साकुरा हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और सास्के का शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। साकुरा बोलती है मैं सबसे बेहतर थी एकेडमी के सभी एग्जाम्स में, मैं परफेक्ट थी। क्या आपको पता है शिनोबी के 100 से भी ज्यादा रूल्स हैं, मैंने वो सभी के सभी याद किए थे। जब टेस्ट हो जाते थे तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी और फिर एक एग्जाम में 25th रूल के बारे में पूछा गया जो कि था एक शिनोबी को कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी चाहिए, हालात कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, इमोशंस हमें कमजोर करते हैं। और साकुरा रोने लग जाती है। इस तरफ ज़ाबुज़ा थक जाता है और बोलता है ये ककाशी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। ज़ाबुज़ा दोबारा से ककाशी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर ककाशी अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिलता और उसे घूंसा मार देता है और तभी ककाशी उसके पीछे आकर उसके हाथ में 2 कुनाइज लेता है और ज़ाबुज़ा पर हमला करता है। पर ज़ाबुज़ा अपने हथियार से ककाशी को मारने की कोशिश करता है और बचने के लिए ककाशी उन कुनाइज को उसके दूसरे हाथ पर मार देता है और एन मौके पर वहाँ से हट जाता है और बोलता है अब तुम्हारे दोनों हाथ किसी काम के नहीं रहे, तुम तो अब हैंड साइंस तक नहीं बना सकते। और तभी
तभी गाटो यहाँ पर आ जाता है, वो भी बहुत सारे बंदों को लेकर, और बोलता है तुमने मुझे निराश कर दिया ज़ाबुज़ा। गाटो को देखकर ज़ाबुज़ा उससे बोलता है ये सब क्या है गाटो, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गाटो बोलता है अब प्लान में थोड़ा चेंज है, अब तुम इसी ब्रिज पर मरोगे, तुम्हारे चार्जेस बहुत महंगे हैं, तो क्यों ना तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए, अब तुम्हें मारकर मैं अपने चेलों का खर्चा पूरा करूंगा। और ज़ाबुज़ा बोलता है ककाशी जैसा कि तुम अब देख सकते हो गाटो से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अब टूट चुका है, और मैं ताइजिन की जान के पीछे नहीं पड़ा, और मुझे तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। गाटो हाकू के पास जाकर बोलता है तुमने मेरा हाथ लगभग तोड़ ही दिया था, आखिर मुझे बदला लेने का मौका मिल ही गया, बस इसी बात का अफसोस है कि तुम जिंदा नहीं हो। और ऐसा बोलकर गाटो हाकू को लात मार देता है। नारुतो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, गाटो की तरफ बढ़ने लगता है, पर ककाशी उसे रोक लेता है। नारुतो बोलता है ज़ाबुज़ा वो तो तुम्हारा साथी था ना, तुम गाटो को ऐसा करने दोगे? ज़ाबुज़ा बोलता है चुप हो जाओ बेवकूफ, हाकू मर चुका है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस इसका इस्तेमाल किया था जैसे कि गाटो ने मेरा किया, और ये लड़का मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। और नारुतो देखता है कि कितना घटिया इंसान है, और नारुतो से बोलता है तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उसने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी, और तुम कहते हो कि तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है मरने से पहले उसने मुझे बताया था कि उसके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान तुम हो, तुम्हारे लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी, उसने अपने डिजायर्स को त्याग कर तुम्हारे डिजायर्स की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ दे दिया, पर तुम्हारे लिए बस वो एक हथियार था। और नारुतो रोने लगता है, और हम देखते हैं कि नारुतो की बातें सुनकर ज़ाबुज़ा भी रोने लगता है, और ज़ाबुज़ा अपने मुंह से वो पट्टियां खोल देता है और बोलता है नारुतो मैं भी एक इंसान ही हूँ, चाहे हम कितनी मर्जी कोशिश कर लें, पर है तो हम इंसान ही, इमोशंस तो हमें भी होते हैं। और ऐसा बोलकर वो नारुतो से एक कुन्हाई मांगने लगता है, नारुतो उसे वो दे देता है, और ज़ाबुज़ा उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। गाटो उसे देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, पर ज़ाबुज़ा बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सामने आने वाले हर एक दुश्मन को मारने लगता है, पर उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगती है और गाटो पर हमला कर देता है। पर तभी बहुत सारे दुश्मन वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देते हैं, और गाटो बोलता है ओए संकी बेवकूफ, तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो जाओ, पर मुझे क्यों लेके जा रहा है साथ में? ज़ाबुज़ा बोलता है गाटो मैं तुम्हें मेरे साथ नर्क लेकर जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वो गाटो पर लगातार हमले करता है और उसे मारकर ब्रिज से नीचे गिरा देता है, और ज़ाबुज़ा को देखकर सभी लोग अपना हथियार नीचे गिरा देते हैं और पीछे हट जाते हैं। ज़ाबुज़ा हाकू की तरफ बढ़ने लगता है, पर नाकामयाब हो जाता है और बोलता है हाकू मैं तुम्हें कभी भी शुक्रिया नहीं कह पाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना हाकू। और ऐसा बोलकर ज़ाबुज़ा नीचे गिर जाता है, और इस तरफ हम देखते हैं कि सासुके होश में आ जाता है और बोलता है साकुरा मेरे ऊपर से हटो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और साकुरा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। सासुके उठकर बोलता है नारुतो कैसा है और उस मास्क वाले बंदे का क्या हुआ? साकुरा बताती है कि वो मास्क वाला बंदा मर गया, और तभी नारुतो यहाँ पर आ जाता है और सासुके को जिंदा देखकर नारुतो भी रोने लगता है, और तभी पीछे मुड़कर हाकू की तरफ देखता है और ज़ाबुज़ा की बात याद करता है कि हाकू बहुत नरम दिल इंसान है। जिसके बाद ककाशी बोलता है चलो बढ़िया हुआ, सासुके भी बिल्कुल सही सलामत है। पर तभी वो डाकू लुटेरे बोलते हैं अभी ये खत्म नहीं हुआ, पंटर लोग इन्हें आज छोड़ेंगे नहीं, काट डालेंगे, मार डालेंगे, चीर डालेंगे। गाटो तो चला गया तो अब हमें पैसे कौन देगा? वैसे भी हम अब खाली हाथ तो जाने नहीं वाले, तो लगता है हमें इस विलेज को ही लूटना पड़ेगा। और तभी वो लुटेरे आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर एक तीर आकर गिरता है और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि इनारी होता है। वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे के पूरे विलेज को लेकर आया होता है। नारुतो ये देखकर खुश हो जाता है और इनारी बोलता है हीरोज हमेशा एंड मौके पर ही आते हैं। फिर नारुतो शैडो क्लोनजुत्सु का यूज करता है और ककाशी भी शैडो क्लोनजुत्सु का यूज करता है, और वो डाकू लुटेरे ये देखकर हैरान रह जाते हैं और भाग जाते हैं दुम दबाकर। ककाशी ज़ाबुज़ा के पास पहुंचता है और ज़ाबुज़ा से बोलता है ककाशी मुझ पर एक एहसान करो, मैं आखिरी बार हाकू का चेहरा देखना चाहता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। ककाशी अपनी आंखों को ढक लेता है और ज़ाबुज़ा को उठाकर हाकू के पास लेकर जाता है। तभी यहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। ये देखकर विलेज के लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और ज़ाबुज़ा हाकू से बोलता है तुम हमेशा मेरे साथ रहे, अभी जितना मैं कर सकता हूँ वो यही है कि तुम्हारे अंत में तुम्हारे साथ रहूं। काश मैं भी वहाँ पर जा पाता जहाँ तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे नर्क जाना पड़ेगा। अब इसके बाद टीम 7 मतलब कि नारुतो की टीम वापस अपने विलेज में जाने लगती है और पूरा का पूरा विलेज उन्हें ब्रिज तक छोड़ने आता है। और इनारी नारुतो से बोलता है नारुतो तुम सच में वापस आओगे ना? और नारुतो भी थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है हाँ मेरे दोस्त मैं बिल्कुल वापस आऊंगा, और तुम रो सकते हो, रोने में कोई बुराई नहीं होती। तो इनारी बोलता है तो तुम क्यों नहीं रोते हो? नारुतो बोलता है नहीं पहले तुम रो के दिखाओ। और इसके बाद इन दोनों की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है और जबरदस्ती का रोने लगते हैं, और साकुरा भी देखकर परेशान हो जाती है क्या हरकतें हैं भाई, ये कैसे रो रहे हैं, नाक बह रही है इनकी क्या ये? और एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि वो ब्रिज पूरी तरह से बन चुका है और सभी विलेजर्स भी आपस में बहुत शांति से रहने लगते हैं, और टीम 7 भी अपने अगले एडवेंचर के लिए निकल पड़ती है। अब इसके बाद हम नारुतो, साकुरा और सासुके को देखते हैं जो कि ककाशी का वेट कर रहे होते हैं, और नारुतो और सासुके एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। साकुरा ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि क्या ये कुत्ते बिल्लियों की तरह बस लड़ते रहते हैं, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। और ककाशी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके आते ही हमेशा की तरह साकुरा और नारुतो उस पर भड़क पड़ते हैं, और नारुतो अपने अगले मिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सासुके को फिर से घूरने लग जाता है और इमेजिन करता है कि उनके अगले मिशन पर कोई सासुके पर कुन्हाई से हमला कर देता है और नारुतो हीरो बनकर सासुके को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशन में इन्हें नदी से कूड़ा बाहर निकालना होता है। नारुतो कूड़ा उठाते हुए
नदी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सास्के उसे बचा लेता है। नारुतो फिर से सास्के पर भड़क पड़ता है और सास्के नारुतो से बोलता है, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है नारुतो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बोलकर सास्के वहाँ से जाने लगता है। साकुरा सास्के को बोलती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है ताकि साथ में टाइम स्पेंड करने से उनका टीम वर्क अच्छा हो जाए। पर सास्के साकुरा को बोलता है कि ये तो नारुतो से भी बदतर है, मेरे साथ फ्लर्ट मत कर, जाके प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वन स्ट्रॉन्ग, यूजलेस है अभी तो। और साकुरा उसकी ये वाली बातें सुनकर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। पीछे से नारुतो साकुरा को बोलता है कि वो और साकुरा साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और काकाशी को पता चल जाता है कि अब साकुरा नारुतो को पेलने वाली है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। नारुतो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा डब्बा है और जहाँ जहाँ भी नारुतो जा रहा होता है उसका पीछा करने लग जाता है। नारुतो गुस्से से बोलता है, ओए कौन है तू? तभी अंदर से कोनोहामारू की आवाज आती है, अरे नारुतो तुमने मुझे फिर से पकड़ लिया। और उस फेक पत्थर से कोनोहामारू और उसके बंदे बाहर निकलते हैं। कोनोहामारू नारुतो से पूछता है कि सर क्या आपकी बंदी है ये? आप तो बहुत तेज निकले, क्या बात है, हैं बंदी आपकी? जिस पर नारुतो से बोलता है, हाँ यार बोल सकते हो वैसे तुम, मेरी बंदी ही है ये, तुझे पता है मेरे पीछे दीवानी है ये। और इसके बाद आपको पता ही है कि आगे क्या हुआ होगा। और साकुरा नारुतो की एक जोरदार पंच मार देती है और कोनोहामारू साकुरा को बोलता है, ऐसे कोई अपने बॉयफ्रेंड को मारता है क्या? तुम तो चुड़ैल जैसी लगती हो, कितनी बदसूरत हो। और कोनोहामारू भी साकुरा द्वारा बहुत बुरी तरह से पीला जाता है। कोनोहामारू नारुतो से बोलता है, भाई मुझे नहीं लगता है कोई इंसान भी है, इसका माथा देखा कितना बड़ा है। जाते जाते साकुरा ये सुन लेती है और उसकी तरफ गुस्से से भाग कर आती है। ये देखकर ये सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। और भागते वक्त कोनोहामारू किसी से टकराकर नीचे गिर जाता है और ये सब देखते हैं कि उनके सामने किसी दूसरे विलेज की दो निंजास खड़े हैं। उनमें से एक निंजा कोनोहामारू को गले से पकड़ लेता है। जब तक हमारा तीसरा टीममेट यहाँ पर नहीं आ जाता मैं इन चूजों के साथ थोड़ा टाइम पास ही कर लेता हूँ। नारुतो गुस्से से उसे नीचे उतारने के लिए बोलता है उसे, पर वो निंजा कोनोहामारू को नहीं छोड़ता। नारुतो गुस्से से उसकी तरफ भागता है और वो निंजा अपने हाथों की उंगलियों को आगे पीछे हिलाता है और भागते भागते नारुतो का पैर अपने आप ही रुक जाता है और नारुतो नीचे गिर जाता है। नारुतो घबराते हुए बोलता है, ये क्या था? और ये बंदा बोलता है, कितना कमजोर है ये, लगता है इस विलेज में सभी के सभी चूजे भर रखे हैं इन्होंने। और तभी इस बंदे के हाथ पर कोई जोर से पत्थर मार देता है और कोनोहामारू नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि ऊपर पेड़ के ऊपर सास्के बैठा होता है और वो पत्थर सास्के नहीं मारा था। और निंजा अपने पीठ पर जो इसका हथियार होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इसकी साथी से मना करती है। और तभी किसी की आवाज आती है, बस करो बहुत हुआ। और ये बंदा रुक जाता है। इस बंदे का नाम कानकुरो है और इस खतरनाक से बंदे का नाम गारा है। और हम देखते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर सास्के बैठा होता है यहाँ पर एक और बंदा भी होता है और ये बंदा इन दोनों का तीसरा टीममेट होता है। दरअसल इस बंदे का नाम है गारा और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। सास्के भी बहुत हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, ये यहाँ पर कैसे आया? इसने तो कोई आवाज तक नहीं की। इस तरफ थर्ड होकागे सभी जोनिन निंजास के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर ये किसी चूनिन एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्जैक्टली 7 दिन बाद तुम्हारे तीनों गेनिन्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा और इनका एक टेस्ट लिया जाएगा और जो सबसे बेस्ट होंगे उन्हें ही अगली रैंक में प्रमोट किया जाएगा, जो कि चूनिन है। इस तरफ गारा कांकुरो को कहता है, ये क्या टाइम पास कर रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए हम यहाँ पर क्यों आए थे? कांकुरो बोलता है, अरे सर मैं तो बस खेल रहा था इनके साथ। पर गारा बोलता है, चुप करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और कांकुरो गारा से माफी मांगता है और गारा भी उन सभी से माफी मांगता है। सास के मन में सोचता है कि इस गारा की आंखें किसी शैतान से कम नहीं लगती, ये है क्या चीज? और तभी गारा एकदम से गायब हो जाता है और जिस जगह पर ये था यहाँ पर रेत होती है और ये रेत एकदम से नीचे आ जाती है और उस रेत की जगह गारा खड़ा होता है। ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी साकुरा उन तीनों से बोलती है कि इनके हेडबैंड से देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इस विलेज के नहीं है, ये किसी दूसरे विलेज से आए हैं यहाँ पर। ये विलेज हिडन इन द सैंड्स के निंजास हैं और क्या तुम्हारे पास परमिशन है? तुम ऐसे ही किसी भी विलेज में नहीं घुस सकते। जिस पर ये लेडी निंजा उन्हें परमिशन दिखाती है, अपना सर्टिफिकेट वगैरह, और बोलती है कि ये यहाँ पर चूनिन एग्जाम को देने के लिए आए हैं। नारुतो पूछता है ये चूनिन एग्जाम क्या होता है? चूनिन एग्जाम को पास करके ही कोई गैनिन चूनिन बन पाता है। सास्के गारा से पूछता है कि वो कौन है और गारा बोलता है, मेरा नाम गारा है और मैं विलेज हिडन इन द सैंड्स का गैनिन हूँ। और तुम कौन हो? और सास्के बोलता है, हाँ मेरा नाम सास्के उचिहा है और मैं विलेज हिडन इन द लीव्स का एक गैनिन हूँ। नारुतो बोलता है, क्या मैं तुम्हें मेरे बारे में भी बताऊं? पर गारा बोलता है, नहीं मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। गारा यहाँ से चला जाता है अपने टीममेट्स के साथ और हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 और निंजास भी होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि यहाँ के सभी निंजास बस चूजे हैं सिवाय सास्के उचिहा के। हमें सास्के पर नजर रखनी होगी। इस तरफ होकागे पूछ रहे होते हैं कि चूनिन एग्जाम के लिए वो किस किस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इरुका सेंसे भी यहाँ पर होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है। और इसके बाद टीम 7 का लीडर काकाशी हटा के अपने तीनों गेनिन्स यानी कि नारुतो, साकुरा और सास्के का नाम चूज करता है। ये सुनकर इरुका सेंसे घबरा जाता है। इसके बाद कुरुनाई सेंसे, ये क्यूटी टीम 8 की लीडर होती है, ये भी हिनाटा, शिबा और शिनो का नाम ले देती है। इसके बाद टीम 10 के अजुमा सेंसे, इनो, शिकामारू और चोजी का नाम ले देते हैं। तभी इरुका लॉर्ड होकागे को बोलता है कि 9 के 9 गेनिन्स इसके स्टूडेंट्स रह चुके हैं और इसमें पक्का बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे और नारुतो तो इस एग्जाम में किसी भी हालत में नहीं टिक पाएगा। पर काकाशी बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है उनके बारे में, मुझे अच्छे से पता है। इरुका बोलता है, काकाशी तुम्हें पता है ना ये एग्जाम उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। पर लॉर्ड होकागे इरुका को बोलते हैं कि मेन एग्जाम को कंडक्ट करने से पहले इन्हें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट भी देना पड़ेगा और अगर ये लोग उस टेस्ट में पास होते हैं तो ही ये चूनिन एग्जाम को दे सकते हैं। इस तरफ टीम 7 काकाशी का वेट कर रही होती है। काकाशी उन्हें बताता है कि उसने इन तीनों का नाम चूनिन एग्जाम में दे दिया है और अगर इन्हें लगता है कि ये अभी रेडी नहीं है तो चाहे तो ये 1 साल का वेट कर सकते हैं। पर ये तीनों एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और नारुतो भी इस एग्जाम को देने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इमेजिन करता है कि इसने सास्के को हरा कर नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है और इसे 5th होकागे बना दिया गया है। और सास्के सोच रहा होता है कि काश इसे उस गारा से फाइट करने का मौका मिले इस
एग्जाम में। और हम देखते हैं कि विलेज में बहुत दूर दूर से चुनिन एग्जाम को देने के लिए बहुत सारे निंजास यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम लीफ विलेज की एक और स्क्वाड को देखते हैं। एक साल ज्यादा एक्सपीरियंस वाली स्क्वाड होती है। इनके पास भी पिछले साल चुनिन एग्जाम देने का मौका आया था, पर इन्होंने एग्जाम ना देकर एक और साल तक ट्रेनिंग करने के बारे में सोचा और इस बार ये लोग भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके बाद अगले दिन चुनिन एग्जाम का फर्स्ट राउंड होना था। सभी गैनिन्स फर्स्ट राउंड का एग्जाम देने के लिए अकेडमी के 301 रूम नंबर में आते हैं, जहाँ दो गैनिन्स ने रास्ता रोक कर रखा हुआ था। वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी टीम 7 भी यहाँ पर आ जाती है और सास्के बोलता है कि उसे पता है कि ये रूम नंबर 301 नहीं है बल्कि 201 है। इन दोनों निंजास ने गेंजुत्सु का यूज किया है और एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद निंजा सास्के को किक मारने लगता है और सास्के भी उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रॉकली, इस बंदे का नाम रॉकली है, ये बीच में आ जाता है और उन्हें रोक देता है। साकुरा अपने मन में सोचती है, भाई साहब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा था ये कोई चंपू है, ये तो सास्के से भी ज्यादा तेज है। सास्के भी अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने इसकी किक को कैसे रोक दिया। और तभी ये रॉकली साकुरा को देखकर ब्लश करने लगता है और बोलता है, साकुरा मेरा नाम रॉकली है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ही। साकुरा ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये क्या चंपू सा बंदा है भाई, मुझे प्रपोज करने आया ये, इसको शर्म वरम नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से भाई? और साकुरा उसे साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, क्या अजीब है भाई तू चंपू, इतनी मोटी मोटी आईब्रोज है तेरी। और रॉकली और नारुतो, भाई नारुतो क्यों उदास हो रहा है भाई? अच्छा ये भी, इसको भी तो रिजेक्ट किया था। ये एक दीवार के पीछे मुंह छुपाकर खड़े होते हैं और रॉकली बोलता है, नारुतो क्या मैं सच में वियर्ड हूँ? अब जैसे ही टीम 7 चुनिन एग्जाम देने के लिए कमरे में एंटर करने लगती है तो रॉकली ने रोक लेता है और बोलता है, मेरा नाम है रॉकली और मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ सास्के उच्चीहा। मैंने सुना है कि उच्चीहा क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर था, चलो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। और ऐसा बोलकर वो साकुरा की तरफ भी देखता है और बोलता है, साकुरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साकुरा बोलती है, अरे ये क्या है भाई, हट तू हट हट, कितना अजीब है ये लड़का। और सास्के बोलता है, तुम एक उच्चीहा क्लैन की ताकत को आजमाना चाहते हो तो फिर तो तुम एक बेवकूफ हो, मेरे क्लैन के बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। रॉकली बोलता है, तो आजा फिर, इसका इंतजार कर रहे हो? तभी नारुतो बोलता है, सास्के सास्के सास्के, हर कोई सास्के को जानता है, मुझे कोई क्यों नहीं जानता, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं सास्के से ज्यादा ताकतवर हूँ। और नारुतो तेजी से रॉकली की तरफ दौड़ता है। नारुतो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर रॉकली उसके हमले को डॉज कर देता है। नारुतो ये देखकर हैरान रह जाता है। रॉकली उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और रॉकली सास्के से बोलता है, सास्के उच्चीहा मैं अपनी टीम का सबसे बेहतर खिलाड़ी हूँ, तुम्हें किसका इंतजार है? सास्के भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ली अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। सास्के के बिल्कुल पीछे आ जाता है और सास्के को एक जोरदार लात मारता है। उसकी अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सास्के उसे रोकना तो दूर, उसे देख भी नहीं पाता है ठीक से। और रॉकली का किक सास्के की गाल पर लग जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। सास्के अपने मन में सोचता है कि इसके ब्लॉक करने के बावजूद भी रॉकली ने इसको कैसे मार दिया, जरूर ये कोई निंजुत्सु या गेंजुत्सु होगा। और वो रॉकली की फाइट को और भी अच्छे से एनालाइज करने के लिए अपनी शारिंगन को एक्टिव कर लेता है। साकुरा ये देखकर इंप्रेस हो जाती है। सास्के उसके जुत्सु को कॉपी करने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता और ली दूसरी बार भी उसे एक जोरदार किक मार देता है। और ली बोलता है, तो अब तुम्हें पता चल चुका होगा सास्के कि मैं कौन सा जुत्सु यूज करता हूँ, ये कोई निंजुत्सु या गेंजुत्सु नहीं है, ये है ताइजुत्सु, मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। भले ही तुम्हारे पास शारिंगन है और तुम मेरे मूव्स को कॉपी भी कर सकते हो, पर मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, तुम बहुत स्लो हो सास्के, तुम जब तक मुझे कॉपी करने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें धूल चटा चुका हूँगा। सास्के क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक जो कि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड खानदान में पैदा होते हैं और दूसरे जो कि मेरी तरह कड़ी मेहनत करके अपने अंदर टैलेंट को डेवलप करते हैं, अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। सास्के उस पर हमला कर देता है, लेकिन ली उसके सारे के सारे हमलों को डॉज करके उस पर फिर से एक किक मार देता है और सास्के जब हवा में होता है ली उसके पीछे आ जाता है और तभी उसकी हाथ की पट्टियां खुलती हैं और अचानक से एक बहुत अजीब सा ये कछुआ यहाँ पर आ जाता है। बहुत हो गया ली, सास्के नीचे गिर जाता है। साकुरा उसे बचा लेती है। नारुतो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि सास्के हार गया और एक कछुआ ली को बोलता है, तुम उस टेक्निक को यूज करने जा रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और ली बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये दोबारा कभी नहीं करूंगा। और तब यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है एक बंदे की जिसका नाम है माइट गाय और ये बंदा रॉकली और उसकी टीम का इंचार्ज होता है और रॉकली का पर्सनल ट्रेनर भी होता है और इसी के जैसा लग रहा होता है। ये दोनों भाई चंपू। सास्के अपने मन में सोच रहा होता है कि इस जोकर से कैसे हार सकता है और सजा के तौर पर माइट गाय रॉकली के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देते हैं। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और नीचे गिर जाता है। माफ करना मुझे ली, लेकिन ये तुम्हारी भलाई के लिए था। गाय सेंसे, रॉकली कुछ मत कहना। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। भाई क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग, और इनकी हरकतों को देखकर साकुरा, सास्के, नारुतो ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और डर जाते हैं कि भाई अब किसी न कर ले एक दूसरे को। ये गाय सेंसे की नजर उन तीनों पर जाती है और समझ जाता है कि काकाशी सेंसे के स्टूडेंट्स हैं। हाँ तो काकाशी सेंसे कैसे हैं? मैं काकाशी का सबसे ताकतवर राइवल हूँ। साकुरा ये देखकर बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू चंपू एक नंबर का। हट। रॉकली सुनकर गुस्सा हो जाता है, चंपू किसे बोल रही है चुड़ैल सी? और माइट गाय बोलता है, अरे 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 कोई बात नहीं ली, बोलने दो इसे चंपू। और तभी अचानक से माइट गाय इन सभी के पीछे आ जाता है और बोलता है, सास्के उच्चीहा, मेरे स्टूडेंट ने अभी तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और चुनिन एग्जाम के लिए तुम सभी को गुड लक। और ये बोलकर ये सभी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और रॉकली सास्के से बोलता है, सास्के उच्चीहा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं अपनी टीम का सबसे ताकतवर गेनिन हूँ, मेरी टीम में कोई और भी है, दरअसल मैं उसे हराना चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ वार्म अप कर रहा था और अब से तुम मेरे टारगेट रहोगे, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा सास्के उच्चीहा, और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो तुम तैयार रहना। और ये बोलकर रॉकली यहाँ से चला जाता है। सास्के बिल्कुल पागल हो जाता है और नारुतो बोलता है, क्या तुमने उसके हाथ में वो चोट देखी थी? पक्का ये ट्रेनिंग करके आया होगा। सास्के वो तुमसे भी ज्यादा मेहनत करता है। और सास्के भी अपने मन में बोलता है, चुनिन एग्जाम मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। नारुतो, साकुरा, चलो चलते हैं। और ये तीनों चुनिन एग्जाम को देने के लिए रूम नंबर 301 में जाते हैं। अब ये लोग एग्जाम देने के लिए चुनिन एग्जाम के रूम नंबर 301 में पहुंच जाते हैं और इनके सामने ककाशी खड़ा होता है। साकुरा, नारुतो, सास्के, मुझे तुम पर गर्व है, बेस्ट ऑफ लक। और जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनिन एग्जाम को देने के लिए ऑलरेडी खतरनाक से खतरनाक कैंडिडेट्स आ रखे थे। और तभी पीछे से वही इनो नाम की लड़की आ जाती है यहाँ पर और सास्के से लिपट जाती है। साकुरा देखकर बौखला जाती है और सास्के भी इसे देखकर बहुत अजीब तरह का चेहरा बना लेता है। भाई ये लड़की बहुत चाहिए प्यार। इसके बाद इनो की बाकी के टीममेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। इस बंदे का नाम है शिकामारू, जो कि इस एकेडमी का सबसे आलसी स्टूडेंट है पर सबसे इंटेलिजेंट भी। और ये है चोजी आकामिची और ये बस खाता रहता है मोटा। और तभी टीममेट के मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस लड़की का नाम है हिनाटा। ये क्यूट होने के साथ साथ बहुत शांत स्वभाव की भी है और ये नारुतो पर मरती है। और इस कुत्ते का नाम है कीबा और इसके डॉग का नाम है आकामारू और इसका नाम है शिनो। शिकामारू बोलता है, अबे तुम तीनों भी यहाँ पर आ गए। और तभी काबूटो नाम का एक बंदा यहाँ पर आ जाता है और इन सभी को डांटने लगता है लड़ने के लिए। जरा अपने आसपास देखो, तुम्हारे आसपास सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, जरा उन्हें देखो। वो हिडन विलेज के निंजास हैं। ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इनके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं होती। तुम्हें इनसे बचकर रहना चाहिए। और वैसे भी तुम इस खेल में नए हो। और बंदा इस एग्जाम में 6 बार फेल हो चुका है पर कॉन्फिडेंस फिर भी बहुत है। भाई 7वीं बार आ गया ये बंदा और बोल रहा होता है कि लकी होता है 7वां नंबर, इसलिए ये पहले 6 बार में फेल हो गया था। और शिकामारू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि भाई क्या ही बंदा है ये। और काबूटो इन्हें एक मैप दिखाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि किस किस कंट्री से कितने कितने निंजास आए हैं यहाँ पर चुनिन एग्जाम को देने के लिए। और इसका 4 साल का एक्सपीरियंस ही बताता है कि इस बार का चुनिन एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। और सास्के उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गारा और रॉकली के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और ये बंदा उन्हें ढूंढ लेता है और काबूटो इसे रॉकली की प्रोफाइल दिखाता है। रॉकली इनसे सिर्फ 1 साल ही बड़ा है और इस बंदे ने 20 बी रैंक और 11 डी रैंक मिशंस कंप्लीट किए हैं। और इसका ताइजुत्सु में किसी के साथ भी कोई मुकाबला नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी टीम में नेजी, ह्यूगा और टेंटेन भी है और कहा जाता है कि नेजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगला है सैंड विलेज का गारा। ये क्या, इसने तो 8 सी रैंक और 10 बी रैंक मिशंस कंप्लीट किए हैं। कमाल है, ये गैनिन होने के बावजूद भी बी रैंक तक कंप्लीट कर चुका है। ये तो काफी खतरनाक लगता है। देखने से लगता है कि इस एग्जाम में बहुत अजीबो गरीब लोग आए हैं इस बार। पर सबसे अजीब है साउंड विलेज। काबूटो की बातें सुनकर सारी कुड़ियां घबरा जाती हैं। साकुरा की नजर नारुतो पर पड़ती है और तभी नारुतो चिल्लाकर बोलता है, मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी और मैं तुम सभी को हराने वाला हूँ। हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नारुतो की बातें सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे चुनिन और गैनिन आ जाते हैं। और इनमें से एक ही बंदा बोलता है, चुनिन एग्जाम को शुरू करने का वक्त आ चुका है और मैं बीके मोरिनो, मैं हूँ तुम्हारा एग्जामिनर। हे तुम सब साउंड विलेज के निंजास, तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ पर लड़ सकते हो? क्या तुम सभी को फेल होना है एग्जाम के शुरू होने से पहले ही? जिस पर ये बंदे यहाँ पर कुछ बंदे लड़ रहे होते हैं, ये बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए सर, हम आगे से कुछ नहीं करेंगे। अच्छी बात है, अगली बार से मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा डिस्क्वालीफाई कर दूंगा बिना मेरी परमिशन। तो अब हम इस एग्जाम के पहले पार्ट को शुरू करते हैं। अब तुम सभी को एक नंबर दिया जाएगा और ये नंबर तय करेगा कि तुम लोग कहाँ पर बैठोगे। और अब तुम्हारा एक रिटन टेस्ट शुरू होने वाला है। और अब एक बंदा यहाँ पर पेपर्स लेकर अंदर आता है। नारुतो ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि नारुतो मेरी तरह पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अबे ये तो पेपर टेस्ट है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। नारुतो के लिए ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। नारुतो ने आज तक एक भी एग्जाम पास नहीं किया होता है रिटन वाला। साकुरा उस टेस्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही होती है। नारुतो अपने साइड में देखता है कि हिनाटा बैठी होती है और फिर हिनाटा नारुतो को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। तभी इबीके मोरिनो इस एग्जाम के कुछ रूल्स समझाने लग जाता है और मैं तुम्हें इसको एक ही बार बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। इस रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी। इस टेस्ट में तुम्हें 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। दूसरा रूल, एक टीम पूरे टीम के स्कोर्स के साथ पास या फेल होगी, जिसका मतलब है कि तुम्हारे स्कोर्स टीम्स के हिसाब से लिए जाएंगे। सभी लोग ये वाला रूल सुनकर चौंक जाते हैं, खास करके साकुरा। और वो सोचती है कि इसे सास्की पर तो पूरा यकीन है कि वो तो कर ही लेगा, पर नारुतो 1 नंबर का बेवकूफ है, ये 1 नंबर भी नहीं लेकर आ पाएगा। और तीसरा रूल है, जो तुम्हारे साइड में लोग बैठे हैं वो तुम्हें हमेशा ऑब्जर्व करते रहेंगे और जितनी बार वो तुम्हें पकड़ेंगे चीटिंग करते हुए, उतनी बार तुम्हारे पॉइंट्स घटते जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही कहता हूँ, चीटिंग बिल्कुल मत करना। उनकी आंखें बहुत तेज हैं, अगर उन्होंने तुम्हें 5 बार पकड़ लिया तो उसी वक्त तुम और तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। अगर तुम सच में एक निंजा बनना चाहते हो तो मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे कंप्लीट करते हो। और अगर किसी कैंडिडेट को 0 मिला और वो फेल हो गया तो उसकी पूरी की पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर सास्के और साकुरा बिल्कुल चौंक जाते हैं और नारुतो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इसे गलती से भी 0 मिल गया तो सास्के और साकुरा तो इसे जान से ही मार देंगे। तो अब तुम्हारे पास 10 घंटे हैं। तुम्हें 1 से लेकर 9 तक सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, लेकिन 10th क्वेश्चन तुम्हें 50 मिनट के बाद दिया जाएगा और तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब सभी कैंडिडेट्स उस एग्जाम को सॉल्व करने लग जाते हैं। साकुरा को ये टेस्ट आता होता है, लेकिन वो नारुतो की बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है, क्योंकि अगर नारुतो फेल हो गया तो सास्के और साकुरा दोनों के दोनों फेल हो जाएंगे। नारुतो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। अरे यार क्या हो गया, पता नहीं मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ, ये तो बस एक सिंपल सा टेस्ट है, मैंने तो इससे भी मुश्किल चीजें की है, मुझे बस रिलैक्स होकर इस एग्जाम को पूरा करना है। बस ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो और एक एक करके सॉल्व करते जाओ, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जाने दो, इसे रहने देते हैं। अगला देखते हैं। चलो छोड़ो, इसे भी जाने देते हैं। भाई बिल्कुल मेरी तरह कर रहा है तो। तीसरा देखते हैं। ये क्या भाई, अबे ये तो सर के ऊपर से जा रहे हैं, ये तो मेरी समझ के परे है भाई, बोल जा भाई, ये नहीं होता पास। ठीक है नारुतो घबरा मत, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे चीटिंग
चीटिंग करनी पड़ेगी। हिनाटा बोलती है नारुतो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना पेपर दिखा सकती हूँ, लेकिन नारुतो उस पर शक करने लगता है और बोलता है तुम मुझे अपना पेपर क्यों दिखाना चाहती हो हिनाटा। जिस पे हिनाटा बोलती है कि नारुतो मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग पास हो जाएं। नारुतो ये सुनकर खुश हो जाता है। नारुतो जैसे ही उसको पेपर को देखने वाला होता है तभी एक कुनाई नारुतो के साइड से नारुतो के पास से गुजरती है और उसके पीछे बैठी एक लड़की पर जाकर लगती है और वो चुनिन बोलता है मैंने तुम्हें 5 बार चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई करता हूँ। तुरंत अपने साथियों को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाते हैं और ये देखकर नारुतो डर जाता है और उसकी चीटिंग करने की इच्छा बिल्कुल मर जाती है और वो हिनाटा को मना कर देता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि नारुतो नहीं चाहता था कि हिनाटा को कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से। और हम देखते हैं कि नारुतो ये सब बोल तो चुका है पर रो रहा होता है और सोचता है भाई मेरा क्या होगा। इस तरफ साकुरा सोचती है कि वक्त आ चुका है अपना हुनर दिखाने का, बस नारुतो कोई बेवकूफी ना करते। ये सारे क्वेश्चंस कितने ज्यादा एडवांस्ड है, ये तो जेई और नीट के एग्जाम के लेवल के है। नारुतो तो इसे कभी भी पास नहीं कर सकता क्योंकि इस नारुतो से तो एनसीईआरटी तक सॉल्व नहीं होती, ये जेई कहां से सॉल्व करेगा। इसके बाद साकुरा पूरी तेजी से लिखना शुरू करती है। सासुके अपने मन में सोचता है कि ये तो गलत बात है, इन लोगों ने पेपर ही ऐसे सेट किया है कि लोग चीटिंग करने के लिए मजबूर हो जाए। सासुके को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता और जब हम चीटिंग करते हैं तो ये हमारे 2 मार्क्स कट कर देते हैं। नॉलेज को नहीं परखना चाहते बल्कि ये हमारी जानकारी इकट्ठा करने की एबिलिटी को जानना चाहते हैं। ये हमें चीटिंग करने से रोकना नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि हम लोग चीटिंग करें और पकड़े ना जाए। नारुतो तुम ये कर सकते हो, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और सासुके की ये सोच बिल्कुल सही होती है और सभी के सभी कैंडिडेट्स अपने अपनी निंजा एबिलिटीज का यूज करके चीटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि कीबा का अकामारू ये डॉग कुछ कैंडिडेट्स के पेपर को देखकर चीटिंग कर रहा होता है। इनो भी अपने एक जुत्सु की हेल्प से साकुरा की बॉडी के अंदर जाकर सभी के सभी आंसर्स को जान लेती है और वापस अपने शरीर में आकर उनको लिख रही होती है। और शिकामारू भी वो सारे आंसर्स जान लेता है और ब्याकुगन की हेल्प से अपने आगे बैठे हुए कैंडिडेट के बॉडी के आर पार देखने लगता है और उसके सभी के सभी पेपर्स के आंसर्स को जानने लगता है और उसे कॉपी करता है। सासुके भी अपना शारिंगान एक्टिव कर लेता है और अपने आगे बैठे हुए बंदे के सारे हैंड मूवमेंट्स को कॉपी करके सारे आंसर्स लिख लेता है। अब 20 मिनट बीत जाते हैं लेकिन नारुतो ने अब तक एक भी जवाब नहीं लिखा होता और नारुतो के लिए अब वो 10वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो उसका आंसर नहीं दे पाया तो नारुतो की पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब 10th क्वेश्चन को आने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। सभी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और इस नारुतो ने अभी तक एक भी सवाल नहीं लिखा है और तभी इबीके मोरिनो बोलता है अब सभी लोग तैयार हो जाओ, 10वां क्वेश्चन आने वाला है और इस क्वेश्चन के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट ये बोलती है कि इसका क्या मतलब है, अगर ये लोग मना कर दे इसको आंसर करने से तो क्या होगा। मोरिनो बोलता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये बाकियों के जवाब भी नहीं लेंगे और इन्हें पूरी तरह से 0 मिलेगा, यानी कि ये लोग फेल हो जाएंगे और इनकी पूरी की पूरी टीम भी फेल हो जाएगी। अब दूसरा रूल है कि अगर इन्होंने वो आंसर लिखा 10th क्वेश्चन का और वो गलत हो गया तो ये कभी भी इन फ्यूचर चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स चौंक जाते हैं और कीबा बोलता है ये क्या बात हुई है, हम सभी में से ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि पहले इस एग्जाम को दे चुके हैं। मोरिनो बोलता है बेचारे कितने बदकिस्मत हो तुम लोग कि इस बार मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने पहले ये रोल नहीं बनाया था लेकिन अब बना दिया है। तुम यहाँ से अभी इसी वक्त जा सकते हो और अगले साल ट्राई कर सकते हो। अब 10th क्वेश्चन का आंसर जो बंदा नहीं देना चाहता वो अपने हाथ उठा सकता है और यहाँ से जा सकता है। सभी कैंडिडेट्स ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। नारुतो और साकुरा दोनों के दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपना हाथ उठाकर हार मान लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है पर नारुतो हाथ नहीं उठाता। साकुरा को नारुतो के लिए बहुत दुख होता है और उसे देखकर सोचती है नारुतो कोई बात नहीं, अपना हाथ उठा लो यार, हमारी चिंता मत करो, हम फिर से अगले साल ट्राई कर लेंगे, हमारे बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अभी नारुतो से हार मानने की एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, ये तो कभी भी हार नहीं मानता। तो ठीक है नारुतो, मैं ही अपना हाथ उठा देती हूँ। साकुरा अपना हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी नारुतो अपना हाथ उठा देता है। नारुतो, सासुके और हिनाटा ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं पर तभी वो अपने हाथ को सामने की तरफ लेकर आता है और चिल्लाकर बोलता है चाहे कुछ भी मान लो, मैं हार नहीं मानने वाला, कभी नहीं। चाहे मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक गेनिन बनकर रह जाऊं, लेकिन मैं एक दिन होकागे जरूर बन के दिखाऊंगा। सुन लिया तुमने? और सभी लोगों के अंदर नारुतो की बातें सुनकर हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सभी के सभी अपना हार मान के यहाँ से जाने का फैसला बदल देते हैं। तभी इबीके मोरिनो नारुतो से बोलता है जरा ध्यान से बच्चे, ये फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर नारुतो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटता। और इबीके मोरिनो बोलता है तो ठीक है, अब सिर्फ एक ही चीज को कहना बाकी रह गया है और वो है तुम सभी ने चुनिन एग्जाम का पहला टेस्ट पास कर लिया है। और ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया ये। और साकुरा बोलती है एक सेकंड, ये चल क्या रहा है यहाँ पे, हम पास कैसे हो गए? तो ये बंदा बोलता है कि दरअसल ऐसा कुछ था ही नहीं, दरअसल 10th क्वेश्चन का फैसला देना ही इनका असली जवाब था और वो बाकी के जो 9 सवाल थे वो बिल्कुल एकदम टाइम वेस्ट थे, इनका टाइम वेस्ट करने के लिए दिए थे। ये बस परखना चाहता था कि ऐसे हालातों में ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये लोग कैसे जानकारी को इकट्ठा करते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं। मुझे खुशी है तुम में से कुछ कैंडिडेट्स ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके चीटिंग भी की है। चीटिंग करने में तुम लोग सफल रहे। हमेशा याद रखना कि जानकारी ना रखना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे लोग मर सकते हैं और विलेज के ऊपर भी खतरा आ सकता है। और एक और बात, 10th क्वेश्चन दरअसल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा थी, मुश्किलों को सहने की जिसमें हिम्मत नहीं है, जिन्हें मुश्किलें देखकर डर लगता है और जो लोग रिस्क लेने से कतराते हैं वो कभी भी चुनिन
नहीं बन सकते। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ये एग्जाम यहीं पर खत्म होता है। नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी खिड़की तोड़कर यहाँ पर कोई आ जाता है और बोलता है तो खुशियां मनाने का वक्त खत्म होता है और मैं हूँ तुम्हारी अगली एग्जामिनर। अगले टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। अरे एक सेकंड, ये क्या, इतने सारे बच्चे? लगता है तुम काफी लीनियंट थे इस एग्जाम के लिए, तुमने सभी को पास कर दिया। तो सुनो मेरी बात, तुम सभी लोग कल सुबह होते ही मुझसे मिलने आएंगे। अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। और सब कुछ जाने के बाद मोरिनो सभी के पेपर्स को कलेक्ट करता है और नारुतो के पेपर को देखकर बोलता है, ओह मैंने आज एक ऐसे बच्चे को पास कर दिया जिसने एक भी आंसर को नहीं लिखा। इसके बाद अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स एक जंगल के पास जाते हैं और वहाँ पर खड़ी इनकी नई इंस्ट्रक्टर बोलती है, ये इस एग्जाम का दूसरा पार्ट है, हम इस जगह को डेथ फॉरेस्ट बुलाते हैं। अब तुम सभी को बस इस जंगल के अंदर जाना है। इनकी इंस्ट्रक्टर बोलती है कि अब इन्हें पता चलेगा कि इस जगह को फॉरेस्ट ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है। नारुतो कहता है, मैं नहीं डरने वाला, समझ गई ना तुम। अब हाँ को इन सभी को एक कंसेंट फॉर्म देती है और बताती है कि इसमें अब कुछ लोगों की डेथ होने वाली है, इसलिए ये कंसेंट फॉर्म को भरना जरूरी है। ये टेस्ट एक एक्सट्रीम सर्वाइवल टेस्ट होगा। ये एरिया एक सर्कुलर रीजन है जहाँ पर एक रिवर, एक फॉरेस्ट और एक टावर भी है। यहाँ पर 44 एंट्रेंसेस हैं जो कि लॉक्ड हैं। टावर्स सभी के सभी एंट्रेंसेस से करीब 10 किलोमीटर दूर हैं। हाको बोलती है कि सभी गेनियंस को इस सर्वाइवल प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा। उन सभी को ये 2 स्क्रोल्स दिखाती है और बोलती है कि इन्हीं 2 स्क्रोल्स के ऊपर ये पूरा एग्जाम टिका हुआ है। ये है स्क्रोल ऑफ हेवन और स्क्रोल ऑफ अर्थ। और ये बताती है कि आधी टीम्स को स्क्रोल ऑफ हेवन दिया जाएगा और बाकी की टीम्स को स्क्रोल ऑफ अर्थ दिया जाएगा। और जीतने के लिए दोनों के दोनों स्क्रोल्स को इकट्ठा करके टावर तक लेकर आना है। साकुरा बोलती है कि इसका मतलब है कि अगर किसी टीम का स्क्रोल चोरी हो जाता है तो वो टीम फेल हो जाएगी। हाको बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर करना होगा। तुम्हारे पास 120 घंटे हैं और खाने के लिए भी तुम्हें फॉरेस्ट में ही कुछ ढूंढना होगा। और इस फॉरेस्ट में इंसान खाने वाले पेड़ पौधे और बहुत खतरनाक जानवर भी हैं। शिकामारू पूछता है कि क्या वो लोग क्विट कर सकते हैं क्या, पर हाको बोलती है कि अगर ये लोग एक बार अंदर चले गए तो इन्हें 5 दिन यहीं पर बिताने होंगे। और इस एग्जाम की फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर कोई टीम दोनों के दोनों स्क्रोल्स को टावर तक नहीं लेकर आ पाई तो वो फेल हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन है कि अगर किसी टीम में किसी एक टीममेट को कुछ हो जाता है या उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो रिकवर नहीं हो सकता तो वो टीम भी फेल हो जाएगी। और टावर तक पहुंचने तक कोई भी स्क्रोल के अंदर नहीं देख सकता कि उसके अंदर क्या लिखा है। ये टेस्ट किसी निंजा की रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है। अब सारी की सारी टीम्स अपने कंसेंट फॉर्म को जमा करके सभी को अपना एंट्रेंस गेट मिल जाता है और सभी लोग अपने अपने गेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। टीम 7 एक जगह पर आकर रुकती है क्योंकि नारुतो को सुसु आई होती है। नारुतो झाड़ियों के पीछे सुसु करने जाता है और वहाँ से जैसे ही वापस आता है तो सासके उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और साकुरा बोलती है कि भाई क्या हो गया सासके को, क्यों लड़ रहे हो? और सासके बोलता है, साकुरा ध्यान से देखो, नारुतो की गाल के ऊपर एक घाव था पर अभी ये घाव नहीं है और इसने नाइफ बैग भी लेफ्ट की तरफ पहना हुआ है जबकि नारुतो सिर्फ राइट की तरफ पहनता था। और फिर ये निंजा अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और साकुरा और सासके की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दरअसल ये बंदा रेन विलेज का एक निंजा होता है और उन पर हमला कर देता है। सासके थोड़ा सा पीछे हटकर फायर स्टाइल फिनिक्स फ्लावर jutsu यूज करता है पर वो निंजा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी सासके की नजर असली वाले नारुतो पर जाती है जो कि रस्सी से बंधा होता है। सासके नारुतो के ऊपर कुल्हाड़ी फेंककर उसकी रस्सियां काट देता है और तभी वो रेन विलेज का निंजा सासके के ऊपर पेपर बॉम्ब्स फेंकता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सासके बहुत मुश्किल से उस धमाके से बच पाता है। और तभी ये निंजा सासके के बिल्कुल पीछे आ जाता है। नारुतो उस निंजा पर कुल्हाड़ी फेंकता है और वो निंजा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी सासके पूरा फोकस करके अपने चाकरा को अपने पैरों के ऊपर फोकस करता है और अपने एक पैर से ही उस कुल्हाड़ी को उस निंजा के ऊपर फेंकता है। तभी सासके उसके पास आता है और उसके सीने में उस कुल्हाड़ी को घुसा देता है। सासके बोलता है, नारुतो साकुरा इसके बंदे आसपास ही होंगे, ध्यान रखो। और तभी हमें पता चलता है कि ये निंजा उनसे अकेले ही स्क्रोल लेने के लिए आया था, इसके साथ ही यहाँ पर नहीं आए थे। ये बंदा अकेला ही यहाँ पर आया था और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टीम 7 एक जगह पर आकर बैठ जाती है। तभी सासके बोलता है, सुनो मेरी बात, हमें कोई पासवर्ड बनाना होगा, एक ऐसा पासवर्ड जो कि सिर्फ हम तीनों को ही पता हो। ये दोबारा भी हो सकता है। सवाल ये होगा कि निंजास कब हमला करते हैं और जवाब ये होगा कि निंजास हमेशा सही समय आने का इंतजार करते हैं, जब उसका दुश्मन सो जाए या उसका ध्यान भटक जाए, जब उसका हथियार रात के अंधेरे में खो जाए, तभी वो निंजा हमला करता है। साकुरा और नारुतो समझ जाते हैं और नारुतो बोलता है, भाई सासके थोड़ा छोटा बना ले यार। सासके बोलता है, नहीं नारुतो तुम्हें इसी को याद रखना होगा। और तभी यहाँ पर एक जोरदार हवा आती है, किसी ने उन पर विंड स्टाइल jutsu से हमला किया होता है और ये तीनों अलग अलग दूर जाकर गिरते हैं और उन पर ये हमला करने वाले हिडन ग्रास के निंजास होते हैं। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगी। सासके झाड़ियों के अंदर छुपा होता है। जब वो बाहर आता है तो उसके सामने साकुरा यहाँ पर आ जाती है, लेकिन सासके को उस पर डाउट होता है कि ये साकुरा नहीं है और उससे पासवर्ड मांगने लगता है। साकुरा बिल्कुल सही जवाब देती है। तभी नारुतो भी यहाँ पर आ जाता है और नारुतो भी बिल्कुल सही जवाब देता है। साकुरा चैन की सांस लेती है पर सासके उस पर शक करने लगता है। सासके थोड़ी देर तक नारुतो की तरफ ही देखता रहता है और नारुतो भी स्माइल करता रहता है। फिर अचानक से सासके नारुतो के ऊपर कुल्हाड़ी फेंक देता है और सासके बोलता है, तुम बहुत चालाक हो, जितना मैं नारुतो को जानता हूँ वो इस पासवर्ड को कभी भी याद नहीं रख सकता था। अब बताओ मुझे तुम कौन हो। और उसके असली रूप में आ जाती है और पूछती है, अगर तुम्हारा साथी इस पासवर्ड को याद ही नहीं रख सकता तो तुमने ऐसा पासवर्ड बनाया ही क्यों? सासके बोलता है, वो तो बस मेरी एक चाल थी जिसमें तुम फंस गई। इस तरफ नारुतो जख्मी पड़ा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और उसे जकड़ लेता है और वो सांप नारुतो को निगल जाता है। इस तरफ निंजा उन दोनों से बोलती है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर अब बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो निंजा सासके और साकुरा को एक ताकतवर
गेंजुत्सु के अंदर डाल देता है। ये इतना खतरनाक होता है कि ये दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। सास्के सोचता है ये क्या था, इसकी खून की प्यास कितनी ज्यादा है, अभी उसकी आंखों में मैंने अपनी मौत देखी, हमें यहाँ से भागना होगा साकुरा, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, ये इंसान नहीं है। सास्के साकुरा की तरफ देखता है। साकुरा डर के मारे पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी होती है। इस तरफ नारुतो उस सांप के पेट के अंदर फंसा होता है और उसके खाने की तरह धीरे धीरे उसके पेट में डाइजेस्ट होने लगता है। और नारुतो इरुका सेंसेई, लॉर्ड होकागे, कोनोहामारु काकाशी, साकुरा इन सभी को बहुत मिस करने लगता है। लेकिन तभी नारुतो सास्के के बारे में सोचता है और बोलता है नहीं, मैं सास्के से नहीं हार सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता, जब तक मैं सास्के से ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाता मैं नहीं मरूंगा, जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता मैं नहीं मरूंगा। और तभी मल्टी शैडो क्लोन यूज करता है और सांप के पेट को फाड़कर उसके बाहर आ जाता है और ये सांप मर जाता है। इस तरफ सास्के उसके गेंजुत्सु से बाहर नहीं आ पा रहा होता और एक कुन्हाई लेकर सास्के अपने पैर पर मार देता है और साकुरा को उठाकर कहीं दूर छुप जाता है और साकुरा भी उस गेंजुत्सु से बाहर निकल जाती है। ये दोनों यहाँ पर छुपे होते हैं और तभी एक बड़ा सा सांप इन पर हमला कर देता है। सास्के बहुत मुश्किल से डॉज करके उसके ऊपर कुछ शूरिकेन्स को फेंकता है। वो सांप घायल हो जाता है, लेकिन तभी उस सांप को फाड़कर वो अजीब सा निंजा बाहर आ जाता है और सास्के के ऊपर किसी सांप की तरह हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी कुनाइस आकर उसे रोक देती हैं और हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर आ चुका है और बोलता है माफ करना सास्के, पर हीरोज की एंट्री हमेशा आखिरी में ही होती है। वैसे वो पासवर्ड क्या था भूल गया भाई मैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे हो, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। सास्के बोलता है नारुतो ओए भाग जा यहाँ से, हम इसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। सास्के अपने मन में सोचता है कि इस नारुतो जैसे बेवकूफ लड़के को समझाने का कोई भी मतलब नहीं, अब एक ही रास्ता है। ओए तुम्हें ये चाहिए ना, ठीक है तुम इसे ले सकते हो, पर लेने के बाद यहाँ से चले जाओगे। नारुतो बोलता है सास्के क्या हो गया है तुम्हें, वो हमारा स्क्रॉल है, तुम उसे किसी दुश्मन को कैसे दे सकते हो। सास्के बोलता है अपना मुंह बंद रख। सास्के की बातें सुनकर वो निंजा बोलता है तो आखिर में वो कहावत सच ही निकली, जब कोई निंजा खुद को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को भी कुर्बान कर देता है। सास्के उसकी तरफ उस स्क्रॉल को फेंकता है, पर तभी नारुतो उस स्क्रॉल को कैच कर लेता है और एक डाली पर आकर खड़ा हो जाता है। नारुतो को ऐसा करने की वजह से सास्के उस पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और सास्के उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही नारुतो उस पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर साकुरा चौंक जाती है और सास्के बोलता है नारुतो तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। नारुतो बोलता है मुझे नहीं पता कि पासवर्ड क्या है, पर मुझे इतना पता है कि मैं नारुतो हूँ, पर तुम सास्के कभी नहीं हो सकते। जिस सास्के को मैं जानता हूँ वो इस तरह से कायरपंती कभी नहीं करता, वो कोई कायर नहीं है, वो कभी भी डर के नहीं भागता, और अगर तुम वो हो तो मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपना राइवल माना। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो मैं उसका सामना करूंगा। नारुतो की बातें सुनकर सास्के बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसके बाद निंजा समनिंग जुत्सु का यूज करता है और ये सांप फिर से यहाँ पर आ जाता है। भाई तीसरी बार आया ये, और ये सांप नारुतो पर हमला करने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं। नारुतो बुरी तरह से पिट रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। ये निंजा नारुतो पर एक बहुत खतरनाक अटैक करता है और नारुतो नीचे जाकर गिरता है और उसे जान से मारने के लिए एक आखिरी हमला करता है उस पर तभी नारुतो के अंदर से नाइन टेल चाकरा निकलने लगता है और वो उठकर जानवरों की तरह उस सांप के ऊपर हमला करने लग जाता है। नारुतो के ऐसा करने की वजह से वो सांप पीछे हटने लगता है और ये दोनों हैरान रह जाते हैं कि नारुतो के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है। उसके बाद वो निंजा एक ताकतवर फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है। नारुतो एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है और अब सास्के पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तभी नारुतो सास्के के बिल्कुल सामने आ जाता है और उस सांप को रोक देता है। सास्के की जान बचा लेता है और नारुतो सास्के को देखकर बोलता है क्या हुआ सास्के, लगी तो नहीं, बुज़दिलों की तरह डर के मारे खड़े हो एक जगह पर, क्या तुम सच में सास्के हो। तभी सास्के को याद आता है जब उसने नारुतो को एक भीगी बिल्ली कहा था। तभी वो निंजा नारुतो को अपनी जीभ से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो 12 साल पहले जो हादसा हुआ था आखिर वो सच निकला, वो नाइन टेल्स वाला बच्चा सच में एग्जिस्ट करता है। मैंने देखा था कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम्हारा नाइन टेल का चाकरा बाहर निकलने लगता है। ठीक है तो मुझे ये करना ही होगा। वो नारुतो की शर्ट को अपनी जीभ से ऊपर उठा देता है और उसके ऊपर जहाँ पर नाइन टेल की सील होती है वहाँ पर एक और सीलिंग जुत्सु मार देता है, जिससे कि जब नारुतो को जरूरत होगी तब नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर नहीं निकल पाएगा। उस सीलिंग जुत्सु की वजह से नारुतो बेहोश हो जाता है और वो निंजा नारुतो को दूर फेंक देता है। साकुरा ये देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है सास्के तुम नारुतो को हमेशा लूजर बोलते हो, पर वो कम से कम तुम्हारी तरह बुज़दिल तो नहीं है, उसने कम से कम कोशिश तो की, वो बुज़दिल नहीं है। सास्के को उसकी बातें सुनकर अपने पास्ट की याद आने लगती है कि कैसे उसके बड़े भाई ने एक रात के अंदर ही उसके पूरे के पूरे क्लैन को मारकर खत्म कर दिया था, जिसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। भाई बहुत खतरनाक स्टोरी थी। अब इसके बाद सास्के अपनी शारिंगान को एक्टिव कर लेता है और उससे दोबारा से लड़ने के लिए बढ़ता है। इस तरफ हम फॉरेस्ट के बाहर 3 लोगों की लाशों को देखते हैं। उनका चेहरा मिट चुका होता है और आनको सेंसे भी यहाँ पर पहुंच जाती है और बोलती है ये तो विलेज हिडन ग्रास के निंजास है, इनको मारने के साथ साथ इनका चेहरा भी मिटाया गया है, इसका मतलब ये उसी दरिंदे का जुत्सु है। क्या वो इस विलेज में वापस आ गया और वो चूनिन एग्जाम के वक्त पर यहाँ पर क्या कर रहा है। और बोलती है ओए तुम तीनों सुनो मेरी बात, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जाओ इस इंसिडेंट को लॉर्ड होकागे तक पहुँचा दो और अंबू ब्लैक ऑप्स के टीम को इस फॉरेस्ट के अंदर भेजो फटाफट, हमें सभी कैंडिडेट्स को बचाना होगा। मैं उस जंगल के अंदर जा रही हूँ, जाओ और जो मैंने बोला उसे पूरा करो। और लड़की उस जंगल के अंदर जाने लगती है। इस तरफ सास्के अपने पास्ट को याद करता है और तभी सास्के अपने मन में सोचता है अगर मैं इस राक्षस को नहीं मार सकता तो मैं अपने बड़े भाई को कैसे मारूंगा, मैं कैसे उससे बदला लूंगा। ये निंजा सोचता है बहुत बढ़िया, अब तुम लड़ने के मूड में आ चुके
चुके हो, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूं। इसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सास्की अपनी शारिंगन की वजह से बहुत ज्यादा एडवांटेज में होता है और अपने फायर स्टाइल जुत्सु से उस पर हमला करता है, लेकिन उस निंजा को एक खरोंच तक नहीं आती है। सास्की पूरा कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है और निंजा सास्की के ऊपर विंड स्टाइल जुत्सु से हमला करता है, पर सास्की उसे डॉज कर लेता है और सास्की अचानक से उस निंजा को पकड़कर उसे नीचे गिराकर उसका सिर फोड़ देता है। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया, पर वो सिर्फ उसका एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था। तभी वो निंजा अचानक से आकर सास्की के मुंह पर और उसके शरीर पर हमला कर देता है और घूंसों की बरसात कर देता है। सास्की दूर जाकर गिरता है, पर तभी हम देखते हैं कि सास्की ने उस निंजा की पीठ के ऊपर मिनी एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स लगा रखे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है और उसका ध्यान हटते ही सास्की उसे एक पेड़ से बांध देता है और पूरी ताकत के साथ उस पर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु का यूज करता है। पूरा पेड़ जलकर खाक हो जाता है और इन दोनों को लगता है कि उस बंदी का खेल खत्म हो चुका है और एक चैन की सांस लेते हैं। पर तभी वो निंजा यहाँ पर आ जाता है। साकुरा और सास्के उसे जिंदा देखकर चौंक जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि जिस ग्रास विलेज के निंजास का चेहरा इस बंदे ने चुरा लिया था वो थोड़ा सा फट जाता है और उसके असली चेहरे की झलक हमें देखने को मिलती है। और निंजा बोलता है, मानना पड़ेगा सास्के, इतनी कम उम्र में तुमने अपने शारिंगन को इतना बेहतरीन तरीके से यूज करना सीख लिया है। पर एक बात बताओ, क्या तुम सच में इताची उचिहा के भाई हो? सास्के उसका नाम सुनकर चौंक जाता है और उस निंजा से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? तुम क्या चाहते हो? और निंजा बोलता है, मेरा नाम ओरोचिमारू है और तुमने मुझे इम्प्रेस किया है सास्के। तुम्हारे अंदर पैदाइशी हुनर है, इसीलिए मैं तुम्हें एक नायाब तोहफे। यहाँ पर एक कर्ज मार्क बन जाता है। मेरे 3 चेले तुम पर हमला करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी दी हुई ताकत का इस्तेमाल तुम कैसे करते हो सास्के। और ओरोचिमारू यहाँ से चला जाता है। उस कर्ज मार्क की वजह से सास्के को बहुत ज्यादा पेन होता है और सास्के बेहोश हो जाता है। नारुतो भी बेहोश पड़ा होता है और अब साकुरा बिल्कुल अकेली होती है यहाँ पर। ओरोचिमारू, तुम जैसे लोगों को मर जाना चाहिए और ये काम मैं खुद करूंगी, क्योंकि वो तुम हो जिसने मुझे सब कुछ सिखाया था सेंसे। इसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। हनको सेंसे ओरोचिमारू को लगभग पकड़ ही लेती है और मुझे सास्के उचिहा बहुत पसंद आ चुका है। मैंने उसे वही कर्ज मार्क दे दिया है जो मैंने कभी तुम्हें दिया था। वो लड़का मेरे लिए बहुत काम का है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम उसे भी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चुनिन एग्जाम रुकना नहीं चाहिए। अगर ये एग्जाम रद्द किया गया तो मैं पूरे हिडन विलेज को तबाह कर दूंगा। और ऐसा बोलकर ओरोचिमारू यहाँ से गायब हो जाता है। अब हानको सेंसे कुछ सोल्जर्स को बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है और ओरोचिमारू वापस आ चुका है। ये सुनकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। ओरोचिमारू, इसका मतलब है हमें इस एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वो पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? लॉर्ड होकागे को हमें इस इन्फॉर्मेशन को देना होगा। मैं खुद उनसे बात करूंगी। और इस तरफ गाय सेंसे की टीम एक नदी के पास रेस्ट कर रही होती है और नेजी बोलता है, जैसा हमने प्लान किया था हम लोग अलग अलग हो जाएंगे और हमें कल वापस यहाँ पर आकर मिलना है। और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ नारुतो और सास्के बेहोश पड़े होते हैं और साकुरा इनकी बेबी सिटिंग कर रही होती है। अब इसके बाद साकुरा कुछ गीली पट्टियों से सास्के का बुखार कम करने की कोशिश करती है। साकुरा सो जाती है, पर एक भयानक सपने से उसकी नींद सुबह जाकर खुलती है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। साकुरा ये सुनकर डर जाती है, पर देखती है कि यहाँ पर एक गिलहरी थी। भाई कितनी क्यूट है ये, और एक नाई फेंककर उसे भगा देती है। क्या हो गया भाई साकुरा को? इस तरफ नेजी कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर सामने कुछ छुपा हुआ है और यहाँ पर टीममेट छुपी होती है। शिकामारू, चोजी और इनो नेजी के सामने आ जाते हैं और इनो बोलती है कि उन सभी को नेजी से मिलकर अच्छा लगा और ये नेजी का ऑटोग्राफ चाहते हैं। नेजी उन पर ध्यान नहीं देता। तभी इनो एक अपनी कातिलाना अदाओं से उसे रिझाने की कोशिश करती है, पर नेजी उसे गेट लॉस्ट बोलकर यहाँ से चला जाता है। इनो को गुस्सा आता है, ये क्या बात हुई भाई, मैं सेक्सी नहीं हूँ क्या? इस तरफ साउंड विलेज के निंजास सामने आ जाते हैं और साकुरा को बोलते हैं कि उसे सास्के के साथ फाइट करनी है, पर साकुरा बोलती है, मुझे पता है तुम लोग ओरोचिमारू के आदमी हो। साउंड निंजा बोलता है, ए लड़की, हम सास्के के साथ साथ तुझे भी मार गिराएंगे। ये साउंड निंजा आगे बढ़ता है और एक ट्रैप को पहचान जाता है। वो समझ जाता है कि साकुरा ने उस कुन्हाई को उस गिलहरी से बचने के लिए नहीं, बल्कि उस कुल्हरी को उस ट्रैप से गिरने से बचाया था। तभी वो साउंड निंजा अपने दोनों टीममेट्स को साकुरा को जान से मारने के लिए बोलता है। ये तीनों हवा में जंप करते हैं। साकुरा एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, पर उस ट्रैप को भी साउंड निंजास हरा देते हैं। और तभी रॉकली यहाँ पर आ जाता है और उन सभी को पीछे हटा देता है। पूछने पर रॉकली अपना इंट्रो देता है, मेरा नाम है रॉकली और मैं साकुरा पर मरता हूँ। साकुरा रॉकली से पूछती है, ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे जंपू? रॉकली बोलता है, तुम मुसीबत में थी ना साकुरा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आ गया। साकुरा बोलती है, पर भाई मैं तेरी दुश्मन हूँ, अभी एग्जाम चल रहा है। ली बोलता है, मैंने तुम्हें एक दिन कहा था ना साकुरा कि मैं तुम्हें तब तक प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। साकुरा ली को थैंक्स बोलती है और ली खुशी से रोता हुआ मन में सोचता है, अब तो भाई हो ही जाएगी ये सेट, गाय सेंसे मैंने कर दिखाया। इसके बाद साउंड निंजा दूसरे निंजा को जाकू कहकर बुलाता है और उसे सास्के को संभालने के लिए बोलता है और बोलता है कि ली और साकुरा को वो मार देगा। वो निंजा उस पर हमला करता है, लेकिन ली उसे डिफेंड कर लेता है और बोलता है कि उसने पहले भी उसके इस अटैक्स को देखा है। इस तरफ टीम 8 भी टीम 7 को और रॉकली वगैरह को देख रही होती है और इस तरफ नेजी और टेन रॉकली का वेट कर रहे होते हैं उसी लोकेशन पर आने के लिए, पर ली अभी तक वापस नहीं आया होता, जबकि वो टाइम का कितना पंक्चुअल होता है। नेजी और टेन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ली याद करता है कि उसे गाय सेंसे ने एक jutsu सिखाया था जिसे सिर्फ वो ही सीख पाया था। ये एक फॉरबिडन jutsu होता है क्योंकि इससे मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और इसे तभी यूज करना जब तुम्हें किसी अपने लव्ड वंस की जान बचानी हो। और ली के लिए वो प्रीशियस इंसान साकुरा होती है। भाई क्या दिखता है इनको साकुरा में ऐसा, मुझे तो पसंद नहीं है लड़की है। रॉकली उस लोटस टेक्निक को यूज करने लग जाता है और वो उस निंजा को पहले हवा में उछालता है और फिर पीछे से जाकर अपनी हाथ की पट्टियों में उसे बांध लेता है और सिर के बल नीचे गिरता है। पर
जाकू उस ग्राउंड को सॉफ्ट कर लेता है और साउंड निंजा को कुछ नहीं होता। अब ली उस फॉरबिडन जुत्सु को यूज करके बहुत थक जाता है। साउंड निंजा ली पर हमला करता है और ली को चक्कर आने लगते हैं और अब उसे ठीक से दिखाई तक नहीं देता है। मेरा अटैक फिजिकल नहीं बल्कि साउंड अटैक है। साउंड निंजा बताता है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से कान के पर्दे फट जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होने लगते हैं और मैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, जिससे कि मैं एक बहुत बड़े पत्थर को भी चूर चूर कर सकता हूँ। साउंड निंजा तेजी से साकुरा की तरफ बढ़ता है। ली उसे रोकने के लिए किक मारने की कोशिश करता है पर साउंड अटैक की वजह से उसे नहीं रोक पाता। साउंड निंजा फिर से उसके कानों पर हमला करता है और अपने चक्रा से साउंड वेव को कंट्रोल करता है और ली के कानों को नुकसान पहुंचाता है। ली भी नीचे गिर जाता है। अब साकुरा एकदम अकेली पड़ जाती है और टीम 8 चुपके से पीछे ये सब देख रही होती है। शिकामारू इनो से पूछता है कि क्या वो साकुरा की हेल्प नहीं करना चाहती, क्योंकि ये कभी साकुरा की बहुत अच्छी दोस्त भी हुआ करती थी। और इनो उसी वक्त को याद करने लगती है जब साकुरा उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। और एक दिन साकुरा बताती है कि वो भी सास्के को लाइक करती है और उसके बाद से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इनो साकुरा की हेल्प करना चाहती है पर वो भी डरी होती है। साकुरा फाइट करने की कोशिश करती है पर कोई भी असर नहीं होता। एक साउंड गर्ल साकुरा को बालों से पकड़ लेती है और जाकू को बोलती है कि सास्के को साकुरा की आंखों के सामने मारे। साकुरा सोचती है कि इस बार भी वो बिल्कुल यूजलेस निकली, वो किसी के भी काम नहीं आ पाई और ये सोचकर रोने लगती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और इस तरफ कर्स मार्क से कुछ डार्क कलर की एनर्जी निकल रही होती है। जाकू सास्के को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साकुरा एक कुनाई निकालती है और वो साउंड गर्ल बोलती है अब इसका कोई भी असर नहीं होने वाला। साकुरा हंसती है और अपने पीछे के बाल जो कि उस लड़की ने पकड़े हुए थे उन्हें काट देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साकुरा मन में उस समय को याद करती है जब नारुतो, सास्के और ली ने उसकी जान बचाई थी। साकुरा बोलती है कि अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो भी स्ट्रॉन्ग बने, हमेशा बाकी के लोग इसे आकर बचाते हैं। अभी लेडी निंजा साकुरा पर हमला करती है और देखते हैं कि यहाँ पर साकुरा का सब्स्टिट्यूशन होता है। साउंड निंजा साकुरा के मूवमेंट्स को रीड करने की कोशिश करता है। साकुरा उस पर शूरिकेन से हमला करती है पर जाकू डिफेंड कर लेता है और वापस साकुरा पर अटैक करता है। लेकिन इस बार भी साकुरा का सब्स्टिट्यूशन ही होता है। वहाँ पर जाकू को पता चलता है कि साकुरा ऊपर से आ रही है। जाकू उस पर कुन्हाई फेंकता है और इधर उधर देखता है कि साकुरा कहाँ से आएगी। जाकू देखता है कि जिस साकुरा पर उसने कुन्हाई मारी थी वो ही असली वाली साकुरा थी, ना कि कोई सब्स्टिट्यूशन। साकुरा इतने सारी कुन्हाई लगने के बाद भी जाकू की आर्म पर कुन्हाई मार देती है और उसकी दूसरी आर्म को अपने दांत से चबा देती है। जाकू उस पर लगातार पंचेस मारता है पर साकुरा अपनी पकड़ को नहीं छोड़ती। इनो ये देखकर हैरान रह जाती है। इनो को याद आता है कि जब वो पहली बार साकुरा से मिली थी तब साकुरा रो रही थी क्योंकि इतना बड़ा माथा होने की वजह से साकुरा को सब लोग चिढ़ाते थे। और इनो उससे उसका नाम पूछती है और अपना नाम भी बताती है। अगले दिन इनो साकुरा को एक हेयर बैंड गिफ्ट करती है और समझाती है कि वो जितना अपना फोरहेड छुपाएगी उतना ही लोग उसे चिढ़ाएंगे। इनो याद करती है कि जब साकुरा ने कहा था कि वो भी सास्के को लाइक करती है तब उसने ये भी कहा था कि सास्के को लंबे बाल पसंद है, इसलिए वो भी लंबे बाल रखेगी। इनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि साकुरा ने अपने लंबे बालों को काट दिया था। अब जाकू साकुरा को दूर फेंक देता है पर तभी टीममेट साकुरा को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। भाई फाइनली क्या कर रहे थे लोग भाई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के किसी सपने में होता है जहाँ सास्के को एक और सास्के दिखाई देता है जो कि उम्र में उससे छोटा होता है। छोटा सास्के रो रहा होता है और बोलता है कि सास्के के पेरेंट्स को इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। सास्के और छोटे सास्के के सामने उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी आ जाती है और इस सपने से हमें पता चलता है कि सास्के के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसके बारे में हमें अगले पार्ट्स में पता चलने वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सास्के से अभी भी डार्क चक्रा निकल रहा होता है। इनो, चोजी और शिकामारू साकुरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जाकू चोजी को मोटा बुलाता है। चोजी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और शिकामारू अपने मन में सोचता है भाई ये नहीं बचता, अब चोजी बहुत गुस्से में आ जाएगा। जाकू बोलता है ओए मोटे भाग जा यहाँ से। चोजी गुस्से में आ जाता है और बोलता है अबे ओ मैं मोटो नहीं हूँ, ठीक है ना। और फिर ये टीममेट अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को बनाती है और चोजी स्पेशल एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इसके बाद चोजी लीफ स्टाइल जुत्सु से अपने हाथों, पैरों और गर्दन को छुपा के एक बोल्डर की तरह बन जाता है और स्पिन करते हुए आगे बढ़ता है। पर जाकू उसे उसकी अल्ट्रासोनिक वेव से रोकने की कोशिश करता है पर चोजी ऊपर हवा में उठ जाता है और नीचे जाकू की तरफ आता है। तभी साउंड निंजा जाकू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर अचानक से रुक जाता है और देखता है कि वह शिकामारू के शैडो पोजेशन जुत्सु में है। दरअसल ये टेक्निक शिकामारू के क्लैन की एक स्पेशल एबिलिटी है। ये एक कैकी गेंकाई है जिससे कि शिकामारू किसी भी शैडो को पकड़कर उसे पैरालाइज कर सकता है और वो इंसान जो उसकी पोजेशन में होगा वो हिल नहीं सकता। और हम देखते हैं कि ये डोसु, इस बंदे का नाम डोसु है, ये बहुत अजीब तरह से खड़ा होता है और ये शैडो पैरालिसिस जुत्सु में फंस चुका है। चोजी की अटैक डॉज करते करते जाकू की भी कंडीशन खराब होने लगती है और इनो किन की बॉडी के अंदर घुस जाती है और इनो बोलती है कि अगर जाकू और डोसु इसी वक्त नहीं रुके तो वो किन को मार देगी। जाकू और डोसु हंसते हैं और इनो यानी कि किन पर हमला कर देते हैं और किन की बॉडी और इनो की बॉडी दोनों ही इंजर्ड हो जाती हैं। इनो पूछती है कि भाई तुम कैसे टीममेट्स हो, तुमने अपने ही टीममेट पर हमला किया। डोसु बोलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पर्पस सिर्फ सास्के है। और जैसे ही शिकामारू का जुत्सु वीक होने लगता है और इसका जुत्सु सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही चल पाता है और इस तरफ टेन और नेजी ली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और नेजी जब ली की हालत देखता है तो नेजी को गुस्सा आ जाता है और अपना ब्याकुगन एक्टिव कर लेता है। ब्याकुगन एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ये देखकर जाकू और डोसु हैरान रह जाते हैं और नेजी को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। नेजी एक चाकरा देख रहा होता है और नेजी बोलता है अब मुझे फाइट की जरूरत नहीं है। इस तरफ सास्के की बॉडी को डार्क चाकरा ने पूरी तरह से कवर कर लिया होता है। सास्के अपने ड्रीम में देखता है कि छोटा सास्के बोलता है मेरे पास पावर नहीं थी इसलिए
मेरे पेरेंट्स को मरना पड़ा, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इन्हें बचा लेता। और तभी सास्के को होश आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उस डार्क चक्रा के अंदर कवर होती है और सास्के बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। सब लोग सास्के की इस फॉर्म को देखकर हैरान रह जाते हैं। सास्के का शारिंगान एक्टिव हो जाता है और उसके कर्स मार्क्स पूरी की पूरी बॉडी पर कवर हो जाते हैं और रेड कलर से ग्लो करने लगते हैं। सास्के साकुरा को बताता है कि अब वो अपनी पूरी पावर को महसूस कर पा रहा है और उसे ये ताकत ओरोचिमारू ने दी थी। तभी सास्के को होश आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उस डार्क चक्रा में कवर्ड होती है। सास्के बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। सभी लोग उसकी इस फॉर्म को देखकर हैरान रह जाते हैं। सास्के बोलता है कि अब उसे एहसास हुआ है कि वो एक एवेंजर है और उसे और भी ज्यादा ताकत हासिल करनी होगी, चाहे फिर उसके लिए उसे डेविल के साथ ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। डोसू सास्के की कर्स मार्क्स को देखकर हैरान रह जाता है। सास्के साकुरा से पूछता है कि साकुरा को किसने चोट पहुंचाई थी। जाकू बोलता है, हाँ मैंने किया है ये सब, क्या कर लेगा वे। शिकामारू इनो को अपनी बॉडी में वापस आने के लिए बोलता है और चोजी को भी छिपने के लिए बोलता है कहीं पर। सास्के जाकू की तरफ गुस्से से देखता है और सास्के के कर्स मार्क्स और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और ग्लो करने लगते हैं। डोसू बुरी तरह से डरा होता है। जाकू अपने सुपरसोनिक स्लाइसिंग अटैक से सास्के पर हमला करता है और जैसे ही ये अटैक खत्म होता है तो जाकू सोचता है कि अब तो सास्के के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। सास्के अपनी जगह से गायब होता है, पर तभी सास्के जाकू के ठीक पीछे आ जाता है और उसे मारकर दूर फेंक देता है। सास्के फायरबॉल जुत्सु से जाकू पर हमला करता है, पर जाकू अपने अल्ट्रावेव अटैक से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। फायर खत्म होते ही उसमें से कुछ शूरिकेन्स बाहर निकलते हैं और जाकू को लग जाते हैं और तभी सास्के पीछे से जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर अपना पैर रख देता है। सास्के जाकू की बाहें पीछे की तरफ खींचने लगता है और उन्हें तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और डर जाते हैं कि सास्के कोई शैतान बन चुका है और बोलता है, तो अब सिर्फ एक बचा है, अब तुम्हारी बारी है। साकुरा मन में सोच रही होती है कि सास्के जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। साकुरा दौड़कर जाती है और सास्के को पीछे से गले लगा लेती है और उसे रुकने के लिए बोलती है और फिर सास्के के कर्स मार्क्स वापस से नॉर्मल होने लग जाते हैं। डोसो अपना स्क्रॉल सास्के को देने लगता है और बोलता है, सास्के तुम जैसे अभी हो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मुझे फिर से तुमसे लड़ने का मौका मिला तो मैं भागूंगा नहीं, पर इस वक्त मुझे कुछ कंफर्म करना है। साकुरा डोसो से पूछती है कि ये ओरोचिमारू कौन है और इस सास्के से क्या चाहता है, जिस पे डोसो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस ऑर्डर्स मिले थे। और डोसो अपने मन में सोचता है कि ये ओरोचिमारू ने इसे सास्के को जान से मारने के लिए बोला था, पर इसने पहले ही इससे मुलाकात कर ली और इसे कर्स मार्क्स भी दे दिए। और डोसो और उसकी टीम यहाँ से चली जाती है और नेजी भी सास्के की इस फॉर्म को देखकर हैरान रह जाता है और नारुतो को भी होश आ जाता है। वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं होता लेकिन जिंदा हो जाता है और सास्के इस पावर को यूज करके बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और कांप रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोजी और शिकामारू मिलकर नारुतो को होश में लाते हैं। साकुरा सास्के के पास बैठी होती है और इनो ली को लेकर आती है। नारुतो भी होश में आ जाता है और देखता है कि साकुरा के बाल कटे हुए हैं। नारुतो भागकर साकुरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके बालों को क्या हुआ। साकुरा बोलती है कि उसने एक नई लुक ट्राई करने के लिए ये सब किया। साकुरा बताती है कि ये शिकामारू वगैरह सभी लोग इनकी हेल्प करने यहाँ पर आए थे और तभी टेंटेन यहाँ पर आती है और रॉकली को डांटती है कि वो क्या सोचकर अकेले ही उन साउंड निंजास से भिड़ पड़ा। रॉकली बोलता है साकुरा खतरे में थी और उससे ये देखा नहीं गया। साकुरा रॉकली को दिल से थैंक यू बोलती है। पहले साकुरा को रॉकली अच्छा नहीं लगता था, पर अब उसे पसंद आने लगा है रॉकली। रॉकली रोने लगता है और बोलता है, नहीं साकुरा मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अगली बार मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। सास्के हैरान हो जाता है कि रॉकली की ये हालत कर दी है उन साउंड निंजास ने, क्या सच में वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। नेजी भी सोचता है कि सास्के तो बहुत पावरफुल ओपोनेंट है। इस तरफ हम देखते हैं कि आकामारू बहुत ज्यादा डरा होता है। शिबा बोलता है कि आकामारू वो सब सीन्स देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। कीबा एक फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोगों को 2 स्क्रोल्स मिल चुके थे और ये सभी लोग टावर की तरफ जा रहे थे और तभी इन्हें कुछ स्मेल आती है और कीबा हिनाटा को उस जगह से 1 किलोमीटर दूर तक अपनी ब्याकुगान से देखने के लिए बोलता है। हिनाटा अपनी ब्याकुगान की पावर को यूज करती है और उसे यहाँ पर गारा दिखाई देता है, वही गारा जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। और यहाँ पर एक फाइट चल रही होती है और इसके बाद ये तीनों झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी फाइट को देखने लगते हैं। पर आकामारू बहुत ज्यादा डरने लगता है और कीबा ने आज से पहले आकामारू को इतना ज्यादा डरा हुआ नहीं देखा था। हम देखते हैं कि गारा, कोनकुरो और एक तीसरी लड़की एक तरफ खड़े होते हैं और इस तरफ किसी और विलेज के निंजास खड़े होते हैं। उसमें से एक लड़की के फेस के ऊपर स्कार्स होते हैं और बोलते हैं सैंड विलेज के निंजास बेवकूफ होते हैं, सामने से हमसे लड़ने आ गए। तभी आकामारू कुछ बताता है और कीबा उन्हें ट्रांसलेट कर बोलता है कि आकामारू के हिसाब से ये जो सामने ये जो स्कार वाला बंदा है ये अभी खतरे में है। गारा फाइट के लिए रेडी होता है, लेकिन कानकुरो गारा को समझाता है कि पहले ये पता कर लें कि सामने वाली टीम के पास कौन सा स्क्रोल मौजूद है, वरना इनकी फाइट बेकार हो जाएगी। गारा बोलता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गारा उन निंजास को अब जान से मारना चाहता है। स्कार फेस वाला निंजा गुस्सा हो जाता है और अपनी पीठ पर लगे कुछ एम्ब्रेलास को हवा में उछालता है और अपने निंजित्सु को यूज करके उनसे गारा पर हमला करता है। उन एम्ब्रेलास से आयरन नीडल्स निकलती हैं, लेकिन गारा के चारों तरफ से वो सैंड उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। स्कारफेस निंजा हर डायरेक्शन से गारा पर हमला करता है, पर गारा पर स्क्रैच तक नहीं आता। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कीबा बोलता है कि गारा की सैंड से ब्लड की स्मेल आती है। गारा की पीठ के ऊपर ये जो बोरा सा है और उसके अंदर जो सैंड है वो चीज गारा को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करती है और गारा निंजुत्सु से उस सैंड को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बाद स्कारफेस निंजा भागते हुए गारा की तरफ आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गारा अपने हाथ को आगे करता है और सैंड कफ निंजुत्सु का यूज करता है और उस निंजा की पूरी बॉडी को सैंड से कवर कर देता है और उसे हवा में लटका देता है।
है। इसके बाद गारा अपने हाथ को बंद करता है और सैंड निंजुत्सु यूज करके उस निंजा की बॉडी को क्रश कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद गारा उसके 2 निंजास को भी मार देता है। इसके बाद कीबा, हिनाटा और शिबो यहाँ से भाग जाते हैं। कोनकुरो दिखता है कि ओपोनेंट टीम के पास वही स्क्रोल था जो कि गारा की टीम को चाहिए था और गारा बोलता है कि उसे और खून करना है। उसकी खून करने की तलब शांत नहीं हुई है, पर तेमारी के समझाने पर गारा शांत हो जाता है और इसी की वजह से अकामारू डरा हुआ था। अब हम देखते हैं कि गारा और शिबा की टीम उन टावर्स पर पहुंच जाती है। इस तरफ आंको बैम्बू कॉप्स के साथ कुछ बात कर रही होती है। तभी एक निंजा यहाँ पर आता है और उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है कि गारा की टीम सिर्फ 90 मिनट्स में ही उस टावर तक पहुंच चुकी है, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया और पूरे के पूरे टेस्ट में गारा को एक खरोंच तक नहीं आई है। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इस तरफ नारुतो, सास्के और साकुरा तीनों कुछ खाना पका रहे होते हैं और सास्के बोलता है हमें इस जंगल में 4 दिन हो चुके हैं पर अभी तक हमें हेवंस स्क्रोल नहीं मिला। और इस तरफ नारुतो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि फिश कब पकेगी और कब इसे खाएगा। नारुतो को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अब इस तरफ हम लीफ विलेज की एक दूसरी टीम को देखते हैं जो कि एक जगह पर आकर रुक जाती है और आपस में लोग बात करते हैं कि पता नहीं अब इस फॉरेस्ट में हेवंस स्क्रोल बचा भी होगा या नहीं। अभी तक सभी के सभी निंजास उस स्क्रोल को कलेक्ट करके टावर तक पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद उनमें से एक निंजा खाना ढूंढने के लिए चला जाता है और बाकी 2 निंजास यहीं पर बैठे होते हैं। इस तरफ सास्के बोलता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी उस स्क्रोल को ढूंढना होगा वरना ये लोग हार जाएंगे और टेस्ट खत्म होने को अब सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। और नारुतो चीटिंग करने के बारे में सोचता है और बोलता है कि क्यों ना हम एक और स्क्रोल बनाएं चीटिंग करके, पर साकुरा उसे मना कर देती है और नारुतो उस स्क्रोल को खोलने के बारे में बोलता है, लेकिन साकुरा उसे फिर से मना कर देती है क्योंकि इस टेस्ट के रूल में किसी भी हालत में उस स्क्रोल को नहीं खोला जा सकता। पर नारुतो उसकी बात नहीं सुनता और स्क्रोल को खोलने लगता है। इस तरफ दूसरा निंजा भी उस स्क्रोल को खोलने लगता है और स्क्रोल को ओपन करने जा रहा होता है और जैसे ही उसे खोलते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं। उनका तीसरा टीममेट भी यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि इसके दोनों के दोनों टीममेट्स बेहोश पड़े हैं और वो स्क्रोल खुला हुआ है। इस तरफ नारुतो उस स्क्रोल को खोलने ही वाला होता है कि तभी काबूटो यहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है और सास्के भी यहाँ पर आ जाता है और नारुतो को डांटने लगता है। काबूटो बताता है इस स्क्रोल के अंदर एक हिप्नोसिस जुत्सु लिखा हुआ है जिसको देख के निंजास बेहोश हो जाते हैं और टेस्ट खत्म होने के बाद ही होश में आते हैं। काबूटो को दोनों के दोनों स्क्रोल्स मिल चुके हैं और वो अपने टीममेट्स का वेट कर रहा होता है। काबूटो जाने लगता है लेकिन तभी सास्के उसे रोकता है और बोलता है कि ये हेवंस स्क्रोल के लिए इससे लड़ना चाहता है, पर साकुरा और नारुतो उसे रोक लेते हैं और काबूटो बोलता है कि वो उस स्क्रोल को ढूंढने के लिए इनकी हेल्प करेगा लेकिन अपना स्क्रोल नहीं दे सकता। और अब ये लोग उस स्क्रोल को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और ये सभी लोग टावर की तरफ ही जा रहे होते हैं। काबूटो बताता है कि जब सभी के सभी लोग उस टावर की तरफ जा रहे होंगे तभी इनके पास मौका है उनमें से किसी एक टीम के साथ भिड़ने का और स्क्रोल को छीनने का। पर टीम 7 अकेली ऐसी टीम नहीं है जो कि ये सोच रही होगी, वहाँ पर मौजूद हर एक टीम यही सोच रही होगी। काबूटो बोलता है कि सबसे बड़ी मुसीबत कलेक्टर्स बनेंगे। दरअसल कलेक्टर्स वो निंजास होते हैं जो कि स्क्रोल्स को कलेक्ट करते हैं लेकिन किसी दूसरे पर्पस के लिए, अपने विलेज की टीम्स को जिताने के लिए, किसी अनवांटेड सिचुएशन से बाहर आने के लिए और कभी कभी अपने किसी डार्क सीक्रेट के लिए। काबूटो बोलता है कि यही कलेक्टर्स सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। काबूटो और टीम 7 टावर के पास पहुंच जाते हैं। तभी सभी को अपने पीछे कुछ फील होता है। नारुतो उसकी तरफ को नहीं फेंकता है और देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड होता है। सभी लोग टावर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स भी आते हैं। नारुतो उस ट्रैप पर पैर रख देता है और उस पर बहुत सारी कुनाइस हमला कर देती हैं, लेकिन काबूटो नारुतो को बचा लेता है। काबूटो को कुनाई लग जाते हैं लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था और असली वाला काबूटो सेफ होता है। और हम देखते हैं कि साकुरा थक जाती है और बोलती है कि वो लोग इतनी देर से चल रहे हैं पर टावर भी अभी भी उतनी ही दूरी पर है। काबूटो बोलता है कि शायद कोई टीम उनको बेवकूफ बना रही है। काबूटो ने दिखाता है कि ये लोग वहीं पर पहुंच गए हैं जहाँ पर वो जायंट सेंटीपीड था और बोलता है कि शायद किसी ने गेंजुत्सु का यूज किया है। और तभी पेड़ के ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंट पानी जैसी चीज चलने लग जाती है और हम देखते हैं कि ये चीज कुछ निंजास में कन्वर्ट हो जाती है और सारे के सारे ब्लैक निंजास काबूटो और टीम 7 को घेर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और ये सब कुछ एक निंजा छुपकर देख रहा होता है जो कि वही निंजा है जिसने नारुतो का भेष बदलकर सास्के के साथ फाइट की थी। और ये सारे के सारे ब्लैक निंजास इसी के क्लोन्स होते हैं। काबूटो सास्के को बोलता है कि उसे लगता है कि ये लोग इन्हें थकाना चाहते हैं। जब ये लोग थक जाएंगे तभी इन पर हमला करेंगे और इसे लगता है कि ये लोग जल्द ही इन पर हमला करने वाले हैं। सभी निंजास बाहर आने लगते हैं और उन चारों को हर तरफ से घेर लेते हैं। नारुतो उनमें से एक को एक जोरदार मुक्का मारता है पर तभी वो मुक्का उसके आर पार चला जाता है जैसे कि वो निंजा किसी पानी का बना होता है। दरअसल ये कोई क्लोन्स नहीं बल्कि बस एक इल्यूजन होता है और इस इल्यूजन को पेड़ के पीछे छुपे हुए ये 3 लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये बात काबूटो उन दोनों को बताता है। वो दोनों पूरी तरह से थके हुए हैं लेकिन फिर भी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करने लगता है पर काबूटो उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि शैडो क्लोन को यूज करने की वजह से बहुत सारा चक्रा रिलीज होता है और इन निंजास को हराना एक तरह से नामुमकिन है क्योंकि ये सभी इल्यूजन से बने हुए हैं। पर फिर भी नारुतो उन सभी पर हमला करने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। उसका चक्रा कम होने के बावजूद भी वो इन निंजास से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। नारुतो को इस तरह से जोश में देखकर वो दोनों भी उसकी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अब उन निंजा से लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। ये चारों बुरी तरह से थक जाते हैं और अब हमला करने की हालत में नहीं रहते और ये छुपे हुए निंजास इन्हें मारने के लिए बाहर आते हैं। और तभी नारुतो एक स्माइल देता है क्योंकि अभी ये चारों जो बैठे हैं वो दरअसल नारुतो के शैडो क्लोन्स हैं और असली वाले उनके पीछे खड़े होते हैं। ये पीछे देखकर चौंक जाते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ये निंजास इन चारों पर हमला कर रहे होते हैं और तभी नारुतो अपने 3 क्लोन्स को नारुतो, सास्के और काबूटो में बदल देता है और दूसरी तरफ ये तीनों इसका इंतजार कर रहे थे पर नारुतो उन तीनों से पूरी रात लड़ कर थक चुका है। और सास्के बोलता है नारुतो अब तुम आराम कर सकते हो, तुमने बहुत सारा चक्रा यूज कर लिया है, तुम पूरी रात लड़े हो, चिंता मत करो, हम
हम इन्हें संभाल लेंगे। नारुतो बोलता है अबे हट, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें अकेले को क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। ये बोलकर नारुतो इन तीनों को एक जोरदार मुक्का मारता है और ये तीनों दूर जाकर गिरते हैं। सास्के उसे ऐसे देखकर बोलता है क्या ये वही नारुतो है? इसका चाकरा तो कमाल का है, ये इतना बेहतर कब बन गया? पर ये तीनों वापस से उठकर अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शैडो क्लोन्स आ जाते हैं, पर नारुतो के पास अब जरा सा भी चाकरा नहीं बचा होता। पर इस हालत में भी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। नारुतो को देखकर काबुटो भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। सास्के भी वहाँ पर जाने वाला होता है, पर तभी सास्के को जहाँ पर उसका कर्स मार्क था वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। सास्के बहुत मुश्किल से अपनी शारिंगन आइज का यूज करने लगता है और उन 3 असली निंजास को ढूंढ लेता है। पर तभी सास्के की कुछ करने से पहले ही नारुतो उन सभी को किक मारकर गिरा देता है और उनके गिरते ही उनके शैडो क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं और ये तीनों इस लड़ाई को हार जाते हैं। उन निंजास को हराने के बाद उनका हेवन स्क्रोल नारुतो रख लेता है और ये सभी लोग टावर के पास पहुंच जाते हैं और काबुटो के टीममेट्स भी वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। काबुटो की टीम एक दूसरे दरवाजे से जाने लगती है और नारुतो की टीम इस वाले दरवाजे से। और जाने से पहले नारुतो काबुटो का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया काबुटो, अगर तुम नहीं होते तो हम इस टावर पर कभी नहीं पहुंच पाते। काबुटो उन तीनों को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और ये दोनों टीम्स अलग अलग दरवाजे से अंदर जाती हैं। पर तभी हम देखते हैं कि काबुटो के कमरे में यहाँ पर कोई पहले से मौजूद होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ओरोचिमारू होता है। और हमें पता चलता है कि काबुटो दरअसल ओरोचिमारू का एक बहुत खास जासूस है। उसने जो भी जानकारियां इकट्ठा की होती है वो सारी जानकारी ओरोचिमारू को बताता है। ओरोचिमारू बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर मुझे ये बताओ कि सास्के की क्या हालत है? लॉर्ड ओरोचिमारू, मैंने जब सास्के की गर्दन पर उस निशान को देखा तो मैं समझ गया था कि ये आप ही का काम है। तो क्या वो आपके लायक बन चुका है? ओरोचिमारू बोलता है नहीं, अभी नहीं, मैं बस उसे थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो उस जगह से गायब हो जाता है। इस तरफ टीम 7 उस हॉल में घुसती है पर देखती है कि हॉल बिल्कुल खाली होता है। इनके सामने एक बोर्ड होता है जिस पर कुछ लिखा होता है, अगर तुम्हारे अंदर हेवन नहीं है तो अपनी अक्लमंदी दिखाओ और अगर तुम्हारे अंदर अर्थ नहीं है तो अपने आप को तैयार करो। जब हेवन और अर्थ साथ में खुलेंगे तभी तुम असली रहस्य को जान पाओगे। नारुतो पूछता है भाई क्या है ये? और साकुरा बोलती है कि अब इन्हें उन दोनों स्क्रोल्स को खोलकर देखना चाहिए और स्क्रोल को खोलने लग जाते हैं। और तभी इस स्क्रोल के अंदर एक समनिंग जुत्सु लिखा होता है। नारुतो और साकुरा दोनों उस स्क्रोल को दूर फेंकते हैं। उस स्क्रोल में से धुआं निकल रहा होता है और तभी इरुका सेंसेई उसमें से बाहर निकलते हैं। इरुका बताता है कि वो लकी है कि उसे नारुतो की टीम का मैसेंजर बनने का मौका मिला है। टीम 7 तुम टावर तक पहुंच चुके हो और तुम इस टेस्ट में पास होते हो और नारुतो तुम्हें मैं एक रामन की पार्टी दूंगा। ये सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और इरुका सेंसेई के गले लग जाता है। सास्के पूछता है कि अगर ये लोग टेस्ट के बीच में ही इस स्क्रोल को खोल देते तो क्या होता? इरुका बताता है कि अगर बीच टेस्ट में ही इरुका समन हो जाता तो वो पूरी की पूरी टीम को नॉकआउट कर देता और कोई भी टीम इस स्क्रोल को ना देखे। इसीलिए ये रूल बनाया गया था क्योंकि कई बार निंजास को एक जगह से दूसरी जगह पर इन स्क्रोल्स को लेकर जाना होता है और इन स्क्रोल्स के अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है और एक निंजा को सिर्फ अपने मिशन से ही मतलब होना चाहिए और उसे कभी भी इन स्क्रोल्स को खोलकर इनमें लिखी हुई इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके बाद इरुका सेंसेई उन तीनों को अगले एग्जाम की तैयारी करने के लिए बोलता है। इस तरफ अंको थर्ड होकागे को अपने कर्स मार्क्स दिखाती है जो कि ओरोचिमारू ने उसे दिए हैं। ओरोचिमारू 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है पर हमने तो सुना था कि वो मर चुका है, तो वो हमारे विलेज में क्या करने आया है? इसके बाद एक निंजा एक रेडियो के थ्रू थर्ड होकागे को बोलता है कि टोटल 21 निंजास ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है और अब उन्हें प्रिलिमिनरी टेस्ट करना होगा। लॉर्ड होकागे बोलते हैं कि उन्हें इस टेस्ट को कंटिन्यू करना ही होगा और ओरोचिमारू पर भी नजर रखनी होगी। अब इसके बाद सारे चुनिन, जुनिन और गेनिन एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर एक हैंड साइंस का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू भी बना होता है। लॉर्ड होकागे, इबिकी, माइट गाय ये सब के सब यहाँ पर होते हैं और सभी निंजास एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि सभी के सभी लोग पास हो चुके हैं। और पास हुई टीम्स में नारुतो की टीम, कीबा की टीम, हिनाटा की टीम ये सभी के सभी होते हैं। नेजी, काबुटो और गारा की टीम भी इसमें पास हो जाती है और साउंड विलेज की वो टीम भी होती है जिसे ओरोचिमारू ने सास्के के साथ फाइट करने के लिए भेजा था। गाय काकाशी को देखकर बोलता है हाँ तो काकाशी क्या तुम रेडी हो? तुम्हारी टीम पास हो गई है पर अब थर्ड टेस्ट एबिलिटी का है, तुम्हारी टीम इसमें नहीं टिक पाएगी। और काकाशी माइट गाय की तरफ देखकर बोलता है हाँ क्या तुमने कुछ कहा है? मुझसे बात कर रहे हो क्या? काकाशी ने इतना गंदा इग्नोर किया इस बंदे को कि ये बौखला जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। ये देखकर गाय आग बबूला हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, तू देखता रहियो काकाशी। इसके बाद थर्ड होकागे अगले टेस्ट के रूल्स बताने लगते हैं। ये एग्जाम एक शिनोबी की एबिलिटी और अलायंस नेशंस के बीच में फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये चुनिन एग्जाम इसीलिए कराया जाता है ताकि हर एक विलेज की स्ट्रेंथ का पता चल सके और हर एक विलेज अपने हुनर को दर्शा सके अपने गैनिन्स की हेल्प से। पुराने जमाने में नेशंस ये पता लगाने के लिए कि कोई विलेज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो फिजूल में फाइट किया करते थे, इसीलिए ये चुनिन एग्जाम बनाया गया जिससे कि हर एक नेशन अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है और अपनी पावर को दर्शा सकता है और जो भी विलेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ऑब्वियसली उसी को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स दी जाएंगी बजाय उनके जो वीक है। और इस टेस्ट को सिर्फ गैनिन्स ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि आगे वाली जनरेशंस जो होती हैं उन्हीं से किसी भी विलेज की असली ताकत का पता चलता है और इसी के बेसिस पे उनका नेशन बाकी के नेशन से कंपेयर किया जाता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी एक निंजा यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि इस एग्जाम के शुरू होने से पहले उसे कुछ बोलना है। इस बंदे का नाम हयाते होता है, हयाते गेको, और ये हयाते बहुत अजीब सा डरावना सा दिख रहा होता है। तुम्हें मेन एग्जाम से पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट देना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साकुरा बोलती है कि अगर इन्हें टेस्ट देना ही है तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट क्यों रखा है भाई, सीधा टेस्ट करवाओ हमारे। हयाते बोलता है दरअसल किसी को भी नहीं लगा था कि इतने निंजास
मार्क्स इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। ये टेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम करने के लिए किया जाता है। पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग इस थर्ड टेस्ट को देखने के लिए आएंगे और इसीलिए हम उन स्पेशल गेस्ट्स का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। 1 वर्सेस 1 का एक टेस्ट होने वाला है। जिसको क्विट करना है वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है और तभी सास्के के कर्स मार्क्स में फिर से दर्द होने लग जाता है और साकुरा ये देखकर सास्के को बोलती है कि उसे क्विट कर देना चाहिए क्योंकि उसके कर्स मार्क्स में अभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। नारुतो को इसके बारे में नहीं पता होता और सास्के साकुरा को चुप करा देता है और साकुरा रोने लगती है। लॉर्ड होकागे हांको से पूछते हैं कि इस सास्के का क्या करना है और हांको बोलती है कि सास्के का कर्स मार्क उसका चाकरा खा रहा है जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। साकुरा फिर से सास्के को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सास्के उसकी बात नहीं मानता और साकुरा सोचती है कि वो सबको हाथ खड़ा करके सास्के के कर्स मार्क के बारे में बता देगी और जैसे ही वो हाथ खड़ा करने लगती है तभी सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हम देखते हैं कि साकुरा से पहले काबूटो ने अपना हैंड रेज कर लिया है और बोलता है मैं क्विट करता हूँ। काबूटो बताता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है और लगातार 2 एग्जाम देने के बाद तुरंत थर्ड एग्जाम देने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। इसके बाद उसका टीममेट काबूटो से पूछता है क्या कर रहा है बेवकूफ। काबूटो बोलता है मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है और आगे का काम तुम लोग संभाल सकते हो। होकागे पूछते हैं कि लड़का पहले भी ऐसा कर चुका है, ये हर बार एंड एग्जाम में आकर क्विट कर देता है। हांको काबूटो की हिस्ट्री के बारे में बताती है। काबूटो स्कूल टाइम से ही एक एवरेज किड रहा है और इसने 2 अभी तक C रैंक और 14 D रैंक मिशंस कंप्लीट किए हैं। अकेडमी में आने से पहले ये लड़का एक डेड एनिमी के बगल में मिला था और एक जोनिन इसे अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गया था। काबूटो जाते जाते सोचता है कि ओरोचिमारू के यहाँ पर होते हुए उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तभी हम देखते हैं कि साउंड विलेज का ये जो लीडर होता है इनके टीम का, ये और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू ही होता है जिसने अपना फेस बदला हुआ होता है। साकुरा फिर से हैंड रेस करने लगती है पर सास्के उसका हाथ रोक लेता है। साकुरा मैं एक अवेंजर हूँ, मेरे लिए ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मैं मर भी जाऊँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, समझो मेरी बात को। और उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग निंजा से फाइट करनी होगी और इस वक्त यहाँ पर सबसे बेस्ट के बेस्ट निंजास मौजूद हैं। नारुतो भी सास्के को समझाता है कि शायद उसे रेस्ट ले लेनी चाहिए पर सास्के बोलता है क्यों डर गया मेरे से, मुझे तुझसे फाइट करनी है। इसके बाद हयाते प्रीलिमिनरी राउंड को शुरू कर देता है। तो अब क्योंकि 20 गैनिन्स बच चुके हैं तो 10 मैचेस होंगे और 10 निंजासी इस एग्जाम में आगे बढ़ेंगे और इस राउंड में कोई भी रूल नहीं है। एक गैनिन को तब तक फाइट करनी है जब तक ओपोनेंट मर नहीं जाता या अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर लेता या फिर फिजिकली फाइट करने के काबिल नहीं रहता। हयाते अपने पीछे की डिस्प्ले को ओपन करता है और बताता है कि 2 निंजास के नेम रैंडमली चूज किए जाएंगे और ये दोनों निंजास आपस में फाइट करेंगे। डिस्प्ले ऑन होता है और सबसे पहले सास्के का नाम आता है और उसकी फाइट काबूटो के एक टीममेट से होती है जिसका नाम योरोई होता है। ये दोनों आगे आते हैं और बाकी सभी लोग ऊपर चले जाते हैं। काकाशी जाते जाते धीरे से सास्के को बोलता है सास्के अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस शारिंगान को यूज नहीं करता क्योंकि अगर फाइट के वक्त तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो गई तो मैं खुद ही इस फाइट को रोक दूंगा। सास्के ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे रियलाइज होता है कि काकाशी को उसके कर्स मार्क के बारे में पता चल चुका है। सास्के और योरोई में फाइट शुरू होती है और योरोई सास्के के ऊपर शूरिकेन्स को फेंकता है। सास्के भी अपने शूरिकेन्स फेंकता है पर तभी उसे अपनी गर्दन में पेन महसूस होता है और सास्के नीचे गिर जाता है। तभी योरोई सास्के के ऊपर हमला कर देता है पर सास्के उसे डॉज करके योरोई को अपने लेग्स में दबोच लेता है। योरोई अपने हाथ को चाकरा में कवर करके सास्के की चेस्ट के ऊपर रख देता है और उसे पंच मार के पीछे हो जाता है। सास्के देखता है कि उसकी बॉडी में से चाकरा एब्जॉर्ब हो चुका है और योरोई सास्के के सर को पकड़कर उसका और भी चाकरा एब्जॉर्ब करने लगता है और सास्के किसी तरह से किक मार के उसे दूर फेंक देता है और उसे और चाकरा को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। ऊपर से नारुतो सास्के को चिढ़ा रहा होता है, क्या हुआ सास्के, क्या तुम बस नाम के उचिया हो, क्या तुम्हें ताकत नहीं बची, ये कैसे लड़ रहे हो तुम। नारुतो की बातें सुनकर सास्के में कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सास्के उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और अचानक से उसके फेस के ऊपर एक किक मारकर उसे हवा में उछाल देता है। सभी लोग इस मूव को देखकर हैरान रह जाते हैं, स्पेशली रॉकली और गाई सेंसे, क्योंकि ये मूव रॉकली का लॉयन बैरेज मूव था जो कि उसने तब यूज किया था जब एग्जाम से पहले उसकी सास्के के साथ फाइट हुई थी। यानी कि शारिंगान की हेल्प से सास्के ने रॉकली की इस मूव को कॉपी कर लिया है। अब सास्के योरोई के पीछे आ जाता है बिल्कुल रॉकली की तरह, पर तभी उसका कर्स मार्क एक्टिव हो जाता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी में फैलने लगता है और बहुत कोशिश करने के बाद सास्के उन मार्क्स को सप्रेस कर देता है। आंको ये देखकर हैरान रह जाती है कि भला ये कर्स मार्क्स रिवर्स कैसे हो गए। इसके बाद सास्के किक मारकर योरोई को नीचे गिरा देता है और अपनी एक फाइनल किक उसके पेट के ऊपर मारकर उसे नॉकआउट कर देता है। रॉकली और गाई सेंसे अपने मन में सोचते हैं कि सास्के सचमुच बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है क्योंकि उसने बस एक ही बार में रॉकली की उस किक को मास्टर कर लिया है। हयाते सास्के को विनर डिक्लेयर कर देता है और नारुतो और साकुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। काकाशी सास्के को संभालता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नारुतो साकुरा से पूछता है कि क्या सास्के के साथ कुछ हुआ है क्या, पर साकुरा मना कर देती है उसे कुछ भी बताने से। दरअसल सास्के ने साकुरा को बोला था कि वो नारुतो को इन मार्क्स के बारे में कुछ ना बताए क्योंकि फिर वो बेकार में टेंशन लेगा इसकी और कुछ कर भी नहीं पाएगा। हयाते अगले राउंड के लिए नाम डिस्प्ले करता है और इस बार शिनो और साउंड विलेज के जाकू का नाम आता है। दोनों आगे आते हैं फाइट के लिए। हिनाटा कीबा से पूछती है कि क्या शिनो ठीक से लड़ पाएगा। कीबा बोलता है कि शिनो वो आखिरी इंसान होगा जिससे कीबा कभी लड़ना चाहेगा। जाकू के हाथ के ऊपर पट्टियां बंधी होती हैं क्योंकि जाकू की आर्म्स को सास्के ने तोड़ दिया था जब पहले उनकी फाइट हुई थी पिछले पार्ट में। शिनो जाकू को वार्न करता है कि फाइट करने के बाद वो क्रिटिकल हो सकता है, अभी भी मौका है, तुम क्विट कर सकते हो। लेकिन जाकू उसकी बात नहीं सुनता और अपनी एक आर्म बाहर निकालकर
शीनो पर हमला कर देता है, पर शीनो उसके अटैक को रोक लेता है। पर तभी जाकू अपने दूसरे हाथ को निकाल के अपनी साउंड टेक्निक को यूज करता है और शीनो नीचे गिर जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि ककाशी सास्के को कहीं पर लेकर जाता है और अपने ब्लड से सास्के के चारों तरफ और उसकी बॉडी के ऊपर कुछ लिख देता है। इसके बाद ककाशी कुछ हैंड साइंस बनाता है और सास्के चिल्लाने लगता है और जो कुछ अभी ककाशी ने लिखा था वो सब कुछ ककाशी के कर्स मार्क के अंदर चला जाता है और उस मार्क के बाहर एक सर्कल बन जाता है और ककाशी बोलता है कि उसने इस सील को थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बंद कर दिया है और तभी सास्के बेहोश हो जाता है। पर तभी ओरोचिमारू यहाँ पर आ जाता है। ओरोचिमारू ककाशी से बोलता है, ककाशी तुम काफी बड़े हो गए हो, तुम इतने काबिल हो गए हो कि अब सीलिंग जुत्सु को भी यूज कर सकते। भाई साहब भाई सीधा ही आ गए ओरोचिमारू तो। ककाशी ओरोचिमारू को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। ओरोचिमारू तुम यहाँ पर? माफ करना ककाशी, लेकिन मुझे सास्के से कुछ काम है। तुम्हें क्या चाहिए सास्के से? अरे थोड़ा आराम से यार, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम्हारे पास वो शारिंगान तो नहीं थी, मुझे भी चाहिए उच्चिहा की ताकत। ककाशी बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें सास्के की शारिंगान चाहिए। ओरोचिमारू आगे बढ़ने लगता है और ककाशी अपना लाइटनिंग ब्लेड जुत्सु ऑन कर देता है और बोलता है, भले ही तुम 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक हो, पर मुझे परवाह नहीं, सास्के के पास आने की सोचना भी मत तुम। बेचारे ककाशी, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। मैं सास्के के करीब नहीं जाऊंगा, बल्कि ताकत की तलाश में सास्के खुद मेरे पास आने वाला है और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। और ओरोचिमारू यहाँ से गायब हो जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि जाकू के हमले के बाद शीनो का बाल भी बाका नहीं होता और अपने शरीर से छोटे छोटे कीड़ों को बाहर निकालता है। भाई कीड़े निकाल दिए इसने, मुझे नफरत है भाई। उसके शरीर पर जो होल्स होते हैं वहीं से ये कीड़े बाहर आते हैं। कीड़े पड़ेंगे भाई इसके लिटरली। पर जाकू को कोई भी हैरानी नहीं होती है उसे इस तरह से देखकर। पर जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे कीड़े उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी शीनो जाकू को बोलता है, ये बहुत ही खास प्रजाति के कीड़े हैं जो कि इंसानी शरीर को बड़े ही शौक से खाते हैं, बहुत धीरे धीरे, इसीलिए अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए वरना ये तुम्हें खा जाएंगे। पर तभी जाकू को अपने पास्ट के बारे में याद आता है कि किस तरह से भूख की वजह से वो हमेशा खाना चोरी किया करता था। और तभी ओरोचिमारू की नजर इस बच्चे पर पड़ती है और इसे अपने साथ ले जाता है। और तभी प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके शीनो पर हमला करता है। और तभी वो अल्ट्रासोनिक वेव जो कि वो फेंकने वाला था वो उसके हाथों के बजाय उसकी मांसपेशियों को फाड़ कर बाहर निकलता है उसकी बाजुओं में से। उसे समझ में नहीं आता कि अभी हुआ क्या। वो अपने हाथों को देखता है और देखता है कि उसके हाथों में बहुत सारे छेद हो चुके हैं और उस जगह से जहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलते हैं उस जगह को शीनो के कीड़ों ने बंद कर दिया है। इसलिए जब जाकू अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है तो उसी वक्त उन कीड़ों ने उस जगह को ही बंद कर दिया था। इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स उस जगह से नहीं निकल पाई और उसकी बाजू में ही फंसकर रह गई और उसके अंदर के इंटरनल टिश्यूज को फाड़ कर बाहर निकलती है। शीनो आबूरामे क्लैन से बिलोंग करता है और इसे बग मास्टर भी कहा जाता है, यानी कि कीड़ों का राजा। और ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर हिडन रखते हैं। जब भी निंजास को जरूरत पड़ती है तब वो कीड़े लड़ाई के वक्त इनकी हेल्प करते हैं। और तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है। साकुरा सास्के के बारे में पूछने लगती है और ककाशी बोलता है, हाँ साकुरा, सास्के अभी ठीक है और मस्त एकदम सो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। और दूसरे मैच का विनर होता है शीनो। अब इसके बाद अगला मैच शुरू होता है जो कि होता है कानकुरो और मिसुमी के बीच में और एक काबुटो की टीम का तीसरा मेंबर होता है। अब आमने सामने आ जाते हैं और कानकुरो अपने पीठ पर लगी उस भारी सी चीज को बाहर निकालता है। मिसुमी कानकुरो पर हमला करता है पर कानकुरो बड़ी आसानी से उस हमले को डॉज कर लेता है। पर तभी मिसुमी एक प्लास्टिक रबर की तरह कानकुरो के पूरे शरीर को जकड़ लेता है। तुम जितना हिलोगे तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी, इसलिए हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। कानकुरो बोलता है, कौन किसे तोड़ता है ये तो बाद में पता चलेगा। और तभी मिसुमी कानकुरो की गर्दन को तोड़ देता है लिटरली। उसकी गर्दन टूटने की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि ये मिसुमी ने जिसकी गर्दन तोड़ी है वो कानकुरो नहीं है बल्कि वो एक पपेट है और ये पपेट मिसुमी को जकड़ लेता है और असली वाला कानकुरो उस पट्टियों से बाहर निकलता है और अपने हाथों के चाकरा से उस पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है और ये पपेट उसकी हड्डियों को कुचलने ही वाला होता है कि तभी मिसुमी हार मान लेता है और हयाते कानकुरो को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। भाई बड़ा छोटा मैच था यार। इन लोगों की फाइट को देखकर नारुतो ककाशी से बोलता है, ककाशी सेंसे ये कैसा टेस्ट है यार, ये तो कितने अजीब लोग हैं। और ककाशी बोलता है, हाँ नारुतो, पर तुम तो उनसे भी ज्यादा अजीब हो, पता नहीं है तुम्हें। और ये सुनकर साकुरा हंसती है और ककाशी बोलता है, साकुरा ये हंसने का वक्त नहीं है, वो देखो सामने। तो अगला मैच होने वाला है साकुरा और इनो के बीच में। आ गया भाई इनका मैच, कट्टर दुश्मन है तो। ये दोनों नीचे आते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब ये दोनों बहुत अच्छी तरह से फाइट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुक्के मुक्के जड़ते हैं। लड़ाई में ये दोनों बिल्कुल बराबर की यूजलेस होती हैं। और तभी इनो साकुरा के पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारती है और उसके मुंह पर भी एक मुक्का मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसे साकुरा के अंदर उसकी बचपन वाली दोस्त दिखाई देती है और उसे घूसा मारने के बजाय एक थप्पड़ मार देती है। भाई ऐसे करोगे तुम फाइट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनो अभी तक साकुरा के साथ अपने बचपन वाली दोस्ती को भुला नहीं पाई है। भले ही इन दोनों के बीच में सास्के की अनेक की वजह से लड़ाइयां हुई हैं और इनकी दोस्ती टूट गई थी, लेकिन इनो को अभी तक साकुरा के साथ वो सभी के सभी पल याद हैं जो कि उन्होंने साथ में बिताए थे। और साकुरा बोलती है, भाई ठीक से लड़ ले, मैं वो पुराने वाली साकुरा नहीं हूँ। सुन लिया तुमने बदसूरत इनो? इनो बोलती है, क्या तूने क्या बोला अभी? और ऐसा बोलकर साकुरा अपने हेडबैंड को अपने सर के ऊपर बांध लेती है। इनो भी बिल्कुल वैसा ही करती है और तभी साकुरा शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करती है और उस पर हमला करती है। इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलती है और इनो अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करती है। शिकामारू ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये जुत्सु
जुत्सु जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है, पर ये जुत्सु ये इनो लड़ाई में यूज कर रही है। ये जुत्सु फाइट करने के लिए बना ही नहीं है, और अगर इनो साकुरा के ऊपर इस जुत्सु को अप्लाई करने में चूक जाती है तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। माइंड ट्रांसफर जुत्सु तब काम करता है जब शिकामारु अपने शैडो पोजेशन जुत्सु की हेल्प से दुश्मन को फंसा लेता है, लेकिन इनो के लिए इस जुत्सु को यहाँ पर यूज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है और साकुरा उस जगह से भाग जाती है। लेकिन इनो अपना निशाना लगाने में कामयाब हो जाती है और साकुरा के शरीर के अंदर इनो पूरी तरह से घुस जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और साकुरा के शरीर के अंदर घुसकर इनो यानी कि साकुरा अपना हाथ उठाने ही वाली होती है, तभी नारुतो चिल्लाकर बोलता है, साकुरा ऐसा मत करो, तुमने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती। और नारुतो के चिल्लाने की वजह से साकुरा के अंदर वाली जो असली वाली साकुरा होती है वो अचानक से जाग जाती है और इनो को ऐसा करने से रोकने लगती है और इनो को अंदर से बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग जाती है और उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। और आखिरकार वही होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था, इनो बाहर आ जाती है। ऐसा पहली बार होता है कि इनो ने किसी को कंट्रोल करने में गलती कर दी हो और अब इन दोनों के पास फाइट करने के लिए बिल्कुल भी चाकरा नहीं बचा होता। ये दोनों अपनी आखिरी लिमिट्स पर होती हैं। इनो और साकुरा एक दूसरे की तरफ पूरी तेजी से बढ़ती हैं, एक दूसरे पर मुक्का मारते हैं और ये दोनों दूर जाकर गिरती हैं और चाकरा पूरी तरह से खत्म होने की वजह से ये दोनों ही बेहोश हो जाती हैं और हयाते इन दोनों को ही डिस्क्वालीफाई कर देता है और इनो और साकुरा इस लड़ाई के साथ साथ इन दोनों की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और ककाशी और आशुमा सेंसेई उन दोनों को यहाँ से ले जाते हैं। साकुरा और इनो पहली बार अपनी लिमिट से आगे बढ़े थे और ऐसा ककाशी और आशुमा ने कभी भी नहीं सोचा था। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों को होश आता है और साकुरा बोलती है, क्या मैं हार गई तुमसे? पर इनो बोलती है, नहीं, हम दोनों साथ में ही हारे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा और तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम पहले वाली साकुरा नहीं रही हो, ये लो अपना हेडबैंड पहन लो। पर इनो बोलती है, हाँ पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सास के नहीं देने वाली, ठीक है ना? और साकुरा बोलती है, ओए क्या बोला तूने, वो पहले से मेरा है, ठीक है ना? और ये दोनों फिर से जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती हैं। इसके बाद हयाते अगले मैच को शुरू करता है और ये होता है टेंटेन वर्सेस तेमारी का मैच। अब टेंटेन और तेमारी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और ऊपर ली और गाई सेंसेई चिल्लाकर इसे चीयर अप कर रहे होते हैं। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले टेंटेन, तुम ये कर सकती हो। अब हयाते स्टार्ट बोलता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरते हुए बहुत सीरियस नजरों से एक ही जगह पर खड़े होते हैं। हयाते बोलता है, तुम्हें किसका इंतजार है, मैच शुरू हो चुका है, मैंने कब का स्टार्ट बोल दिया है। तेमारी बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, लड़ो मुझसे आकर, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। टेंटेन बोलती है, अच्छा तो तुम कहती हो तो ठीक है। टेंटेन तेमारी के ऊपर कुछ शूरिकेन्स को फेंकती है पर वो शूरिकेन्स इसे छू तक नहीं पाती। तभी तेमारी अपने पीछे के उस पंखे को निकाल कर बोलती है, इस पंखे को देखो, ये पहला सर्कल है, ये देखो, ये पर्पल कलर का सर्कल दिख रहा है ना तुम्हें, इसके जैसा एक और भी है और अगर तुमने उस दूसरे सर्कल को देख लिया तो तुम ये मैच हार जाओ। पर टेंटेन उसकी बातें सुनकर घबराती नहीं है और शांत रहती है। अपनी पॉकेट में से 2 स्क्रोल्स निकालती है और बहुत सारे खतरनाक वेपन्स को समन करके तेमारी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तेमारी उस पंखे की हेल्प से उन सभी वेपन्स को हवा से बाहर उड़ा देती है और अपने पास आने से रोक देती है और इस बार वो उस पंखे को पूरी तरह से खोल देती है और उसके पंखे के तीनों सर्कल्स हमें दिखाई देते हैं। भाई ये लड़की यार उस मदारा वाली फाइट में भी तो होती है। ये देखकर टेंटेन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तेमारी पूरी ताकत से उस पर विंड स्टाइल जुत्सु से हमला करती है और टेंटेन बुरी तरह से घायल हो जाती है और तेमारी के ही उस पंखे के ऊपर गिर जाती है। टेंटेन की ऐसी हालत को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। टेंटेन बेहोश हो जाती है, इसलिए हयाते तेमारी को विनर घोषित कर देता है। सभी को पता चल जाता है कि ये सैंड विलेज की टीम बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अभी तो गाराना बाकी है भाई, ये बजाएगा इनकी बैंड और इन्हें हराना एक तरह से नामुमकिन होता है। इसके बाद हयाते अगले मैच को अनाउंस करता है। नारुतो और ली भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पर तभी स्क्रीन पर नाम आता है शिकामारु वर्सेस किम। ये दोनों नीचे आते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शिकामारु को देखकर इनो उसे चीयर अप कर रही होती है और उसे देखकर ये चोजी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है, पगलेट लड़की क्या है ये। और शिकामारु बोलता है, अरे क्या है ये, अब मैं कुड़ियों से फाइट करूं, क्या बोरिंग लाइफ है यार। वैसे मैंने इसकी और भी निंजा से फाइट की है इसी के विलेज के, पर मैंने इसका कोई जुत्सु नहीं देखा, पर इसने मेरा शैडो पोजेशन जुत्सु देखा हुआ है। ये कितना अजीब मोमेंट है, अगर लड़की से हार गया भाई बेइज्जती बहुत होगी मेरी, क्या करूं। अब हयाते शुरू करता है मैच को और शिकामारु अपनी शैडो को उसकी तरफ भेजता है, लेकिन किन बड़ी ही आसानी से वहाँ से डॉज करते हुए उसकी तरफ 2 सैंड बॉन्स फेंकती है जिस पर 2 बेल्स भी लगी होती हैं, पर शिकामारु आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और वह सैंड बॉन्ड दीवार पर जाकर लगती हैं। पर किम ने उन सैंड बॉन्ड के ऊपर एक वायर लगा रखी होती है और जैसे ही वो उन वायर्स के सहारे उन सैंड बॉन्ड्स को हिलाती है तो उनमें से एक साउंड निकलती है जिसे सुनकर शिकामारु को अचानक से ही कुछ होने लगता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। किन बोलती है, ये एक स्पेशल तरह की बेल है जो कि एक स्पेशल वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो कि तुम्हारे कानों के सहारे सीधा तुम्हारे ब्रेन के ऊपर जाती है। सबसे पहले अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा और उसके बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। उस साउंड की वजह से शिकामारु को बहुत सारी किन्स दिखाई देती हैं और शिकामारु की इस हालत का फायदा उठाकर किन दोबारा उस पर सेनबॉन से हमला करती है और उस हमले से शिकामारु घायल हो जाता है और एक और बार उस पर सेनबॉन से हमला करने लगती है, लेकिन तभी उसका हाथ रुक जाता है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। शिकामारु खड़ा होता है और किन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रही, क्योंकि उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान शिकामारु के ऊपर लगाया था। शिकामारु बोलता है, लगता है मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु काम कर गया। किन बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जब किन उन वायर्स को हिलाकर सेनबॉन्स पर लगे हुए उन बेल्स को हिला रही होती है तभी शिकामारु ने उनमें से एक वायर को पकड़ लिया था और अपनी शैडो को
उस वायर के थ्रू भेज दिया था उसकी तरफ, और इसी वजह से शिकामारू का पोजेशन जुत्सु काम कर जाता है। किन अब पूरी तरह से शिकामारू के कंट्रोल में है। शिकामारू जैसा करेगा किन भी बिल्कुल वैसा ही करेगी। इसके बाद किन बोलती है, हाँ तो अब तुम क्या करने वाले हो? शिकामारू बोलता है, तुम्हें पता है तुम एक बहुत बड़ी सिर दर्द हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक शूरिकन फेंकने वाला हूँ। क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा करोगे तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। शिकामारू बोलता है, जी कितना इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले इस शूरिकन को डॉज कर पाता है। शिकामारू उस पर शूरिकन फेंक देता है और पोजेशन में होने की वजह से किन भी उस पर उस शूरिकन को फेंक देती है, पर शिकामारू उस शूरिकन को आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा होती है लेकिन किम की हाइट थोड़ी कम होती है, इसलिए वो शूरिकन उसके सिर पर टकरा जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाती है। शिकामारू वापस से खड़ा होता है और बोलता है, एक समझदार निंजा हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है और उसका पूरा फायदा उठा लेता है। किम के बेहोश हो जाने की वजह से हयाते शिकामारू को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद हयाते अगले मैच को अनाउंस करता है, पर उससे पहले कीबा बोलता है, अरे यार मेरी फाइट करवाओ, मैं किसी से भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी फाइट नेजी, गारा या उस चंपू से हो जाए। कोई कमजोर सा निंजा मेरे हिस्से में डाल दो यार। तभी स्क्रीन पर नाम आता है, नारुतो उजुमाकी वर्सेस कीबा। नारुतो बोलता है, तो ठीक है आखिर मेरी बारी आ ही गई। कीबा बोलता है, अरे ये देखो आकामारू, हमारे सामने एक बच्चा आया है, हम तो सच में कितने लकी है। काकाशी बोलता है अपने मन में, जाओ नारुतो और दिखा दो। अब ये दोनों नीचे आते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। नारुतो बोलता है, तुम्हें पता है मुझे इसी का इंतजार था। कीबा हारने के बाद प्लीज बुरा मत मानना। कीबा बोलता है, क्या कहा है तूने? ये तो मैं बोलने वाला था। आकामारू आज नहीं छोड़ते इसे। नारुतो बोलता है, अबे ये कुत्ता लेके आया तू, चीटर, ये तो चीटिंग है भाई। अबे कुत्ता कैसे बोल रहा है तू? हैं? आकामारू इसका नाम। नारुतो हयाते से पूछता है कि भाई क्या है ये कुत्ता लेके आ रखा है यहाँ पे? हयाते बोलता है, हाँ ये अलाउड है, शीनो ने बग्स का यूज किया था तो ये कीबा भी तो डॉग का यूज कर सकता है, ये रूल्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और नारुतो ये सुनकर बोलता है, ठीक है भाई अगली बार मैं अपने साथ डायनासोर लेकर आऊंगा, फिर ना बोलियो तो, ठीक है ना। सभी को लग रहा होता है कि कीबा इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाएगा, पर काकाशी और साकुरा कीबा की चिंता कर रहे होते हैं कि नारुतो इसे बहुत बुरी तरह से मारने वाला है, और हिनाटा भी चाह रही होती है कि नारुतो इस मैच को जीत जाए क्योंकि पता ही है भैया आपको क्रश है नारुतो इसका। अब इसके बाद कीबा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि वो नारुतो को बहुत आसानी से हरा देगा। अब हयाते स्टार्ट बोलते हैं और कीबा अपनी बीस्ट मिमिक्री जुत्सु को यूज करता है। इस जुत्सु से उसके नाखून थोड़े से बड़े और नुकीले हो जाते हैं और एक जानवर की तरह बहुत तेजी से नारुतो की तरफ आकर अपने एल्बो से नारुतो के एक घूंसा मारता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि ये मैच यहीं पर खत्म हो गया है, पर नारुतो बहुत आसानी से खड़ा हो जाता है फिर से। कीबा और आकामारू नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उस पर हमला करने से पहले कीबा उस पर स्मोक बॉम्ब्स फेंक देता है और हर जगह धुआं हो जाता है। नारुतो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और कीबा उस पर अंधाधुंध हमला करता है। नारुतो को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और तभी उस धुएं से बाहर आता है, लेकिन तभी आकामारू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वापस से उसे उस धुएं के अंदर ले जाता है। अब कुछ समय बाद उस धुएं का असर खत्म होता है और नारुतो बेहोश पड़ा होता है और उसे लगता है कि फाइट यहीं पर खत्म हो चुकी है। कीबा आकामारू को अपने पास बुलाता है और आकामारू उसके हाथ को काट लेता है। कीबा को बहुत हैरानी होती है कि भाई इसके डॉगी ने पहली बार इसको काट डाला, और हमें पता चलता है कि कीबा के हाथ को जिसने काटा है वो आकामारू नहीं बल्कि नारुतो है। अबे नारुतो डॉगी बन गया ये। और कीबा के डॉग आकामारू को नारुतो के एक शैडो क्लोन ने पकड़ा होता है। लड़ाई में इस ट्विस्ट को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि नारुतो ने शैडो क्लोन और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को एक साथ यूज किया था। कीबा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अपने निंजा पिल्स निकालता है। एक पिल खुद खाता है और एक आकामारू को खिला देता है और आकामारू पूरा बदलकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और नारुतो से छूटकर कीबा के पीठ पर जाकर बैठ जाता है और बिल्कुल कीबा की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इनका चाकरा दुगना हो जाता है और इस जुत्सु को बोलते हैं मैन बीस्ट क्लोन। ये दोनों एक साथ नारुतो पर हमला करते हैं और नारुतो बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है। कीबा और आकामारू नारुतो को अटैक करने का मौका तक नहीं देते। कीबा अपना सबसे ज्यादा ताकतवर जुत्सु यूज करता है और वो है मैन बीस्ट अल्टीमेट ताइजुत्सु, और घूमते हुए नारुतो की तरफ बढ़ते हैं किसी टॉर्नेडो की तरह और बहुत तेजी से नारुतो पर हमला करते हैं। नारुतो बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। साकुरा, काकाशी सभी लोग इसे इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सभी को लगता है कि नारुतो का खेल खत्म हो चुका है, पर नारुतो वापस से खड़ा हो जाता है और उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड को देखकर हिनाटा उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। कीबा और आकामारू दोनों उस पर स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं और वापस से उसी टेक्निक का यूज करते हैं। नारुतो को उससे बचने में बहुत दिक्कत आती है। कीबा बार बार उसी टेक्निक का यूज करता रहता है, लेकिन तभी नारुतो को एक आइडिया आता है और हम नारुतो की एक शैडो को दिखते हैं और जब धुआं हटता है तो यहाँ पर 3 कीबाज होते हैं। कीबा ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है कि यहाँ पर 2 कीबा कैसे हो सकते हैं, और अब इस वक्त यहाँ पर 3 लोग हैं। इनमें से एक असली वाला कीबा है, एक आकामारू है और एक नारुतो है जिसने कीबा की फॉर्म ले ली है। लड़ाई के दौरान इस टेक्निक को देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। असली वाले को पहचानना कीबा के लिए कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये बंदा इनोजुका क्लैन से है। इन क्लैंस के निंजास की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है और असली वाले नारुतो को सूंघकर उसे एक जोरदार घूंसा मार देता है और दूर जाकर गिरता है। पर हम देखते हैं कि नारुतो नहीं बल्कि आकामारू होता है। इस बंदे ने अपने ही डॉग पर हमला कर दिया है और कीबा गुस्से में आकर अपने पीछे वाले कीबा को हमला करता है, पर ये भी कीबा नहीं होता, आकामारू होता है। ये देखकर कीबा और बाकी सभी लोग के साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। भाई खतरनाक थी ये टेक्निक तो यार। दरअसल जब कीबा ने नारुतो को पहचान लिया था तब नारुतो ने अपना दिमाग लगाया और खुद में नहीं बदला बल्कि आकामारू में बदल गया और तब कीबा को अपने सूंघने की शक्ति पर शक होने लग गया और उसने उस दूसरे वाले कीबा को मारने की कोशिश की, पर वो कीबा
असली वाला आकामारू था, जिसका मतलब है कि कीबा ने असली वाले आकामारू को मारा और तभी असली वाला नारुतो उसके सामने आ जाता है। कीबा नारुतो की इस ट्रिक को देखकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। कीबा को ऐसे देखकर नारुतो बोलता है, कीबा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मैं अपनी सुपर सीक्रेट किलर टेक्निक दिखाता हूँ। कीबा बोलता है, तुम उसे तब यूज करोगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगा। कीबा अपने जुत्सु से उस पर लगातार हमले करता है। कीबा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नारुतो को अपना जुत्सु यूज करने का मौका तक नहीं मिलता। नारुतो बहुत ज्यादा थक जाता है और अपनी लिमिट्स पर पहुंच जाता है और कीबा जैसे ही एक फाइनल अटैक करने नारुतो की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे की तरफ जाता है, तो जैसे ही कीबा नारुतो के पीछे उस पर हमला करने के लिए आता है और उसके पीछे जाता है, तो नारुतो एक बदबूदार पाद देता है। ओह भाई क्या ये, ओ भाई यही थी भाई इसकी टेक्निक नारुतो की। नारुतो का ये कारनामा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। नारुतो ने सीधा उसके नाक के ऊपर अपना खुशबूदार बॉम्ब छोड़ा था और क्योंकि कीबा की सूंघने की शक्ति बाकियों से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए अब वो कुछ करने की हालत में नहीं रहता। और तभी नारुतो इस मौके का फायदा उठाता है और अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और नारुतो उसे हर तरफ से घेर लेता है और उसकी पिटाई करने लगता है। उसे बुरी तरह से पीटते हैं और एक जोरदार लात कीबा के मुंह के ऊपर मारते हैं और उसका चेहरा नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और कीबा का खेल खत्म हो जाता है। कीबा के बेहोश हो जाने की वजह से इस मैच का विनर नारुतो होता है और हयाते नारुतो को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर बौखला जाते हैं कि भाई ये नारुतो ये फिसड्डी जीत कैसे गया। नारुतो इस एकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट माना जाता था और उसने आज कीबा को हराकर सबके सामने खुद को साबित कर दिया है कि उसमें भी बहुत दम है और कोई लूजर नहीं है। ककाशी, साकुरा और हिनाटा को सबसे ज्यादा खुशी होती है और अब नारुतो उसे हराकर ऊपर जाता है और हिनाटा नारुतो को बुलाती है अपने पास। नारुतो के घाव को ठीक करने के लिए उसे एक दवाई देती है। कुरानाई सेंसे के बोलने पर नारुतो उस दवाई को ले लेता है। कुरानाई सेंसे इस बात से खुश होती है, लेकिन नेजी इस बात के लिए खुश नहीं होता है। अब इसके बाद कुछ निंजास कीबा को एक स्ट्रेचर के ऊपर लेटाकर ले जा रहे होते हैं। हिनाटा यहाँ पर आती है और उसे उसी दवाई को ऑफर करती है जो कि उसने नारुतो को दी थी और कीबा बोलता है, मेरी छोड़ो हिनाटा, अपने बारे में फिक्र करो, अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। हिनाटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर वो लोग तुम्हारी फाइट सैंड विलेज के उस मॉन्स्टर गारा से या नेजी से करते हैं तो तुम्हें उसी वक्त क्विट करना होगा। ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, उनके अंदर रहम नाम की कोई भी चीज नहीं है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अब ये लोग इसे यहाँ से ले जाते हैं, पर जिसका डर होता है वही होता है। अब अगले मैच का नाम आता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा होता है हिनाटा ह्यूगा वर्सेस नेजी ह्यूगा। अभी दोनों आमने सामने आ जाते हैं। नेजी हिनाटा से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा हिनाटा बोलती है, मैंने भी नहीं सोचा था भैया। और जैसे ही ये उसे भैया बोलती है सभी लोग चौंक जाते हैं और नारुतो पूछता है, ककाशी सेंसे क्या ये दोनों भाई बहन है? ककाशी बोलता है, हाँ ये दोनों ह्यूगा क्लैन से हैं, पर असली के भाई बहन नहीं है। हिनाटा ह्यूगा क्लैन की मुखिया की बेटी है और नेजी उस मुखिया के छोटे भाई का बेटा। एक तरह से ये दोनों कजन्स हैं। अब लड़ाई शुरू होने से पहले नेजी हिनाटा को बोलता है, हिनाटा मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। तुम जानते हो कि तुम कभी भी चूने नहीं बन सकती, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर और दयालु हो, हमेशा लोगों से दोस्ती करना तुम्हें अच्छा लगता है और लड़ाई से तुम दूर रहती हो। हिनाटा हार मान लो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि तुम कीबा और शिनो को निराश नहीं करना चाहती थी, तुम तो इस एग्जाम को देना तक नहीं चाहती थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हिनाटा बोलती है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं इस एग्जाम को कंडक्ट करना चाहती थी, मैंने चुनिन एग्जाम में हिस्सा लिया क्योंकि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। नेजी बोलता है, हिनाटा तुम ह्यूगा क्लैन के ऊपर एक धब्बा हो, तुम कितने भी कोशिश कर लो तुम नहीं बदल सकती, एक फेलियर हमेशा फेलियर ही रहता है। हिनाटा अपने क्लैन में सबसे ज्यादा कमजोर है, उसकी छोटी बहन हनाबी ह्यूगा हिनाटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी जब नेजी ने हिनाटा को एक फेलियर बोला तो नारुतो को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नेजी पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन होते हो किसी को लूजर कहने वाले? हिनाटा तुम खड़ी क्या हो? क्या तुम इसकी बातों को सुनती रहोगी? इसे दिखा दो कि ये कितना गलत है। कोई भी इंसान लूजर नहीं होता, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, किसी भी इंसान को कम मत आंका करो। हिनाटा नारुतो की बातें सुनकर मोटिवेट हो जाती है और अब हिनाटा अपनी ब्याकुगन का यूज करती है। हिनाटा को ऐसा देखकर नेजी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। उचिहा क्लैन के मेंबर्स के पास जैसे कि शारिंगान होती है, वैसे ही ह्यूगा क्लैन्स के मेंबर्स के पास ब्याकुगन आइज होती हैं। ये दोनों अपनी ब्याकुगन आइज को एक्टिवेट कर लेते हैं और फाइट करने के लिए अपनी पोजीशंस को ले लेते हैं। दरअसल ये ब्याकुगन एक कैकाई गेन के होता है, बिल्कुल शारिंगान की तरह, और ऐसा माना जाता है कि शारिंगान ब्याकुगन से ही बना था, पर ब्याकुगन शारिंगान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो इन्होंने पोजीशन ले रखी है अभी फाइटिंग की, इसे ह्यूगा स्टाइल बोलते हैं, जो कि हिडन लीफ विलेज का सबसे खतरनाक जुत्सु माना जाता है। ये ताइजुत्सु ली और माइट गाय के जैसे ताइजुत्सु नहीं है, ये सिर्फ ह्यूगा क्लैन के मेंबर्स ही कर सकते हैं। ये लोग शरीर के अंदरूनी अंगों में वार करते हैं, चाकरा पॉइंट्स पर हमला करते हैं और चाकरा के फ्लो को ही रोक देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत दर्दनाक साबित होता है। नारुतो ककाशी से पूछता है कि भाई ये क्या होता है? चाकरा सिस्टम। ककाशी बोलता है कि चाकरा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि बॉडी के अंदर चाकरा को भेजता है। इंसान के ब्लड सिस्टम की तरह इन लोगों के शरीर के अंदर चाकरा फ्लो भी होता है और ये सीधा इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ा होता है। ह्यूगा क्लैन के लोग अपनी आईज से अपने ओपोनेंट की चाकरा पॉइंट्स को देख सकते हैं और उन पर हमला करके उनके चाकरा फ्लोस को ही रोक देते हैं और इसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है। अब हयाते मैच को शुरू करता है और हिनाटा अपनी पूरी पावर से नेजी पर हमला करती है और एक दूसरे पर हमला करना शुरू करते हैं और तभी नेजी अचानक से हिनाटा के एक चाकरा पॉइंट पर हमला कर देता है और उसकी चाकरा फ्लो को ही रोक देता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर दबाव महसूस होता है और हिनाटा के मुंह से
से खून निकलना शुरू हो जाता है, पर इसके बावजूद वो नेजी के सामने टिकी रहती है और हार नहीं मानती। नेजी बार बार उसके चाक्रा पॉइंट्स पर हमला करता है, पर वो फिर से खड़ी होकर अपनी फाइट को जारी रखती है। हिनाटा को आज पहली बार इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर कुरोनाई सेंसे, क्योंकि उसे पता होता है कि हर मिशन में हिनाटा आसानी से हार मान लेती है। लेकिन आज हिनाटा को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर कुरोनाई सेंसे को उस पर बहुत प्राउड महसूस होता है। और तभी नेजी हिनाटा के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है और हिनाटा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हयाते मैच को खत्म करने के लिए बीच में आते हैं, पर तभी हिनाटा फिर से खड़ी हो जाती है। नेजी ये देखकर बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो हिनाटा? तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, फिर क्यों तुम मरना चाहती हो? हिनाटा बोलती है, क्योंकि मैं और ज्यादा अपमानित नहीं होना चाहती, मैं भी साबित करना चाहती हूँ कि तुम गलत हो, मैं लूजर नहीं हूँ। हिनाटा की ये बातें सुनकर नेजी को बहुत गुस्सा आता है और अब इसीलिए हिनाटा को सचमुच जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। पर तभी ककाशी, कुरोनाई और माइट गाई यहाँ पर आकर उसे रोक देते हैं और आखिर में इस मैच का विनर नेजी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर तभी हिनाटा के दिल के अंदर और भी ज्यादा पेन होने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नारुतो, साकुरा और ली उसकी तरफ दौड़ते हैं। हिनाटा आज सिर्फ नारुतो की वजह से खुद को बदल पाई थी। पर तभी नेजी नारुतो को बोलता है, हे यू नारुतो, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक फेलियर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकता, इसलिए अपनी फालतू की चीयरिंग को बंद कर दो। नारुतो बोलता है, वो तो देखा जाएगा नेजी ह्यूगा। और मेडिकल टीम यहाँ पर आती है और हिनाटा को यहाँ से लेकर जाती है और नारुतो अपने आप में एक प्रॉमिस करता है कि वो इस चुनिन एग्जाम में नेजी ह्यूगा को हरा कर रहेगा और उसको गलत साबित करेगा कि एक लूजर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता अपनी जिंदगी में। अब हिनाटा और नेजी की फाइट के बाद अब सिर्फ 4 लोग ही बचते हैं, जो कि है चोजी, गारा, डोसू और रॉक ली। चोजी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि अब उसे ताकतवर लोगों से लड़ना पड़ेगा। अब अगला मैच शुरू होने से पहले गारा कुछ अजीब हरकतें करने लग जाता है और अपने मैच के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। तभी कानकुरो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर नारुतो अकेला खड़ा होता है। कानकुरो नारुतो के पास आकर बोलता है, हे लड़के, तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? तुम उस नेजी के बारे में कुछ बता सकते हो मुझे? नारुतो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें नेजी के बारे में जानना है? नेजी वो है जिससे मैं हराने वाला हूँ। और तभी हयाते अगले मैच को शुरू करता है, पर नाम शुरू होने से पहले ही गारा नीचे आकर खड़ा हो जाता है और स्क्रीन पर नाम आता है, रॉक ली वर्सेस गारा। आगे भाई गारा की फाइट। ली अपने मैच के लिए पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब फाइट शुरू होने से पहले गाई सेंसे रॉक ली को कुछ एडवाइस देते हैं और रॉक ली नीचे आकर अपने शानदार मार्शल आर्ट पोज में आकर खड़ा हो जाता है। हयाते इस मैच को शुरू करते हैं और ली गारा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रॉक ली जब गारा के ऊपर हमला करता है तो गारा के पीछे लगे उस बकेट से थोड़ी सी सैंड निकलती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। गारा की इस एबिलिटी को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सिवाय शीनो को छोड़कर, क्योंकि उसी की टीम ने गारा की हैवानियत को सबसे पहले उस जंगल में देखा था। पर ली भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। ली गारा के ऊपर लगातार अटैक्स करता रहता है, पर गारा बहुत आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ली जितनी तेजी से गारा पर हमला करता है, गारा की ये सैंड उतनी ही ज्यादा तेजी से उसके अटैक्स को डॉज करने लग जाती है। देखने से ऐसा लगता है कि गारा इस सैंड को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि ये सैंड अपने आप ही गारा को प्रोटेक्ट कर रही है। ली के सभी हमले बेकार हो जाते हैं और इसके बाद वो सैंड ली पर हमला करती है, उसे दबोच कर मारने के लिए। पर ली उस अटैक को डॉज करके ऊपर की तरफ चला जाता है। ली समझ जाता है कि अब उसको हराने के लिए उसे सैंड से भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। साकुरा माइट गाय से पूछती है कि ये ली सिर्फ ताइजेत्सु का यूज क्यों कर रहा है, निंजुत्सु का यूज क्यों नहीं करता? गाय सेंसे बोलता है, हाँ ये अच्छा आइडिया होता, लेकिन ली को गेंजुत्सु और निंजुत्सु नहीं आता है, उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं है, इसलिए उसने ताइजेत्सु पर फोकस किया था और कड़ी मेहनत करने के बाद ताइजुत्सु उसकी बहुत बड़ी ताकत बन गई। ली मेरे लिए लाखों में एक है। इसके बाद गाय सेंसे ली को चिल्लाकर बोलते हैं, ली अब निकाल दो उसे। ली बोलता है, पर ये जरूरी है कि गाय सेंसे? अरे हाँ मेरे बच्चे, यही बिल्कुल सही समय है, निकाल दो उसे। रॉकली बोलता है, ठीक है गाय सेंसे, जैसे आपकी इच्छा। और हम देखते हैं कि इस रॉकली ने अपने पैरों में एक्स्ट्रा हैवी वेट्स लगाए होते हैं और गाय सेंसे के बोलने पर ली उन वेट्स को हटा देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जैसे ही वो उन हैवी वेट्स को फेंकता है तो जमीन पर गिरते ही कुछ ऐसा धमाका होता है, भाई साहब कम से कम भी 100-200 टन के होंगे भाई ये। सभी के मुंह खुले रह जाते हैं उस धमाके को देखकर। इसके बाद रॉकली साउंड की स्पीड जितना तेज हो जाता है और गारा के ऊपर हमला करता है। उसका स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गारा को अपनी सैंड से खुद को डिफेंस करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है और आखिरकार ली गारा को एक जोरदार मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि इसने गारा पर हमला कर दिया। तिमारी, कानकुरो और उसके सेंसे बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा पहली बार था कि किसी ने गारा को हाथ लगाया था। पर तभी उस हमले की वजह से गारा के चेहरे से सैंड गिरने लगती है। मतलब कि ये गारा सिर्फ सैंड का कवर ही नहीं, खुद पूरी तरह से सैंड से ढका हुआ है। इसी वजह से गारा के शरीर के ऊपर आज तक एक भी खरोंच नहीं आई होती है और गारा एकदम शैतान की तरह लग रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और गारा फिर से पहले की तरह बन जाता है। रॉकली को एक आइडिया आता है और अपने हाथों की पट्टियों को खोल देता है और पूरी तेजी से गारा की तरफ आकर उसे किक मारता है, उसे हवा में उछालता है और अपनी हाथों की पट्टियों से बांध देता है और घूमते हुए पूरी स्पीड के साथ जमीन के ऊपर गिरता है। ये देखकर सभी को लगता है कि ली ने गारा को फाइनली हरा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गारा धूल में मिल चुका है, पर हम देखते हैं कि वो फिर से जाकर ली के पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उस हमले की वजह से ली बुरी तरह से थक जाता है। गारा इस मौके का फायदा उठाता है और अपने सैंड से उस पर बहुत बुरी तरह से हमले करने लगता है। ली उसके अटैक्स को बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। लगभग नामुमकिन होता है इसके अटैक्स को डॉज करना और डॉज करने की वजह से ली बहुत ज्यादा थक जाता है और साकुरा गाय सेंसे से पूछती है कि ली को इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, इसे
डॉज करने में। उसके लिए तो ये आसान होना चाहिए था ना। तभी गाय सेंसे बोलते हैं, प्राइमरी लोटस एक बहुत खतरनाक टेक्निक है, लेकिन लड़ाई के दौरान जो इसे यूज करता है उसे अपने पूरे के पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है और एक तरह से अपने शरीर को हिला पाना भी मुश्किल हो जाता है। तभी रॉकली अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब उसके पास कोई भी हुनर नहीं था, ना ही निंजुत्सु ना ही गेंजुत्सु, बस वो थोड़ा बहुत ताईजुत्सु जानता था और एक पावरफुल निंजा बनने के लिए वो पूरा दिन ट्रेनिंग में लगा रहता था। पर वो अच्छे से जानता था कि जिसके पास निंजुत्सु ही नहीं है वो आखिर एक निंजा कैसे बन सकता है। ली अपने अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और तभी उसे गाय सेंसे ने यहाँ पर आकर बताया कि जब तुम अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रखते हो तो तुम्हारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और कड़ी मेहनत करो तो चाहे तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट ना हो, लेकिन ट्रेनिंग कर एक महान निंजा बन सकते हो। फिर गाय सेंसे ने उसे सब कुछ सिखाया और उसका ताईजुत्सु बेहतर से बेहतर बनाया। इन पुरानी बातों को याद करके ली गाय सेंसे को उस पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया बोलता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रॉक ली इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी इतनी तेजी से मूव कर रहा है। ली के फेस के ऊपर एक स्माइल होती है और मन में बोलता है कि गाय सेंसे मुझे स्माइल करते हुए देख रहे हैं, मैं ये मैच नहीं हार सकता। इधर गाय सेंसे बोलते हैं कि लीफ विलेज का लोटस 2 बार खिलता है और तभी ककाशी हैरान होते हुए गाय से पूछता है, 1 मिनट, क्या ली 8 इनर गेट्स को खोल सकता है और हिडन लोटस भी यूज कर सकता है? और गाय उसे हाँ बोलता है। साकुरा पूछती है कि ये 8 इनर गेट्स क्या होते हैं? ककाशी बताता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में 8 गेट्स होते हैं जहाँ पर चाकरा सबसे ज्यादा होता है। हर गेट का एक अलग अलग नाम भी होता है, जैसे गेट ऑफ ओपनिंग, गेट ऑफ रेस्ट, गेट ऑफ लाइफ, गेट ऑफ पेन, गेट ऑफ क्लोजिंग, गेट ऑफ जॉय, गेट ऑफ शॉक और लास्ट गेट ऑफ डेथ। ककाशी के पूछने पर गाय उसे बताता है कि ली अभी सिर्फ 5 गेट्स ही खोल सकता है और प्राइमरी लोटस में सिर्फ फर्स्ट गेट ही ओपन होता है, जिससे कि मसल का स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। सेकंड गेट ओपन होने पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और थर्ड गेट ओपन होने पर पर्सन हिडन लोटस में चला जाता है, जिसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में बहुत कुछ पता चलने वाला है। साकुरा बोलती है कि जब प्राइमरी लोटस यूज करने पर ही ली की बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था, तो ली अगर थर्ड गेट को ओपन कर देगा तो उसके साथ क्या होगा? तो ककाशी बोलता है, इनर गेट खोलने से एक निंजा 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाता है, पर बदले में उसकी डेथ भी हो सकती है। और ककाशी गाय सेंसे से बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि गाय सेंसे एक ऐसा इंसान निकलेगा जो कि अपने ही स्टूडेंट को मौत के घाट उतार सकता है। गाय सेंसे बोलता है, ककाशी तुम अभी ली को नहीं जानते और ना ही उसके सपनों के बारे में। और गाय ली की उसी बात को याद करता है जब ली ने बोला था कि वो प्रूफ करेगा कि गेंजुत्सु और निंजुत्सु के बिना भी वो एक निंजा बन सकता है। इस तरफ ली अपना थर्ड गेट ओपन करने लगता है। उसके चारों तरफ एक ऑरा सा बन जाता है। ली का पूरा फेस रेड हो जाता है और उसकी सारी की सारी नसें भी दिखने लगती हैं। ली इसे गेट ऑफ लाइफ कह के ओपन करता है और अब ये फोर्थ गेट को भी ओपन करने लग जाता है और ली की पूरी बॉडी एक ग्रीन ऑरा से कवर हो जाती है। और अब ली गारा पर हमला कर देता है। गारा उसे डॉज नहीं कर पाता और हवा में उछल जाता है। ली के अटैक्स 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। सभी लोग उसकी फोर्स को फील कर पा रहे थे। ली गारा के साथ हवा में जंप करके हवा के बीच में फाइट करता है उससे और गारा को किसी बॉल की तरह उछाल रहा होता है, उस पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है। गारा नीचे गिर जाता है और उसकी सैंड का वो आर्मर भी अब टूटने लग जाता है। इसके बाद ली गारा को ऊपर हवा में पकड़कर अपना 5th गेट, गेट ऑफ क्लोजिंग ओपन करता है और गारा पे हिडन लोटस अटैक कर देता है। ली उसे पटक देता है और ली वापस से नॉर्मल हो जाता है और दूसरी तरफ जाकर गिरता है। और जैसे ही धुआं उठता है तो हम देखते हैं कि गारा की इस सैंड की बोतल ने उसके अटैक से होने वाले डैमेज को कम कर दिया था और वो सैंड गारा के नीचे होती है। इस अटैक ने गारा को बुरी तरह से हिला डाला था। गारा अपने हैंड से सैंड कॉफिन अटैक करता है और ली उससे बचने के लिए भागता है, पर उसकी लेफ्ट लेग और आर्म उस सैंड में आ जाती है और गारा सैंड कॉफिन से उसकी लेफ्ट आर्म और लेग को क्रश कर देता है और ली को मारने के लिए उस पर सैंड से हमला करता है। पर तभी गाय सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और उस सैंड से ली को डिफेंड करते हैं। ये देखकर गारा को कुछ लोगों की याद आती है, जिसमें कॉनकुरो और तिमारी भी होते हैं। इसके बाद गारा गाय से पूछता है, तुम ली को बचाने क्यों आए हो? गाय बोलता है, ली मेरा एक बहुत प्रीशियस स्टूडेंट है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। गारा क्विट करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है, जबकि उसकी आर्म और एक लेग से खून आ रहा होता है। गाय सेंसे ये देखकर रोने लगता है। ली होश में नहीं होता, लेकिन बेहोशी में भी वो खुद को प्रूफ करने के लिए लड़ जाता है। ये देखकर हयाते गारा को विनर डिक्लेयर कर देता है। ली को लेने के लिए मेडिक्स की टीम यहाँ पर आ जाती है। उसमें से एक मेडिक कुछ चेक करता है और माइट गाय को थोड़ा साइड में ले जाकर उसे बोलता है कि ली की बॉडी ने बहुत ज्यादा प्रेशर झेला है और अब उसकी लेफ्ट लेग और आर्म भी क्रश हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जब भी ली होश में आएगा तो वो कभी भी अब एक शिनोबी की लाइफ नहीं जी पाएगा। ये सब सुनकर गाय सेंसे और नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और गाय सेंसे ली की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है कि काश उसने इस फाइट को पहले ही रुकवा दिया होता। इसके बाद मेडिक्स ली को यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब ककाशी माइट गाय को बोलता है कि अब उसे संभल कर रहना होगा और उसे रॉक ली को भी समझाना होगा कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी। अब इसके बाद लास्ट फाइट रह जाती है और हयाते उन दोनों को आगे आने के लिए बोलता है। चोजी और डोसो आगे आते हैं और डोसो मन में बोलता है कि उसे किसी भी तरह से इस मैच को जीतना है, क्योंकि वो सास्के से फाइट करना चाहता है, क्योंकि ओरोचिमारू ने सास्के को अपनी पावर्स देके डोसो को बेवकूफ बनाया है और सास्के को मारने के लिए भेजा है, तो शायद अब डोसो बदला लेने के लिए सास्के को मारना चाहता है। इस तरफ चोजी अपने मन में सोचता है कि उसे ये फाइट जीतने पर बारबी को खाने को मिलेगा, तो उसे इस मैच को जीतना ही होगा। अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है। चोजी एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके फूल कर कुप्पा हो जाता है और बोल्डर की तरह गोल गोल घूमकर डोसो पर हमला कर देता है। शिकामारू मन में सोचता है कि अब चोजी ने ईयर्स को कवर कर लिया है, तो अब डोसो के सोनिक अटैक्स उस पर काम नहीं करने
वाले, लेकिन डोसू चोजी को डॉज कर लेता है और चोजी एक दीवार में जाकर घुस जाता है। डोसू उसे एक पंच मारता है। चोजी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरे ईयर्स पूरी तरह से कवर्ड है। डोसू अपनी आर्म्स से सोनिक वेव्स निकालता है और चोजी नॉर्मल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डोसू बताता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है जो कि साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर सकती है और डोसू के अटैक के लिए चोजी की बॉडी ही इनफ थी और ये खुद इसकी बॉडी एक बहुत बड़ा सा ईयर है। हयाते डोसू को विनर डिक्लेयर कर देता है और थर्ड एग्जाम के प्रिलिमिनरी राउंड्स अब खत्म हो चुके हैं और इस तरफ हम काबुटो को देखते हैं जो कि ओरोचिमारू से मिलने आया होता है। ओरोचिमारू बोलता है कि इस विलेज में बहुत समय से शांति है। काबुटो बोलता है तो सर क्यों ना इस शांति को भंग किया जाए और अब ओरोचिमारू काबुटो को सास्के को किडनैप करने का काम दे देता है पर उसके रास्ते में एक प्रॉब्लम आ सकती है, नारुतो उजुमाकी। ओरोचिमारू बताता है कि सास्के इताची से बदला लेना चाहता है। इताची सास्के के बड़े भाई का नाम है पर नारुतो के आसपास रहने की वजह से सास्के की बदले की आग कम होती जा रही है तो सास्के को यूज करने के लिए उसे नारुतो से दूर करना होगा जिससे कि सास्के के अंदर की डार्कनेस बढ़ेगी। काबुटो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और सास्के के पास जाने के लिए वहां से जाने लगता है। ओरोचिमारू काबुटो को रोकता है और उससे कहता है कि अगर काबुटो ओरोचिमारू को रोकने के बारे में सोच रहा है तो उसे सास्के को जान से मारना होगा क्योंकि ओरोचिमारू को वो कभी भी नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर काबुटो हैरान रह जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं पर ओरोचिमारू बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। और इस तरफ थर्ड होकागे डिक्लेयर करते हैं कि फाइनल एग्जाम आज से ठीक 1 महीने बाद होगा क्योंकि पास हुए सभी के सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी सारी की सारी टैक्टिक्स दिखा चुके हैं और अब इस 1 महीने में उन्हें अपनी नई टैक्टिक्स पर काम करना होगा और फाइनल एग्जाम के लिए ट्रेनिंग भी करनी होगी। और अब प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो 10 राउंड्स हुए थे उसमें साकुरा इनो वाला मैच टाई हो गया था जिसकी वजह से उन दोनों में कोई भी आगे नहीं बढ़ा और अब सिर्फ 9 गेनिन्सी फाइनल एग्जाम में फाइट करेंगे। इनका नाम है नारुतो, सास्के, नेजी शिकामारू, शिनो गारा, कोंकुरो तेमारी और डोसू। अब इसके बाद काबुटो उसी हॉस्पिटल में आया होता है जहाँ पर सास्के को रखा गया है। काबुटो सभी के सभी अम्बू ब्लैक कॉप्स को डिफीट करके यहाँ पर आया था। काबुटो एक मेडिकल नाइफ को अपने हाथ में लेता है पर तभी वो उसे पीछे मार देता है जो कि ककाशी पकड़ लेता है। ककाशी बोलता है क्या बात है, तुमने सभी कॉप्स को हरा डाला, इससे तो यही पता चलता है कि तुम कोई नॉर्मल गेनिन नहीं हो। काबुटो और ककाशी आमने सामने आ जाते हैं। काबुटो मुझे तुम पर पहले से ही शक था, क्या तुम ओरोचिमारू के आदमी हो? पर काबुटो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और सास्के की गर्दन के ऊपर कुन्हाई रखकर बोलता है कि ककाशी उसे यहाँ से जाने दे वरना वो सास्के को मार डालेगा। पर ककाशी काबुटो पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी एक अम्बू ब्लैक कॉप उठकर ककाशी की तरफ बढ़ता है लेकिन ककाशी के क्लोन्स उसे घेर लेते हैं और तभी एक दूसरा कॉप उठकर वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाता है और ये काबुटो ही होता है। ककाशी देखता है कि यहाँ पर काबुटो की बॉडी अभी भी पड़ी हुई है। दरअसल काबुटो ने डेड सोल जुत्सु का यूज किया है जिसमें कि आप मरी हुई बॉडी में अपना माइंड ट्रांसफर कर सकते हो और उस बॉडी के एक्सपीरियंस भी अपने जैसे बना सकते हो और एक मेडिकल चीफ का बेटा होने की वजह से उसे ये सारे के सारे जुत्सुस आते हैं। काबुटो एक मेडिकल चीफ का बेटा है और काबुटो उस बंदे का अडॉप्टेड सन है। अब इसके बाद थर्ड होकागे आंको को कुछ चिट्स के साथ आगे भेजती है और सभी गेनिन्स को इनमें से एक चिट को उठाना है। नारुतो एक चिट उठाता है और उसमें नंबर 1 लिखा होता है। सभी लोग अपना अपना नंबर देखते हैं। मोरिनो एक बोर्ड दिखाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन कब कब फाइट करने वाला है और फाइनल एग्जाम कैसे होगा और ये टूर्नामेंट कैसे कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट मैच होता है नारुतो और नेजी का, सेकंड होता है सास्के और गारा का, थर्ड है शिनो और कोंकुरो का और फोर्थ मैच में तेमारी की फाइट डोसो के साथ होगी। और शिकामारू पूछता है तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई एक ही चुनिन बन पाएगा? थर्ड होकागे बोलता है ये तो जजेस ही डिसाइड करेंगे, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग चुनिन बन सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार कोई भी चुनिन ना बने। अब नारुतो हॉस्पिटल जाता है और ककाशी से मिलता है और ककाशी को बोलता है कि वो उसे ट्रेन करे पर ककाशी बोलता है कि अभी उसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम करना है इसलिए उसने नारुतो के लिए एक ट्रेनर हायर किया है और तभी वो ट्रेनर पीछे आ जाता है। नारुतो पीछे मुड़ता है और देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इबिको सेंसे होते हैं जो कि कोनोहामारू का पर्सनल ट्रेनर होता है और नारुतो उसे एक ठरकी आदमी बुलाता है। ककाशी सेंसे ये क्या हरकतें हैं, आपने इनको क्यों चूज किया? ये तो मुझसे भी ज्यादा वीक हैं क्योंकि ये बंदा नारुतो के सेक्सी जुत्सु से हार गया था। ककाशी सेक्सी और परवर्ट नाम सुन के हैरान हो जाता है और तभी इबिसो शर्म के मारे आकर नारुतो को पकड़ लेता है और उसके कान में बोलता है ओए मैं तुझे रावण खिलाऊंगा, अभी के लिए चुप कर जा। नारुतो शांत हो जाता है पर अभी भी वो इस बंदे को अपना ट्रेनर नहीं मानता। ककाशी वहाँ से चला जाता है। अब इबिसो नारुतो को बोलता है कि अगर वो उससे रेस में जीत गया तो वो उसका ट्रेनर बनने से मना कर देगा खुद ही। नारुतो भागता है पर इबिसो उससे पहले यहाँ पर पहुंच चुका होता है। उससे आगे नारुतो बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है और उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में भेजता है और इबिसो भी ठीक ऐसा ही करता है और नारुतो उसके क्लोन्स से नहीं बच पाता। नारुतो उससे भिड़ जाता है पर इबिसो उसके पंचेस को डॉज कर लेता है और इस बार भी नारुतो फेल हो जाता है। इबिसो नारुतो को एक रामन की ट्रीट देता है और नारुतो को समझाता है कि नारुतो का चाक्रा कंट्रोल बहुत ज्यादा वीक है। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करते वक्त अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। जितना चक्रा यूज करके नारुतो 2 क्लोन्स को बनाता है सेम उतने ही अमाउंट में साकुरा 10 क्लोन्स बना लेंगे पर नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स का चाक्रा भी मौजूद है इसलिए वो बाकियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है और इबिसो नारुतो को बोलता है कि उसे अपना चाक्रा कंट्रोल करना ही होगा। अब इसके बाद नारुतो को एक स्प्रिंग हॉट वाटर के अंदर लेकर जाता है और नारुतो पूछता है कि यहाँ पर क्या करने आए भाई, नहाने आए यहाँ पे? इबिसो नारुतो को पानी के किनारे ले जाकर बोलता है कि अब इसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। अगर एक निंजा बहते हुए पानी में अपने चाक्रा को फोकस करके उस पर चलने
चलने की कोशिश करेगा तो उसे अपने चाक्रा को अलग अलग क्वांटिटी में फोकस करके चलना होगा, जो कि अगर नारुतो कर लेता है तो ये चाक्रा को मास्टर कर लेगा। इसके बाद एबिसो उसे खुद पानी में चलकर दिखाता है, जो कि नारुतो को बहुत अच्छा लगता है। नारुतो भी अब पानी में चलने की कोशिश करता है लेकिन डूब जाता है। नारुतो बार बार कोशिश करता है और बहुत बार कोशिश करने के बाद नारुतो इस टेक्निक को सीखने लगता है। तभी नारुतो कुछ देख लेता है और तभी पानी में डूब जाता है। एबिसो देखता है कि नारुतो ने एक आदमी को देख लिया है, जो कि लड़कियों के बाथरूम में झांकने की कोशिश कर रहा है। पक्का वही है। एबिसो सेंसे ये देखकर हैरान रह जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ये बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है, अरे ये श्योर किस चीज का है। इसके बाद ये बंदा एक बहुत बड़े फ्रॉग को यहाँ पर समन कर लेता है और ये फ्रॉग एबिसो को अपनी टंग से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है और एबिसो नॉकआउट हो जाता है। एबिसो की बत्ती गुल हो जाती है। नारुतो उस आदमी को दिखता है जिसने लाल कपड़े पहने हुए हैं और उसके बहुत बड़े बड़े सफेद बाल भी हैं। इस बंदे का नाम जिराया है और नारुतो सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो इस बंदे से भी ज्यादा ठरकी लग रहा है। अब नारुतो एबिसो को 1000 Years of Death नाम के एक जुत्सु से जगाने की कोशिश करता है और इसके पिछवाड़े के बीच में अपना जुत्सु यूज करता है, पर एबिसो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नारुतो उस बंदे से पूछता है, भाई कौन है तू? एबिसो को मार दिया तूने? तब ये बंदा बोलता है, मैं हूँ द लेजेंडरी मैन, द टोड स्पीयर माउंटेन सेज, जिसे लोग बोलते हैं माउंटेन सेज। नारुतो ये सब सुनकर उसे ठरकी सानिन नाम से बुलाता है और बोलता है, साले तूने मेरे टीचर को बेहोश कर दिया, अबे ट्रेनिंग कैसे करूंगा? जिराया बताता है कि ये नॉवेल्स लिखता है जिसका नाम है मेक आउट पैराडाइज और ये बुक वही बुक होती है जो कि ककाशी भी हर वक्त पढ़ता रहता है। नारुतो पूछता है, अबे इसे तूने लिखा है ठरकी सानिन? और ये बंदा बहुत खुश हो जाता है, ही तुम इस बुक को जानते हो? तो मतलब ये बुक बहुत फेमस हो चुकी है। ठीक है, बढ़िया है। साले ठरकी सानिन, लड़कियों को ताड़ रहा है यहाँ पे तू। नारुतो की बात सुनकर अंदर बाथरूम में लटकी हुई सारी की सारी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। ये बंदा नारुतो पर चिल्लाता है और बोलता है, अबे और ठरकी किसे बोल रहा है तू? मैं तो बस आइडियाज लेने के लिए झांक रहा था अंदर, ठीक है ना? नारुतो बोलता है, मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा अब? और जिराया बोलता है, अच्छा तो वो पानी पे चलने वाली ट्रेनिंग कह रहे हो तुम? और नारुतो बोलता है, अरे हाँ तुम्हें आती है क्या? पर ये बंदा साफ साफ मना कर देता नारुतो को ट्रेन करने के लिए। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानता जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है, और मुझे तुम ठरकी बोल रहे थे, है ना? और वैसे भी मुझे बच्चे पसंद नहीं है। नारुतो उसको मस्का लगाने के लिए उसकी नॉवेल्स की तारीफ करने लगता है। जिराया बोलता है, एक सेकंड, मेरी नॉवेल्स तो 18+ है, तुम्हें उसके बारे में क्या पता? और नारुतो बोलता है, अरे मैंने सुना है कि ये नॉवेल बहुत अच्छी है। जिराया बोलता है, पागल मत बना मुझे, ठीक है ना? ये बंदा एक पोल पर खड़ा होता है और एक टॉर्नेडो बनाकर हंसता हुआ यहाँ से चला जाता है। नारुतो अपने मन में बोलता है कि भले ही ये बंदा एक ठरकी है पर ये बहुत ज्यादा कूल है। ठरकी सानिन, पर विशेष, हेलो कहाँ हो तुम? नारुतो उस बंदे को हर जगह ढूंढता है और फिर एक जगह पर इसे ये बंदा दिख जाता है, पर ये एक औरत से थप्पड़ खा रहा होता है। भाई क्या है ये, बेइज्जती करा रहा अपनी, क्योंकि इस बंदे ने उस लड़की से बदतमीजी की है, छेड़ दिया होगा भाई इसने कुड़ियों को। नारुतो अपने मन में कहता है, क्या बंदा है ये, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नारुतो उसे परविसेज कर बुलाता है और उसे खुद को ट्रेन करने के लिए बोलता है, पर जिराया उसे उठाकर एक मटकी के अंदर बंद कर देता है और हंसते हंसते यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये बंदा एक जगह पर आकर बैठ जाता है और विश करता है कि कहीं से उसे एक जवान लड़की मिल जाए, और तभी इसकी तरफ कुछ शूरिकेन्स आते हैं पर उन्हें डॉज कर लेता है और ये शूरिकेन्स नारुतो ने फेंके होते हैं। नारुतो वहाँ पर आकर देखता है कि यहाँ पर तो उसकी जगह एक डॉल होती है। नारुतो यहाँ से चला जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि ये डॉल ही वो आदमी था जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका था और बोलता है, हाँ, इस बच्चे को मेरे तक पहुँचने के लिए कई साल लग जाएंगे। और तभी पीछे से नारुतो आ जाता है। जिराया मान जाता है कि नारुतो एक खिलाड़ी है और वो उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी एबिसो यहाँ पर आ जाता है और नारुतो बोलता है, ओए परविसेज, तुझे मुझे ट्रेन करना होगा, ठीक है ना? मुझे किसी भी हालत में उस चूनिन एग्जाम को पास करना है और एक दिन होकागे भी बनना है। पर ये बंदा इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और बोलता है, हाँ तो बन जा भाई, मुझे क्या मतलब है तेरे से, मुझे तो एक लड़की चाहिए। नारुतो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें लड़की चाहिए? और नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु यूज करता है और एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एबिसो ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है और ये देखकर ये बंदा एक कुएं के अंदर डूबकर मर जाता है। और इस तरफ परविसेज नारुतो को देखकर उसकी आंखें फटकर बाहर ही आ जाती हैं। ये बंदा नारुतो को 10 में से 10 नंबर देता है इस टेक्निक के लिए और उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है, पर एक शर्त रखता है कि नारुतो उसके सामने हमेशा ही इसी रूप में रहेगा। ये सुनकर नारुतो अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है और उस बंदे को ठरकी बोलता है, क्या मैं ठरकी नहीं हूँ? नारुतो बोलता है, हाँ तुम ठरकी नहीं, एक बहुत बड़े ठरकी हो। अब इसके बाद ये दोनों एक रिवर के किनारे बैठे होते हैं और नारुतो फिर से उसी टेक्निक को अप्लाई करता है, उसी पानी पर चलने वाली टेक्निक को। नारुतो पानी में चलने की कोशिश करता है पर 2 कदम चलते ही डूब जाता है और जिराया नारुतो को बोलता है कि पहले उसे अपने चाक्रा को बिल्डअप करना चाहिए। नारुतो चाक्रा बिल्डअप करने लगता है और तभी जिराया की नजर नारुतो के पेट के ऊपर उस सील पर पड़ती है। अच्छा तो यही वो सील है जो कि 9 टेल्स को कंट्रोल में रखती है। इस सील को इस तरह से बनाया गया है कि 9 टेल का चाक्रा नारुतो के चाक्रा के साथ मिल जाए और ये सील 4th होकागे ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। इसके बाद उस 9 टेल के चारों तरफ एक और सील उभर आती है, नारुतो और 9 टेल के चाक्रा को अनस्टेबल कर रही है और इसी वजह से नारुतो ठीक से चाक्रा बिल्डअप नहीं कर पाता है। और हाँ, इस सील के ऊपर किसी ने छेड़खानी भी की है, जैसा कि पहले के पार्ट्स में हमने देखा कि ओरोचिमारू ने नारुतो के सील के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी और वो यही था, ओरोचिमारू चाहता था कि नारुतो अपना चाक्रा कंट्रोल ना कर पाए। इसके बाद जिराया अपने हाथ
के हर एक फिंगर में एक फ्लेम जैसा चाकरा जलाता है, उसकी सील पर जोर से मारता है और ओरोचिमारू की सील रिलीज हो जाती है और नारुतो के पेट से हट जाती है। इसके बाद जिराया नारुतो को फिर से पानी के ऊपर चलने के लिए बोलता है। नारुतो पानी के अंदर उतरता है और पहली बार में ही बहुत अच्छे से चल पाता है। जिराया नारुतो को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, बच्चे अब समय आ चुका है कि मुझे तुम्हें नाइन टेल का चाकरा कंट्रोल करना सिखाना होगा। अब मैं तुम्हें एक किलर टेक्निक सिखाने वाला हूँ। नारुतो ये सुनकर खुश हो जाता है। जिराया पूछता है, हाँ तो बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे अंदर दो चाकरास हैं? नारुतो काफी सोचने के बाद बोलता है, हाँ मुझे ऐसा लगा था एक बार कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, पर वो चाकरा रेड कलर का था, जबकि मेरा चाकरा जो नॉर्मल होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। नारुतो सो रखा होता है और ये बंदा ऊपर छत के ऊपर बैठा होता है, जहाँ पर इबिसु यहाँ पर आ जाता है और जिराया बोलता है, इबिसु मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे स्टूडेंट को चुरा लिया, पर ऐसा मेरा कोई इरादा था नहीं। इबिसु बोलता है, अरे ये कोई जरूरी बात नहीं है, मैं आपको देखकर हैरान हो गया था क्योंकि थर्ड होकागे कब से आपको कहाँ पर ढूंढ रहे थे, लेकिन आप तो यहाँ पर हो। जिराया पूछता है, ये खबर थर्ड होकागे तक पहुँच चुकी है कि वो यहाँ पर है, पर इबिसु उसे मना करता है और बोलता है कि उसने इस खबर को अभी तक थर्ड होकागे तक नहीं पहुँचाया है। इबिसु पूछता है, जिराया सेंसे आप ओरोचिमारू के पीछे हो ना? पर जिराया मना कर देता है, नहीं मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं बस अपनी नॉवल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आया, कुछ कुड़ियों को ताड़ने के लिए आया था, इसीलिए यहाँ पर रुका हूँ। इबिसु हैरान होकर बोलता है, एक सेकंड, आप तो जानते हो ना वो कितना खतरनाक है, और ओरोचिमारू एक लेजेंडरी सानिन भी है, बिल्कुल आपकी तरह, यानी कि 3 लेजेंडरी शिनोबिस में से एक, और उसे सिर्फ एक दूसरा सानिन ही रोक सकता है, जो कि आप हो मास्टर जिराया, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जिराया है और ये 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है। और ये बंदा लीफ विलेज को छोड़कर कहीं पर चला गया था, इसी वजह से इसे लीफ विलेज और नाइन टेल्ड के बारे में इतना कुछ मालूम है। और अब भले ही जिराया ने मना कर दिया, लेकिन इबिसु को पूरा यकीन होता है कि जिराया ओरोचिमारू के लिए यहाँ पर आया है। इस तरफ हम गारा को देखते हैं जो कि अकेला बैठा होता है और तभी डोसु यहाँ पर आ जाता है और जिराया से बोलता है, ओए क्या तुम रात को सोते नहीं हो डरावने से? गारा बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ दरअसल मैं तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा था, अगर मैं तुम्हें अभी यहीं इसी वक्त मार डालूं तो फाइनल एग्जाम में मैं सास्के के साथ फाइट कर सकूंगा। गारा बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। और गारा एक बहुत ज्यादा डरावना सा रूप ले लेता है जो कि हमें एक शैडो के थ्रू दिखाया जाता है। डोसु उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और गारा उसे वहीं पर कुचल कर मार देता है। इस भयानक नजारे को काबुटो और सैंड विलेज के लीडर भी देख रहे होते हैं। ओह तो ये है गारा की असलियत, बहुत बढ़िया। और हाँ एक और बात, ककाशी को पता चल चुका है कि मैं असल में कौन हूँ। और तभी ये सैंड विलेज का लीडर बोलता है, एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ मतलब उन्हें पता चल चुका है कि मैं ओरोचिमारू का एक स्पाई हूँ। क्या? अगर उन्हें पता चल चुका है कि तुम कौन हो तो उन्हें तो ये भी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस विलेज को तबाह करने का प्लान फेल हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, उन्हें पता चल भी जाए तो भी वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। हिडन लीफ विलेज को तबाह करने का प्लान पूरा होकर ही रहेगा। और इन दोनों की बातें हयाते सुन लेता है और ये बात लॉर्ड होकागे तक पहुँचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर तभी इन दोनों को पता चल जाता है कि हयाते ने इसकी बातों को सुन लिया है। हयाते यहाँ से भाग जाता है जल्दी से, पर सैंड विलेज का ये बंदा उसका पीछा करता है और एक जगह पर आकर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है और इस सैंड विलेज का सेंसे हयाते सेंसे को मार देता है। अब अगले दिन जिराया नारुतो को एक झरने के किनारे लेकर आता है उसे कोई जुत्सु वगैरह सिखाने के लिए। हाँ तो इस जुजुत्सु को सीखने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ नारुतो, तुम्हारे अंदर 2 चाक्रास हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 2 चाक्रास नहीं बल्कि एक ही चाक्रा होता है, पर तुम्हारे अंदर एक लाल रंग का चाक्रा है। नारुतो उस चाक्रा के ऊपर फोकस करो, उसी लाल चाक्रा के ऊपर, और उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। नारुतो ऐसा करने की कोशिश करता है पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। नारुतो को अभी तक नहीं पता होता कि जिस चाक्रा की बात जिराया कर रहा होता है वो दरअसल नाइन टेल्ड फॉक्स की चाक्रा है। अब बहुत देर तक फोकस करने के बाद नारुतो उस चाक्रा को अभी भी नहीं निकाल पाता और जिराया समझ जाता है कि ये चाक्रा नारुतो के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये चाक्रा तभी निकलेगा जब नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा या उसकी जान को खतरा होगा। और जिराया नारुतो को बोलता है, नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हारा नॉर्मल चाक्रा काफी नहीं रहेगा, तुम्हें उस लाल चाक्रा को निकालना सीखना ही होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तो दुनिया का कोई भी जुत्सु करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसे कि समनिंग जुत्सु जो कि मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला हूँ। ये एक तरह की टेलीपोर्टेशन टेक्निक होती है जिससे कि तुम अपने खून को बाकी जीवों के साथ जोड़ सकते हो और निंजुत्सु के सहारे उस जीव को कहीं भी कभी भी बुला सकते हो। नारुतो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। हाँ पर इससे पहले कि हम शुरू करें तुम्हें अपने नॉर्मल चाक्रा को ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा ताकि तुम्हारे पास सिर्फ लाल चाक्रा ही बचे यूज करने के लिए। तो अब जितनी जल्दी हो सके अपने नॉर्मल चाक्रा को खत्म करो। दरअसल जिराया का प्लान होता है कि जब नारुतो अपना सारा का सारा चाक्रा यूज कर लेगा तो उसके बॉडी में सिर्फ 9 टेल का चाक्रा बचेगा और उसी से वो समनिंग जुत्सु सीख पाएगा। नारुतो मल्टी शैडो क्लोन यूज करता है और आपस में ही लड़ाकर खुद को जीत जाता है और ये सब होने के बाद नारुतो पूरी तरह से थक जाता है। जिराया सेंसे अब उसे समनिंग जुत्सु करके दिखाते हैं। वो पहले अपने मुंह से अपनी उंगली को काटते हैं और फिर उसी खून को अपने हाथ पर लगाते हैं और अपने हाथ को जोर से जमीन के ऊपर मार देते हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फ्रॉग आ जाता है। नारुतो ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। ये फ्रॉग एक बहुत बड़े स्क्रोल को अपने मुंह से बाहर निकालता है और नारुतो को देता है। जिराया बोलते हैं, नारुतो इसे खोलकर देखो, ये समनिंग जुत्सु का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम लिखो, उसके बाद तुम जहाँ पर भी
समनिंग करना चाहते हो, तुम अपने चाकरा को वहाँ पर फोकस करो और उसी हाथ से जिससे कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर नाम लिखा है उसको जमीन पर मार दो। अब नारुतो अपने हाथ को काटता है और अपने खून से उस स्क्रॉल के ऊपर नाम लिखता है। इसके बाद अपने चाकरा को फोकस करके समनिंग जुत्सु बोलकर अपने हाथ को नीचे जमीन पर मारता है, पर एक बड़े से फ्रॉग की बजाय कुछ ऐसा आता है। एक टैडपोल यहाँ पर आ जाता है और ये देखकर जिराया सेंसे का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। भाई इसकी लिपस्टिक क्यों आगे भाई? नारुतो इसे बार बार कोशिश करता है, पर जिराया सेंसे का ध्यान उसकी प्रैक्टिस पर नहीं बल्कि नदी किनारे नहा रही कुछ लड़कियों पर होता है जो कि बिकिनी में नहा रही होती है। नारुतो बोलता है, ओए ठरकी, तूने इसी वजह से इस जगह को चूज किया ना? साले बुड्ढे, मुझे ट्रेनिंग करने के बहाने झाड़ियों में से लड़कियां ताड़ रहा है। पर फिर बोलता है, अबे ओ गंदी सोच वाले, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना? खुद को देख ले पहले, 5 बार प्रैक्टिस कर चुका है, अभी तक एक बार नहीं हुआ तुझसे, तो मैं देखने से अच्छा मैं लड़कियां ताड़ लूं, समझे बेवकूफ? नारुतो बोलता है, अच्छा ठीक है भाई, मैं करता हूँ, इस बार देखियो। नारुतो फिर से एक बार ट्राई करता है, पर रिजल्ट वही का वही रहता है। जिराया बोलता है, ओए लड़के, मैं जान चुका हूँ तेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, जाके BGMI खेल तू, ठीक है ना? तेरे बस की कुछ नहीं है, चला जा यहाँ से। और इस तरफ अंबू ब्लैक ऑप्स को हयाते सेंसे की लाश मिलती है और इस खबर को लॉर्ड होकागे तक पहुंचा देते हैं। लॉर्ड होकागे इमरजेंसी मीटिंग बुलवाते हैं उसी वक्त और सभी के सभी सेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। शायद तुम लोगों को पता नहीं, पर हयाते सेंसे की बॉडी आज सुबह ही एक नदी के किनारे पड़ी हुई मिली थी। उनका मर्डर हो चुका है। सभी लोग ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं और ककाशी बोलता है ये पक्का काबूटो का काम होगा, क्योंकि उसी को काबूटो की असलियत जानने का काम सौंपा गया था और उसकी मौत के पीछे सिर्फ ओरोचिमारू का ही हाथ है। और इनमें से एक सेंसे बोलता है कि इन्हें चुनिन एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए, ओरोचिमारू से पहले इन्हें निपटना चाहिए। पर थर्ड होकागे इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस एग्जाम को रोका तो ओरोचिमारू बौखला जाएगा और कुछ न कुछ गलत जरूर करेगा। अब इस तरफ हम देखते हैं कि इनो और साकुरा सास्के के लिए फूल लेकर जाती है, क्योंकि अभी सास्के हॉस्पिटल में होता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर नहीं होता। ये देखकर ये तीनों चौंक जाते हैं। साकुरा को डर होता है कि शायद सास्के ओरोचिमारू के पास चला गया है। और अभी लोग ली से मिलने जाते हैं। ली भी इस वक्त हॉस्पिटल में ही होता है, लेकिन ये देखते हैं कि ली भी यहाँ पर नहीं है। और हम देखते हैं कि बाहर ली गार्डन के अंदर पुशअप्स लगा रहा है। ये देखकर ये तीनों ली के पास आती हैं। ली इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी हार मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होता। उसके हाथ पैर टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी पुशअप्स लगा रहा होता है। पर ज्यादा पुशअप्स लगाने की वजह से ली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। भाई साहब, भाई ली कितना मेहनती है यार। और इस तरफ चुनिन एग्जाम के अगले टेस्ट के लिए सभी के सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। और इस तरफ हम काकाशी को भी देखते हैं, जो कि एक ही हाथ से पहाड़ चढ़ रहा होता है, एकदम ऊपर पहुंच जाता है। और तब यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई मौजूद होता है, जो कि सास के जैसा दिख रहा होता है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो उसी समनिंग जुत्सु का यूज करता है और इस बार एक टैडबुल की बजाय एक फ्रॉग यहाँ पर आ जाता है। पर नारुतो को ये परफॉर्म करने के लिए 3 हफ्ते लग जाते हैं और 3 हफ्तों तक प्रैक्टिस करने के बाद नारुतो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। और अगले ही हफ्ते चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट होने वाला है। पता नहीं भाई क्या होगा इसका। और नारुतो बेहोश हो जाता है और जिराया सेंसे समझ जाते हैं कि नारुतो के उस चाकरा को बाहर कैसे निकालना है। पर इसके लिए जिराया को नारुतो की जान को खतरे में डालना होगा और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है। इसके बाद जिराया नारुतो के ऊपर एक बाल्टी पानी डालते हैं और बोलते हैं, नारुतो तुम 3 हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। नारुतो बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए बस। और अभी दोनों एक ब्रेक लेते हैं और एक रामेन की शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर नारुतो दबाकर नूडल्स खाता है। हाँ, जितना ठूस सकते हो ठूस लो, ये तुम्हारा आखिरी खाना हो सकता है। नारुतो पूछता है, क्या मतलब है? जिराया बोलता है, अरे कुछ नहीं, आराम से खाओ। और जब पैसे देने की बारी आती है तो हमें पता चलता है कि जिराया सेंसे यहाँ से पहले ही रफू चक्कर हो चुका है और बेचारे नारुतो को पूरे के पूरे खाने का बिल देना पड़ता है। उसका पर्स पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तभी जिराया सेंसे पीछे से यहाँ पर आता है और नारुतो बोलता है, साले ठरकी सानिन, मुझे लगा था तू पैसे देने वाला है। जिराया बोलता है, क्या? मैंने थोड़ी बोला था भाई मैं पैसे दूंगा। नारुतो लिटरली रोने लग जाता है और जिराया नारुतो से पूछता है, ओए नारुतो, मुझसे गले लगाने वाले हो क्या? सही में? क्या ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। तो चलो फिर। अब इसके बाद ये साकुरा के पास जाते हैं। नारुतो साकुरा से बात करने की कोशिश करता है और ये जिराया पीछे से देख रहा होता है। नारुतो उसे गले लगने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन साकुरा को उसकी बातें समझ में नहीं आती और यहाँ से जाने लगती है। पर तभी नारुतो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। साकुरा उसकी तरफ ही गिर रही होती है, लेकिन तभी नारुतो अपनी बाहों को फैला लेता है और तभी साकुरा समझ जाती है कि नारुतो के इरादे ठीक नहीं है और एक जोरदार घूसा नारुतो के ऊपर मार देती है। नारुतो की बत्ती गुल हो जाती है। अब इसके बाद ये दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जिराया सेंसे उससे ये सब क्यों करवा रहे हैं। और जिराया फिर से बोलता है, हाँ तो नारुतो, क्या कुछ और भी है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे? नारुतो पूछता है, आप ये सब क्यों करवा रहे हो? और नारुतो की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही जिराया सेंसे नारुतो के पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। नारुतो के बेहोश होने के बाद जिराया अपने मन में सोचता है, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है नारुतो, पर मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। 9 टेल फॉक्स का चाकरा तभी बाहर निकलेगा जब तुम्हारी बॉडी को खतरा होगा। 4th होकागे, मुझे माफ कर देना। जिराया नारुतो को एक बहुत खतरनाक जगह पर लेकर आ जाता है,
जहाँ पर एक बहुत गहरी खाई होती है। वो नारुतो को जगा देते हैं और नारुतो को खाई में गिराने के लिए उसे अपनी उंगली से पुश करते हैं और नारुतो झाड़ियों से होते हुए उस गहरी खाई में गिर जाता है। वो ऊपर से गिर ही रहा होता है कि तभी वो अपनी जान बचाने के लिए अपने चाकरा पर फोकस करके उन पत्थरों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये नामुमकिन होता है क्योंकि ये पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं और उन पत्थरों को नहीं पकड़ सकता। नारुतो बहुत तेजी से उस खाई के अंदर गिर रहा होता है, पर तभी सब कुछ बदल जाता है और नारुतो एक ऐसी जगह पर होता है जो कि उसकी इमेजिनेशन से परे होती है। नारुतो के ठीक सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा होता है जो कि सील्ड होता है और उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक आवाज आ रही होती है। नारुतो उस दरवाजे के पास जाते ही देखता है कि बहुत बड़ी बड़ी लाल आंखें उससे घूर रही हैं। नारुतो समझ जाता है कि बड़ा सा दिखने वाला और कोई नहीं बल्कि 9-tailed फॉक्स मॉन्स्टर है और ये ताकतवर लाल चक्रा उसी के अंदर से आता है। तभी 9-tailed फॉक्स उसे बोलता है, ओए लड़के, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? नारुतो बोलता है, बहुत हो गया, तुम बहुत टाइम से मेरे अंदर रह रहे हो, मुझे अभी के अभी तुम्हारा चक्रा चाहिए। सच में तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, काश मैं तुम्हें अभी खत्म कर पाता, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपना चक्रा दे जाता है। और नारुतो एक बड़े से फ्रॉग को समन करने में कामयाब हो जाता है। जिराया सेंसेई देखकर बहुत खुश हुआ है, जिसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। और तभी ये फ्रॉग बोलता है, किसने बुलाया मुझे यहाँ पर? तभी इसकी नजर नारुतो पर जाती है और बोलता है, ओए छुटकू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे समन किया? क्या तुझे पता नहीं मैं महान गामा बुनता हूँ और तुम एक बेवकूफ लड़के हो, भाग जा यहाँ से। नारुतो बोलता है, अबे रुक जा यार, मेरी जान खतरे में है। क्या तूने जिराया को देखा? अरे मैं उसी सेज की बात कर रहा हूँ, वही ठरकी। अच्छा तो तुम ठरकी सानिन की बात कर रहे हो। और गामा बुनता बाहर निकलने के लिए नारुतो को अपनी पीठ पर बिठाता है और पूरी ताकत से ऊपर जंप करता है और नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और जैसे ही वो नीचे लैंड करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मीटियोर धरती से टकरा गया है। उसकी स्पीड की वजह से नारुतो नीचे गिर जाता है और गामा बुनता बोलता है, तूने मुझे समन किया? ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तेरे जैसा छुटकू मुझे समन नहीं कर सकता, जिराया तक मुझे समन नहीं कर सकता, तो तेरी क्या औकात है बे? चल भाग यहाँ से अब। और नारुतो चढ़कर गामा बुनता के नाक के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें समन किया है और मैं फ्यूचर में होकागे बनने वाला हूँ, इसीलिए जब तक तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मान लेते तब तक मैं तुम्हारे ऊपर से नहीं हटने वाला, समझे तुम? गामा बुनता बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करने वाला। नारुतो शर्त रखता है कि अगर वो सूरज ढलने से पहले इसके ऊपर से गिर जाता है तो वो उसका मास्टर नहीं बनेगा। गामा बुनता पूरी कोशिश करता है नारुतो को अपने ऊपर से हटाने के लिए, पर नारुतो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है और गामा बुनता की लाख कोशिश करने के बावजूद भी नारुतो उसके ऊपर से नहीं हटता है और जिराया सेंसेई बहुत दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। आखिरकार सूरज ढल जाता है और नारुतो अभी भी उसके ऊपर ही बैठा होता है। गामा बुनता के हारने पर नारुतो खुशी से उछलने लगता है, पर तभी उसे चक्कर आ जाता है और नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गामा बुनता उसे बचा लेता है और नारुतो की कामयाबी को देखकर जिराया सेंसेई को नारुतो पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और गामा बुनता को यकीन दिलाने के लिए कि नारुतो ने ही उसे समन किया है तो वो समनिंग जुत्सु का कॉन्ट्रैक्ट गामा बुनता को दिखाता है और ये देखकर गामा बुनता जिराया से बोलता है, जिराया तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि नारुतो उज़ुमाकी ने ही मुझे समन किया है, ये लड़का बहुत जिद्दी है। इसे देखकर मुझे फोर्थ होकागे की याद आ गई और ये लोग नारुतो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तभी यहाँ के स्टाफ को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और ये लोग जैसे ही बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर नारुतो गिरा हुआ दिखता है। गामा बुनता नारुतो को हॉस्पिटल छोड़ देता है और यहाँ से खुद चला जाता है। अब नारुतो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के अंदर होता है और शिकामारू उसके पास बैठा होता है। शिकामारू नारुतो को बताता है कि 3 दिनों से बेहोश पड़ा है। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खड़ा होकर बोलता है, शिकामारू एग्जाम कब होने वाला है? शिकामारू बताता है, फाइनल एग्जाम? अच्छा वो तो कल होने वाला भाई। क्या बोला तूने? साले शिकामारू तूने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? और वो लेजेंडरी सानिन कहाँ पर है? उसने मुझे ट्रेनिंग देनी थी। शिकामारू बोलता है, अबे शांत हो जा भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई तुझे और किसके बारे में बात कर रहा है तू? नारुतो पागलों की तरह अपने कपड़ों को ढूंढने लग जाता है ताकि फिर से वापस ट्रेनिंग के लिए चला जाए और हॉस्पिटल के इस समय पर यहाँ पर कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं होता है, सभी लोग बाहर होते हैं और तभी गारा यहाँ पर आ जाता है और सीधा ली के रूम में जाता है। गारा को वो सभी बातें याद आ रही होती हैं जब प्रीलिमिनरी टेस्ट में वो ली को मारने जा रहा होता है और तभी गाय सेंसेई ने यहाँ पर आकर उसे बचा लिया था। गारा अपने उस वक्त के अधूरे काम को पूरा करने यहाँ पर आया होता है। वो अपनी सैंड को ली के गले के पास लेकर आता है और उसे दबोच कर मारने ही वाला होता है। तभी नारुतो और शिकामारू यहाँ पर आ जाते हैं। शिकामारू अपने शैडो पोजेशन जुत्सु का यूज करके गारा को रोक लेता है। नारुतो गारा से पूछता है, गारा ये तुम क्या कर रहे हो और तुम ली के साथ क्या करने वाले थे? गारा बोलता है, मैं इसे मारना चाहता हूँ। पर तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? तुमने तो इसे कंपटीशन में पहले ही हरा दिया है ना, तो अब तुम्हें ली से क्या तकलीफ है? तुम्हारी वजह से ही ली की ऐसी हालत हो चुकी है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, मैं इसे बस यूं ही मारना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा। अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और नारुतो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हाँ तो कर ले कोशिश, आजा। शिकामारू नारुतो को शांत रहने के लिए बोलता है, नारुतो शांत हो जाओ, ये बंदा संकी है, ये एक राक्षस है, राक्षस। नारुतो बोलता है, हाँ मुझे पता है ये एक राक्षस है, पर मैं इससे भी बड़ा वाला राक्षस हूँ। गारा बोलता है, क्या तुमने अभी अभी राक्षस बोला? मेरा राक्षस भी उतना ही असली है जितना कि तुम्हारा। नारुतो मेरा पालन पोषण अच्छे से किया गया है, ऐसा लोग सोचते हैं। मेरे पापा ने मेरे पैदा
होते ही मेरे ऊपर एक निंजुत्सु किया ताकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊं और मेरी सोल एक सैंड के राक्षस के साथ जाकर जुड़ गई और मैंने उस औरत को भी मार दिया जिसने मुझे जन्म दिया था। मैं एक पैदाइशी राक्षस हूँ। शिकामारु ये सुनकर हैरान रह जाता है। सैंड का मॉन्स्टर, ये क्या होता है? गारा बोलता है उसका नाम सुकागु है और वो एक बहुत पुराने मॉन्स्टर की एक जिंदा आत्मा है। मेरे पापा जो कि हिडन विलेज ऑफ सैंड के होकागे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे पाला। मैं सोचता था कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बस मेरी एक गलत फहमी थी। सच तो ये है कि मेरे पापा ने मुझे इतनी बार मारने की कोशिश की है जितनी बार मैं गिन नहीं सकता। शिकामारु पूछता है पर तुम्हारे बाप ने ऐसा क्यों किया? गारा बोलता है मेरे पैदा होने के बाद जिस निंजुत्सु को मुझ पर किया गया था उससे मेरा दिमाग अनस्टेबल हो गया। मेरे पापा मुझे एक हथियार बनाना चाहते थे। मैं अपने विलेज के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। जिस मकसद से वो निंजुत्सु किया गया था वो पूरी तरह से नाकाम रहा। मेरे जीने का क्या मतलब? मेरे अस्तित्व में होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं ये बात हमेशा सोचता था, पर जब मुझे इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं मिला तो मैंने ठान लिया कि मेरे इस दुनिया में जीने का मकसद सिर्फ इंसानों को मारना होगा। उसकी बातें सुनकर नारुतो सोचता है ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी एक समय पर बिल्कुल अकेला था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस लिए जिंदा हूँ। और एक दिन इरुका सेंसे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जीने का मकसद दिया। इसके पास अपना कोई नहीं है, इसलिए ये ऐसा बन चुका है। इसके बाद गारा उन दोनों को मारने के लिए अपने सैंड को उन दोनों की तरफ भेजता है। ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, पर तभी काए सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और गारा को देखकर बोलते हैं अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो उसे कल के लिए बचा कर रख। और गारा यहाँ से जाने लगता है, पर दरवाजे के पास जाकर वो बोलता है मैं तुम सभी को कल मार डालूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार और करो। और गारा यहाँ से चला जाता है और शाम को नारुतो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। कल का दिन नारुतो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट होने वाला है। नारुतो अपने घर जाने से पहले रामेन शॉप पर जाता है और वहाँ का ओनर उसे फ्री में रामेन खाने के लिए देता है। नारुतो अपने घर की तरफ जाता है और घर जाकर सोने की पूरी कोशिश करता है, पर नारुतो सो नहीं पाता क्योंकि कल नारुतो का मुकाबला विलेज के सबसे ताकतवर गेनिन के साथ होने वाला है, नेजी के साथ। अब फाइनली सुबह हो जाती है और नारुतो तैयार होकर बैटल एरिना की तरफ जाने लगता है और इसी बैटल एरिना के अंदर होने जा रहा है चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट। और आज का दिन सभी विलेजर्स के लिए एक फेस्टिवल जैसा होता है। और तभी अचानक से नारुतो को फायरवर्क्स सुनाई देते हैं और वो समझ जाता है कि बैटल एरिना के अंदर टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है और बहुत तेजी से भागने लगता है। पर फिर भी नारुतो बैटल एरिना से बहुत ज्यादा दूर होता है और कोनोहामारु नारुतो को एक शॉर्टकट दिखाता है जो कि नारुतो को डायरेक्टली बैटल एरिना में पहुंचा देगा, लेकिन ये शॉर्टकट उसे अलग अलग जगह पर लेकर जाता रहता है, जिसकी वजह से नारुतो के पीछे बहुत सारे बुल्स भी पड़ जाते हैं और नारुतो अपनी जान बचाकर उनसे भाग रहा होता है। बहुत सारे बुल्स नारुतो का पीछा करने लग जाते हैं और इस तरफ बैटल एरिना के अंदर सभी कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता है। नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और भागते भागते बैटल एरिना के नजदीक आ जाता है। एरिना के बाहर दो निंजास मौजूद होते हैं और नारुतो अपनी पूरी तेजी से अपने शैडो क्लोन्स के साथ घुसता है, पर वो यहाँ पर फंस जाता है और वो बुल दौड़कर आकर नारुतो की पीठ पर एक जोरदार हमला कर देता है और नारुतो उड़कर बैटल एरिना के अंदर आ जाता है। उसे ऐसा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और नारुतो देखता है कि उनकी फाइट देखने के लिए सभी के सभी विलेजर्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब इसके बाद हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि एक जोनिन से सास्की के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर वो जोनिन बोलता है कि अंबू ब्लैक ऑप्स की एक टीम सास्की को ढूंढ रही है पर उसका कोई अता पता है ही नहीं। और तभी वो जोनिन होकागे की कान में आकर बोलता है कि सास्की शायद से ओरोचिमारू के कब्जे में है। उम्र में लीफ विलेज का होकागे बनने में आपको बहुत मुश्किल आती होगी। क्या आपको नहीं लगता कि अब अगले होकागे को चूज करने का समय आ चुका है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे अभी और बहुत जीना है। इसके बाद थर्ड होकागे खड़े होकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि इस साल के चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट अभी शुरू होने वाला है और इसमें 8 पार्टिसिपेंट्स भाग लेने वाले हैं और आप सभी लोग सारे के सारे मैचेस देखे बिना यहाँ से ना जाएं और इस कंपटीशन को शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। जिस पर फोर्थ थर्ड होकागे से बोलता है एक सेकंड, आपने तो 8 बोला ना, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 7 ही कैंडिडेट्स हैं। अब इसके बाद एक इंस्ट्रक्टर उन सभी को एक पेपर दिखाता है जिस पर ये लिखा होता है कि कौन किससे फाइट करने वाला है और बोलता है कि लाइनअप में थोड़ा सा चेंज हुआ है। शिकामारु उस पेपर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें डोसो का नाम नहीं होता। दरअसल डोसो की गारा ने बत्ती गुल कर दी है और उसकी मौत हो चुकी है। और इस तरफ गारा उसी रात को याद कर रहा होता है जब उसने डोसो को जान से मारा था। नारुतो गेनमा, इस इंस्ट्रक्टर का नाम गेनमा है, ये इससे सास्की के बारे में पूछता है और गेनमा बोलता है कि अगर सास्की मैच के आने से पहले यहाँ पर नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर नारुतो बहुत परेशान हो जाता है और एंट्रेंस की तरफ देखता हुआ अपने मन में बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि सास्की डरपोक है, पर इतना भी नहीं कि यहाँ पर पहुंचकर क्विट कर दे। और गारा भी अपने मन में कुछ याद कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये गारा सास्की पर नजर बनाए हुए था और जब ककाशी सास्की को उस पार्क पर ट्रेन कर रहा था तब गारा छिपकर अपनी स्पाई आईज से उन्हें देख रहा था। ये सोचकर गारा काफी फ्रस्ट्रेट होकर एक क्रीपी सी स्माइल देता है और गारा की इस स्माइल को देखकर सैंड विलेज का लीडर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि कहीं इस गारा ने सास्की को खत्म तो नहीं कर दिया। तो मैच तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई बंदा हार न मान ले या फिर मर नहीं जाता और अगर मुझे लगा तो मैं इस मैच को किसी भी वक्त रुकवा सकता हूँ।
हूँ। तो पहला मैच है नारुतो और नेजी के बीच में और नारुतो अपनी ओथ को पूरा करने के लिए नेजी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरफ ऑडियंस में हिनाटा के साथ इजुमी कामिजुकी और कोतेत्सु हागाने उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं और नारुतो को देखकर वो उसे इसका लक समझते हैं कि नारुतो इतनी आगे तक पहुंच गया। बगल में बैठे हिनाटा और कीबा ये सब सुन रहे होते हैं और तभी कीबा की नजर अपने पीछे एक निंजा पर जाती है जिसने काले कपड़े और मास्क पहना हुआ था, जो कि अंबु ब्लैक ऑप्स का एक मेंबर होता है। इस तरफ नारुतो नेजी को अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब मैच शुरू हो जाता है। नारुतो उस पर कुन्हाई से हमला करता है पर नेजी उससे बच जाता है। नारुतो उसे पंच मारने की कोशिश करता है और तभी नेजी नारुतो के सामने आ जाता है और नारुतो की चेस्ट के ऊपर अपनी फिस्ट से हमला करता है। नारुतो एक सेकंड के लिए हिल नहीं पाता और उसके चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए नेजी आगे बढ़ता है। नारुतो समझ जाता है कि ये वही मूव है जो कि नेजी ने हिनाटा पर यूज की थी। वो उसके चक्रा पॉइंट्स पर अटैक करके उसकी चक्रा के फ्लो को रोक देना चाहता है। नारुतो थोड़ा सा पीछे हटता है और शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स नेजी पर एक साथ हमला कर देते हैं पर नेजी उनके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। तभी नारुतो नेजी को नीचे से किक मारता है पर नेजी उससे भी बच जाता है। वो नारुतो पर हमला करता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। नेजी बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम होकागे बन सकते हो? अगर होकागे बनना इतना ही आसान होता तो कुछ ही शिनोबीज होकागे क्यों बन पाते? हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और नारुतो तुम्हारे जैसे लोगों की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। ये सुनकर नारुतो बोलता है, नेजी तुम जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो पर मुझे हार मानना नहीं आता। और नारुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। इस तरफ हम काबुटो को देखते हैं जो कि 3 ब्लैक ऑप्स को मार देता है और वहीं से नारुतो को देख रहा होता है। इस तरफ नारुतो अपने सभी के सभी शैडो क्लोन्स का यूज करके नेजी पर हमला कर देता है पर नेजी सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। नेजी उनमें से एक नारुतो की तरफ भागता है और उसकी चेस्ट पर हमला कर देता है। ये देखकर नारुतो बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली हूँ? जिस पर नेजी बोलता है कि ये शुरुआत से ही इससे दूरी बनाए हुए था ताकि इसके चक्र पॉइंट्स पर हमला ना कर पाए। तभी नारुतो के बाकी के क्लोन्स गायब हो जाते हैं और नारुतो हंसते हुए बोलता है, तुमने गलती कर दी। और ये वाला नारुतो भी गायब हो जाता है जिसका मतलब है कि ये वाला नारुतो भी असली नारुतो नहीं था और ये एक क्लोन था। नेजी ये देखकर हैरान रह जाता है और तभी पीछे से 2 नारुतो नेजी पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम पर हमला करने से डर लगता है? और जैसे ही नारुतो नेजी को पंच मारता है तभी नेजी अपने आसपास एक चक्रा की फोर्स जनरेट कर लेता है और अपनी रोटेशन jutsu से नारुतो को दूर पटक देता है। नेजी का ये अटैक देखकर इसके लीडर भी हैरान रह जाते हैं और नेजी ने इस आर्ट को कब सीखा? टेन भी अपने मन में सोचती है कि नेजी की स्पेशल डिवाइस है और ऐसे घूमते हुए ब्याकुगन की हेल्प से 360 भी देख सकता है। एनिमी चाहे कहीं से भी हमला करे सब कुछ बेकार है। नारुतो फिर से अपने क्लोन्स को बनाता है, नेजी पर हमला करता है पर नेजी फिर से नारुतो को दूर पटक देता है और गिर के उसके सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं। और तभी नेजी बोलता है, नारुतो तुम मेरी रेंज में हो, तुम मुझसे नहीं बच सकते। और नेजी 64 पाम्स की टेक्निक को यूज करता है और नारुतो पर लगातार हमला करता है और नारुतो के सभी चक्रा पॉइंट्स पर हमला करके नारुतो को नीचे गिरा देता है। नेजी नारुतो से बोलता है, नारुतो मैंने तुम्हारे सारे के सारे चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है, अब तुम नहीं उठ सकते। तुम लकी हो कि अभी तक सांस ले पा रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ हार्ड वर्क करके आगे बढ़ सकते हो तो ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। तभी नारुतो हिनाटा के बारे में सोचता है और वापस से खड़ा हो जाता है और नेजी अपने मन में सोचता है, ये खड़ा कैसे हो गया? नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना नेजी, मुझे हार माननी नहीं आती। इस तरफ हिनाटा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और एक मास्क्ड बैम्बू कॉप्स यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, रुको मुझे हिनाटा को चेक करने दो। और अपने साथ हिनाटा को साइड में लेकर जाता है और आग से निकलने लगती है और एक ब्लैक ऑप्स को ऐसा करता हुआ देखकर कीबा बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर ये ब्लैक ऑप्स बोलता है कि एक डॉक्टर है और ये हिनाटा को हील कर रहा है। इस तरफ नेजी नारुतो को हार मानने के लिए बोलता है। नारुतो बोलता है, क्या तुम्हें पता है हिनाटा कितनी मेहनत करके यहाँ पर आई थी और तुमने उसके दिमाग के साथ खेला और उसे एक फेलियर लूजर अपनी फैमिली के ऊपर एक कलंक बोला। तुम्हें किसी को भी फेलियर कहने का हक नहीं है। तुमने जो हिनाटा के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। जिस पर नेजी नारुतो को बोलता है कि ह्यूगा क्लैन हेट्रेड से भरा हुआ है और उसे और उसकी मेन फैमिली ब्रांच फैमिलीज के ऊपर एक jutsu करते हुए आ रही है बहुत लंबे सालों से, जिसे कर्स्ड मार्क jutsu बोलते हैं। और एक कर्स्ड मार्क किसी पिंजरे में बंद किसी पंछी की निशानी है। ये एक फाउंडेशन है कि कोई भी अपनी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद नेजी अपना हेड मार्क है और साथ ही वो बताता है कि जब वो 5 साल का था तो उस दिन लेडी हिनाटा का 3rd बर्थडे था और उसी दिन उसे ये कर्स मार्क दे दिया गया और उसकी आजादी को छीन लिया गया। और नेजी बताता है कि हिनाटा के डैड जो कि इस दुनिया में कुछ सेकंड्स पहले आ गए थे तो उन्हें ह्यूगा क्लैन का लीडर बना दिया गया, जबकि इसके डैड को निचली ब्रांच का सदस्य बनाया गया। डैड के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और लगभग मरने ही वाले थे। हिनाटा के डैड नेजी से बोलते हैं, अपने डैड को घर ले जाओ, मैं उसकी इस बेवकूफी को आखिरी बार माफ कर रहा हूँ और तुम भी कभी भी अपनी डेस्टिनी को नहीं भूलना। नेजी नारुतो को बोलता है कि ये मार्क इन्हें इसीलिए दिया गया है ताकि इनकी मौत के बाद ये इनका ब्याकुगन सील कर दें, क्योंकि अगर इनका ब्याकुगन किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो वो ह्यूगा क्लैन की सीक्रेट्स को जान सकता है। और
साथ ही ये मार्क मेन फैमिली के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि उन्हें उनकी असली जगह हमेशा याद दिलाते रहते हैं। हम हर दिन इसी डर में जीते हैं कि कब वो हमें खत्म कर दें और इस कर्स मार्क से छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है हमारी मौत। नेजी बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ह्यूगा क्लैन ही है जिसके पास कैकी गेनकाई है, वो भी इतनी ज्यादा यूनिक, और बहुत सारे लोग उनसे इस ब्याकुगन को चुराना चाहते हैं। इसीलिए ब्रांच फैमिलीज को बनाया गया ताकि हम ह्यूगा क्लैन के सीक्रेट्स और मेन फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करके रख पाएं। यही हमारा मिशन होता है और यही हमारी डेस्टिनी भी है। पर एक दिन तो हद हो गई जब उन लोगों ने मेरे डैड का मर्डर कर दिया। ये सुनकर नारुतो हैरान रह जाता है। नेजी बताता है कि एक रात कोई मेन हाउस में घुस गया और लेडी हिनाटा को किडनैप कर भाग गया। वो उसकी ब्याकुगन को चुराना चाहता था, पर तभी रास्ते में उसका सामना हिनाटा के डैड से हो जाता है और वो जल्दी से उसे मार गिराते हैं कि एक बहुत बड़ा दुश्मन था उनका जो कि लैंड ऑफ लाइटनिंग का मेन लीडर होता है। इसके बाद ह्यूगा क्लैन वालों ने लीफ विलेज के ऊपर आरोप लगाया कि लीफ विलेज ने अलायंस ट्रेडिंग के खिलाफ जाकर लाइटनिंग के लीडर को धोखे से मार दिया है। पर लीफ विलेज जो कि अभी एक वॉर से उभरा था, वो वॉर से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और आखिर में उन लोगों ने एक सौदा की शर्त रखती है जिन्होंने उसके लीडर को मारा था। और ह्यूगा क्लैन भला अपने ही लीडर को कैसे सेक्रीफाइस कर देती, फिर भी लीफ विलेज वॉर से बचने के लिए लैंड ऑफ लाइटनिंग की शर्त मान जाता है और मेन फैमिली को बचाने के लिए हिनाटा के डैड की जगह उनके ट्विन ब्रदर मतलब कि नेजी के डैड को मार दिया जाता है। नेजी बोलता है भले ही वो दोनों एक जैसे दिखते थे पर उनकी किस्मत उसी दिन लिख दी गई थी जब वो पैदा हुए थे और ये मैच भी बिल्कुल वैसा ही है। नारुतो, तुम्हारी किस्मत भी उसी वक्त लिख दी गई थी जब तुम मेरे कॉम्पिटिटर बने थे, जब तुम्हारी फाइट मेरे साथ तय हो गई थी। अब इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि नारुतो को देखकर मन में बोलती है कि नारुतो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब नारुतो नेजी की सारी बातें सुनकर नेजी को बोलता है, नेजी मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ पर इससे तुम्हारी किस्मत का कोई भी लेना देना नहीं है। मुझसे लड़े बिना तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरी किस्मत में हारना लिखा है? मैं हार नहीं मानने वाला। तभी नेजी अपना ब्याकुगन एक्टिव करके नारुतो की चेस्ट के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और अपनी एक फाइनल फिस्ट मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। नेजी नारुतो से बोलता है तुम बस एक फेलियर हो और ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी नारुतो लड़खड़ाते हुए फिर से अपने पांव पर खड़ा होता है और बोलता है मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा और यही मेरा निंजा वे है। और तभी नेजी को याद आता है कि हिनाटा ने भी सेम यही चीजें बोली थी जब नेजी हिनाटा के साथ फाइट कर रहा था। नेजी गुस्से से नारुतो को बोलता है तुम्हारी किस्मत पैदा होते ही लिख दी जाती है, उसे बदलने की कोशिश करना बेकार है। उसे बोलते हैं नेजी मेरे बेटे, ह्यूगा फैमिली के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स सिर्फ तुम्हारे पास हैं। काश मैं बस कुछ सेकंड्स पहले पैदा हुआ होता तो आज तुम मेन फैमिली का पार्ट होते और तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाओगे कि कैसा लगता है जब कोई इंसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपनी मर्जी के बिना किसी दूसरे के नाम कर दे। नारुतो को अपना बचपन याद आ जाता है। नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है मैं समझता हूँ नेजी, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो तकलीफ में है, हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हिनाटा के डैड तुम्हारे डैड से कुछ सेकंड्स पहले पैदा हुए, इसमें हिनाटा की कोई गलती नहीं। हिनाटा इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी। वो सिर्फ तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहती थी पर तुमने उसकी बेइज्जती की और उसे चोट पहुंचाई, उसे एक लूजर बोला। हिनाटा के डैड ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। नारुतो खांसने लगता है और ऐसा लग रहा होता है कि नारुतो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। साकुरा भी ये देखकर घबरा जाती है। नेजी नारुतो से बोलता है कि उसने नारुतो के सभी 64 चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है और अब चाक्रा के बिना नारुतो कुछ नहीं कर सकता। तभी नारुतो को परविसेज के दूसरे चाक्रा वाली बात याद आती है और नारुतो नाइन टेल फॉक्स से बात करने की कोशिश करता है। नेजी डॉक्टर गेनमा से बोलता है कि नारुतो अब लड़ने की हालत में नहीं है, इस मैच को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, नहीं तो इसका अंजाम नारुतो के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और गेनमा उसकी बात मान जाता है और नेजी को विनर डिक्लेयर करने ही वाला होता है कि तभी नारुतो के आसपास रेड कलर का चाकरा निकलने लग जाता है। इस चाकरा की फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि नेजी भी इसे फील कर पा रहा था। नेजी ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने ब्याकुगन से देखने की कोशिश करता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये चाकरा आखिर आ कहां से रहा है। तो उसे नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स की झलक दिखती है। ये देखकर नेजी घबरा जाता है और बोलता है आखिर ये क्या है। वो लाल चाकरा पूरी तरह से नारुतो को कवर कर लेता है और उसकी फोर्स से आसपास सब कुछ हिलने लग जाता है। इसे देखकर ऑडियंस में मौजूद सभी के सभी निंजास हैरान रह जाते हैं, खासकर गारा और लॉर्ड काज़ेकागे। लॉर्ड होकागे भी ये देखकर हैरान रह जाता है और मन में बोलता है ये तो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है, पर नारुतो ने इसका यूज करना कब सीख लिया। तभी नारुतो अचानक से गायब हो जाता है और अगले ही पल नेजी के बिल्कुल पीछे होता है और उस पर अपने शूरिकन से हमला करता है। पर नेजी अपनी रोटेशन जुत्सु का यूज करके बच जाता है और नारुतो पर भी अपने शूरिकन फेंकता है। पर क्योंकि अब नारुतो की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी तो वो बहुत आसानी से उनसे बच जाता है और अचानक से नेजी के सामने आता है। दोनों अपनी कुनाइस को एक दूसरे के फेंकते हैं और टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। नारुतो नेजी से बोलता है मैंने सुना है कि क्लोज कॉम्बैट तुम्हारी स्पेशलिटी है नेजी। और नारुतो हाथ में कुनाई नाइफ को लिए नेजी की तरफ दौड़ता है और बोलता है मैं एक होकागे बनने के बाद ह्यूगा के तरीकों को बदल दूंगा। नेजी घबराते हुए मन में बोलता है मुझे जल्दी से कोई काउंटर अटैक करना होगा। और जैसे ही नारुतो अपनी कुनाई को नेजी को मारता है वैसे ही नेजी अपने रोटेशन से खुद को डिफेंड करता है और उन दोनों के टकराने से यहाँ पर एक जोरदार धमाका होती है। अब धूल के हटते ही सभी लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर 2 गड्ढे हो चुके हैं और तभी एक छेद में से कोई बाहर निकलता है और ये नेजी होता है। नेजी एक दूसरे होल की तरफ जाता है जहाँ पर नारुतो होता है। टेंटन ये देखकर मन में बोलती है कि नेजी की रोटेशन टेक्निक की यही खास बात है कि कोई भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकता और ये एनिमी की एनर्जी को उसी के खिलाफ यूज करती है। नेजी नारुतो को बोलता है मुझे माफ
करना नारुतो, पर रियलिटी यही है कि तुम एक फेलियर हो और ये मैच यहीं पर खत्म होता है। और सीधा नेजी की चिन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। नेजी के मुंह से खून निकल जाता है और दूर जाकर गिरता है और अमन होता है। और उसके नीचे एक सुरंग बनी हुई थी, जिस सुरंग से शायद नारुतो नेजी के नीचे आ गया था, यानी कि ये नारुतो का एक ट्रैप था। नेजी बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा, और गेनमा स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है कि जब नारुतो जमीन में गिरा हुआ था तभी उसने अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में प्लान करना बंद कर दिया था। उसने हमेशा खुद पर विश्वास बनाना कायम रखा कि वो जीत सकता है। नारुतो को पता था कि अगर वो खुद पर यकीन करेगा तो वो अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है। नारुतो नेजी के पास आता है। नेजी नारुतो से बोलता है मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इस शैडो क्लोन का यूज करोगे। नारुतो बोलता है क्या तुम्हें पता है नेजी, यही वो जुत्सु है जिसकी वजह से मैं 3 बार एकेडमी में फेल हुआ हूँ। यही वो जुत्सु है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत हुआ करती थी। ये सुनकर नेजी हैरान रह जाता है और नारुतो नेजी से बोलता है अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दो और ये कहना बंद करो कि तुम खुद को बदल नहीं सकते। अगर मुझ जैसा फेलियर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो नेजी, क्योंकि तुम मेरी तरह कोई फेलियर नहीं हो। और गेनमा इस मैच का विनर नारुतो को डिक्लेयर कर देते हैं और पूरा का पूरा क्राउड नारुतो के लिए तालियां बजाता है। अब इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं, जो कि नारुतो को देखकर अपने मन में बोलती है कि नारुतो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो अब साकुरा को भी काफी मेहनत करनी चाहिए। प्रॉक्टर गेनमा नेजी से बोलता है केज के अंदर बंद एक चिड़िया अपनी चोंच से खुद को आजाद कर सकती है, पर ये उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आजाद होना चाहती है या फिर नहीं। इसके बाद मेडिक टीम नेजी को यहाँ से लेकर जाती है। नेजी नारुतो की कही हुई बातों को याद करता है और तभी हयाशी यहाँ पर आ जाता है और मेडिक्स की टीम को बाहर भेजता है और वो बोलते हैं नेजी को कि वो उस दिन मरने के लिए तैयार थे। और नेजी उनसे बोलता है आपने मेरे डैड को जबरदस्ती मरवाया। तभी हयाशी एक स्क्रोल नेजी को देते हैं और कहते हैं कि उस दिन का सच इस स्क्रोल के अंदर लिखा हुआ है। नेजी बोलता है कि इसमें कुछ फालतू की चीजें लिखी होंगी पक्का, पर नेजी उस स्क्रोल पर लिखी हुई हैंड राइटिंग को देखता है जो कि उसके डैड की थी। नेजी उस स्क्रोल को पढ़ने लगता है और नेजी के डैड ने लिखा होता है कि लैंड ऑफ लाइटनिंग के एक बहुत बड़े निंजा ने हिनाटा को किडनैप करने की कोशिश की, पर हयाशी ने उसे मार दिया। उस बड़े निंजा की मौत के बदले लैंड ऑफ लाइटनिंग ने हयाशी को मारने की बात की, जो कि हयाशी ने मान भी ली थी। पर विलेज के हेड्स ने कहा था कि ह्यूगा विलेज का केकी गिनकाई इस विलेज की ताकत है जिसे किसी भी हालत में बचाना मेन फैमिली की ड्यूटी है। और हयाशी बोलते हैं कि अगर वो लोग ड्यूटी को निभाने लग गए तो विलेज खतरे में आ जाएगी, जिस पर विलेज के हेड्स बोलते हैं कि यही तो निचली फैमिलीज का कर्तव्य है, इसलिए हम तुम्हारे बदले हयाशी की बॉडी देंगे। और हयाशी भी इस बात को जानता था, पर हयाशी बोलता है कि वो लोग तो ब्याकुगन के पीछे है ना, अगर हयाशी मर गया तो ब्याकुगन की पावर कर्स मक की वजह से हमेशा के लिए सील हो जाएगी। क्या लैंड ऑफ लाइटनिंग इससे शांत बैठ जाएगा? जिस पर विलेज हेड बोलता है कि लैंड ऑफ लाइटनिंग इसकी बात कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हयाशी की बॉडी मांगी है, और अगर हम उन्हें दिखा दे कि हमने उनकी शर्त को मान लिया है और हयाशी के बदले ये याशी की बॉडी भेज दे तो वो सब आगे हम पर प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। हयाशी ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिस पर विलेजर्स बोलते हैं कि इस पर वो खुद को दोष ना दे। ब्रांच फैमिली का हर कोई मेन फैमिली को बचाने के लिए यही करता और यही उनकी किस्मत में लिखा है। तभी याशी हयाशी के चेस्ट के ऊपर हमला करता है और हयाशी नीचे गिर जाता है। याशी बोलता है मुझे ये करने दो। हयाशी उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि उसे अपने बेटे नेजी के बारे में सोचना चाहिए कि उसके मरने के बाद उसका क्या होगा। याशी बोलता है कि वो बहुत लंबे समय से मेन फैमिली का सेवक है और वो इससे तंग आ चुका है। वो ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हयाशी मेन फैमिली का हेड है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका भाई है और ऐसा पहली बार है जब ये आजाद होकर अपना रास्ता खुद चूज कर रहा है। इसने हमेशा नेजी को अपनी बुरी साइड दिखाई, पर आज पहली बार ये कुछ अपनी इच्छा से करने वाला है, इसलिए ये चाहता है कि ये मैसेज ये नेजी को दे। इसके मरने के बाद ये बंदा मेन फैमिली के लिए नहीं मरा था, बल्कि अपने भाई और विलेज को बचाने के लिए मरा था। ये उसने अपनी इच्छा से किया है और उसने अपनी मौत भी अपनी इच्छा से ही चुनी है। तभी हयाशी बहुत कोशिश करके खड़ा होता है और बोलता है तुम्हें लगता है अपनी आजादी से मौत को चूज करना तुमने बहुत अच्छा काम किया। याशी बोलता है कि मैं भी ह्यूगा के फॉर्च्यून को डिसाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बस मैं अपनी किस्मत को खुद चूज करना चाहता हूँ। और याशी यहाँ से चला जाता है। नेजी के डैड लास्ट में उसे बोलते हैं कि कभी भी हार मत मानना और अपनी किस्मत को खुद चूज करना और अपने हाथों से खुद लिखना। हयाशी नेजी से इन सब के लिए माफी मांगते हैं और नेजी उसे मना करता है कि माफी मत मांगिए और हयाशी वहाँ से चला जाता है। नेजी मन ही मन अपने डैड को याद करके रिग्रेट करता है और बोलता है कि इस लड़ाई के बाद उसने सीखा है कि किस्मत हमें डिफाइन नहीं करती, किस्मत हमेशा हमारे हाथों में होती है और हमारा डिसीजन ही डिसाइड करता है कि हम इसे कैसे बनाना चाहते हैं। तो आज से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे इतना ज्यादा ताकतवर बनना है कि कोई फिर मुझे कभी भी हरा ना पाए। इस तरफ हम लॉर्ड काज़ेकागे को देखते हैं जो कि अगले मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। अगला मैच सास्के वर्सेस गारा का होता है और फोर्थ काज़ेकागे थर्ड होकागे से सास्के के बारे में पूछते हैं कि भाई कहाँ है सास्के। स्पाई निंजा थर्ड होकागे को बोलता है कि अब तक सास्के की कोई भी खबर नहीं मिली है और लोगों के भड़कने से पहले वो सास्के को डिस्क्वालीफाई कर दें। सभी लोग सास्के का वेट कर रहे होते हैं और थर्ड होकागे सास्के को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला ले लेते हैं और काज़ेकागे बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ बहुत सारे निंजास आए हैं जो कि सास्के की फाइट को देखने आए हैं। सैंड विलेज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सास्के और गारा का मैच देखने आया है और ऐसी सिचुएशन को देखकर काज़ेकागे फिलहाल सास्के वर्सेस गारा की फाइट को पोस्टपोन करने का डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद अगला मैच शिनो और कांकुरो के बीच होता है। कांकुरो ये सुनकर अपने मन में बोलता है ओह शिट, प्लान शुरू होने से पहले मैं अपने पपेट की पावर्स को नहीं दिखा सकता। तभी तेमारी कांकुरो को इशारा करती है और कांकुरो हार मान लेता है और अगले मैच को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है और शिनो इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसके बाद तेमारी अपना फैन लेकर नीचे आ जाती है और अगला मैच शिकामारू और तेमारी के बीच में होता है। शिकामारू मैच को लेकर बहुत घबराया हुआ था, इसीलिए वो भी हार मानने के बारे में सोचता है, पर तभी नारुतो पीछे से आकर एक्साइटमेंट में शिकामारू को
वहीं से धक्का दे देता है और शिकामारू सीधा बैटल ग्राउंड में जाकर गिरता है। शिकामारू गुस्से से नारुतो को देख रहा होता है और सभी लोग शिकामारू के ऊपर कूड़ा फेंकने लग जाते हैं। शिकामारू को एक आलसी की तरह पड़े हुए देखकर तेमारी उस पर बहुत गुस्सा करती है और उस पर अपने फैन से हमला करती है, पर शिकामारू उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चुनिन बनूं या नहीं, पर मुझे एक लड़की से हारना मंजूर नहीं। तभी तेमारी उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन शिकामारू यहाँ से गायब हो जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तेमारी ये देखकर समझ जाती है कि शिकामारू उस पर शैडो पोजेशन जुत्सु यूज करने वाला है, इसलिए वो अपनी शैडो से दूर खड़ी हो जाती है। काफी देर हो जाती है और इस तरफ शिकामारू पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा होता है कि काश वो एक बादल होता। भाई फाइट कर ले यार। शिकामारू क्या हो गया भाई, क्या बंदा है भाई ये? शिकामारू याद करता है कि वो एक निंजा इसीलिए बना था ताकि वो जो चाहे वो कर सके, पर इसमें तो बहुत मेहनत लग रही है। क्या है यार ये? हट। तेमारी बहुत ज्यादा वेट करने की वजह से बोर हो जाती है और मैच जल्दी खत्म करने के लिए विंड साइड जुत्सु से हमला करती है। शिकामारू शैडो पोजेशन जुत्सु यूज करता है और तेमारी की शैडो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तेमारी पीछे हट जाती है और बच जाती है और एक लाइन खींच देती है जिसके आगे शैडो पोजेशन जुत्सु यूज नहीं किया जा सकता। शिकामारू एक हैंड साइन बनाकर बैठ जाता है। कुरोनाई सेंसेई इसके बारे में आसुमा सेंसेई से पूछती है। आसुमा सेंसेई बताता है कि शिकामारू की आदत है जब भी वो कहीं पर फंस जाता है तो वो हमेशा यही करता है और इस समय ये एक स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहा है, इसीलिए ये बंदा हमेशा इससे चेस में भी जीत जाता है। कुरोनाई बोलती है कि ये तो भाई असली की फाइट है। आसुमा बोलता है कि चेस की स्ट्रेटेजी किसी असली लड़ाई से कम नहीं होती है और शिकामारू के सोचने का तरीका भी किसी जनरल के जैसा है। आसुमा ने शिकामारू को एक मुश्किल गेम में चैलेंज किया था और उसके अकॉर्डिंग उसका IQ 200 से भी ज्यादा है। कुरोनाई ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। अब शिकामारू फाइट के लिए तैयार हो जाता है और तेमारी उस पर फिर से विंड स्टाइल जुत्सु से हमला करती है। शिकामारू एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी शिकामारू एक कुन्हाई से तेमारी पर हमला करता है। तेमारी उसे डॉज करती है और खुद को बचा लेती है, पर तभी शिकामारू फिर से शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है। तेमारी को ऐसा लग रहा होता है कि शैडो पोजीशन की रेंज सिर्फ उस लाइन तक ही है जो कि उसने खींची थी और वो सेफ है, पर इस बार उसका शैडो उस लाइन को भी क्रॉस कर देता है और तेमारी के बहुत करीब आकर रुक जाता है, जिसका मतलब है कि इसकी रेंज पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। तेमारी समझ जाता है कि शिकामारू टाइम वेस्ट करके सन की पोजीशन चेंज होने का इंतजार कर रहा था, जिससे कि उस दीवार की शैडो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाए और शिकामारू के शैडो की रेंज बढ़ जाए। तेमारी मन में सोचती है कि अगर वो ऐसे ही सन की लोकेशन को ट्रेस करती रही तो वो शिकामारू की रेंज से बाहर ही रहेगी और तभी अचानक से शिकामारू की शैडो की रेंज और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तेमारी ये देखकर घबरा जाती है कि ये कैसे हो रहा है और हम देखते हैं कि ऊपर शिकामारू अपनी जैकेट हवा में फ्लोट कर रहा था और उसकी शैडो की परछाई तेमारी के ऊपर पड़ जाती है, जिससे कि शिकामारू अपनी रेंज और भी ज्यादा बढ़ा पाया। वो शैडो तेमारी का पीछा कर रही होती है और तेमारी उससे दूर भाग रही होती है, पर एक जगह पर आकर वो शैडो रुक जाती है। तेमारी मन में सोचती है कि जितना उसने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और तेमारी को सिर्फ सूरज की पोजीशन ही नहीं बल्कि अपने आसपास की चीजों पर भी ध्यान रखना होगा। और तभी तेमारी अपने फैन के पीछे छिपकर एक शैडो क्लोन बनाने के बारे में सोचती है और शिकामारू को भटकाकर अचानक से दूसरी तरफ से हमला करेगी। तेमारी ऐसा करने ही वाली होती है कि तभी तेमारी हिल नहीं पाती और रियलाइज करती है कि वो शिकामारू के शैडो पोजीशन जुत्सु में आ चुकी है, पर कैसे? तभी तेमारी अपने पीछे एक होल को देखती है जिसके अंदर से एक शैडो बाहर निकल रही थी और तेमारी की शैडो तक पहुंच गई थी। शिकामारू तेमारी को बोलता है कि ये वही होल है जो कि तब हुआ था जब नारुतो ने जमीन से बाहर निकलकर नेजी पर अपना फाइनल पंच मारा था, और तेमारी के आगे भी एक होल होता है जहाँ से नारुतो ने एक सुरंग बनाई थी। ये दोनों के दोनों होल्स आपस में कनेक्टेड है और क्योंकि पहला होल शिकामारू की रेंज में था तो वो अपनी शैडो को उस होल तक ले गया और जमीन के नीचे तो शैडो ही शैडो होती है और शिकामारू उसका सहारा लेकर जमीन के अंदर से घुसकर दूसरे होल तक पहुंच गया और इस तरह से इनडायरेक्टली अपनी रेंज को बढ़ाकर तेमारी तक पहुंच गया। तेमारी को ये सब कुछ समझ में आ जाता है और हैरान रह जाती है कि शिकामारू तो बहुत ज्यादा चंट है भाई। शिकामारू शुरुआत से ही तेमारी से 3 गुना आगे था। शिकामारू बस तेमारी को उस होल के करीब लेकर जा रहा था और तेमारी को इसी धोखे में रखता है कि वो लाइन उसके शैडो पोजीशन जुत्सु की लिमिट है, जबकि वो धीरे धीरे उसे उस होल के पास लेकर जा रहा था। इसके बाद शिकामारू तेमारी की शैडो से उसे कंट्रोल करने लगता है और जो कुछ भी मूवमेंट्स कर रहा होता है तेमारी भी ना चाहते हुए वो सब कुछ कर रही होती है। और क्राउड में वो लोग जो कि शिकामारू को पहले गालियां दे रहे थे सभी लोग शिकामारू का फाइनल अटैक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। तभी शिकामारू अपना हाथ उठाकर बोलता है मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या भाई, ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। तेमारी भी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि ये क्या भाई, पागल वागल है इंसान। शिकामारू बताता है कि उसने अपने आगे के 200 मूव्स ऑलरेडी सोच लिए थे, पर क्योंकि उसने अपना सारा का सारा चक्रा शैडो पोजीशन में ही यूज कर लिया तो इसके बाद ये 10 सेकंड्स के लिए भी नहीं टिक सकता और वैसे भी अगर ये जीत जाता तो उसके बाद इसका ही और काम बढ़ता। गेनमा ये देखकर मन में बोलता है भाई ये लड़का तो बहुत अलग है और वो तेमारी को विनर डिक्लेयर कर देता है। शिकामारू का मैच देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। अब इसके बाद सास्के का मैच बचा होता है। सभी लोग उसके मैच के शुरू होने का वेट करते हैं, पर सास्के की दूर दूर तक अभी भी कोई भी खबर नहीं होती है और थर्ड होकागे और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। और तभी ली और गाई सेंसेई यहाँ पर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर बाकी के बचे हुए मैच देखने आए थे। ली नारुतो और नेजी के मैच के बारे में पूछता है, जिस पर वो नारुतो की जीत के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरफ ऑडियंस और नारुतो सास्के का वेट कर रही होती है और अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे होते हैं और तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और हम सास्के और ककाशी सेंसेई को देखते हैं जो कि लास्ट मोमेंट में बैटल ग्राउंड पर पहुंच गए थे। नारुतो बोलता है कि उसे लगा कि सास्के नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में उसे उससे लड़ना होगा, पर ककाशी बोलता है हाँ काफी ट्रैफिक था इसलिए हम लोग लेट हो गए। डॉक्टर गेनमा बोलता है जैसा टीचर वैसा ही स्टूडेंट, टाइम की कोई परवाह नहीं। नारुतो सास्के से बोलता है सास्के हारना मत, और सास्के नारुतो से प्रॉमिस करता है कि वो पक्का जीतेगा। इस तरफ ली अपनी हालत के बारे में सोचकर बहुत डिप्रेशन में होता है कि वो गारा को भी नहीं हरा पाया और नेजी जिससे कि वो
हमेशा से फाइट करना चाहता था उसे भी नारुतो ने हरा दिया है और ये यहाँ पर बैठा सिर्फ उन्हें देख पा रहा है। अब इसके बाद हम गारा को देखते हैं जो कि बहुत डरावनी लुक्स दे रहा होता है सास्के को। ऐसा लुक देखकर कोनकुरो और तिमारी बोलते हैं, ओए हमारा प्लान खराब मत कर दियो। तभी तिमारी कोनकुरो को रोक देती है और कोनकुरो को इस समय गारा से बात करने से मना करती है और गारा यहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सास्के पर पैसे लगाता है और हारने के डर से अपने 2 निंजास को गारा को मारने के लिए भेजता है। और हम नारुतो और शिकामारू को देखते हैं जो कि वापस जा रहे थे और तभी रास्ते में गारा के साथ उन्हीं 2 निंजास को देखते हैं जो कि गारा को यहाँ पर मारने आए थे। तभी गारा का गॉड खुल जाता है और उसकी सैंड उन दोनों के दोनों निंजास को पकड़ लेती है और उन्हें मार देती है। नारुतो और शिकामारू ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और फ्रीज ही हो जाते हैं। गारा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गारा और सास्के आमने सामने हो जाते हैं। इस तरफ सास्के साकुरा से मिलता है और साकुरा ककाशी से सास्के की कर्स्ड मार्क्स के बारे में पूछती है और ककाशी बोलता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। और तभी ककाशी की नजर 8 अंबु ब्लैक ऑप्स पर पड़ती है। ककाशी गाय सेंसे से बोलता है, लॉर्ड होकागे क्या सोच रहे थे जो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 8 अंबु ब्लैक ऑप्स को यहाँ पर तैनात किया है। गाय सेंसे बोलता है, ककाशी हमें नहीं पता कि दुश्मन कब हमला करेगा, तो बाकी के जो कॉप्स से वो पूरे के पूरे विलेज में फैल रखे हैं। दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। मैं तुम्हारे स्टूडेंट का मैच बहुत ध्यान से देखने वाला हूँ ककाशी कि तुमने उसे क्या सिखाया है। आफ्टर ऑल तो मेरे राइवल जो हो। हे। और ककाशी बोलता है क्या तुमने कुछ कहा, कुछ बोला तुमने? ककाशी भाई इस बंदे को इग्नोर ही करता रहता है और गाय सेंसे रोकर बोलता है, ये ककाशी इतना कूल कैसे है। तभी मैच शुरू हो जाता है और गारा की गॉड से सैंड निकलने लग जाती है और सास्के दिखकर पीछे हट जाता है। तभी गारा के सर में दर्द होने लगता है और कांपने लगता है और खुद से ही बातें करने लग जाता है और बोलता है, इतना गुस्सा मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत टेस्टी होगा। तिमारी बोलती है कि उसने पहली बार गारा को ऐसा करते हुए देखा है। तभी गारा शांत हो जाता है और फाइट शुरू करने के लिए बोलता है। नारुतो गारा को देखकर समझ जाता है कि सास्के नहीं बचने वाला। सास्के गारा पर हमला करता है शुरिकेन से और गारा अपना एक सैंड का शैडो क्लोन बनाकर उसे रोक लेता है और उसका क्लोन सास्के पर हमला करता है। सास्के डॉज करके उसके क्लोन पर हमला करता है और उसे तोड़ देता है। सास्के गारा को पंच मारने ही वाला होता है, उससे पहले ही गारा अपनी सैंड शील्ड बना लेता है। पर तभी सास्के स्माइल करके अचानक से ही अपना पंच रोककर सामने से गायब हो जाता है और अगले ही पल गारा के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। सास्के की इतनी ज्यादा तेज रफ्तार देखकर गारा को ली की याद आ जाती है। गारा दूर जाकर गिरता है पर उसकी सैंड शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर लेती है, पर गारा के शेल पर क्रैक्स आ जाते हैं। इस तरफ कीबा उस अंबु ब्लैक ऑप्स के एक मेंबर को हिनाटा को ठीक करने के लिए थैंक यू बोलता है, पर तभी आकामारू उस पर भौंकने लगता है और बताता है कि इसे जानता है। और तभी उस अंबु ब्लैक ऑप के हाथ से एक चाकरा रिलीज होता है जिसके छूटते ही कीबा वहीं पर गिर जाता है। इस तरफ सास्के ली के जैसा ही ताइजुत्सु यूज करके गारा पर हमला करता है और गारा को फिर से दूर पटक देता है, पर गारा फिर से सैंड शील्ड से बच जाता है। तभी सास्के गारा के आसपास गोल गोल घूमने लगता है जैसे कि ली ने किया था और गारा के फेस के ऊपर किक मारता है और उसे गिरा देता है। गाय सेंसे सास्के की स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं और ककाशी से पूछते हैं। ककाशी बोलता है, हाँ सास्के ने अपनी शारिंगन की हेल्प से ली का ताइजुत्सु कॉपी कर लिया है। तभी गारा फिर से वापस से खड़ा होता है और सैंड उसे चारों तरफ से घेरने लगती है और गारा पूरी तरह से सैंड में कवर हो जाता है। सास्के उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो सैंड नुकीले कांटों में बदल जाती है जिससे कि सास्के बाल बाल बचता है। सास्के के हाथ से खून निकलने लग जाता है और तभी नारुतो ककाशी को बोलता है कि उन्हें इस मैच को यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि जिस बंदे से सास्के अभी फाइट कर रहा है उसका मकसद सिर्फ लोगों को खत्म करना है। इस तरफ गारा एक गोल सी शील्ड के अंदर होता है और एक जुत्सु करने लगता है जिससे कि बाहर एक आंख बन जाती है जिसका यूज करके गारा प्रिसाइसली सास्के पर हमला कर सकता है। तिमारी अपने मन में बोलती है कि गारा तो इनके प्लान के बारे में सोच तक नहीं रहा है। सास्के हर तरफ से गारा पर हमला करता है पर गारा को कुछ नहीं होता। तभी सास्के दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है और इस तरफ हम कुछ निंजा के स्क्वाड्स को देखते हैं जो कि ब्लैक ऑप्स से बचकर जंगल में कुछ रिचुअल सा परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग किसी को समन करने की तैयारी कर रहे हैं और बाकी के निंजास लीफ विलेज को घेरने की तैयारी कर रहे थे। इस तरफ सास्के हम देखते हैं कि सास्के के हाथ में लाइटनिंग आ जाती है। ये देखकर लॉर्ड काज़िकागे और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि सास्के ने इतनी जल्दी चाकरा को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे सीख लिया। ककाशी बताता है, मैं इसलिए सास्के को खुद ट्रेन करना चाहता था, वो मेरी तरह है। ककाशी ने पर्सनली सास्के को ये वाला जुत्सु सिखाया है। और तभी सास्के बहुत तेजी से गारा की उस शील्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके अटैक से उस शील्ड के अंदर एक छेद हो जाता है और सास्के का हाथ सीधा उस शील्ड के अंदर घुस जाता है। इस जुत्सु को चिडोरी बोलते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड की तरह है जिसे मास्टर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रॉकली ये देखकर अपने मन में सोचता है कि जब वो सास्के से लड़ा था तब उसने सास्के से बोला था कि उसकी शारिंगान भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है, पर अब सास्के की स्पीड रॉकली से भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस तरफ हम देखते हैं कि सास्के का हाथ गारा के कंधे तक पहुंच जाता है और गारा के हाथ पर अपना ही खून गिरता है जिसे देखकर गारा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि आज से पहले गारा का कभी भी खून नहीं निकला था। गारा की चीखें सुनकर तिमारी और कानकुरो भी शॉक्ड रह जाते हैं। सास्के को उस शील्ड के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है और अपना हाथ बाहर निकालता है और ऐसा करते ही उस शील्ड के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो मॉन्स्टर वापस अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सास्के उस शील्ड के अंदर बहुत क्रीपी सा कुछ देखता है और वो मॉन्स्टर दहाड़ रहा होता है। ये देखकर सास्के हैरान रह जाता है। तभी उस शील्ड के ऊपर क्रैक आने लग जाते हैं और वो शील्ड वापस से सैंड में बदल कर नीचे गिर जाती है और गारा सामने आ जाता है। गारा के कंधे के ऊपर चोट लग रखी थी और गारा बहुत गुस्से से सास्के को ही देख रहा होता है और तभी ऑडियंस के बीच में बैठा हुआ वो ब्लैक ऑप अपने जुजुत्सु से स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स को सुला देता है। नारुतो भी इसका शिकार हो जाता है और साकुरा, ककाशी और गाय सेंसे समझ जाते हैं कि गेंजुत्सु है और वो खुद को इससे रिलीज कर देते हैं और ये अंबु ब्लैक ऑप कोई और नहीं बल्कि काबूटो होता है। काज़िकागे थर्ड होकागे को एक बहुत ज्यादा क्रीपी लुक देता है
है और उसका एक निंजा थर्ड होकागे के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और ये सिग्नल पाते ही साउंड विलेज के निंजास की एक पूरी की पूरी टीम वहाँ पर हमला कर देती है। सास्के गारा को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। गारा पहली बार अपना ही खून देखता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। गारा ने इस वक्त जो महसूस किया वो दर्द है। गारा ने इससे पहले कभी भी दर्द को महसूस नहीं किया था और ना ही उसने पहले कभी खून देखा था और सास्के के चिडोरी हमले की वजह से उसके कंधे पर पहली बार चोट लगती है। सास्के अपने हाथ को बहुत मुश्किल से बाहर निकालता है और उसका हाथ जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ एक मॉन्स्टर का हाथ भी बाहर निकलता है और देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर कोनकुरो और तिमारी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये चीज क्या है। और वो मॉन्स्टर हाथ वापस उस होल के अंदर चला जाता है और उस होल के अंदर एक डरावनी आंखें दिखाई जाती हैं। वो कवच फाइनली टूट जाता है और हम देखते हैं कि गारा जख्मी हो चुका है और इस तरफ काबुटो एक गेंजुत्सु करता है जिसकी वजह से ऑडियंस में मौजूद सभी के सभी लोग सो जाते हैं। नारुतो भी इसका शिकार हो जाता है, लेकिन काकाशी सेंसे, गाई सेंसे और साकुरा रिलीजिंग जुत्सु का यूज करके इस गेंजुत्सु से बच जाते हैं। और तभी यहाँ पर लॉर्ड काजिकागी लॉर्ड होकागे के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सैंड विलेज के निंजास को ये सिग्नल मिल जाता है कि इनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ये ऑपरेशन होता है हिडन लीफ विलेज की तबाही। और लॉर्ड काजिकागे लॉर्ड होकागे को अपने कब्जे में ले लेता है और एक दूसरी जगह पर चला जाता है। और जैसे ही एक निंजा उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो काजिकागे के बॉडीगार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद ये बॉडीगार्ड्स अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल ये साउंड विलेज के निंजास थे। वो चारों निंजास इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक बहुत खतरनाक सा बैरियर बना देते हैं। इस जगह पर कुछ अंबु ब्लैक ऑप्स लॉर्ड होकागे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उनमें से एक उस बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो पूरी तरह से जल जाता है। तभी तेमारी कोनकुरो उनके सेंसे बैटल एरिना में पहुंचते हैं और गारा के पास आते हैं। गारा बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका चक्र खत्म हो जाता है। सास्के को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और इनके सेंसे इन तीनों को बोलते हैं जब तक गारा का चक्र वापस नहीं आ जाता तब तक किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ। और ये दोनों गारा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और गेनमा सेंसे बोलता है आखिरकार तुम लोगों ने धोखा दे ही दिया, तुम लोग एक नंबर के गद्दारी कर रहे हो। हाँ ऐसा ही कुछ है। और तभी गेनमा सेंसे सास्के को बोलते हैं सास्के उचिहा मुझे माफ करना लेकिन चुनिन एग्जाम यहीं पर खत्म होता है। तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो सास्के और तुम्हें अब अपनी ट्रेनिंग का यूज करना है। और सास्के बोलता है हाँ गेनमा सेंसे मैं जानता हूँ मुझे गारा का पीछा करना है ना, हमारा मैच अभी भी जारी रहेगा। हाँ बस इतना ख्याल रखना कि कोई मैच नहीं एक असली की फाइट होगी। सास्के यहाँ से जाने लगता है। वो निंजा उस पर हमला करता है लेकिन गेनमा उसके अटैक को रोक लेता है और इन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। इस तरफ काकाशी और माइट गाई कुछ साउंड विलेज के निंजास के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दो निंजास साकुरा पर हमला करते हैं लेकिन काकाशी उसे बचा लेता है और काकाशी साकुरा को बोलता है साकुरा जब तक मैं दुश्मनों की संख्या को कम ना कर दूं तुम यहीं पर रहोगी, समझ गई। और काकाशी फिर से लड़ने में बिजी हो जाता है। इस तरफ हिडन लीफ विलेज के बाहर उन निंजास का समनिंग जुत्सु पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है और अपने जुत्सु से एक बहुत बड़ा 3 सिर वाला सांप समन हो जाता है और विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। हिडन लीफ विलेज के निंजास उसे देखकर चौंक जाते हैं और वो बड़ा सा सांप उस लंबी सी दीवार को तोड़कर हिडन लीफ विलेज के अंदर घुस जाता है। कुछ निंजास उस पर हमला करके उसे अंदर आने से रोकते हैं और कुछ निंजास अपने साथियों को बुलाने जा ही रहे थे कि तभी सैंड विलेज के निंजास उस पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। सभी निंजास उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर ये सांप बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरफ अंबु ब्लैक ऑप्स चाहकर भी उस बैरियर के करीब नहीं जा सकते और अब जो कुछ भी होगा ये लोग बस उसे देख सकते हैं। बैरियर के अंदर लॉर्ड होकागे बोलता है काजिकागे क्या धोखा देना तुम्हारी फितरत है, मुझे माफ करना लॉर्ड होकागे, पर सैंड विलेज की दोस्ती तुम्हारा ध्यान बस भटकाने के लिए थी। तो क्या तुम अब एक निंजा वॉर शुरू करना चाहते हो? अरे नहीं, इस चीज से हमें सिर्फ मुसीबतें मिलेंगी, हमें नेगोशिएट करना चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी समय है। वैसे वो कहावत सच ही निकली, अपनी मौत को सामने देखकर एक बहादुर इंसान भी बुज़दिल बन जाता है। मैंने सही कहा ना सारुतोबी सेंसे? जिससे कि हमें पता चलता है कि लॉर्ड होकागे इस बंदे का सेंसे था और लॉर्ड होकागे ये बात सुनकर वो अपना मुख हटा देता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू ही होता है। उसे देखकर लॉर्ड होकागे बोलते हैं मैं जानता था ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, मेरा ही स्टूडेंट मुझ पर हमला कर रहा है। सारुतोबी सेंसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि थर्ड होकागे तुम अभी यहीं पर इसी वक्त मरने वाले हो। इस तरफ काकाशी साकुरा को बोलते हैं कि वो नारुतो को उठा दे। नारुतो को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उसे अब एक तगड़ा मिशन दिया जाने वाला है और काकाशी साकुरा को सास्के का पीछा करने के लिए बोलता है। काकाशी एक समनिंग जुत्सु यूज करता है और एक छोटा सा डॉग यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है पाकुन। काकाशी बोलता है कि उसे पूरा यकीन है इसकी सेंसेस के ऊपर और इसे सास्के की स्मेल से उसका पीछा करना होगा। और इसके बाद साकुरा और ये डॉगी किसी तरह से नारुतो के पास पहुंचते हैं। साकुरा नारुतो को उठाती है और ये डॉगी शिकामारू को भी काट लेता है और शिकामारू उड़ जाता है। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक साउंड विलेज का निंजा उस पर हमला कर देता है पर गाई सेंसे यहाँ पर आकर नारुतो को बचा लेते हैं और तभी काकाशी भी यहाँ पर आ जाता है और बोलता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तुम्हें सास्के के पास जाना है और उसे रोकना है और एक अच्छी सी सेफ जगह को ढूंढकर वहाँ पर रुको और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करना। और साकुरा नारुतो को लेकर यहाँ से चली जाती है और पाकुन शिकामारू को ले जाता है और 4 निंजास भी इनका पीछा कर रहे होते हैं इन्हें मारने के लिए। और इस तरफ ये अजीब से दिखने वाले साउंड विलेज के निंजास उस बैरियर के अंदर एक और बैरियर बना देते हैं ताकि लॉर्ड होकागे को यहाँ से निकलने में और भी ज्यादा मुश्किल हो। लगता है मैं यहाँ से आसानी से नहीं जा पाऊंगा। तुमने सही कहा, मुझे लगता है अब मेरा प्लान शुरू होने वाला है।
और इसके बाद ये दोनों अपनी यूनिफॉर्म्स को उतार देते हैं और लॉर्ड होकागे बहुत ज्यादा औसम लग रहा होता है भाई, क्या बात है भाई। और इसके बाद ये दोनों अपनी चाक्रास को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। लॉर्ड होकागे सबसे पहले शूरिकेन कोगे बुंशी नो जुत्सु यूज करते हैं, जिससे कि वो एक शूरिकन बहुत सारे शूरिकन्स में बदल जाता है। और फिर ओरोचिमारू समनिंग रीएनिमेशन जुत्सु यूज करता है। ओरोचिमारू के इस समनिंग जुत्सु से वो लोग समन होते हैं जो कि पहले ही मर चुके हैं। ओरोचिमारू मरे हुए लोगों को भी अपने फायदे के लिए रिवाइव कर सकता है। तभी यहाँ पर दो बंदे समन होते हैं जो कि कॉफिन्स के अंदर होते हैं। तीसरा कॉफिन भी आने लगता है, लेकिन तभी लॉर्ड होकागे अपने शूरिकन से उसे रोक देते हैं। तभी ये कॉफिन्स अपने आप खुल जाते हैं और उन दोनों को देखकर लॉर्ड होकागे और अंबू ब्लैक ऑप्स भी हैरान रह जाते हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि हिडन लीफ विलेज को बनाने वाले लॉर्ड होकागे हाशिरामा सेंजू और सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू होते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, नारुतो सीरीज की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके बारे में हम आगे के पार्ट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तभी ओरोचिमारू बोलता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? सारुतोबी थर्ड होकागे बोलते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने अपनी इंसानियत बेच दी है? तुमने मृत्यु का अपमान किया। हाशिरामा बोलता है, सारुतोबी बहुत समय बाद मिले, माफ करना सारुतोबी, लेकिन हमें तुम्हें मारना होगा क्योंकि हम ओरोचिमारू के आदमी हैं। थर्ड होकागे बोलता है, लॉर्ड फर्स्ट होकागे, लॉर्ड सेकंड होकागे, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मुझे आप दोनों का सामना करना पड़ेगा। ओरोचिमारू, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो साकुरा सासुके का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि जंगलों में भाग रहा होता है गारा के पीछे, और साउंड विलेज के निंजास भी इन चारों का पीछा कर रहे हैं। पाकुन अपनी सूंघने की शक्ति से समझ जाता है कि कुछ निंजास उसका पीछा कर रहे हैं और बोलता है, शायद हमारे पीछे 8 निंजास पड़ चुके हैं। नारुतो बोलता है, सुनो, हमें लगता है हमें एक जाल बिछाना चाहिए। ये डॉगी बोलता है, कोई फायदा नहीं, ये ओरोचिमारू के चेले हैं, ये इस जाल में नहीं फंसने वाले। अब सभी लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और शिकामारू के प्लान के अकॉर्डिंग इन सभी में से किसी एक बंदे को बेट का काम करना होगा और शिकामारू खुद को बेट डिक्लेयर करता है। और शिकामारू नारुतो से बोलता है, नारुतो तुम चिंता मत करो कि अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से उन्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक यहाँ पर रोकूं। नारुतो बोलता है, पर तुम ही क्यों? हाँ, मुझे करने दो ये काम। पर शिकामारू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। शिकामारू की जान को इसमें खतरा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके यहाँ से चला जाता है और ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। और तभी शिकामारू उन निंजास के सामने आ जाता है और उन्हें अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से फंसा लेता है। पर शिकामारू का चाकरा बहुत कम बचा होता है। शिकामारू उन पर शूरिकेन्स फेंकता है, पर तभी यहाँ पर इसके शूरिकेन्स को कोई रोक लेता है और शिकामारू समझ जाता है कि यहाँ पर टोटल 8 निंजास हैं, लेकिन एक ऊपर पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। और तभी चाकरा खत्म होने की वजह से उसके जुत्सु का असर खत्म हो जाता है। और तभी उनमें से एक निंजा बोलता है, लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है बच्चे, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शिकामारू बादलों की तरफ देखकर सोचता है, बहुत घटिया दिन है आज का, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा अंत इस तरह से हो। मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में? मेरे कुछ बड़े सपने तो नहीं थे। मैं बस एक निंजा बनना चाहता था और एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कि सनी लियोनी जैसी दिखती हो, मेरे 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, और मेरे रिटायर होने के बाद मेरी बेटी की शादी हो जाए और मेरा बेटा एक यूट्यूबर बन जाए और बाकी के दिन मैं अपनी जिंदगी के आराम से बिताऊं और मेरी बीवी के मरने से पहले मैं मर जाऊं। बस मैं इस तरह की लाइफ चाहता था, पर देखो ये इस तरह से खत्म हो रहा है। वो निंजा शिकामारू को मारने ही वाला होता है कि तभी आसुमा सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। भाई ये कहाँ से टपक पड़ा भाई, अब ये क्या चीटिंग है भाई? आसुमा उन निंजास पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है और शिकामारू को इस कदम को उठाता हुआ देखकर आसुमा सेंसे को उस पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है। इस तरफ हम देखते हैं कि थर्ड होकागे रोने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें उन दोनों से फाइट करनी होगी जिसे वो कभी अपना सेंसे मानते थे। और पीछे उस बैरियर के पास अंबू ब्लैक ऑप्स बोलते हैं, लॉर्ड होकागे आप अपने आप को संभालिए, वो सिर्फ एक छलावा है, वो असली नहीं है, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। अब इसके बाद फर्स्ट होकागे थर्ड होकागे पर हमला करते हैं और इसके बाद लॉर्ड सेकंड होकागे पर थर्ड होकागे उनके हमले से बच जाता है। वो उन दोनों पर अपना फायर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु यूज करता है और तभी सेकंड होकागे वाटर स्प्लाइन जुत्सु का यूज करता है और उनके हमले को रोक देता है। इसके बाद वो वाटर स्टाइल वाटर शॉक वेव का यूज करता है और यहाँ पर एक समंदर की लहरों की तरह एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और थर्ड होकागे अर्थ स्टाइल मड बॉल जुत्सु बोलकर जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे कि वो पानी दीवार से टकराकर साइड में से निकल जाता है। पर तभी होकागे एक ऐसा जुत्सु करता है जिससे कि अचानक से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगने लग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ये जुत्सु फर्स्ट होकागे का एक बहुत खास जुत्सु होता है जिसे कहा जाता है वुड स्टाइल जुत्सु। पूरे निंजा वर्ल्ड में ये जुत्सु उनके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है और लॉर्ड होकागे को वो इस जुत्सु की हेल्प से पेड़ों की डालियों से जकड़ लेता है। तभी लॉर्ड होकागे समनिंग जुत्सु यूज करता है और एक बहुत बड़ा सा बंदर जिसका नाम एन्मा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तभी ओरोचिमारू को देखकर वो लॉर्ड होकागे से बोलता है, ओरोचिमारू मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सारुतोबी तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें उसे उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम्हारे पास मौका था। लॉर्ड होकागे बोलता है, एन्मा जल्दी मेरी हेल्प करो। लॉर्ड होकागे की ये बोलते ही ओरोचिमारू थोड़ा सा घबरा जाता है और इन दोनों को बोलता है कि उस बंदे को ट्रांसफॉर्म होने से पहले रोक दो। सेकंड होकागे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर एन्मा उसे एक घूंसा मार देता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थर्ड होकागे को उन झाड़ियों से छुड़ा देता है। अब ओरोचिमारू अपने मुंह से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड निकालता है। फर्स्ट और सेकंड भी ओरोचिमारू की हेल्प करते हैं और थर्ड होकागे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उनसे फाइट करने में। और इसी वक्त वो थर्ड और सेकंड होकागे के पैर में और हाथ में पेपर बम लगाकर उन दोनों को ब्लास्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि धमाके के बाद उनके पैर और हाथ वापस से रीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि असली नहीं बल्कि रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके बनाए गए हैं। और लॉर्ड होकागे सोचते हैं कि इन दोनों को हराने का बस एक ही चारा है और वो है फोर्थ होकागे का जुत्सु। और इस तरफ सासके गारा तेमारी और कानकुरो को पकड़ लेता है। ये तीनों सासके को यहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। सासके बोलता है, तुम तीनों का सफर
यहीं पर खत्म होता है और तेमारी कानकुरो को बोलती है कि गारा को लेकर यहाँ से जाए, ये सास्के से निपटने वाली है। कानकुरो गारा को लेकर यहाँ से चला जाता है। सास्के उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तेमारी उसे रोक लेती है। सास्के उस पर शूरिकेन्स फेंकता है और तेमारी अपने विंड स्टाइल जुत्सु से उसे हटा देती है और सास्के पर फिर से विंड स्टाइल से हमला करती है। पर सास्के बहुत आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है और तभी सास्के का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तेमारी इस मौके का फायदा उठाकर सास्के पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। पर देखती है कि ये बस एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है और उस लकड़ी के ऊपर एक पेपर बॉम्ब लगा होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तेमारी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और सास्के उसे हराने के बाद यहाँ से चला जाता है। इस तरफ लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू से पूछते हैं कि उसका मकसद क्या है, आखिर वो करना क्या चाहता है। सारुतोबी सेंसे, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था? मुझे वो दिन अच्छे से याद है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज का एक नागरिक होता है और ये बंदा विलेज के रूल्स को तोड़कर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और तभी लॉर्ड होकागे ने अंबू ब्लैक ऑप्स की हेल्प से उसे उसी वक्त पकड़ लिया था और उसे हराने के लिए मंकी किंग एन्मा को समन किया था। उस वक्त लॉर्ड होकागे के पास एक अच्छा मौका था कि वो उसे उसी वक्त खत्म कर दें, पर लॉर्ड होकागे ऐसा नहीं कर पाए और मौका देखकर ओरोचिमारू यहाँ से भाग गया था। और लॉर्ड होकागे उससे पूछते हैं, हाँ तो मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे उस दिन? ओरोचिमारू बोलता है, हाँ सेंसे, दरअसल मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे लोगों के शरीर चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए तुम सास्के के पीछे पड़े हो? हाँ, आपने सही कहा, सास्के मेरा अगला शरीर है। ओरोचिमारू, तुमने अब तक कितने लोगों का शरीर यूज किया है? ओरोचिमारू बोलता है, हाँ 2 या फिर शायद से 3। ओरोचिमारू, तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक राक्षस बन चुके हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें अगला होकागे नहीं बनाया था। सारुतोबी सेंसे, बस यही तो कारण है कि मैं तुम्हारे साथ साथ इस विलेज को भी मिट्टी में मिला दूंगा। बेवकूफ ओरोचिमारू, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये विलेज ही मेरा परिवार है, यहाँ के हर एक लोग मेरे अपने लोग हैं। मैंने इस विलेज को किसी के सामने झुकने नहीं दिया है और ना ही आगे झुकने दूंगा। तो अब वक्त आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। ये बेकार है बुड्ढे, तुम कब के हार चुके हो। ओरोचिमारू, मैं कभी नहीं हार सकता क्योंकि मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और ये बोलने के बाद लॉर्ड होकागे एक बहुत खतरनाक जुत्सु करते हैं जिसका नाम है रीपर डेथ सील और उनके पीछे गॉड ऑफ डेथ की एक परछाई बन जाती है और वो इस जुत्सु का यूज करके लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू की सोल को हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर सील करना चाहते हैं। पर इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी होती है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने वाला मर जाता है। अब इसके बाद लॉर्ड होकागे शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके रीपर डेथ सील जुत्सु को रिलीज करते हैं और उनके पीछे शिनिगामी यानी कि गॉड ऑफ डेथ आ जाते हैं। तभी लॉर्ड सेकंड एक गेन जुत्सु करते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटी डार्कनेस और इस जुत्सु से पूरी जगह पर अंधेरा छा जाता है और लॉर्ड होकागे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड उस पर अंधाधुन हमला करने लग जाते हैं। पर लॉर्ड होकागे उनके सभी हमलों को डॉज कर रहे होते हैं अंधेरा होने के बावजूद भी और अपने शैडो क्लोन का यूज करके उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और गेंजुत्सु का असर खत्म हो जाता है। लॉर्ड होकागे अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड होकागे को गॉड ऑफ डेथ के अंदर सील कर देते हैं और जाने से पहले ये दोनों लॉर्ड होकागे से माफी मांगते हैं और बोलते हैं हमें आप पर गर्व है। और उनकी सोल सील होने के बाद उनका रीएनिमेशन जुत्सु खत्म हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड के सोल्स को बॉडी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओरोचिमारू ने 2 निंजास की बॉडीज का यूज किया था। लॉर्ड होकागे बोलता है, ओरोचिमारू, तुम्हें हमारे पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए पर तुमने उनका अपमान किया, उन्हें यूज किया। हो गया तुम्हारा, अब अपनी बकवास को बंद रखो और मुझे बताओ वो जुत्सु क्या था जिसके बारे में मुझे नहीं पता। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू से भिड़ जाते हैं। इन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होती है और मौका देखते ही वो गॉड ऑफ डेथ जुत्सु यूज करते हैं और उन दोनों होकागेस की तरह ही गॉड ऑफ डेथ थर्ड होकागे की बॉडी के आर पार अपना हाथ आर पार करते हैं और ओरोचिमारू की सोल को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओरोचिमारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है और तभी ओरोचिमारू अपने ब्लेड को कंट्रोल करने लग जाता है और लॉर्ड होकागे की तरफ लेता है। पर तभी एन्मा उसको पकड़ लेता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो स्वॉर्ड लॉर्ड होकागे के आर पार हो जाती है। पर इसके बाद भी लॉर्ड होकागे हार नहीं मानते, ओरोचिमारू की सोल को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। सारुतोबी सेंसे, तुम उस वार से बच कैसे गए? इसकी कोई जरूरत नहीं ओरोचिमारू। दुश्मन की आत्मा को निकालने के लिए जो लोग रिपर सील को यूज करते हैं वो अपनी खुद की जिंदगी भी कुर्बान कर देते हैं। ये जुजुत्सु बहुत महंगा है। जब तुम्हारी आत्मा शिनिगामी के अंदर कैद हो जाएगी तब मैं भी मर जाऊंगा। ओरोचिमारू बोलता है, बेवकूफ बुड्ढे, तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। और इस तरफ वो बड़ा सा सांप विलेज के अंदर तबाही मचा रहा है। इबीके मोरिनो यहाँ पर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उस सांप को मारना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, निंजा आर्ट समनिंग जुत्सु। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फ्रॉग समन हो जाता है और सांप के ऊपर बैठ जाता है जिसकी वजह से ये सांप मर जाता है। इबीके मोरिनो और वहाँ पर सभी के सभी निंजासी देखकर हैरान रह जाते हैं और फ्रॉग के ऊपर बैठा होता है परविसेज थर्किसानिन या फिर बोल सकते हैं जिराया सेंसे। और इबीके मोरिनो को बोलते हैं, बहुत समय बाद मिले इबीके हैरान होकर बोलता है, मास्टर जिराया। जिराया यानी कि वो लेजेंडरी सानिन? जिराया पूछता है, लॉर्ड होकागे कहाँ पर है? मास्टर जिराया, वो इस वक्त बैटल एरिना के अंदर है। जिराया सोचता है अपने मन में, कुछ भी हो जाए सेंसे, मरना मत। इस तरफ कानकुरो गारा को लेकर जंगल से जा रहा होता है और तभी अचानक से सास्के उसके सामने आ जाता है। कानकुरो समझ आता है कि तेमारी हार चुकी है पर तभी तेमारी भी यहाँ पर आ जाती है। पर तेमारी
तेमारी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और कानकुरो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तेमारी उसकी बात मान जाती है और गारा को लेकर आगे बढ़ जाती है और तभी सास्के देखता है कि यहाँ पर शीनो आ चुका है और बोलता है, ओए सास्के, माफ करना, पर इससे जो फाइट करने वाला है वो मैं हूं। और शीनो बोलता है कि इस कानकुरो ने इसके साथ जो मैच होने वाला था इनका उसे कैंसिल कर दिया था और वो इसी मैच को कंप्लीट करने यहाँ पर आया है। और सास्के को बोलता है कि ये गारा का पीछा करे और फाइट खत्म होते ही ये सास्के के पास आ जाएगा और सास्के उसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है। कानकुरो बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ। पर शीनो उसकी बात नहीं मानता। कानकुरो अपने पपेट को तैयार करता है और शीनो अपने बग्स को निकाल लेता है। कानकुरो अपने पपेट को पूरी तेजी से उसकी तरफ भेजता है और उसके हाथों से एक नुकीली सी ब्लेड निकालकर शीनो पर हमला करता है। पर शीनो उसे डॉज कर लेता है। उस ब्लेड के अंदर से एक जहरीली लिक्विड निकल रही होती है। कानकुरो बार बार उस पर हमला करता है और शीनो बहुत मुश्किल से ही उसके अटैक्स को डॉज कर पाता है। वो जानता है कि अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगी तो वो गया और तभी उसका पपेट अपने मुंह से 2 कुनहाइस फेंकता है और वो शीनो को लग भी जाती है। पर कानकुरो देखता है कि एक इंसेक्ट सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। तभी शीनो पीछे से आकर उसे एक मुक्का मार देता है। कानकुरो डॉज करके यहाँ से भाग जाता है और अपने पपेट से एक जहरीली स्मोक बॉम्ब उसकी तरफ फेंकता है। शीनो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग पाता है पर उसने थोड़ी सी जहरीली गैस सूंघ ली है, इसीलिए वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। कानकुरो इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से उस पपेट को उसकी तरफ लेकर आता है और अपने ब्लेड से उसे मारने ही वाला होता है पर तभी वो रुक जाता है और नीचे गिर जाता है। कानकुरो देखता है कि उसके हाथों में बहुत सारे कीड़े हैं और शीनो के कीड़े उसके शरीर को ढक लेते हैं पूरी तरह से। दरअसल अभी जब पहले शीनो ने कानकुरो को मुक्का मारा था तब शीनो ने कानकुरो के ऊपर एक फीमेल बीटल को छोड़ दिया था और ये फीमेल बीटल बाकी सारे मेल्स को अट्रैक्ट करती है और कानकुरो की ऐसी हालत हो जाती है। पर शीनो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है और जहरीली गैस को सूंघने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। इस तरफ गारा को होश आ जाता है और तेमारी को बोलता है, तेमारी मुझे नीचे रखो। तेमारी रुक जाती है। गारा, हम रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से चलना होगा। तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझे अकेला छोड़ दो। और ऐसा बोलकर गारा तेमारी को ही एक जोरदार पंच मार देता है और वो पेड़ से जाकर टकराती है और तभी सास्के यहाँ पर आ जाता है। तो आखिर तुम आ ही गए सास्के, तुम सैंड विलेज के लोगों का क्या इरादा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गारा मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे तुम असल में क्या हो। गारा बोलता है, सास्के उच्चिहा, कुछ बातों में हम दोनों एक जैसे हैं, हम किसी न किसी मकसद से ताकतवर बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा मकसद अलग है। मैं तुम्हें मारकर अपने आप को ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं जिंदा हूँ। सास्के उच्चिहा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। और ये बोलने के बाद गारा को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। तभी उसकी गार्ड में से सैंड निकलकर उसके राइट आर्म को ढक लेती है और गारा ट्रांसफॉर्म होकर कुछ इस तरह का दिखता है। तेमारी, सास्के ये देखकर हैरान रह जाते हैं। गारा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है और अचानक से सास्के के ऊपर हमला कर देता है। तेमारी गारा के इस रूप को देखकर कांप रही होती है। सास्के बाहर आकर गारा के ऊपर कुनहाइस फेंकता है पर गारा उन कुनहाइस को खुद के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस उसी की तरफ फेंक देता है। पर वो वाला सास्के एक क्लोन होता है। गारा के सिर में फिर से दर्द होने लग जाता है और वो अपने पास्ट को याद करता है जब वो छोटा था। तभी एक दिन ये बंदा सभी को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा था और खेलते हुए उन बच्चों की बॉल एक पहाड़ के ऊपर चले जाती है और उनमें से किसी को भी दीवार के ऊपर चलना नहीं आता था। तब गारा अपनी सैंड से उन्हें वो बॉल लाकर देता है पर वो सभी लोग गारा को देखकर ऐसे भागने लगते हैं जैसे उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। गारा उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि गारा भी अकेला नहीं रह सकता था, उसे भी दोस्त चाहिए थे, पर सभी लोग उससे दूर भागते थे और गारा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर एक लड़की पर हमला कर देता है और गारा का मामा जिसका नाम याशामारू होता है बीच में आकर गारा को रोक देता है। प्रेजेंट में सास्के गारा द्वारा कही गई बातों को याद करता है जहाँ पर गारा ने बोला था कि सास्के की आईज बिल्कुल उसी की तरह है। वो अच्छे से समझता है कि अकेला होना कैसा होता है और उसे सास्के की आईज में उसे अकेला छोड़ने वालों के लिए नफरत साफ साफ दिखाई देती है और इसीलिए वो सास्के को मारकर अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करना चाहता है। तभी सास्के खड़ा होता है और कुछ हैंड साइंस को बनाता है और चिडोरी अटैक को यूज करने लग जाता है और बोलता है, मेरे भाई इताची ने सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ा ताकि मैं अपने क्लैन का बदला ले सकूं बड़ा होकर। तभी सास्के चिडोरी की हेल्प से गारा के आर पार निकल जाता है। गारा नीचे गिर जाता है। गारा उठता है और हंसते हुए बोलता है, तो ये तुम्हारा स्पेशल अटैक था सास्के, तुम एक बहुत अच्छे कंपेटिटर हो, तुम्हें हराने के बाद मुझे जिंदगी का असली मजा आएगा। तभी गारा के गॉड से और भी ज्यादा सैंड निकलने लग जाती है। गारा की एक टेल भी बन जाती है और गारा बहुत ज्यादा तेजी से सास्के पर हमला कर देता है पर सास्के अपनी शारिंगन की हेल्प से बच जाता है। सास्के उस पर फायर बॉल जुत्सु का यूज करके उस पर हमला करता है पर इससे गारा की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती है। सास्के चिडोरी को यूज करने के बारे में सोचता है और उसे ककाशी सेंसे की बात भी याद आती है जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। सास्के एक दिन में मैक्सिमम 2 बार ही चिडोरी का यूज कर सकता है और ऐसा करने के बाद सास्के के पास अपनी शारिंगन तक को यूज करने का चाकरा नहीं बचेगा। सास्के ककाशी से पूछता है कि क्या होगा अगर वो एक ही दिन में 2 से ज्यादा बार चिडोरी को यूज कर लेगा और ककाशी बताता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उससे सास्के की बॉडी के अंदर चाकरा बिल्कुल 0 हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। और सास्के हिम्मत करके तीसरी बार चिडोरी का यूज करने लगता है पर इससे पहले कि वो चिडोरी गारा को मार पाती, कम चाकरा होने की वजह से वो चिडोरी बंद होने लग जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि गारा का एक हाथ टूटकर सैंड में बदल जाता है। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि सास्के के कर्स मार्क्स एक्टिवेट हो चुके हैं जिसने की सास्के की चिडोरी को स्ट्रेंथ दे दी थी। पर तभी उसे कर्स मार्क की वजह से दर्द होने लग जाता है और नीचे गिर जाता है। सास्के हिल नहीं पाता और गारा खुद को रिकवर कर लेता है और मौका देकर गारा सास्के पर हमला कर देता है। पर तभी एन मोमेंट पे नारुतो यहाँ पर आ जाता है और गारा के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उसे दूर गिरा देता है। नारुतो, साकुरा और पाकुन भी यहाँ पर आ जाते हैं और सास्के को संभालते हैं। सास्के अब कुछ भी करने के हालत
हालत में नहीं रहता। वो कर्स मार्क्स सास्के को बिल्कुल लाचार बना देते हैं। गारा के इस रूप को देखकर नारुतो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। गारा किसी डीमन की तरह दिख रहा होता है और पलक झपकते ही सास्के पर हमला कर देता है, पर साकुरा उसे बचाने के लिए सास्के के सामने खड़ी होती है और तभी गारा उसे अपनी सैंड से दबोच लेता है। नारुतो ये देखकर डर जाता है। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो गारा के साथ कैसे फाइट करेगा। तभी गारा को फिर से कुछ होने लगता है और फिर से हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। फ्लैशबैक में जिस इंसान ने उस लड़की की जान को बचाया था वो दरअसल गारा की केयर टेकर होती है और उसकी माँ की छोटी बहन याशामारू। उस दिन गारा अपनी मरी हुई माँ की फोटो के सामने खड़े होकर एक चाकू से अपने हाथ को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर चाकू उसके हाथ पर लगने से पहले ही बीच में सैंड आ जाती है और उसे चोट पहुंचने से रोकती है। तभी याशामारू यहाँ पर आती है। गारा, बेटा ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? याशामारू आंटी, मैं जितनी बार भी खुद को कोशिश करता हूँ चोट पहुँचाने की, सैंड हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर लेती है। हाँ तो बेटा ये तो अच्छी बात है ना, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना। याशामारू, दर्द क्या होता है क्या तुम जानते हो? मुझे कभी भी चोट नहीं लगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो दर्द कैसा होता है, कैसा महसूस होता है। याशामारू, मैं भी दर्द महसूस कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ होता है जब लोग मुझसे नफरत करते हैं। गारा, जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो हमारा खून बहता है, पर समय के साथ साथ वो जल्दी से ठीक भी हो जाता है। पर गारा, दिल पर लगी हुई चोट आसानी से ठीक नहीं होती। सही बात है भाई, 7 महीने हो गए यार, मूव ऑन नहीं हो रहा। जब हमारे शरीर के ऊपर कोई चोट लगती है तो उसके लिए दवाई लेते हैं, पर दिल की चोट के लिए कोई दवाई नहीं होती है। ये सुनकर गारा को बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है। तभी याशामारू बोलती है, पर चिंता मत करो गारा, एक दवाई ऐसी भी है जिससे कि दिल पर लगी हुई चोट ठीक हो जाती है, पर ये बहुत मुश्किल दवाई है। ये क्या होता है? हाँ गारा, उसे प्यार बोलते हैं। घंटा भाई, क्या प्यार? तो बताओ मैं उसे कैसे हासिल करूँ? गारा, क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे अंदर पहले से है, जो हमारे लिए बहुत खास होता है। हम उसका हमेशा ख्याल रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उन्हें बचाते हैं। जैसे कि तुम्हारी मॉम हमेशा हर वक्त तुम्हारी रक्षा करती है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। पर कैसे याशामारू? जो सैंड हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करती है वो तुम्हारी मॉम का प्यार ही तो है गारा। तुम्हारी मॉम का प्यार उस सैंड के हर एक हिस्से में है। अच्छा, आपका शुक्रिया याशामारू, आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब इसके बाद गारा अच्छे मन से उस लड़की को जिसे वो सैंड से दबोचने वाला था उसके लिए दवाई लेकर उसके घर में जाता है। गारा दरवाजा नॉक करने के बाद जब वो लड़की दरवाजा खोलकर उसे देखती है तो वो डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर गारा को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो तो यहाँ पर बस उसकी हेल्प करने यहाँ पर आया था। और गारा निराश होकर वापस अपने घर में चला जाता है। वो बहुत दुखी मन से एक छत के ऊपर बैठा होता है और तभी एक निंजा यहाँ पर आकर गारा पर कुन्हाई से हमला कर देता है। तभी गारा उसे अपनी सैंड से दबोच लेता है और उसे मार देता है, पर तभी वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि याशामारू होती है। ये देखकर गारा पूरी तरह से पागल हो जाता है कि अभी उसने क्या किया, ये अभी हुआ क्या, भाई क्या क्या हुआ इस बंदे के साथ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इन सभी की सभी पुरानी यादों से गारा और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है और साकुरा गारा के कब्जे में होती है। सास्के लड़ने की हालत में नहीं है और पाकुन ये यूजलेस डॉगी सिर्फ सूंघने में माहिर है और अब नारुतो को ही सब कुछ हैंडल करना होगा। तभी गारा नारुतो से बोलता है, मेरे और सास्के के बीच में मत आओ। सास्के तुम्हारा क्या लगता है? सास्के मेरा दोस्त है, समझे तुम गारा, पर अगर तुमने उसके साथ फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा और उसके बाद सास्के को। नारुतो गारा पर हमला करता है लेकिन उसके एक ही वार से नारुतो दूर जाकर गिरता है। गारा बोलता है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जब तक तुम दूसरों के लिए फाइट करते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने दोस्तों को भूल जाओ और खुद के लिए लड़ो। क्या कहा तुमने? अपने दोस्तों को भूल जाओ? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। नारुतो की बातें सुनकर गारा को फिर से कुछ होने लगता है और हम एक और बार एक फ्लैशबैक में जाते हैं। जब गारा को पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि याशिमारू है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, पर तभी वो देखता है कि याशिमारू अभी भी जिंदा है। गारा पूछता है, याशिमारू तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। याशिमारू बोलती है, गारा तुम्हारे पिता लॉर्ड काज़ेकागे ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया था। गारा पूछता है, क्या मेरे पिता ने? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? गारा, जब तुम पैदा हुए थे तब एक मॉन्स्टर को तुम्हारे अंदर सील किया गया था, फिर कई बार तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम हमारे विलेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। बस यही कारण है कि लॉर्ड काज़ेकागे तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। गारा बोलता है, ओह अच्छा ऐसा था, तो तुम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी ना, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था? पर याशिमारू बोलती है, नहीं गारा मेरे पास एक चारा था। ये सुनकर गारा पूरी तरह से चौंक जाता है। याशिमारू बोलती है, गारा मैंने तुम्हारे फादर का ऑर्डर माना था, पर सच बोलूं तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे पैदा होते ही मेरी बड़ी बहन मारी गई, तुम पैदा होते ही मेरी बड़ी बहन को खा गई, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अलविदा गारा। ये बोलकर वो अपनी जैकेट को खोल देती है और हम देखते हैं कि इसकी जैकेट पेपर बम से भरी होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, पर फिर भी वो सैंड गारा को बचा लेती है। भाई क्या लड़की है ये, अभी थोड़ी देर पहले ही याशिमारू ने उसे प्यार का मतलब समझाया था और अचानक से ही उसके ही मुंह से ये सब सुनकर गारा को प्यार से नफरत होने लग जाती है और उसकी कही हुई सभी की सभी बातें उसे झूठ लगने लगती हैं और उसी वक्त से गारा पूरी तरह से बदल जाता है और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो दूसरों को मारकर खुद को वो एहसास दिलाएगा कि वो जिंदा है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और गारा उन सभी की सभी पुरानी यादों को सोचकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार गारा पूरी तरह से एक सैंड मॉन्स्टर में बदल जाता है। नारुतो देखकर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि अब उसे चीफ टोड को समन करना ही होगा और समनिंग जुत्सु का यूज करके चीफ टोड को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटा सा फ्रॉग आ
जाता है। उसे देखकर नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो चीफ टोड को क्यों नहीं समन कर पा रहा। और तब ये फ्रॉग बोलता है, ओए मुझे क्यों समन किया यहाँ पे, क्या चाहिए तुझे? अब बुला लिया है ना तो कुछ खिलाना पड़ेगा तुझे मुझे। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे ना मैं कुछ नहीं करने वाला। नारुतो बोलता है, अबे ओ चुप कर जा, मुझे तो तेरी जरूरत भी नहीं है साले गंदे से। ये फ्रॉग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बुलाया क्यों था? अबे पागल वागल है तू। और तभी गारा उन दोनों पर हमला करता है। नारुतो उस फ्रॉग को पकड़कर उसके इस खतरनाक हमले को डॉज करता है और हम देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से गारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पर नारुतो अच्छे से जानता है कि गारा ऐसा क्यों बन गया। नारुतो गारा के अंदर खुद को देखता है। गारा का बचपन बिल्कुल नारुतो की तरह रहा है, ठीक गारा की तरह। एक समय ऐसा था जब विलेज के सभी लोग नारुतो को एक खतरे की तरह देखते थे। गारा की तरह उसका भी कोई दोस्त नहीं था। नारुतो भी पूरी तरह से अकेला था और नारुतो की जिंदगी तभी बदली थी जब उसकी लाइफ में इरुका सेंसे आए। उसके बाद काकाशी, साकुरा और सास्के उन सभी ने नारुतो को एक्सेप्ट किया। पर अगर ऐसा नहीं होता और वो अकेला होता तो ऐसा हो सकता है कि नारुतो भी गारा के जैसा बन जाता। इसके बाद गारा लगातार नारुतो पर हमला करता है और नारुतो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर नारुतो को ऐसा फील होता है कि जितनी बार भी गारा उस पर हमला कर रहा है नारुतो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और उसे बार बार खड़ा होता हुआ देखकर गारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब नारुतो एक कुन्हाई के ऊपर एक पेपर बम लगाता है और उसके बाद शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके गारा की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। तभी गारा उसकी क्लोन्स को पकड़ लेता है पर असली वाला नारुतो उसके पीछे आकर उस कुन्हाई को गारा के पिछवाड़े की ऊपर घुसा देता है और इस टेक्निक का नाम है 1000 Years of Death। और नारुतो को ऐसा करते हुए देखकर सभी लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है। पर तभी गारा उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है पर जहाँ पर वो पेपर बम लगा था यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस टेक्निक की वजह से गारा की हालत खराब होने लग जाती है। सास्के को होश आता है और नारुतो से बोलता है, नारुतो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हें सबसे पहले साकुरा को बचाना है। मेरे पास चाकरा नहीं बचा पर मैं कुछ टाइम के लिए उसे रोक सकता हूँ। तुम साकुरा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। नारुतो बोलता है, सास्के तुम चुप रहो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालने दूंगा। एक चीज मैं समझ चुका हूँ, हम चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें पर हम एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग तब ही बनेंगे जब हम अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए लड़ेंगे। और तभी नारुतो बहुत सारा चाकरा निकालता है। सास्के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन यूज करता है और यहाँ पर 200 से भी ज्यादा क्लोन्स आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सास्के नारुतो को देखकर बोलता है, नारुतो ये तुमने कैसे किया? आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? हम देखते हैं कि गारा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है पर तभी नारुतो अपने सारे के सारे शैडो क्लोन्स के साथ उस पर हमला कर देता है। नारुतो के शैडो क्लोन्स उसे लाते मार मार कर ऊपर तरफ उड़ाते हैं और बाकी के शैडो क्लोन्स गारा के ऊपर मुक्कों की बारिश करते हैं और गारा नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। तेमारी को ये देखकर यकीन नहीं आता कि गारा इतने बुरे तरीके से पिट रहा है। और तभी जब नारुतो एक फाइनल हमला करने वाला होता है तभी गारा अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आता है और एक बहुत बड़े राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर सास्के, पाकुन सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ये मॉन्स्टर 9 टेल्स जितना बड़ा होता है और इसके एक ही हमले से नारुतो के सारे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। दरअसल यही वो मॉन्स्टर है जो कि गारा के अंदर सील किया गया था। इस मॉन्स्टर का नाम शुकाकू है और ये मॉन्स्टर नारुतो को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सास्के की हालत ऐसी होती है कि वो चाहकर भी नारुतो को नहीं बचा सकता। गारा उसे कुचलने वाला होता है। तभी नारुतो एक और बार समनिंग जुत्सु यूज करता है और इस बार समन होता है गामा बुंता। गामा बुंता इस मॉन्स्टर को देखकर समझ जाता है कि ये शुकाकू है और नारुतो की ट्रेनिंग आखिरकार काम आ ही जाती है। और गारा को भी खुशी होती है कि इतने समय बाद उसे एक वर्दी ओपोनेंट मिला है। नारुतो बोलता है, हाँ भी ओए गामा बुंता तो तैयार हो आप, चल चले इससे फाइट करने। पर गामा बुंता बोलता है, नारुतो छुपने की जगह ढूंढ भाई, मेरे बस की नहीं है इसको हराना। ये सुनकर नारुतो शॉक्ड रह जाता है और बोलता है, अबे ओ ये क्या बात हुई? हमारे बीच में एक डील हुई थी, तू मुझे बचाएगा। और तब ये छोटा सा फ्रॉग यहाँ पर आता है और बोलता है, अरे पापा मान भी जाइए, इसने मेरी जान बचाई है। गामा बुंता बोलता है, नारुतो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। गामा बुंता उस शुकाकू पर हमला करता है और अपने एक ही अटैक से उसकी एक बाजू को काट देता है। और गारा की आंखें इसलिए काली होती हैं क्योंकि अभी तक गारा बचपन से लेकर कभी नहीं सोया। ऐसा बोला जाता है कि अगर शुकाकू को सील करने वाला इंसान अगर सो जाता है तो शुकाकू पूरी तरह से उस इंसान के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो राक्षस आजाद हो जाता है। और जब ये मॉन्स्टर सो जाता है तो वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और बोलता है, ये तो कमाल हो गया, इतने सालों बाद मैं आजाद हूँ, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। गामा बुंता नारुतो को बोलता है, नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस राक्षस को हराने के लिए हमें उस लड़के को नींद से जगाना होगा। तभी शुकाकू विंड स्टाइल ब्लेड से हमला करता है पर गामा बुंता वाटर स्टाइल वाटर ब्लेड से उस पर हमला करता है और उसके हमले को भी असर कर देता है। गामा बुंता उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। नारुतो पूछता है कि क्या हुआ भाई, इसको पकड़ ले। पर गामा बुंता बोलता है कि उसके पंजे इतने नुकीले नहीं है कि वो उसे पकड़ ले। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हम दोनों को एक कॉम्बिनेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करना होगा। लड़के जब मैं उसके पास जाऊं तो एक ऐसी चीज में ट्रांसफॉर्म होना जिसके नुकीले पंजे हों। गामा बुंता एक छलांग लगाकर उसके पास जाता है। तभी नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करता है और उसके बाद एक धमाके के साथ ये लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं 9 टेल्ड फॉक्स में, क्योंकि नारुतो ने उसी की इमेज को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज किया था। नारुतो को ऐसा देखकर सास्के चौंक जाता है। अब नारुतो 9 टेल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शुकाकू उस पर वाटर ब्लेड से हमला करता है पर 9 टेल्ड पूरी तेजी से उस हमले को डॉज कर लेता है। शुकाकू फिर से उस पर वही हमला करता है तो 9 टेल्ड उस हमले को डॉज करके शुकाकू को अपने पंजों से जकड़ लेता है। पर तभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है और गामा बुंता शुकाकू को पकड़ा हुआ होता है। और इसी वक्त का फायदा उठाकर नारुतो गारा को जगाने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक जोरदार मुक्का मारकर गारा को जगा देता है। गारा के जगने की वजह से वो मॉन्स्टर दोबारा से उसमें सील हो जाता है। पर गारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। गारा नारुतो के
दोनों पैरों को सैंड से जकड़ लेता है और उन्हें कुछ चलने ही वाला होता है। तभी नारुतो ध्यान लगाकर नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को यूज करता है और वो सैंड हटकर दूर चले जाती है और पूरी तेजी से गारा को मुक्का मारने ही वाला होता है। तभी गारा सैंड से उसके दोनों के दोनों हाथों को जकड़ लेता है पर अपने माथे से गारा के माथे पर टकराता है जोर से। उन दोनों के माथों से खून निकलता है और इसके बाद ये बड़ा सा मॉन्स्टर फाइनली टूटकर बिखर जाता है और ये दोनों एक पेड़ के ऊपर जाकर गिर जाते हैं और गामा बुनता भी यहाँ से गायब हो जाता है। नारुतो और गारा में जरा सी भी ताकत नहीं बची होती अब फाइट के लिए, पर फिर भी लड़ने की चुल मची होती है और ये दोनों एक दूसरे को मुक्का मारने के लिए एक पेड़ से छलांग लगाते हैं। पर हम देखते हैं कि गारा मुक्का नहीं मार पाता, लेकिन नारुतो एक जोरदार मुक्का गारा को मार देता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं और इस तरफ लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू के साथ लड़ रहा होता है और उसकी सोल को गॉड ऑफ डेथ के अंदर सील करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर पूरी तरह से थक जाते हैं। उनके पास जरा सा भी चाकरा नहीं बचा होता। तभी ओरोचिमारू बोलता है, सारुतोबी सेंसे, अपने आप को देखो, तुम्हारी बॉडी में जरा सी भी ताकत नहीं बची है तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हारा ये विलेज पूरी तरह से तबाह होकर ही रहेगा, तुम हार चुके हो सारुतोबी सेंसे। लॉर्ड होकागे बोलते हैं, तुम मेरे विलेज के लोगों को कम मत समझो, मेरे विलेज के लोग किसी से नहीं डरते, अपने विलेज को बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। मैं मानता हूँ मेरे इस बूढ़े शरीर की वजह से मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे खतरनाक इरादों को पूरा होने नहीं दूंगा। बकवास बंद कर बुड्ढे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ओरोचिमारू, तुम खतरनाक हो, तुम्हारे जुत्सु भी बहुत खतरनाक है। आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हारे सारे के सारे जुत्सुस ले लूंगा और तुम आगे कभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्या कहा तुमने? लॉर्ड होकागे का चाकरा बहुत कम होता है, इसी वजह से वो उसकी सोल को बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन वो ओरोचिमारू के पास जितने भी जुत्सुस होते हैं उन सभी को गॉड ऑफ डेथ के पास सील कर देते हैं और ओरोचिमारू कभी भी इस बॉडी के अंदर अपने हाथों का यूज नहीं कर पाएगा और ओरोचिमारू की हाफ सोल गॉड ऑफ शिनिगामी के अंदर सील हो जाती है और लॉर्ड होकागे जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और ओरोचिमारू के दोनों हाथ सड़ जाते हैं। लॉर्ड होकागे के मरने के बाद एनमा उसके अंदर से उस वुड को बाहर निकालता है और उसे अफसोस होता है कि वो लॉर्ड होकागे को नहीं बचा पाया और यहाँ से गायब हो जाता है। ओरोचिमारू को इस हालत में देखकर वो सैंड विलेज के निंजास उस बैरियर को तोड़ देते हैं और अंदर आते हैं। ओरोचिमारू बोलता है, ये मिशन फेल हो चुका है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। वो निंजास ओरोचिमारू को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग आसानी से यहाँ से भाग जाते हैं। सभी जुनिन्स, ककाशी, माइट गाय सभी लोग ऊपर जाकर देखते हैं कि लॉर्ड होकागे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लॉर्ड होकागे की मौत हो चुकी है। इस तरफ गारा के हारने के बाद उसकी सैंड से आजाद हो जाती है। नीचे गिरने से पहले सासके उसे पकड़कर पाकुन के पास लेकर आता है और नीचे गारा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा होता कि वो नारुतो से हार चुका है। उसे लगा था कि नफरत लोगों को ताकतवर बनाती है, पर अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि नारुतो के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो ताकतवर बन गया। नारुतो रेंगते हुए गारा के पास पहुंचता है और उसके दर्द को समझकर उससे बोलता है कि सारी जिंदगी हमेशा से अकेला रहना सच में बहुत बुरा लगता होगा, है ना गारा? मुझे पता है कि कैसा लगता है जब लोग हमें अपनाते नहीं और हमें हमेशा के लिए ठुकरा देते हैं। गारा, जिस अकेली और अंधेरी जगह पर अभी तुम हो वहाँ पर कभी मैं भी था। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, पर तुम जिन लोगों को मारना चाहते हो मैं उन्हें खुद से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं किसी को भी उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकता। गारा बोलता है, पर क्यों? तुम किसी दूसरे के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? नारुतो बोलता है, क्योंकि उन्होंने मुझे उस अंधेरी जगह से बाहर निकाला और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और तभी सासकी यहाँ पर आ जाता है और कानकुरो और तेमारी भी यहाँ पर आते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जाते वक्त गारा उन दोनों से बोलता है, कानकुरो, तेमारी, मुझे माफ करना। ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं और कानकुरो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो गारा। और इस तरफ विलेज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन स्टोन्स के नीचे लॉर्ड होकागे की समाधि बनाई जाती है। विलेज के सभी लोग उन्हें आखिरी बार देखने के लिए वहाँ पर आते हैं और बारिश भी होती है। इरुका सेंसे रो रहे होते हैं। नारुतो ऊपर लॉर्ड होकागे की स्टैचू को देखकर बोलता है, इरुका सेंसे, लोग अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए कुर्बान क्यों कर देते हैं? इरुका सेंसे बोलता है, नारुतो, जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर देता है, क्योंकि वो शख्स उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है। जैसे कि लॉर्ड होकागे, उनके लिए हम सभी लोग बहुत ज्यादा जरूरी थे। वो हमसे प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अकेडमी के नए और पुराने स्टूडेंट्स लॉर्ड होकागे को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी समाधि पर फूल रखते हैं। तभी बारिश रुक जाती है और आसमान से काले बादल हट जाते हैं। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद आखिरी में हम दो अनजान शख्स को देखते हैं जो कि एक ब्रिज से पूरे के पूरे विलेज को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, कितना समय बीत गया इस विलेज को देखे हुए। दूसरा बंदा बोलता है, तो क्या तुम्हें याद आ रही है अपने विलेज की? पर बंदा बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम देखते हैं कि इस बंदे के पास शारिंगान होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह सुबह ही हिडन लीफ विलेज का मेन गेट घने कोहरे से भर जाता है और यहाँ पर तैनात दो निंजास देखते हैं कि दो अनजान शख्स यहाँ पर आ रहे हैं। इनमें से एक बंदा एक तरह का गेंजुत्सु परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उनमें से एक बॉडीगार्ड को नींद आने लगती है और वहीं पर सो जाता है। और इसके बाद ये दोनों आराम से उस विलेज के अंदर घुस जाते हैं। इस तरफ नारुतो अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके रामेन खाने के लिए एक शॉप पर जाता है और इस तरफ सैंड विलेज के लोगों को उन्हें उनके काजे कागे की लाश मिलती है। दरअसल ओरोचिमारू ने हिडन लीफ विलेज से बदला लेने के लिए हिडन सैंड विलेज का पूरा फायदा उठाया। उसने पहले सैंड विलेज के होकागे को खत्म किया और फिर उसी का रूप लेके उसका फायदा उठाया। और इस तरफ ये जिराया अपनी रिसर्च में बिजी है। पता है वही क्या करता रहता है, ये कुछ लड़कियों को ताड़ रहा होता है। और तभी दो एल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं जिराया से कुछ बात करने के लिए। तुम्हारी आदतें अभी तक ठीक नहीं हुई जिराया, तुम अभी भी लड़कियों को ताड़ते हो। जिराया, सैंड विलेज ने हमारे यहाँ पर
पर सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे विलेज की ताकत पूरी तरह से गिर चुकी है और इसे ऊपर उठाने के लिए हमें एक पावरफुल लीडर की जरूरत है, वो भी जितनी जल्दी हो सके। जिराया बोलता है, हाँ ठीक है भाई, कर लो फिर, मुझे क्यों बता रहे हो? जिराया, हम तुम्हें इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम 5th होकागे बनो। पर जिराया 5th होकागे बनने से मना कर देता है। जिराया, तुम एक लेजेंडरी सानिन हो, अगर तुम नहीं तो और कौन? पर जिराया बोलता है, एक त्सुनाडी नाम की लड़की का नाम। क्या वो लड़की? हाँ वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। पर मास्टर जिराया उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ढूंढ कर यहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो तो हम तुम्हें थोड़ा सा समय दे सकते हैं। इस तरफ हम ककाशी को देखते हैं जो कि एक पकौड़ों की दुकान के बाहर खड़ा होता है। पर आसुमा और कुरुनाई सेंसी यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि तभी हम उन दोनों अनजान शख्स को देखते हैं। पर जैसे ही सास्की यहाँ पर आता है वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ककाशी को उन पर शक हो जाता है और आसुमा और कुरुनाई सेंसी को बोलते हैं कि उनका पता लगाएं और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक ब्रिज से क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी आसुमा और कुरुनाई सेंसी यहाँ पर आ जाते हैं इनके सामने। माफ करना लेकिन तुम यहाँ के नहीं लगते। और ये लेफ्ट वाला निंजा बोलता है, आसुमा, कुरुनाई, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और ये बंदा अपना चेहरा दिखाने के लिए अपनी टोपी और अपनी जैकेट को उतारने लगता है और आसुमा और कुरुनाई सेंसी उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि इताची उचिहा है, जो कि पूरे के पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर निंजा है और इस सास्की का बड़ा भाई है। दरअसल इताची ने हिडन लीफ विलेज के पूरे उचिहा क्लैन को ही एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया था, सिवाय अपने छोटे भाई सास्की के। और इसके बाद ये दूसरा वाला भी अपना चेहरा दिखाता है और ये है मोस्ट वांटेड और सबसे डेडलीस्ट निंजा हिडन लीफ विलेज का किसामे होशिकागे। ये हिडन लीफ विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है और इसने जाबुजा को एक ही हिट में नॉकआउट कर दिया था। इताची, क्या मैं इन्हें दिखा दूं? पर आसुमा बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हें इताची, इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार यहाँ पर अपना घटिया चेहरा दिखाने आ ही गए। इताची बोलता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। जिसने अपने साथियों को ही नहीं बख्शा, उसके मुंह से ये बात सुनना थोड़ा अजीब लगता है। इताची, अब बता भी दो, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? लगता है बिना लड़े हम कहीं नहीं जा पाएंगे। और इसके बाद इन सभी में एक लड़ाई का माहौल बन जाता है। सबसे पहले किसामे अपनी स्वॉर्ड से उन पर हमला करता है, लेकिन आसुमा अपने नुकीले नकल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर फिर भी उसे थोड़ी सी चोट लग ही जाती है। दरअसल किसामे का ये स्वॉर्ड शार्क की स्किन से बना हुआ है और इसका नाम है सामे हाडा स्वॉर्ड। और जैसे ही किसामे आसुमा के टुकड़े करने वाला होता है तभी कुरुनाई सेंसी एक गेंजुत्सु यूज करती है, जिसकी वजह से किसामे को लगता है कि वो जमीन में धंसता चला जा रहा है और इताची के पीछे से भी एक पेड़ आकर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। और तभी कुरुनाई सेंसी उस पेड़ से निकलकर इताची को मारने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इताची ठीक उसके सामने खड़ा है और वो खुद उस पेड़ के अंदर जकड़ चुकी है। ये देखकर कुरुनाई सेंसी बिल्कुल चौंक जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इताची बोलता है, गेंजुत्सु वो भी ऐसा, ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। जिससे हमें पता चलता है कि अभी तक कुरुनाई सेंसी जो भी कर रही थी वो सब कुछ इताची का गेंजुत्सु था। मतलब कि इस कुरुनाई की गेंजुत्सु करने से पहले ही इताची ने अपना गेंजुत्सु चला दिया था और अभी तक कुरुनाई सिर्फ एक भ्रम के अंदर जी रही थी। कुरुनाई सेंसी बहुत मुश्किल से अपने आप को चोट पहुंचाकर उस गेंजुत्सु से बाहर निकलती है। इताची उसे एक जोरदार किक मारता है और दूर जाकर पानी के अंदर गिर जाती है। कुरुनाई खड़े होने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इताची ठीक उसके पीछे आ चुका है और इताची को पता चलता है कि उसके पीछे काकाशी यहाँ पर आ चुका है। इताची का एक क्लोन कुरुनाई सेंसे के पास होता है और एक दूसरा क्लोन आसुमा सेंसे के पास पहुंचता है। किसामे बोलता है, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम काकाशी हो, कॉपी निंजा जिसने जाबुजा को हराया था। और काकाशी बोलता है, किसामे तुम वो हो जो कि हिडन लीफ विलेज के 7th पॉपुलर निंजास में से एक हो और तुम्हारी तलवार शार्क की स्किन से बनी हुई। क्यों, मैंने सही कहा ना? चलो कोई तो मिला जो मेरे बारे में जानता है, तुम्हें मारने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। किसामे रुक जाओ, हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हमारे मकसद को याद रखो। ओ अच्छा, तो तुम्हारा एक मकसद भी है, बहुत दिलचस्प है। और इसके बाद काकाशी का शैडो क्लोन यहाँ से गायब हो जाता है। इताची अपने सामने खड़े असली वाले काकाशी को बोलता है, मुझे किसी की तलाश है। काकाशी, तुम किसकी तलाश में हो इताची? तभी इताची काकाशी से बोलता है, उचिहा क्लैन से नहीं हो, पर फिर भी तुम शारिंगन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें मारना पड़ेगा काकाशी, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी उचिहा की नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली शारिंगन क्या होती है और क्या हो सकता है कि जब एक उच्च कोटि का उचिहा क्लैन का मेंबर अपनी शारिंगन को यूज करता है। मुझ पर भरोसा रखो काकाशी, अभी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या दिखाने वाले हो मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी सुकोयोमी को देखो। तुम्हें पता है काकाशी, एक उचिहा क्लैन का मेंबर हजारों निंजास पर अकेला ही भारी पड़ता है। और क्यों? उचिहा क्लैन पूरे निंजा वर्ल्ड में सबसे ताकतवर माना जाता है। और ये कहने के बाद इताची एक बहुत खतरनाक गेंजुत्सु करता है और एक ऐसा गेंजुत्सु है जिसके लिए हैंड साइंस तक की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आंखें ही काफी होती हैं। और उसे देखकर काकाशी बोलता है, ये तो बुरा है, ये अकेला ऐसा इंसान है जो कि बिना हैंड साइंस को बनाए एक गेंजुत्सु कर रहा है। पर तभी काकाशी इताची के शारिंगन को देखकर चिल्लाता है और बोलता है, आसुमा, कुरुनाई, उसकी आंखों में मत देखना, अपनी आंखों को बंद कर लो, कुछ भी हो जाए अपनी आंखों को मत खोलना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, मुझे अकेले ही उससे निपटना होगा। और ये दोनों अपनी आंख को बंद कर लेते हैं और काकाशी अकेला इताची के सुकोयोमी में पूरी तरह से फंस जाते हैं। और इसके बाद सीन पूरी तरह से बदल जाता है, काशी किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये बहुत एक अजीब सी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ इताची है और काकाशी। काकाशी एक क्रॉस के साथ बंधा होता है और उसके सामने इताची एक तलवार लेकर खड़ा होता है और सीधा उस तलवार को काकाशी के पेट के अंदर घुसा देता है। और ये एक गेंजुत्सु होने के बावजूद भी काकाशी को हद से ज्यादा पेन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई
असली की स्वॉर्ड उसके पेट में घुस गई है। तुम्हें क्या लगा था ये कोई नकली गेंजुत्सु होगा? ककाशी तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये सुकुयोमी की दुनिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक और इताची यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों ककाशी के पेट के अंदर तलवार घुसाते हैं। ककाशी सेंसे दर्द से चिल्ला रहा होता है। इस दुनिया में स्पेस और टाइम पूरी तरह से मैनिपुलेट हो जाता है। इताची इस दुनिया का राजा है और इस सुकुयोमी के वर्ल्ड में इताची समय और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 72 घंटों तक चलता है और पूरे 3 दिनों तक इताची ककाशी के पेट में उस तलवार को घुसाता रहता है और 3 दिनों के बाद फाइनली इताची का गेंजुत्सु खत्म हो जाता है। उस दुनिया में 3 दिन बीत गए थे, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड बीता था। ककाशी सेंसे का इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इस वक्त जो उन्हें दर्द महसूस होता है वो बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे वो 3 दिनों तक अपने पेट में दर्द को महसूस कर रहे हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिस पर जिराया ककाशी को बोलता है कि अब से वो नारुतो को ट्रेनिंग देगा क्योंकि ओरोचिमारू के बाद एक बहुत बड़ा खतरा उनके विलेज की तरफ आ रहा है। बहुत समय पहले जब ओरोचिमारू विलेज छोड़कर चला गया तब से मैंने उस पर नजर रखी हुई है और मुझे पता चला है कि विलेज छोड़ने के बाद वो एक रहस्यमय संस्था का हिस्सा बन चुका है, पर कुछ समय बाद उसने उसको छोड़ भी दिया। ककाशी बोलता है एक रहस्यमय संस्था निंजा वर्ल्ड के कुछ बहुत मशहूर खतरनाक अपराधी उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है जिसमें लगभग सभी का नाम बिंगो बुक में लिस्टेड है। पर ताज्जुब की बात यह है कि इताची उचिहा भी उसके अंदर है। तुम्हें अच्छे से पता है ना ककाशी, जो इताची को हरा सके ऐसे बहुत कम लोग हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन खुद को अकात्सुकी बुलाती है। उनका मकसद है टेल्ड बीस्ट को पकड़ना। तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? 9 टेल्ड फॉक्स को पकड़ना। इसलिए मैं नारुतो को खुद से ट्रेन करना चाहता हूँ। ककाशी जितना जल्दी हो सके हमें नारुतो को इस बात को समझाना होगा क्योंकि उसका आने वाला कल दर्द और तकलीफों से भरा होने वाला है। तुम अभी के लिए इताची को ढूंढो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ककाशी समझ जाता है कि इताची और किसामे नारुतो के लिए यहाँ पर आए हैं और ये लोग अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। और इसके बाद ककाशी दर्द के मारे बेहोश हो जाते हैं और किसामे उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी माइट गाय यहाँ पर आ जाता है और एक जोरदार लात मारता है उसके मुंह पर। माइट गाय अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है लिफ विलेज का सबसे खतरनाक शिनोबी माइट गाय। आसुमा बोलता है गाय अपनी आंखों को बंद कर लो, अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम उसके गेंजुत्सु में फंस जाओगे। ओके थैंक यू आसुमा, लड़ने के लिए मुझे दुश्मन की आंखों में देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उनके पैरों में देखकर भी लड़ सकता हूँ। तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो और सिर्फ उनके पैरों पर ध्यान दो। अब माइट गाय उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इताची किसामे को देखकर बोलता है किसामे हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए थे। और ऐसा बोलकर ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। इस तरफ नारुतो परवीसेज के साथ कहीं पर जा रहा होता है। नारुतो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम एक सफर पर जाने वाले हैं। पर नारुतो मना कर देता है जाने के लिए और जिराया बोलता है अच्छा तो तुम नहीं चलना चाहते, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें चिडोरी से भी बढ़िया स्पेशल टेक्निक सिखाने वाला था जिससे कि तुम सासकी को भी हरा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। नारुतो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उनका रास्ता रोककर बोलता है क्या आपने अभी एक नया जुत्सु कहा? ठीक है अब यहीं पे रुको मैं आता हूँ। और नारुतो ढेर सारा सामान उठा लेता है। भाई साहब इतना ज्यादा? और ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। नारुतो जिराया से बोलता है हाँ तो भाई कौन सा जुत्सु सिखाने वाले हो मुझे? पिछली बार आपने मुझे पानी पर चलना सिखाया था, तो अब मुझे क्या सिखाने वाले हो? जिराया सेंसे बोलो ना। नारुतो मैंने कितनी बार बोला है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम मास्टर जिराया है। मास्टर जिराया कितना बोरिंग सा नाम है, मेरे लिए तो ठरकी सानिन ही ठीक है। पर इन लोगों को दूर से ही किसामे और इताची देख लेते हैं। ताची क्या तुम्हें लगता है तुम उस लेजेंडरी सानिन को टक्कर दे सकते हो? क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा, वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर हम उससे लड़ेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम उस लड़के तक कैसे पहुंचेंगे? ये समय ठरकी सानिन की कमजोरी मुझे पता है। इस तरफ जिराया और नारुतो एक टेंपल पर पहुंचते हैं और रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। जिराया एक फ्लैशबैक में जाता है जब वो ओरोचिमारू और वो सुंदर लड़की सुनाडे छोटे छोटे होते थे और ये तीनों लेजेंडरी सानिन्स हैं और अपने थर्ड होकागे एकदम गबरू जवान हुआ करते थे। उस वक्त पे भी बेल्ट ट्रेनिंग होती थी जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था इस सीरीज के, और इसमें जिराया सेंसे हमेशा हार जाता था जिसकी वजह से थर्ड होकागे इसे भी नारुतो की तरह एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। पता नहीं मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं, तुम कितने होपलेस हो। अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम एक कामयाब निंजा कैसे बनोगे? जिराया ओरोचिमारू से कुछ सीखो। मैं समझ नहीं पा रहा, आप हमेशा से ओरोचिमारू की तारीफ क्यों करते रहते हो? नारुतो भी सेंसे शायद आपको पता नहीं पर मैं ट्रांसपेरेंसी जुत्सु में बहुत माहिर हूँ। ठरकी कहीं के नहाती हुई लड़कियों के बीच जाना, वो भी ट्रांसपेरेंसी जुत्सु यूज करके, क्या हरकतें हैं ये? लेकिन सेंसे आज तक उन्हें पता नहीं चला कि मैं उन्हें देखता हूँ नहाते हुए। अच्छा तो ये सच है, तो ठीक है अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा रिसर्च करने, पर किसी को बताना मत। सेंसे आप भी कुछ कम ठरकी नहीं हो। और इन पुरानी बातों को सोचकर जिराया मुस्कुराता है और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और दोपहर तक ये लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ मेला वगैरह लगा होता है और ये दोनों रुकने के लिए एक होटल के अंदर जाते हैं। पर तभी यहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की आ जाती है और पता नहीं क्यों ये इन दोनों को आंख मार देती है। ये क्या हो रहा है भाई? और जिराया और नारुतो ये दोनों ठरकी ये दोनों खुश हो जाते हैं और जिराया नारुतो को चाबी देते हुए बोलता है हाँ तो नारुतो मेरे बेटे एक अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से अपने रूम में जाकर सो जाओ और अपनी चाकरा पर फोकस करो, मैं जरा आता हूँ। नारुतो बोलता है ओए ठरकी सानिन पागल समझता मुझे? और नारुतो मुंह फुलाकर कमरे में जाकर अपने चाकरा पर ध्यान देने लगता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सासकी अपनी चिडोरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे ककाशी के साथ मिलने के लिए जाना था। दरअसल काशी इस वक्त कोमा में है क्योंकि इताची के साथ पहले उसकी जो फाइट हुई थी उसकी वजह से ककाशी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है और ककाशी इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार होता है और उसे ठीक करने के लिए एक बहुत तगड़ा रही होती है और ये दोनों उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इताची इस विलेज में आ चुका है वगैरह वगैरह। और तभी सासके यहाँ पर आ जाता है और इनकी बातों को सुन लेता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सासके की जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, अपने बड़े भाई इताची से बदला लेना। और जब वो सुनता है कि वो नारुतो के पीछे है
तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से दौड़ कर भाग जाता है। सास्के बोलता है अच्छा ठीक है समझ गया मैं, और ऐसा बोलकर ये यहाँ से चला जाता है और सास्के भागते भागते उस टाउन के अंदर पहुंचता है। सास्के यहाँ के हर एक होटल के अंदर जाकर पूछता है और इस तरफ नारुतो एक होटल के अंदर अपनी चाकरा पर फोकस कर रहा है। पर तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नारुतो बिस्तर से उतरकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने खड़ा है इताची उचिहा। भाई सीधा इसके घर पहुंच गया ये बंदा। भाई मेरे को डर लग रहा है यार देख के। अब इस तरफ सास्के टाउन के अंदर ढूंढ रहा होता है नारुतो को और भागते भागते अपने बीते हुए कल को भी याद करता है। अब इसके बाद हम इताची और सास्के की बैक स्टोरी को देखते हैं। विलेज के उचिहा क्लैन के मेंबर्स सभी लोग एक जगह पर रहते थे, हिडन लीफ विलेज के अंदर ही। और इताची के घर पर सुबह सुबह ही इताची किसी मिशन पर जा रहा होता है। इताची अपने जूते पहन रहा होता है और तभी सास्के यहाँ पर आता है। सास्के इस वक्त 7 साल का होता है और पास आकर बोलता है भैया क्या आप मुझे शूरिकेन जुत्सु सिखा सकते हो जब आप स्कूल से वापस आ जाओगे? पर इताची बोलता है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम पापा से क्यों नहीं कह? पर भैया मुझे पता है आप शूरिकेन जुत्सु में पापा से भी बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे काम है, आप मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करते हो? इताची सास्के को अपने पास बुलाता है। सास्के दौड़ के उसके पास जाता है और इताची बहुत क्यूटनेस से अपनी 2 उंगलियों को उसके माथे के ऊपर रखता है। माफ करना सास्के लेकिन फिर कभी, ठीक है? और ऐसा बोलकर इताची यहाँ से चला जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इताची के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। अब ब्रेकफास्ट करते समय सास्के अपने फादर उनसे पूछता है पापा भैया मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हाँ सास्के तुम्हारा भाई हमेशा से ही थोड़ा अजीब रहा है, वो बहुत गुमसुम सा रहता है, इसीलिए उसके बहुत कम दोस्त हैं। सच बोलो तो मैं भी उसे कभी समझ नहीं पाया जबकि मैं उसका पिता हूँ। अब सास्के ब्रेकफास्ट करने के बाद अकेडमी की तरफ निकल जाता है। इताची 7 साल की उम्र में ही अकेडमी से ग्रेजुएट हो गया था जबकि नारुतो और सास्के 12 साल की उम्र में अकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। और इताची सिर्फ 10 तरफ सास्के स्कूल में होता है और क्लास खत्म होते होते रात हो जाती है। सास्के भाग रहा होता है जल्दी से घर पहुंचने के लिए, पर जैसे ही सास्के आगे बढ़ता है और अपने टाउन में पहुंचता है तो वो देखता है कि कोई भी लाइट नहीं जल रही है किसी भी घर, सब कुछ सुनसान पड़ा है, एकदम शांति है। सास्के थोड़ा सा आगे जाता है और वो कुछ ऐसा देखता है कि वो डर से कांपने लग जाता है। ये देखकर सास्के देखता है कि उचिहा क्लैन के सभी लोग खून से लथपथ हैं और घायल होकर मरे पड़े हैं, सभी के सभी लोग मर चुके हैं। ये देखकर सास्के को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और घबराते हुए अपने घर की तरफ जाता है। सास्के अपने घर जाता है और देखता है कि उसका घर पूरा सुनसान पड़ा है। सास्के अपने फादर और मदर के रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसके मॉम और डैड दोनों मर चुके हैं और उनकी लाश के पीछे इताची खड़ा हुआ है। भैया ये सब कैसे हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये सब किसने किया? उसके ये सब बोलते ही इताची उसे बोलता है ये सब मैंने किया है मेरे छोटे बेवकूफ भाई। क्या बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों करोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। और इताची उसे सच्चाई दिखाने के लिए अपना एक गेंजुत्सु यूज करता है और सास्के को यकीन दिलाने के लिए इताची वही गेंजुत्सु यूज करता है त्सुकुयोमी, जो कि उसने ककाशी पर यूज किया था। और इताची सास्के को दिखाता है, इस 7 साल के बच्चे को दिखाता है कि कैसे उसने पूरे के पूरे उचिहा क्लैन को जान से मार डाला। ये नजारा देखकर सास्के का दिल बिल्कुल दहल जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और जैसे ही ये गेंजुत्सु खत्म होता है तो सास्के इताची को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी इताची एक जोरदार मुक्का मार देता है सास्के के पेट पर, जिसकी वजह से सास्के वहीं पर गिर जाता है। भाई क्या बना है? और इसलिए डर के मारे यहाँ से भागने लगता है और रास्ते में दौड़ते हुए चिल्लाता है और भीख मांगता है अपने भाई से, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और तभी इताची उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर वो इताची से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, पर इताची उसे मारता नहीं है और बोलता है मेरे बेवकूफ छोटे भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मारने का कोई मतलब नहीं बनता, पर अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मेरे लिए तुम्हारे मन में सिर्फ नफरत होनी चाहिए। सास्के ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सास्के नारुतो को ढूंढ रहा होता है। इस तरफ नारुतो देखता है कि उसके सामने इताची और किसामे खड़े हुए हैं और इताची बोलता है किसे पता था कि तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ लड़की के अंदर 9-tailed फॉक्स होगा। नारुतो ही सुनकर हैरान रह जाता है कि इसे 9-tailed फॉक्स के बारे में कैसे पता है। उसके मुंह से 9-tailed फॉक्स का नाम सुनकर नारुतो बिल्कुल चौंक जाता है। इसके बाद इताची नारुतो को बोलता है नारुतो चलो हमारे साथ। क्या? पर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुम लोग हो कौन? इताची मुझे लगता है ये बच्चा भाग जाएगा तो शायद मुझे इस बच्चे की टांगे तोड़नी होंगी। किसामे की ये बोलते ही नारुतो पूरी तरह से डर जाता है, पर तभी सास्के यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर इताची बोलता है बहुत दिनों बाद मिले मेरे बेवकूफ छोटे भाई। सास्के कैसे हो? अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन को देखकर सास्के बहुत ज्यादा गुस्से में उसे देख रहा होता है। सास्के का खून खौलने लगता है और बोलता है इताची उचिहा जैसा तुमने कहा था मैंने अपने अंदर नफरत को बढ़ा लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो। और बोलकर सास्के अपने दाएं हाथ में चिडोरी को एक्टिवेट कर लेता है। नारुतो समझ जाता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इताची उचिहा है, इसका बड़ा भाई। सास्के इताची पर हमला करने के लिए अपनी पूरी की पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और हमला करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि इताची अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला है और सास्के की चिडोरी को अपने हाथ से ही रोक लिया है। सास्के अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इताची उसका हाथ ही तोड़ देता है और सास्के दर्द के मारे चिल्लाता है। नारुतो सास्के की हेल्प करने के लिए अपने अंदर से 9-tailed चाकरा यूज करने लगता है, पर तभी किसामे उसके चाकरा को पूरी तरह से सोख लेता है। ये देखकर नारुतो हैरान रह जाता है कि वो दोबारा अपने चाकरा पर फोकस नहीं कर पा रहा। किसामे नारुतो को मारने के लिए उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता है कि तभी जिराया यहाँ पर आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने टोट से रोक लेता है और हमें पता चलता है कि दरअसल नारुतो को जिराया से अलग करने के लिए इताची ने इस लड़की को अपने गेंजुत्सु में फंसा लिया था और इसी वजह से उसने उसको देखकर आंख मारी थी। और जिराया जब इस
उसके साथ घूम रहा होता है इस लड़की के साथ, तो उसे पता चल जाता है कि गेंजुत्सु का शिकार है। जिराया को यहाँ पर देखकर किसामे चौंक जाता है, लेकिन इताची ज्यादा हैरान नहीं होता। जिराया अब इंट्रोडक्शन देता है, एक महान सेज कभी भी किसी औरत के झांसे में नहीं आता, क्योंकि असली सुंदरता मुझ में है। और उसकी बातें सुनकर नारुतो बोलता है, अबे ओ चुप कर ले ठरकी सानिन, तू ही था इस लड़की के पीछे पागल, ठीक है ना? अरे यार कम से कम दूसरों के सामने तो मुझे ऐसे मत बोल, मजाक करना बंद करो और सबसे पहले इन लोगों की चिंता करो। ठरकी सानिन, इन्हें भगाओ यहाँ से। साले मुझे ठरकी सानिन बोलना बंद करेगा? और इन दोनों की बातें सुनकर किसामे बोलता है, मास्टर जिराया तुम एक लेजेंडरी सानिन हो, तुमने उससे उस गेंजुत्सु को कैसे हटाया ये सब बताना तुम्हें जरूरी नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें नारुतो चाहिए है ना? और इताची बोलता है, हाँ जिराया तुमने सही कहा, नारुतो वो खजाना है जो कि अकात्सुकी को चाहिए और हम उसे लेके ही रहेंगे। नहीं तुम उसे नहीं ले सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। नारुतो को ये बातें समझ में नहीं आ रही होती, पर उनकी बातें सुनकर जिराया उन्हें एक आखिरी वार्निंग देता है, चले जाओ यहाँ से, अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को यहीं पर मार सकता हूँ। और जिराया जैसे ही ये बोलता है तो सासके खड़ा हो जाता है और बोलता है, इताची सिर्फ मेरा है और उसे सिर्फ मैं मारूंगा। सासके चले जाओ यहाँ से, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, चिंता मत करो, अभी तो मैं दिखाता हूँ। और ऐसा बोलकर सासके उस पर हमला करता है, लेकिन तभी इताची सासके को एक जोरदार किक मारता है और सासके दूर दीवार पर जाकर लगता है। नारुतो सासके को इस तरह से पिटता हुआ देखकर उसकी हेल्प करने के लिए इताची पर हमला करता है, पर उससे पहले ही सासके नारुतो को बोलता है, नारुतो अपने काम से काम रखो, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और इताची को सिर्फ मैं मारूंगा। और ऐसा बोलकर सासके एक और बार खड़ा होता है और इताची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार इताची उसके हर एक अटैक को डॉज करके सासके को बुरी तरह से पीटता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि इताची के सामने सासके कुछ भी नहीं होता। नारुतो और जिराया बस उसे मार खाता हुआ देखते हैं और आखिर में सासके बुरी तरह से घायल हो जाता है, कुछ करने की हालत में नहीं रहता और नीचे लेट जाता है। और इताची सासके की गर्दन को पकड़कर उसे एक दीवार के साथ लगाता है और बोलता है, सासके तुम अभी भी कमजोर हो, तुम्हारे अंदर जरा सी भी नफरत नहीं है और तुम जानते हो वो नफरत कभी आएगी भी नहीं। इताची फिर से त्सुकुयोमी का यूज करता है, जो कि उसने किया था जब सासके सिर्फ 7 साल का था। सासके उस गेंजुत्सु में देखता है कि कैसे इताची ने किस तरह से अपने माँ बाप को बहुत बेरहमी से मारा, और उस नजारे को देखकर सासके जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। सासके की इस हालत को देखकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इताची पर हमला करने के लिए वो दौड़कर उसके पास जाता है। किसामे उस पर हमला करता है पीछे से, पर तभी जिराया सेंसेई टोड माउथ स्ट्रैप नाम का एक जुत्सु परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जगह एक मेंढक के पेट के अंदर की तरह का दिखता है। और इस जुत्सु की वजह से इताची और किसामे के पैर चिपक जाते हैं और ये दोनों किसी तरह से यहाँ से भागने लगते हैं, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं। तभी इन दोनों को सामने एक खिड़की दिखाई देती है और इताची कुछ ऐसा करता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। इताची ने अभी जो परफॉर्म किया उसकी वजह से उसका चाकरा बहुत कम हो जाता है और इस तरफ नारुतो और जिराया उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से ये दोनों भागे हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आग लगी हुई है, पर इस आग का रंग काला है। नारुतो उसके पास जाता है पर जिराया उसे वहीं पर रोक देता है। दरअसल ये काली आग बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी खासियत ये है कि ये पानी या फिर किसी भी चीज से नहीं बुझती है, और अगर ये आग शरीर के ऊपर लग जाए तो जब तक शरीर पूरी तरह से राख नहीं हो जाता जलकर, ये नहीं बुझती, तब तक ये आग जलती रहेगी और इंसान को तड़पाती रहेगी। और इस आग को बुझाने के लिए जिराया एक सीलिंग जुत्सु का यूज करता है और वो काली आग उस स्क्रोल के अंदर सील हो जाती है। अब ये दोनों सासके के पास जाते हैं और तभी गाय सेंसेई यहाँ पर आ जाता है और एक जोरदार किक जिराया के मुंह के ऊपर मारता है। डायनामिक एंट्री। माइट गाय को लगता है कि अभी उसने किसी ताकतवर दुश्मन पर हमला किया है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि जिराया सेंसेई है, तो माइट गाय के रिएक्शन कुछ इस तरह के होते हैं और लात मारने के बाद बोलता है, अरे मुझे माफ करना, मुझे लगा कि आप मेरे दुश्मन हो। I'm really sorry। साले सॉरी के लगते अपना मुंह बंद रख ले और सुनो मेरी बात, जितनी जल्दी हो सके सासके को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मास्टर जिराया जैसा आप बोलो। ठरकी सानिन, सासके अभी तक बेहोश है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? नारुतो, इताची ने उसे बुरी तरह से पीटा है, फिजिकल और मेंटल तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होगा अभी तक, पर चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मास्टर जिराया आपने सही बोला, ककाशी की हालत भी कुछ ऐसी ही है, बिल्कुल सासके जैसी, क्योंकि इताची ने उस पर वही गेंजुत्सु यूज किया। क्या अब ककाशी सेंसेई को क्या हुआ? हाँ नारुतो, ककाशी इस वक्त कोमा में। सासके पूरी तरह से एक अधमरी कंडीशन में होता है और सासके को देखकर माइट गाय को अपनी स्टूडेंट रॉक ली की याद आ जाती है और बोलते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लड़ाई में हारता हुआ देखना बहुत मुश्किल होता है, इससे बुरा और कुछ नहीं। हाँ लेकिन हार ही हमें असली में जीतना सिखाती है, लेकिन मेरे ली के साथ ऐसा नहीं हुआ। पिछली हार के बाद से ही वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है और ली कभी एक निंजा नहीं बन सकता, उसकी इंजरीज को ठीक करने वाला कोई निंजा भी नहीं है। हाँ गाय तुम सही कह रहे हो और मैं उसी औरत को ढूंढ रहा हूँ जो कि एक मेडिकल निंजा है, जो कि ककाशी, सासके और तुम्हारे स्टूडेंट को भी ठीक कर दे। क्या आपने भी औरत कहा? हाँ मेरा मतलब उसी औरत से है, बिल्कुल मेरी तरह, वो भी तो एक सानिन ही है, हमारी विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा की पोती सुनाडे। अब इसके बाद सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और मास्टर जिराया सासके को माइट गाय को दे देते हैं और बोलते हैं, तो माइट गाय अब सासके की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मास्टर जिराया आप चिंता मत कीजिए, आप बस लेडी सुनाडे को लेकर आइए, इस वक्त विलेज को मेडिकल निंजास की बहुत जरूरत है। और माइट गाय सासके को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नारुतो जिराया से पूछता है कि वो कौन थे और वो उससे चाहते क्या है, और जिराया बोलता है, नारुतो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको लेने आए थे। मेरे अंदर? ऐसा क्या है मेरे अंदर? एक खतरनाक राक्षस जिसने लीफ विलेज में तबाही मचाई थी, है ना? पर वो लोग इसे क्यों पाना चाहते हैं? जिराया बोलता है, क्योंकि 9 टेल फॉक के अंदर इतना भारी मात्रा में चाकरा है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते नारुतो। शायद ये लोग इसकी ताकत को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कुछ और जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो तुम्हें कभी छू भी
भी नहीं पाएंगे। इसके बाद ये दोनों चलने लगते हैं और फाइनली ये दोनों एक छोटे से विलेज के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस विलेज में एक फेस्टिवल जैसा कुछ चल रहा होता है और नारुतो और परवीसेज यहाँ पर मजे करने लगते हैं। नारुतो कुछ शॉपिंग वगैरह करता है और जिराया कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। भाई कितना बड़ा टर्की है यार ये जिराया दारू पी रहा होता है और नारुतो का वो भरा हुआ पर्स पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये पर्स नारुतो का था जो कि इसने परवीसेज को दिया था। ये देखकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं और चिल्लाकर बोलता है, साले ठगी, तेरी ऐसी की तैसी, रुक तू। अरे नारुतो मेरी बात तो सुनो यार, तूने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए, तेरे को नहीं छोड़ता मैं, रुक जा तू। और वो दोनों लड़कियां ये सब सुनकर यहाँ से भाग जाती हैं। नारुतो जिराया पर हमला कर देता है और उसके सिर पर मारने लगता है और तभी दो बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और वो आइसक्रीम जो कि नारुतो ने इस वक्त पकड़ रखी होती है जिराया को मारने के लिए, वो गलती से उनके कोट पर जाकर लगती है और यहाँ पर दाग पड़ जाता है उसकी शर्ट के ऊपर। बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे बॉस के सूट को खराब कर दिया, ये पूरी 1 लाख की है, अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। क्या 1 लाख? इतना घटिया सूट 1 लाख का? मजाक कर रहे हो क्या? उससे पंगा मत लो, तुम मुझे नहीं जानते। और तभी जिराया के दाएं हाथ में बहुत ज्यादा चाकरा आने लगता है और उस चाकरा की बॉल को उस आदमी के पेट के ऊपर मारते हैं और वो उड़ते उड़ते बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर नारुतो इंप्रेस हो जाता है। दुकान पूरी तरह से टूट जाती है और जिराया उस दुकानदार को पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जिराया नारुतो को एक खुले मैदान में लेकर जाता है और उसे एक पानी से भरा हुआ बैलून देते हैं। तो नारुतो अगर तुम उस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो इसे ध्यान से देखो। जिराया सेंसेई उस पानी के बैलून को एक ही सेकंड में पूरी तरह से फोड़ देते हैं। नारुतो ये देखकर हैरान रह जाता है। नारुतो पेड़ पर चढ़ने वाली उस एक्सरसाइज से तुमने चाकरा को इकट्ठा करना सीखा है और पानी पर चलने वाली टेक्निक से तुमने उस चाकरा को थोड़ा सा बाहर निकालना सीखा है और अब इस ट्रेनिंग से तुम चाकरा की एक धार निकालना सीखोगे। जिस तरह से मैंने अभी तुम्हें दिखाया, तुम्हें इस वाटर बैलून पर फोकस करके इसे फोड़ना है। अच्छा तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है, उस चाकरा का यूज करके इस बैलून के अंदर के पानी को जला। अच्छा ठीक है समझ गया, तो मुझे पानी को बस इतना हिलाना है कि ये बैलून फट जाए और नारुतो उस पानी को हिला देता है। अरे तो बहुत आसान निकला, पानी अंदर से स्पिन कर रहा होता है। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक नारुतो इसको फोड़ नहीं पाया है बैलून को। जिराया नारुतो को अपने पास बुलाता है। हाँ तो नारुतो किस दिशा में घुमा रहे हो इस पानी को? शायद से लेफ्ट, इधर आओ। वो नारुतो के सर को देखते हैं और बोलते हैं कि नारुतो एक राइट रोटेशन टाइप है और वो लेफ्ट की तरफ घुमा रहा है और उसे अगर इस पानी की बैलून को फोड़ना है तो उसे राइट की तरफ को घुमाना होगा। उस बैलून के अंदर के पानी को किसी बंदे का चाकरा लेफ्ट या राइट दोनों दिशाओं में घूम सकता है और नारुतो राइट ही है। दरअसल जिराया को ये चीज नारुतो के बालों को देखकर पता चला। जिसके बाल राइट की तरफ घूमते हैं वो राइट ही होता है, जिसकी लेफ्ट की तरफ वो लेफ्ट ही होता है। तो ठीक है, चाकरा पर फोकस करके इसे दाईं तरफ घुमाओ। तो भुलक्कड़ बच्चे चलो शुरू हो जाओ। नारुतो बोलता है, अबे भुलक्कड़ किसे बोल रहा है तू? हैं तू देख मैं कैसे करता हूँ इसे, अभी करता हूँ। जिराया बताता है कि ये जुत्सु 4th आगे का जुत्सु है और इसमें माहिर बनने के लिए उन्हें 3 साल लगे थे। ये दुनिया का सबसे मुश्किल जुत्सु है। जिराया बेस्ट ऑफ लक बोलकर यहाँ से चला जाता है। नारुतो पूरी रात प्रैक्टिस करता है। वो कुछ दिनों तक ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है पर नारुतो उस बैलून को फोड़ नहीं पा रहा है। प्रैक्टिस की वजह से उसके हाथों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है पर नारुतो वहीं के वहीं है। उस बैलून को रखता है और अपने दाएं हाथ से चाकरा को जमा करके इस बैलून के पानी को चारों तरफ से घुमाता है और आखिरकार वो बैलून फट जाता है। अब इसके बाद ये दोनों वापस से ट्रेनिंग करने लगते हैं और अब पहला पड़ाव पास होने के बाद बारी है दूसरे की। जिराया उसे एक रबर बॉल देता है। जिराया उसे एक डेमो करके दिखाता है, फायदा नहीं होता। जिराया बोलता है तो पहला स्टेप था रोटेशन और दूसरा है फोर्स। इसके अंदर पानी नहीं हवा है, तुम्हें अपने चाकरा से इस पर जोर लगाना होगा। चलो भाई नारुतो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मुझ पे डिपेंड मत रहो, खुद से सीखना होगा तुम्हें। नारुतो पूरी मेहनत करता है पर ये पहले वाले से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नारुतो बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करता है इसे फोड़ने के लिए पर इसे फोड़ना बहुत मुश्किल होता है और अब 3 हफ्ते बीत जाते हैं और परवीसेज नारुतो को कुछ लंच वगैरह लेने के लिए भेजता है बाजार में और बाजार में नारुतो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से उसे अपने लिए थोड़ा सा दुख होता है। वो देखता है कि एक बच्चा अपने फादर को आपस में जुड़ी हुई आइसक्रीम्स को लेकर उसे अलग अलग कर देते हैं। एक पीस अपने बेटे को देते हैं और दूसरा पीस खुद रख लेते हैं। पिता और एक बेटे के बीच में इस प्यार को देखकर नारुतो इमोशनल हो जाता है। अगले दिन नारुतो फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उस बॉल को नहीं फोड़ पा रहा होता। नारुतो के दोनों हाथ दर्द के मारे कांपने लगते हैं और तभी अचानक से उसकी विल पावर बढ़ जाती है और डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में आज इसे फोड़ कर ही रहेगा। और तभी नारुतो के अंदर से बहुत सारा चाकरा निकलने लग जाता है और आखिरकार इस बॉल को फोड़ देता है पर इसमें से एक छोटा सा छेद ही हो पाता है। तभी जिराया पीछे से आकर बोलता है, क्या बात है नारुतो, तुमने थोड़ी सी तरक्की तो की है। अरे रहने दो, मैंने बस एक छोटा सा छेद किया है। चलो कोई नहीं, तुम्हें आखिरकार कुछ तो समझ में आया। चलो अब इसे जल्दी से खत्म करो। जिराया उन आपस में लगी हुई आइसक्रीम में से एक नारुतो को देता है और ये देखकर नारुतो को जिराया सेंसेई में अपने फादर नजर आते हैं। नारुतो के फादर नहीं है लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि जिराया उसके फादर जैसे ही है। और दूसरी तरफ माइट गाय सासुके को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। साकुरा भी यहाँ पर होती है। सासुके कोमा में होता है और इस तरफ हम 2 औरतों को देखते हैं और ये दोनों एक बहुत बड़े से रूम में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ये वाली इनके सामने बैठकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और इनके साथ जुआ खेलती है और कुछ टाइम बाद वो सारे के सारे पैसे हार जाती है जुए में और ये सभी लोग हंसने लगते हैं उस पर। और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि माहिर मेडिकल निंजा लेजेंडरी सानिन सुनाडे सेंजू है और ये उसकी असिस्टेंट शिजुने होती है और मास्टर जिराया इस लड़की को ही ढूंढ रहा होता है। इस तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत मिस्टीरियस सी अबैंडन्ड जगह पर ओरोचिमारू छिपा होता है। 3rd होकागे की उस रीपर डेथ सील की वजह से ओरोचिमारू के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं और सड़ने की वजह से दर्द भी कर रहे होते हैं और वो इस दर्द को ज्यादा समय तक नहीं सहन कर सकता और वापस से पहले की तरह ठीक होना चाहता है किसी भी हालत में और उसे एक माहिर मेडिकल निंजा की जरूरत है। तभी काबूटो उसके पास आता है और बोलता है, काबूटो मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकता। हाँ मैं जानता हूँ ओरोचिमारू सर, इसलिए मैं आपके लिए रोज
रोज दवाई बनाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी उन बेकार दवाइयों से मेरा कुछ नहीं हो रहा और ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। हाँ तो आपको दर्द तो होगा ही ओरोचिमारू, क्योंकि थर्ड होकागे का शराब जो है बहुत बोल लिया तुमने। काबूटो जिसकी मुझे तलाश है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? हाँ ओरोचिमारू सर, मैंने उसे ढूंढ लिया। वो अभी तानजाकू टाउन में है। पर ओरोचिमारू सर, थोड़ी सी दिक्कत है। आपका पुराना दोस्त वहीं पर है और उसके साथ नारुतो भी है। ये दोनों हमारे काम में टांग अड़ा सकते हैं। कोई बात नहीं, सबसे अच्छी दवाई अक्सर कड़वी ही होती है। तो तुम तैयारी करो, हम इसी वक्त वहाँ पर जा रहे हैं। और ये दोनों सुनाडे को ढूंढने के लिए कानजाकू टाउन में जाने लगते हैं। और इस तरफ जिराया नारुतो को एक कागज का टुकड़ा दिखाता है। हाँ तो नारुतो, ये क्या है? अंधा है क्या? एक पेपर है। अरे नहीं, दोबारा देखो। जिराया उस कागज के बीच में एक छोटा सा निशान लगा देता है। ये क्या है? हाँ तो नारुतो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तुमने पहले इस कागज को देखा तो तुमने सबसे पहले कागज के इस बीच वाले निशान को ही देखा। जब कोई इंसान खाली कागज को देखता है तो वो किसी एक जगह पर फोकस नहीं करता, बल्कि पूरे कागज को ही घूरता है। पर अगर उस कागज के अंदर एक निशान लगा हो तो आदमी की नजर उस निशान पर ही जाती है सबसे पहले। दरअसल इसी से ही हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर तुम उस बॉल को ठीक तरह से फोड़ना चाहते हो तो उस बॉल पर अच्छे से कंसंट्रेट करके फोकस करना होगा। समझे नारुतो? हाँ जिराया, मैं समझ गया। मुझे सिर्फ अच्छे से कंसंट्रेट करना है। इसके बाद जिराया यहाँ से चला जाता है और नारुतो वापस से अपने उसी काम में लग जाता है। यहाँ से जाने के बाद जिराया इस टाउन के हर एक रेस्टोरेंट और होटल में जाकर सुनाडे सेंजू की पुरानी वाली फोटो दिखा के उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी सुनाडे को नहीं देखा होता। रात हो जाती है और अभी तक जिराया उसे ढूंढने में लगा होता है। पर जैसे ही वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उनसे पूछता है सुनाडे के बारे में, तब वो बताता है कि वो सुनाडे के साथ जुआ खेलकर उसे हरा चुका है। इसके अगले दिन सुबह के समय ओरोचिमारू और काबूटो आखिरकार इस टाउन में पहुंच जाते हैं। और इस तरफ नारुतो मैदान के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। नारुतो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी बस एक छोटा सा छेद ही कर पाता है। और नारुतो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब इरुका सेंसे ने नारुतो को और उसके साथ 3 और लोगों को एक पनिशमेंट दी थी कि उन्हें इनके सिर पर रखे हुए इस पत्ते पर कंसंट्रेट करना है। लेकिन नारुतो ने उस ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया और यहाँ से भाग गए थे। और नारुतो को इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि अगर उस वक्त उसने प्रैक्टिस कर ली होती तो आज इसे इतनी मुश्किल नहीं आती। अब नारुतो फिर से कोशिश करने लगता है और इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली इस बार वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है। उसके अंदर से दोबारा से चाकरा निकलती है और अपने दाएं हाथ से उस बॉल पर चारों दिशाओं से चाकरा लगाता है और आखिरकार वो बॉल जोर से फट जाती है। वो बॉल फटती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और नारुतो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिराया सेंसे उसे संभालते हैं। इस लड़के में कुछ दबा चाकरा इतना ज्यादा अमाउंट में था। बहुत बढ़िया नारुतो, लगता है तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो। थैंक यू जिराया सेंसे। अब तीसरा स्टेप क्या है? अरे नहीं, अभी नहीं, आज के लिए इतना काफी है। इस तरफ सुनाडे और शिजुमे एक लॉटरी मशीन में होते हैं और सुनाडे अपनी किस्मत आजमा रही होती है और हैंडल को खींचते ही 7-7-7 आता है और वो जीत जाती है। पर सुनाडे को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। दरअसल जुए की किस्मत उसकी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आज अचानक से ही जीतने की वजह से उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये दोनों उस लॉटरी के अमाउंट को वहाँ से लेकर जाते हैं। और जैसे ही एक कैसल के पास पहुंचते हैं तो उस कैसल में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सुनाडे और शिजुने देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है जिसके ऊपर ओरोचिमारू और काबूटो खड़े हुए हैं। ओरोचिमारू से देखकर बोलता है सुनाडे, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सुनाडे उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये दोनों नीचे आते हैं। तुम्हारे जैसे खतरनाक निंजाज यहाँ पर घूमने तो नहीं आए होंगे। ओरोचिमारू, अब तुम्हें क्या चाहिए? कहीं अपनी पुरानी यादों को ताजा करने तो मेरे पास नहीं आए हो ना? अरे नहीं नहीं, दरअसल मैं तुमसे एक एहसान चाहता हूँ। और तभी सुनाडे कुछ नोटिस करती है और अपने मन में सोचती है इसके दिल की धड़कन काफी तेज है, जरूर इसे कोई प्रॉब्लम होगी। सुनाडे समझ जाती है कि ओरोचिमारू अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तभी काबूटो से बोलता है लेडी सुनाडे, शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें आपसे किस तरह की हेल्प चाहिए। सुनाडे, आपके अलावा इन्हें और कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही हो जिनके हाथों को ठीक कर सकती हो, क्योंकि आप एक लेजेंडरी सानिन होने के साथ साथ एक जीनियस मेडिकल निंजा भी हो। जाकर किसी और को ढूंढ लो। मैंने इतने सालों तक किसी को ठीक नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे वो हाथ, ये कोई मामूली चोट नहीं है। ओरोचिमारू, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी ये हालत हो गई है? नहीं, कुछ खास नहीं। जब मैं थर्ड होकागे का कत्ल कर रहा था तो वो मरने से पहले मेरी ये हालत करके गए। ओरोचिमारू की बात सुनकर सुनाडे और शिजुमे पूरी तरह से चौंक जाते हैं। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही है। तभी इंसान एक दिन खत्म हो ही जाते हैं। और ये बात तुमसे अच्छे से और कौन जान सकता है, क्योंकि तुम वो हो जिसने अपने सबसे करीबी 2 लोगों को खोया है। सच में वो दोनों कितनी बुरी मौत मरे थे। ओरोचिमारू की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। शिजुने उस पर सेनबोन से हमला करती है, पर तभी काबूटो ओरोचिमारू के सामने आ जाता है और उसकी सारी के सारी सेनबोन्स को अपनी कुनाई से डॉज करता है। वो देखता है कि उसकी उस सेनबोन पर पॉइजन लगा हुआ है। काबूटो पर फिर से हमला करती है, पर सुनाडे शिजुने को रुकने के लिए बोलती है। सुनाडे अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर बोलती है और तभी ये औरत एक ही मुक्के में अपने पीछे वाली दीवार को तोड़ देती है। ये देखकर काबूटो चौंक जाता है और बोलता है लेडी सुनाडे, हम यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हैं। पर सुनाडे बोलती है कि वो उनसे कोई बात नहीं करना चाहती और इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलती है। पर ये नामुमकिन है, देखिए सिर्फ आप ही हैं जो ओरोचिमारू को ठीक कर सकती है। पर सुनाडे बोलती है कि वो सिर्फ 5 तक गिनेगी, अगर ये लोग इसकी नजरों से नहीं हटे तो इन्हें खत्म कर देगी। तभी ओरोचिमारू बोलता है सुनाडे, तुम्हारे भाई को वापस से जिंदा कर दूंगा, बस तुम मेरी हेल्प करो। ओरोचिमारू से ये बात सुनकर वो हैरान रह जाती है। दरअसल इन दोनों के बारे में बात कर रहा होता है। इनमें से ये वाला सुनाडे का छोटा भाई और ये वो है जिसे ये पहले पसंद करती थी, और ये दोनों बहुत पहले ही निंजा वॉर के समय मर चुके हैं। सुनाडे पूछती है कि वो ऐसा कैसे करेगा। हाँ, ये मैं इसे अपने नए फॉरबिडन एनिमेशन जुत्सु से करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे इन हाथों को ठीक करना है। पर सुनाडे बोलती है कि ये इसके हाथों के ठीक होने के बाद क्या करना चाहता है। तुम जानती हो कि मुझे झूठ पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तो सुनाडे, इस बार मैं हिडन लीफ विलेज को मिट्टी में मिला दूंगा। ये सुनकर सुनाडे और शिजुने कांप जाती हैं। इस तरफ
तरफ नारुतो अपनी वो सेकंड स्टेप में माहिर हो चुका है, पर फिर भी इसका मूड खराब है। क्या हो गया भाई नारुतो को? क्योंकि जिराया ने इसे बोला था कि वो उसे थर्ड स्टेप सिखाएगा, पर जिराया ने उस ट्रेनिंग को बीच में ही रोक दिया है। हाँ नारुतो, मुझे पता है तुम बहुत एक्साइटेड हो उस थर्ड स्टेप के लिए, पर सच बोलो तो तुम उसे चलते चलते ही सीख लोगे। तभी जिराया एक बैलून को अपने मुंह से फुलाकर नारुतो को देते हैं और उस हवा से भरे हुए बैलून को अपने हाथ में रखकर बोलते हैं, हाँ तो ये तीसरा स्टेप है। हाँ तो नारुतो, पहले पड़ाव में तुमने चाक्रा को स्पिन करना सीखा, दूसरे में तुमने चाक्रा की ताकत को बढ़ाना सीखा है, और अब तीसरे और आखिरी पड़ाव में अपने चाक्रा को किसी भी शेप में ढालना सीखना होगा। जरा इस बैलून को देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इस बैलून को सिर्फ अभी पकड़ रखा है, पर ऐसा नहीं है। अब मेरे दूसरे हाथ को देखो। और जिराया अपने बाएं हाथ से उसी टेक्निक का यूज करता है, चाक्रा को इकट्ठा करके उसे बहुत ज्यादा तेजी से घुमाता है। उसे देखकर नारुतो बोलता है, ये तो एक बिल्कुल गोल शेप में बन गया और बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है। हाँ नारुतो, ये बिल्कुल एक चाक्रा के बवंडर जैसा लग रहा है ना? अच्छा, तो परवेसिज, जो अभी आपके हाथ में बैलून है वो बिल्कुल जैसे आपके लेफ्ट हैंड में हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही इस बैलून के अंदर भी हो रहा है ना? हाँ नारुतो, बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें अपने चाक्रा को पूरी तेजी के साथ स्पिन करना है और उसे एक बॉल की शेप में लेकर आना है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे चाक्रा को एक शेप के अंदर लेकर आना है और उसके अंदर की रोटेशन और उसकी फोर्स को मेंटेन करके रखना है। तो चलो नारुतो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। जिराया उस जुत्सु की ताकत को एक पेड़ के ऊपर आजमाता है और उस पेड़ का ऐसा हश्र देखकर नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये जुत्सु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद नारुतो एक बैलून को अपने हाथ में रखकर अपने दूसरे हाथ से चाक्रा को इकट्ठा करके अपने रोटेशन और अपनी स्पीड को और फोर्स को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह बैलून फट जाता है। अब इसके बाद ये दोनों वापस से उस विलेज के अंदर जाते हैं और जिराया फिर से सुनाडे की तस्वीर को दिखाकर उसे ढूंढ रहा होता है और नारुतो उस बैलून को ना फोड़ते हुए उस बैलून के अंदर चाक्रा को स्पिन करने की कोशिश करता है और उसे मेंटेन करने की भी कोशिश करता है, पर नारुतो बार बार उस बैलून को फोड़ देता है। और फाइनली सुनाडे के बारे में पता करने के लिए जिराया एक जुए के अड्डे के अंदर जाता है और यहाँ पर मौजूद ये बंदा बोलता है कि इसे पता है कि सुनाडे इस वक्त कहाँ पर है, पर जिराया को पहले इसे जुए में हराना होगा, तभी वो उसकी लोकेशन बताएगा। जिराया इसके लिए मान जाता है और इस तरफ नारुतो बहुत तेजी से उस बैलून के अंदर चाक्रा भरता है और वो बैलून फट जाता है और उसके अंदर से जो चाक्रा निकलता है उसकी वजह से वो आदमी जुए में हार जाता है और बताता है कि अभी अभी सुनाडे उस बड़े से कैसल के पास से होकर गुजरी है। और बिना टाइम वेस्ट के जिराया और नारुतो उस कैसल के पास जाने लगते हैं और जैसे ही वो उस कैसल के पास पहुंचते हैं तो जिराया देखता है कि वो बड़ा सा कैसल उस जगह पर है ही नहीं और सारे लोग उस जगह से दूर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि बहुत बड़े सांप ने उस कैसल को तोड़ दिया है। जिराया समझ जाता है कि ओरोचिमारू का काम है और जल्दी से नारुतो को लेकर वहाँ पर जाने लगता है। इस तरफ ओरोचिमारू बोलता है कि वो अपने हाथ ठीक होने के बाद हिडन विलेज को मिट्टी में मिला देगा। चिज़ुमे उसे बहुत समझाती है, लेकिन सुनाडे बस खामोश होकर उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है। तभी काबुतो बोलता है, कोई बात नहीं लेडी सुनाडे, हम एक हफ्ते बाद फिर से मिल सकते हैं। आप आराम से इसके बारे में सोचिए और याद रखना, अगर आपका जवाब हाँ है तो इस जुत्सु के लिए 2 इंसानी लाशों की भी जरूरत पड़ेगी और उसका बंदोबस्त करना सिर्फ आपका काम है। चिज़ुने के बोलने के बावजूद भी सुनाडे खामोश रहती है और तभी ओरोचिमारू बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाता है और एक उंगली को अपने दांतों से काटता है और इस खून को देखकर सुनाडे डर के मारे कांपने लगती है और काबुतो समझ जाता है कि सुनाडे को हीमोफोबिया है, मतलब कि इसे खून देखकर बहुत डर लगता है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो और जिराया यहाँ पर आते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि लोग लेट हो चुके हैं और फिर से सुनाडे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एक रेस्टोरेंट के अंदर सुनाडे शराब की बोतलें पी रही होती है और तभी जिराया और नारुतो भी यहाँ पर आ जाते हैं। जिराया की नजर सुनाडे पर पड़ती है। सुनाडे भी जिराया को देख लेती है और एक दूसरे को बहुत अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। भाई ये कैसे देख रहे हैं ये? जिराया चिल्लाकर बोलता है, सुनाडे तू मिल गई, तेरे को कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। जिराया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद जिराया और नारुतो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और ये दोनों दारू पी रहे होते हैं और सुनाडे बताती है कि आज ओरोचिमारू से मिली और तभी सुनाडे अपने निकालती है, मतलब कि एक ताश सी, और उसे टेबल पर रख देती है और जिराया बोलता है, सुनाडे हम बहुत समय से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हिडन लीफ विलेज ने ये तय किया है कि तुम्हें 5th होकागे बनाया जाए। जिराया की बातें सुनकर चिज़ुने चौंक जाती है और नारुतो के गले में वो मछली फंस जाती है जो कि वो खा रहा होता है और बहुत मुश्किल से उसे निकलता है। जिराया बोलता है, हाँ तो सुनाडे तुमने 3rd होकागे के बारे में सुन लिया होगा, वो मर चुके हैं। सुनाडे बोलती है कि वो जानती है ये ओरोचिमारू का काम है, उसने खुद ही इसे ये चीज बताई थी। नारुतो को ओरोचिमारू के बारे में नहीं पता होता और जिराया से पूछता है कि ओरोचिमारू कौन है और जिराया बताता है कि ओरोचिमारू भी बिल्कुल उसी की तरह एक लेजेंडरी सानिन है। सुनाडे नारुतो के बारे में पूछती है जिराया से, ये बच्चा कौन है और नारुतो बोलता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, ठरकी सानिन तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तुम्हें इसी वक्त ओरोचिमारू को मारना होगा और हाँ ये लड़की होकागे बनेगी है, इसमें कुछ नहीं है, यूजलेस है ये। जिराया बोलता है, नारुतो शांत हो जाओ। नहीं होता शांत। नारुतो मैंने कहा ना शांत हो जाओ। और इसके बाद जिराया बोलता है, लेडी सुनाडे मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, लीफ विलेज ने 5th होकागे के रूप में तुम्हें चूज किया है और जिराया 5th होकागे का ऑफर देने आया है इसको। और दूसरी तरफ ओरोचिमारू ने इसे खुली धमकी दी है कि इसके भाई और इसके होने वाले पति को रिवाइव करने के बाद ये हिडन लीफ विलेज को तबाह कर देगा। और सुनाडे बहुत टाइम तक सोचने के बाद बोलती है, जिराया माफ करना पर मेरा जवाब ना है। नारुतो उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। भाई मुझे भी बता दो कुछ। ठरकी सानिन तूने पहले बोला था ना हमें एक माहिर मेडिकल निंजा चाहिए जो कि काकाशी सेंसेई, सासके और रॉकली को ठीक कर सके, फिर तुम इस औरत को होकागे बनने के लिए क्यों बोल रहे हो? जिराया बोलता है, अरे चिंता मत करो नारुतो, सुनाडे अच्छे से जानती है कि हमें मना नहीं कर सकती। इसने हमारे विलेज के लिए पहले बहुत कुछ किया है। निंजा वॉर के समय सुनाडे ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। उस समय पर जब युद्ध चल रहा था तो हमारे विलेज के बहुत से निंजास बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस वक्त सुनाडे की हीलिंग जुत्सु की वजह से उन निंजास के सारे घाव भरे थे। और इससे भी बड़ी बात, हमारे विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की पोती
बोलती है सुनाडे, इसलिए मैं मानता हूँ कि सुनाडे पूरी तरह से 5th होकागे बनने के काबिल है। और तभी सुनाडे बोलती है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। चलो जो भी हो, 3rd होकागे हमारे सारुतोबी सेंसेई भी बिल्कुल बेवकूफ हैं। उन्हें पता होना चाहिए था उनकी उम्र के लोग आराम करते हैं, हीरो नहीं बनते। नारुतो को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और सुनाडे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिराया उसे रोकता है। ठरकी सानिन, छोड़ो मुझे, मैं इस औरत को 3rd होकागे का मजाक बनाने नहीं दे सकता। और लेडी सुनाडे नारुतो को बोलती है, अबे छुटकू बैठा रहे तू, ठीक है ना, तेरे अंदर सिर्फ अकड़ है और कुछ नहीं। और अब ये चारों लड़ाई करने के लिए बाहर आते हैं और सुनाडे बोलती है, मेरे जैसे एक लेजेंडरी सानिन एक छोटे से बच्चे को मारेगी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ध्यान से देखो बच्चे, मैं तुम्हें इस उंगली से हराने वाली हूँ, इसका इंतजार कर रहे हो, आ जाओ। नारुतो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुनाडे एक उंगली से नारुतो पर हमला करती है और नारुतो दूर जाकर गिरता है। नारुतो बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तुम बस देखना, मैं एक दिन तुम्हें होकागे बनकर दिखाऊंगा और ये मेरा सपना है। उसकी बातें सुनकर सुनाडे को उसके छोटे भाई और जिसे वो पसंद करती थी उसका होने वाला पति नारुतो में उसे दिखाई देता है। और इसके बाद नारुतो फाइनली अपने हाथों में चाकरा को जमा करता है और एक बॉल शेप में लेकर आकर सुनाडे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और सुनाडे जैसे ही उस बॉल को नारुतो के हाथों में देखती है तो पूरी तरह से चौंक जाती है। अब नारुतो अपने इस नए जुत्सु से सुनाडे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुनाडे अपनी इसी उंगली से जोर से जमीन पर वार करती है और उसके ऐसा करते ही ये जमीन बीच में से फट जाती है और एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है। और नारुतो हमला करने से पहले ही उस दरार के अंदर फंस जाता है और शिजुने उसकी हेल्प करती है। सुनाडे की एक उंगली से ही ये दरार बन गई थी। जिराया उसे देखकर सोचता है कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सुनाडे नारुतो के हाथों में इस नए जुत्सु को देखकर सोचती है, यकीन करना काफी मुश्किल है, ये जुत्सु तो 4th होकागे का है, इस जोकर ने ये कैसे परफॉर्म कर दिया। सुनाडे जिराया को बोलती है, ओए जिराया, तुमने इस बेकार से बच्चे को रासेंगन सिखा दिया। दरअसल इस जुत्सु का नाम रासेंगन है, सिर्फ तुम और 4th होकागे ही इस जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हैं। इस बच्चे को क्यों सिखा रहे हो, ये इसे सही तरीके से कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन नारुतो बोलता है, तुम देख लेना, एक दिन मैं इसमें माहिर बन के दिखाऊंगा। सुना तुमने, बस मुझे 3 दिन दो, फिर मैं तुम्हारे सामने इस जुत्सु को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अरे बच्चे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। पर नारुतो बोलता है कि वो अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटता है और दोनों एक शर्त लगाते हैं कि अगर नारुतो 3 दिन छोड़ो 1 हफ्ते में भी इस जुत्सु को ठीक से परफॉर्म करना सीख जाए तो सुनाडे मान जाएगी कि नारुतो के अंदर होकागे बनने की काबिलियत है और उसके साथ साथ इसका ये नेकलेस भी नारुतो का हो जाएगा। पर शिजुने बोलती है, लेडी सुनाडे, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ आपका है। नारुतो भी बोलता है, अरे मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम रखो इसे यार। और नारुतो, गधे कहीं के, ये नेकलेस 1st होकागे हाशिरामा सेंजू का है। ये सुनकर नारुतो का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो ठीक है, मैं लूंगा इसे। और सुनाडे बोलती है कि अगर 1 हफ्ते में नारुतो उस रासेंगन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसे अपना होकागे बनने का सपना छोड़ना होगा और नारुतो का ये पर्स हमेशा हमेशा के लिए इसका हो जाएगा। ओए, तूने मेरा पर्स चुरा लिया, ये तो मेरी जेब में था, तूने इसे कब लिया। शिजुने सुनाडे के पास आकर उसे उस नेकलेस को दाव पर लगाने से मना करती है, पर सुनाडे को पूरा यकीन होता है कि नारुतो इस जुत्सु को कभी भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये सब बोलने के बाद ये यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद नारुतो अपने होटल रूम में सो रहा होता है और तभी शिजुने यहाँ पर आ जाती है और नारुतो को बोलती है कि उसे उस नेकलेस को नहीं लेना चाहिए। पर नारुतो बोलता है कि भाई मुझे तो चाहिए नहीं वो नेकलेस, उस बुढ़िया ने तो बोली है, उसे जाके बोली ये सब बातें। शिजुने बोलती है, उनकी बातों का बुरा मत मानो नारुतो, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, पहले वो बहुत ज्यादा दयालु और प्यारी हुआ करती थी और विलेज के प्रति वफादार भी थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो पूरी तरह से बदल गई। और इसके बाद शिजुने सुनाडे की बैक स्टोरी नारुतो को सुनाती है। बहुत समय पहले एक दिन सुनाडे का एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम नावाकी था और आज नावाकी का जन्मदिन होता है और सुनाडे उसे गिफ्ट के रूप में 1st होकागे हाशिरामा सेंजू का एक नेकलेस देती है और नावाकी उसे गले से लगा लेता है। और सुनाडे नावाकी से बोलती है, नावाकी इसका हमेशा ध्यान रखना, ये नेकलेस बहुत कीमती है। और नावाकी बोलता है, हाँ बड़ी बहना, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं इस नेकलेस और इस पूरे के पूरे विलेज का हमेशा ख्याल रखूंगा और एक दिन मैं उनकी तरह होकागे बनकर ही रहूंगा क्योंकि ये मेरा सपना है। सुनाडे ये बात सुनकर नावाकी का हेडबैंड उतारती है और उसके सर के ऊपर एक किस करती है। भाई साहब, जेलस हो रहा हूँ भाई मैं। दरअसल इस वक्त पे पूरी दुनिया में निंजा वॉर चल रही होती है और सुनाडे को एक दिन खबर मिलती है कि उसका छोटा भाई नावाकी युद्ध के दौरान दुश्मन के हाथों मारा गया है। सुनाडे उसकी लाश देखने के लिए वहाँ पर जाती है। यहाँ पर जिराया और ओरोचिमारू भी होते हैं, पर जिराया उसे मना करता है उसकी लाश देखने के लिए और ओरोचिमारू भी उसे मना करता है अंदर जाने के लिए। सुनाडे, तुम उसको पहचान भी नहीं पाओगी और ये लो, ये इसके गले में था। उसके अगले दिन अपने भाई की समाधि पर जाती है सुनाडे और वो उस नेकलेस को खुद पहन लेती है। नावाकी ने जो भी उस दिन कहा था उसका कोई भी मतलब नहीं रहा और इस युद्ध के समय विलेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट निंजास दुश्मनों के हाथों मर रहे थे। इसी वजह से 3rd होकागे ने एक मीटिंग रखी थी। विलेज के सारे निंजास यहाँ पर मौजूद थे और सुनाडे इन सभी को एक प्रस्ताव रखती है और वो बोलती है कि युद्ध के समय हर एक ग्रुप के अंदर कम से कम 4 लोग होने चाहिए और उन चारों में से एक सदस्य मेडिकल जुत्सु में माहिर होना चाहिए ताकि अगर उनके साथी हमले की वजह से घायल हो जाए तो वो मेडिकल निंजा उन्हें ठीक कर सके। और सुनाडे की इस प्रपोजल से सिर्फ एक ही बंदा सहमत होता है जिसका नाम डैन है और ये वही बंदा है जो कि इसका होने वाला पति होता है इन फ्यूचर और लॉर्ड होकागे भी इसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद सुनाडे और डैन के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और कुछ दिनों बाद इन दोनों को आपस में अटैचमेंट हो जाती है और इन्हें प्यार हो जाता है। नावाकी जिस तरह से विलेज को देखता था, डैन भी विलेज को उसी परसेप्शन से देखता
था और साथ में वो भी एक होकागे बनना चाहता था। और इसी वजह से सुनाडे उस नेकलेस को डैन को पहना देती है और उसके भाई की तरह उसके माथे पर भी एक किस करती है। पर उसी दिन रात को एक दुश्मन डैन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। सुनाडे यहाँ पर आती है और अपने हीलिंग जुत्सु से उसके पेट पर लगे जख्मों को हील करने की कोशिश करती है, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जख्म गहरा होने की वजह से डैन की जान चली जाती है और उसके मरने के बाद सुनाडे अपना सब कुछ खो देती है। सुनाडे के हाथों पर खून लगा होता है और उस दिन के बाद से इसे खून से डर लगने लगता है और उस दिन के बाद से इसे हीमोफोबिया हो जाता है और सुनाडे पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और शिजुने नारुतो को बोलती है कि सुनाडे का वो नेकलेस श्रापित है, उनके अलावा ये नेकलेस जिसने भी पहना उसी दिन उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर नारुतो बाहर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और उसके कुछ घंटों बाद सुनाडे और शिजुने एक बार पर होते हैं और दारू पी रहे होते हैं। तभी जिराया यहाँ पर आता है और शिजुने को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए बोलता है कुछ देर के लिए। शिजुने वहाँ से चली जाती है और जिराया और सुनाडे दोनों बैठकर शराब पीते हैं। जिराया बोलता है वो नेकलेस अभी भी तुम्हारे पास है, मुझे तो लगा था कि तुम उसे भी अभी तक जुए में लगा चुकी होगी। सुनाडे मुझे एक बात बताओ और बिल्कुल सच बताना। ओरोचिमारू ने तुमसे क्या कहा? कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना सुनाडे। सुनाडे बोलती है जिराया मुझे जो करना है मैंने वो सोच लिया है। मैं नहीं जानता सुनाडे तुम्हारे और ओरोचिमारू के बीच में क्या बात हुई है, पर अगर तुम उसके कहे हुए रास्तों पर चलोगी तो भले ही तुम मेरी दोस्त हो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब इस तरफ हम नारुतो को देखते हैं। नारुतो अपनी रासेंगन को कंप्लीट फॉर्म में लेकर आने की पूरी कोशिश करता है और जम के ट्रेनिंग करता है, पर इसे करना नारुतो की बस की बात नहीं लगती। नारुतो को एक हफ्ते के अंदर अंदर इसमें माहिर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्त के मुताबिक अगर वो हार गया और रासेंगन को नहीं बना पाया तो उसे अपने होकागे बनने के सपने को वहीं पर छोड़ना होगा। नारुतो की तरह ओरोचिमारू ने भी सुनाडे को एक हफ्ता दिया है सोचने के लिए। इस तरफ हम ओरोचिमारू को देखते हैं उसके हाइड आउट प्लेस पर और काबूटो यहाँ पर होता है और बोलता है लॉर्ड ओरोचिमारू अगर आपकी दोस्त ने वो शर्त मान ली तो आपके हाथ पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और आप अपना मकसद जो कि है लीफ विलेज की तबाही उसे जारी रख पाएंगे, पर अगर उसने ना कह दिया तो हम क्या करेंगे? ओरोचिमारू बोलता है हाँ तो फिर मुझे जबरदस्ती खुद को ठीक करवाना होगा। पर ओरोचिमारू सर आपको सच में लगता है इतना आसान होगा? हाँ अगर मुश्किल हुआ तो तुम हो ना काबूटो, चिंता मत करो काबूटो, सुनाडे वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। इस तरफ नारुतो ट्रेनिंग करते हुए सुनाडे की उन बातों को सोचता है और नारुतो अपनी जी जान लगा देता है ट्रेनिंग में। अब 6 दिन बीत जाते हैं ऐसे ही करते करते और रात को बैठी सुनाडे अपने मन में सोच रही होती है कि उसे ओरोचिमारू की बात मान लेनी चाहिए ताकि वो नावाकी और डैन को दोबारा से मिल सके, पर इसके लिए भी 2 इंसानी लाशों की जरूरत होती है और वो सोचती है कि वो जिराया और नारुतो को मारकर उनकी लाशों को ओरोचिमारू के पास लेकर चली जाए। इस तरफ शिजुने नारुतो की ट्रेनिंग देखने के लिए मैदान में जाती है और देखती है कि नारुतो बेहोश हो चुका है और इस तरफ जिराया सुनाडे के रूम में जाकर उसके रूम में आकर उसे बोलता है ओए सुनाडे देख आज कितनी अच्छी रात है, चला दारू पीते हैं। ये दोनों एक बार में जाते हैं और फिर से शराब पीने लगते हैं। ये दोनों आपस में बात करते हैं और सुनाडे चुपके से जिराया की ड्रिंक के अंदर एक नशीली दवाई मिला देती है और जिराया बिना सोचे समझे उसे आराम से पी लेता है और थोड़े समय बाद वो बेहोश हो जाता है और सुनाडे उसे वहीं पर छोड़कर अपने होटल में वापस आती है। यहाँ पर शिजुने ने सही सलामत नारुतो को उसके रूम में ले जाकर उसे लेटा दिया था। सुनाडे यहाँ पर जाती है और नारुतो को इस हालत में देखकर सोचती है जरा देखो इसे, इस बच्चे के अंदर चाकरा ना के बराबर है और इसका हाथ पूरी तरह से छिल चुका है। मुझे तो लगता है ये अगले 2 दिनों तक ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहेगा। इसका मतलब है मैं सही थी, इस बच्चे के अंदर रासेंगन सीखने की कोई भी काबिलियत नहीं है। शिजुने बोलती है लेडी सुनाडे कल वही दिन है जब ओरोचिमारू आपसे मिलेगा, मुझसे वादा कीजिए आप उनसे मिलने वहाँ पर नहीं जाएंगी और अगर आप वहाँ पर गई हाँ तो क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? तो मैं आपको रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे इससे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। शिजुने लगता है तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो। और ऐसा बोलकर सुनाडे शिजुने पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और नशीली दवाई पीने की वजह से जिराया अभी तक सो रहा होता है और इस तरफ शिजुने को भी होश आता है और होश में आते ही नारुतो से पूछती है कि आज कौन सा दिन है और अभी टाइम क्या हो रहा है। नारुतो बताता है कि आज मंडे है और 7 बज रहे हैं और नारुतो बोलता है कहाँ है वो सुनाडे, आज मैं उसका रोता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। शिजुने पूछती है नारुतो कि तुमने उस जुत्सु को सीख लिया? पर नारुतो बोलता है अरे तुम चिंता मत करो मैं आज उसे दिखा दूंगा करके। तभी शिजुने सोचती है कि उसे अभी इसी वक्त सुनाडे के पीछे जाना चाहिए। नारुतो तुम यहीं पर रहना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और बाहर जाने के लिए खिड़की खोलती है पर देखती है कि बाहर जिराया बहुत जख्मी हालत में होता है। शिजुने सुनाडे कहाँ पर है? इसके बाद जिराया एक गिलास पानी पीता है और कल रात को जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उन्हें बताता है कि कल रात को सुनाडे ने उसकी शराब में कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और अब इसके पास जरा सा भी चाकरा नहीं बचा है। ये सुनने के बाद शिजुने को लगता है कि शायद ओरोचिमारू से मिलने गई है सुनाडे और इसकी वजह से शिजुने जिराया और नारुतो को उस दिन वाली सारी बात बता देती है जब ओरोचिमारू सुनाडे से मिला था। और ये सुनकर ये दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं और ये तीनों सुनाडे के पीछे जाने लगते हैं उस बड़े से टावर के पास और हम देखते हैं कि वहाँ पर सुनाडे ऑलरेडी खड़ी हुई है और जिराया अपने मन में सोचता है कि अगर सुनाडे ओरोचिमारू का हाथ ठीक करने वहाँ पर गई है तो वो उन्हें जान से मार देगा। अब ओरोचिमारू भी यहाँ पर आ जाता है और सुनाडे उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है। ओरोचिमारू बोलता है तो सुनाडे क्या है तुम्हारा जवाब? और सुनाडे बोलती है कि ये इसके हाथ ठीक करेगी पर उसकी एक शर्त है। वादा करो ओरोचिमारू जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे तो तुम अपने उन हाथों को लीफ विलेज से दूर रखोगे और लीफ विलेज को कभी भी तबाह नहीं करोगे। और ओरोचिमारू बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये दोनों एक दूसरे
दूसरे के करीब आते हैं, किस करने के लिए नहीं, डील करने के लिए। और सुनाडे एक ऐसा जुत्सु करती है जिससे कि ओरोचिमारू के दोनों हाथ ठीक होने ही वाले होते हैं कि तभी उनके ऊपर कोई कुन्हाई फेंक देता है। काबुटो होता है, पर ओरोचिमारू को पूरा यकीन होता है कि काबुटो उसे धोखा नहीं दे सकता। सुनाडे ने जरूर ऐसा कुछ किया है जो कि ओरोचिमारू के लिए बुरा है। और ओरोचिमारू काबुटो से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है काबुटो, तुम्हें पता है ना मुझे धोखे से सख्त नफरत है। सुनाडे, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ ऑफर किया और उसके बाद ये है तुम्हारा जवाब। लेकिन क्यों तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि काबुटो ने तुम्हारी असलियत को पहचान लिया। हाँ ओरोचिमारू सर, बेशक, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल निंजा हूँ, बिल्कुल इन्हीं की तरह। इसलिए जब सुनाडे आपके करीब आ रही थी तब उसके हाथों में उस चीज को देखकर मैं जान गया था कि वो आपके हाथों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि आपको मारने के लिए था। ओरोचिमारू पूछता है, सुनाडे तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे छोटे भाई और होने वाले पति को जिंदा कर रहा था और इसके साथ साथ मैंने लीफ विलेज को तबाह ना करने का वादा भी किया तुमसे। तो फिर तुमने ये षड्यंत्र क्यों? मैं गले लगाऊं? उनके प्यार में मैं अंधी हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें दोबारा से देखने की खातिर मैंने अपने विलेज के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पर जब मैं उस नन्हे फरिश्ते से मिली तो उसने मुझे वो बात फिर से याद दिला दी जो मैं किसी समय पर भूल गई थी, जो कि है डैन और नवाकी का सपना, जो कि है लीफ विलेज की हमेशा रक्षा करना और उनके इस सपने को सच करना अब मेरा सपना है। और उसकी बातें सुनकर ओरोचिमारू बोलता है, सुनाडे तुमने मुझे कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं सिवाय जबरदस्ती के। और ऐसा बोलते ही सुनाडे अपने आंसू पोंछकर ओरोचिमारू के पास आकर अपने पैरों से एक जोरदार किक मारती है जिससे कि जमीन फट जाती है, पर वो उस हमले को डॉज करके एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। सुनाडे की ताकत को देखकर ओरोचिमारू बोलता है, सुनाडे को इस तरह से दोबारा देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। लॉर्ड ओरोचिमारू, आप ऐसी हालत में उससे नहीं लड़ सकते, इसलिए मैं इस सुनाडे के साथ अब फाइट करूंगा। पर मुझे ये जगह पसंद नहीं आई, यहाँ कुछ ज्यादा ही गंदगी है। तो चलो काबुटो, जगह को बदल देते हैं। और ये दोनों एक खुले मैदान की तरफ भागते हैं। सुनाडे उसका पीछा करती है। इसके बाद जिराया, नारुतो और शिजुने उसी जगह पर आते हैं। यहाँ की हालत देखकर उन्हें लगता है कि सुनाडे ने ओरोचिमारू का हाथ ठीक करने से मना कर दिया है और इन्हें सुनाडे की जैकेट भी मिलती है। और ये सुअर, यहाँ पर एक सुअर होता है, ये इस जैकेट को सूंघता है और पता लगा लेता है कि सुनाडे इस वक्त कहाँ पर है और ये सुनाडे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इस तरफ ये तीनों एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं। और फाइट करने से पहले काबुटो अपने निंजा टूल किट में से एक पिल निकाल कर खाता है और उसके बाद एक लंबी सी सांस लेकर एक जुत्सु करता है जिसकी वजह से उसके हाथों में थोड़ा सा चाकरा जमा हो जाता है। तभी सुनाडे उस पर हमला करती है, पर काबुटो उसके हमलों को डॉज करके सुनाडे की राइट लेग और आर्म पर हमला करता है और उसके हाथ और एक पैर पैरालाइज हो जाते हैं। यही काबुटो की असली खासियत होती है। काबुटो इंसान के बॉडी पार्ट्स को पैरालाइज कर सकता है। इसके बाद वो सुनाडे के पेट पर हल्का सा टच करता है और काबुटो के इतना करते ही सुनाडे की ब्रीदिंग मसल्स डैमेज हो जाती हैं और उसे बहुत तकलीफ होती है। सुनाडे को इस हालत में देखकर काबुटो बोलता है, लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है सुनाडे, लेकिन क्या करें, मुझे वाइटल ऑर्गन्स पर मारना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। और तभी सुनाडे तेजी से उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देती है और काबुटो दूर जाकर गिरता है। काबुटो खुद को संभालता है और एक कुन्हाई निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वो कुछ बहुत अजीब महसूस करता है। काबुटो का लेफ्ट लेग अपने आप ही हिलने लगता है और जैसे ही वो अपने राइट लेग को हिलाता है तो उसका लेफ्ट शोल्डर अपने आप ही हिलने लग जाता है। तभी सुनाडे इसे जोरदार मुक्का मारती है। काबुटो के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जब सुनाडे ने उसकी गर्दन के पीछे मारा था तब काबुटो की नर्वस सिस्टम में ही एक शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ हो गया और इसकी वजह से सुनाडे को थोड़ा सा टाइम मिलता है और अपने हीलिंग जुत्सु से अपने ब्रीदिंग मसल्स को ठीक करती है और काबुटो भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अपनी कुन्हाई को निकाल कर उस पर हमला करते ही वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और ये जगह धुएं से भर जाती है और जिराया, नारुतो और शिजुने यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी ओरोचिमारू बोलता है, काफी दिनों बाद मिले जिराया। हाँ तुमने सही कहा ओरोचिमारू, बहुत दिन हो गए, पर तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, घटिया। काबुटो को यहाँ पर देखकर नारुतो को समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। काबुटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नारुतो बताता है कि चुनिन एग्जाम के समय इन्हीं के साथ था और तभी सुनाडे जिराया को अपने रास्ते से हटाती है और काबुटो पर फिर से हमला करती है, पर इस बार काबुटो उसके हर एक हमले को डॉज करके एक पत्थर के पास आ जाता है। सुनाडे उस पर एक जोरदार मुक्का मारने ही वाली होती है, पर तभी काबुटो उस पत्थर पर लगे हुए कुन्हाई को निकालकर वो उसे अपने आप को ही चोट पहुंचाता है और इससे जो खून निकलता है उसे देखकर सुनाडे अचानक से रुक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है, हीमोफोबिया की वजह से। काबुटो बोलता है, लानत है तुम पर, एक मेडिकल निंजा होने के बावजूद भी तुम्हें खून देखकर डर लगता है, समझो कि अब तुम खत्म हो। और काबुटो सुनाडे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और सीधा शिजुने के पास जाकर गिरती है। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि काबुटो सुनाडे को क्यों मार रहा है। अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये काबुटो है, ये आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं? काबुटो बोलता है, तुम हमेशा बेवकूफी रहोगे नारुतो, सच में तुम्हारा सासके से कोई मुकाबला नहीं। और जिराया बताता है कि ये काबुटो ओरोचिमारू का चेला है और काबुटो बोलता है कि दरअसल ये विलेज सैंड का एक जासूस है। नारुतो को उसकी बातें सुनकर यकीन नहीं आता। काबुटो ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने चुनिन एग्जाम के समय हमारी बहुत हेल्प की थी, क्या तुम भूल गए? हाँ नारुतो, वो मेरा मिशन था, मैंने तुम लोगों की हेल्प की क्योंकि मुझे तुम सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। और सच बताऊं तो नारुतो, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत ही खास चीजें पता चली हैं, यही कि तुम्हारे पास कोई निंजा जैसा हुनर है ही नहीं, तुम बस एक मामूली बच्चे हो जो कि बड़ों के बीच हमेशा टांग अड़ाता है और तुम सासके के सामने कुछ नहीं। सासके तुम्हें बिल्कुल सही नाम से पुकारता है, तुम एक लूजर हो नारुतो। नारुतो को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। नारुतो काबुटो पर हमला करने के लिए अपने 4 शैडो क्लोन्स बनाता है और काबुटो उसके सारे के सारे शैडो क्लोन्स को डॉज करके उस पर हमला करता है और आखिर में असली वाले नारुतो को एक ही हाथ से
दूर पटक देता है, पर शिजुने उसे पकड़ लेती है। तभी जिराया ओरोचिमारू को बोलता है, तो ओरोचिमारू ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। हाँ जिराया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और जिराया शिजुने को बोलता है कि वो काबुटो के साथ फाइट करे और ओरोचिमारू से ये खुद लड़ना चाहता है। काबुटो सुनाडे और नारुतो को हराने के बाद जिराया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिराया बोलता है, शिजुने तुम उस चश्मिश को संभालो और ओरोचिमारू को मुझ पर छोड़ दो। जैसा आप कहें मास्टर जिराया, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सुनाडे मुझे पहले की तरह ठीक कर दे। मास्टर जिराया, मुझे माफ करना, पर वो दवाई आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आए मजाक कर रही है क्या? चलो जाने दो, कोई बात नहीं। लगता है मुझे ऐसी हालत में ही ओरोचिमारू से लड़ना होगा। ठरकी सानी, मैं क्या करूँ यार, मुझे भी कुछ करने के लिए दो ना। नारुतो तुम कुछ नहीं करोगे, समझे ना? चलो ठीक है, काम करो, सुनाडे के पास जाकर उसकी रक्षा करो। क्या? पर मुझे काबुटो के साथ फाइट करनी थी यार। नारुतो अपना मुंह बंद रखो, उस चश्मे वाले ने तुम्हारे बारे में जो भी बोला था वो सब कुछ सच था। ध्यान से देखो, हमारा दुश्मन एक सानिन है, बिल्कुल मेरी तरह, तो मैं ही इस ओरोचिमारू से लड़ सकता हूँ और तुम इस लड़के को नहीं हरा पाओगे नारुतो। इसके लिए काकाशी जैसे बंदे को फाइट करनी होगी इसके साथ। अरे पर विसेज, अब चिंता मत कीजिए, इस बार मैं सही से करूंगा। शैडो क्लोन जू, अरे रुक जाओ नारुतो, यहाँ पर तुम्हारे क्लोन्स किसी काम के नहीं, मैंने जो बोला है उसे फॉलो करो। इसके बाद फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और सबसे पहले समनिंग jutsu परफॉर्म करने के लिए जिराया अपनी उंगली को दांतों से काटता है और काबुटो भी अपने हाथ पर खून लगा होता है इसके हाथ में, और काबुटो भी अपने हाथ पर लगे खून का यूज करता है समनिंग jutsu परफॉर्म करने के लिए। दोनों एक साथ अपने हाथों को नीचे जमीन पर रखते हैं। ओरोचिमारू के दो बड़े बड़े सांप समन हो जाते हैं और यहाँ पर ये गामा कीची समन हुआ है, गामा बुंता का बेटा। इसे देखकर इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये गामा कीची बोलता है, हाँ तो क्या हाल है तुम दोनों के? अबे ओ तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरे पापा कहाँ पे है? दरअसल उस नशीली दवाई की वजह से जिराया का चाकरा बहुत कम हो चुका है, इसीलिए वो गामा बुंता को समन नहीं कर पाया। ये देखकर ओरोचिमारू बोलता है, जिराया तुम हमेशा से ही नाकाम रहे हो, कुछ ज्यादा ही नाकाम। नारुतो को इसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, बहुत हो गया, मैं इसको आपकी बेइज्जती करने नहीं दे सकता, अब लगता है मुझे ही समनिंग jutsu परफॉर्म करना पड़ेगा। नारुतो अपना हाथ जमीन पर रखता है और ओरोचिमारू नारुतो को देखकर सोचता है, ये 9 टेल वाला बच्चा चुनिन एग्जाम के वक्त ही मार देना चाहिए था। और हम देखते हैं कि नारुतो का भी गामा कीची की तरह एक छोटा सा फ्रॉग यहाँ पर समन हो चुका है। नारुतो ये देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है भाई, आज उस बड़े से फ्रॉग को मुझे इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या? इस छोटे से फ्रॉग का नाम है गामा तात्सु और एक गामा कीची की छोटी बहन है। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओए गामा तात्सु, यहाँ पर क्या कर रही है तू? पापा कहाँ पे है? अरे गामा कीची भैया, अभी यहाँ पर हो? हाँ यहीं पे हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं, कहीं छुप जाते हैं। ओरोचिमारू और काबुटो अपने सांपों से उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक सांप नारुतो को अपने मुंह के अंदर ले लेता है, पर नारुतो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। वो सांप नारुतो पर फिर से हमला करता है और नारुतो एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है। नारुतो को पिटता हुआ देखकर जिराया अर्थ स्टाइल jutsu परफॉर्म करता है, जिससे कि ये जगह दलदल जैसी बन जाती है और ये दोनों सांप इसमें फंस जाते हैं। और काबुटो का सांप जिसने नारुतो पर हमला किया था वो इस दलदल में पूरी तरह से फंस जाता है और शिजुने और काबुटो के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। शिजुने उस पर सेंड बॉन्स छोड़ती है पर काबुटो इसे आसानी से डॉज कर लेता है। इस तरफ कमजोरी की वजह से जिराया ठीक से नहीं लड़ पा रहा होता ओरोचिमारू के साथ और जिराया को देखकर ओरोचिमारू बोलता है, क्या बात है जिराया, मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा भी था जब तुम एक योद्धा की तरह लड़ते थे और अब तुम एक बच्चे के साथ इधर उधर भटक रहे हो। जरा देखो इस बच्चे को, मुझे इस बच्चे के अंदर सिर्फ नाकामयाबी दिख रही है। क्या तुम्हें चेला बनाने के लिए और कोई नहीं मिला? ओरोचिमारू, नारुतो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है, नारुतो सभी से अलग है। अच्छा मैं समझ गया, तुम उसे अपने साथ इसीलिए रखते हो क्योंकि वो तुम्हें अपना पास्ट याद दिलाता है। क्यों मैंने सही कहा ना? और एक बात अच्छे से समझ लो, नारुतो कभी भी सासुके को नहीं हरा सकता क्योंकि नारुतो के अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं। ओरोचिमारू, तुम हमेशा से गलत थे। नारुतो के पास एक बहुत बड़ी खासियत है और वो है चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन ये लड़का कभी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानता। इस तरफ काबुटो शिजुने को हरा देता है। सुनाडे ये देखकर डर जाती है और काबुटो सुनाडे को अपने पैरों से मारने लगता है। नारुतो ये सब देखता है और काबुटो सुनाडे को एक जोरदार मुक्का मारता है और तभी नारुतो सामने आ जाता है और उस मुक्के को रोक लेता है। ये देखकर काबुटो चौंक जाता है और तभी नारुतो अपने हाथों में चाकरा को इकट्ठा करके रासेंगन बनाकर काबुटो पर हमला करता है, पर वो उससे आसानी से बचकर नारुतो की कलाई पर अपने jutsu से हल्का सा टच करता है और तभी नारुतो का रासेंगन गायब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और नारुतो घायल हो जाता है। काबुटो बोलता है, क्या हुआ नारुतो तुम्हें? मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार चुनिन एग्जाम के समय देखा था, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं होकागे बनूंगा, सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। मेरी सलाह को मानो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अपनी सलाह को अपने पास रखो काबुटो। उसके बाद काबुटो नारुतो को बहुत बुरी तरह से पीटता है। सुनाडे को देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी काबुटो नारुतो को एक जोरदार लात मारता है और नारुतो फिर से खड़ा हो जाता है। सुनाडे ये देखकर बोलती है, नारुतो बहुत हुआ, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नारुतो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है। ये देखकर काबुटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नारुतो मेरी नजरों से हट जाओ वरना मैं तेरे सपनों को कुचल के रख दूंगा। नारुतो यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे इस तरह से क्यों बचा रहे हो? काबुटो एक कुन्हाई निकालता है और नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी नारुतो जिस हाथ से काबुटो ने उस कुन्हाई को पकड़ रखा है नारुतो उसी हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में चोट लग जाती है। लेकिन तभी नारुतो सुनाडे को बोलता है, लेडी सुनाडे, मैं जब तक होकागे नहीं बन जाता मैं नहीं मरने वाला। काबुटो अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है पर नारुतो उसका हाथ नहीं छोड़ता और नारुतो की आंखों को देखकर काबुटो डर जाता है और तभी नारुतो का वो दूसरा क्लोन उसके दाएं हाथ में चाकरा को इकट्ठा करता है और फाइनली इस बार नारुतो एक परफेक्ट रासेंगन बना देता है और सुनाडे देखकर हैरान रह जाती है। नारुतो अपनी पूरी ताकत के साथ उस रासेंगन को काबुटो के पेट पर दे मारता है। काबुटो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है पर तभी काबुटो भी नारुतो के सीने पर हल्का
हल्का सा टच कर देता है और उस ताकतवर रासेंगन की वजह से काबूटो जमीन को चीरता हुआ दूर एक पत्थर पर जाकर टकराता है। सुनाडे ये देखकर हैरान रह जाती है कि जिस रासेंगन को सीखने के लिए फोर्थ होकागे को 3 साल लगे थे, नारुतो ने इसे 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही सीख लिया है। और इस तरफ जिराया उस नजारे को देखकर सोचता है, क्या बात है नारुतो, आखिरकार तुमने वो कर ही दिया, एक रासेंगन। इस बच्चे में सच में कुछ तो हुनर है जिराया। और तभी नारुतो के मुंह से खून निकलने लग जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन काबूटो अभी भी खड़ा है और काबूटो बहुत आसानी से हील भी हो जाता है। सुनाडे सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना ताकतवर रासेंगन लगने के बावजूद भी तुम कैसे खड़े हो? और काबूटो बोलता है, हाँ ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैंने अपने चाकरा को अपने पेट पर इकट्ठा कर रखा था और हमले के बाद चोट लगने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं, मेरा घाव ठीक हो चुका है। और अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा सुनाडे कि मैं क्यों लॉर्ड ओरोचिमारू का एक वफादार सेवक हूँ। पर तभी काबूटो अपने अंदर कुछ बहुत ज्यादा अजीब महसूस करता है और सीधा जमीन पर गिर जाता है। रासेंगन का हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से काबूटो का डिफेंस भी उसे नहीं बचा पाया और नारुतो इस तरफ बेहोश पड़ा होता है। सुनाडे नारुतो की हार्ट बीट चेक करती है और नारुतो की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही होती है और नारुतो का दिल डैमेज होता जा रहा है। सुनाडे नारुतो को हील करने में लग जाती है। सुनाडे अपनी पूरी ताकत लगा देती है नारुतो को हील करने में। ये देखकर काबूटो बोलता है, ये सब खत्म हो चुका है, तुम नारुतो को नहीं बचा पाओगी सुनाडे। सुनाडे का मेडिकल जुत्सु भी किसी काम नहीं आ रहा होता और नारुतो को इस हालत में देखकर सुनाडे को लगता है कि वो डैन और नावाकी की तरह भी नारुतो को भी खोने वाली है। सुनाडे की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तभी अचानक से नारुतो को होश आ जाता है और उसके उस नेकलेस को पकड़ लेता है। दादी सुनाडे, मैं शर्त जीत गया, भूलना मत, ये नेकलेस अब मेरा है। और सुनाडे नारुतो को हील कर देती है और उसे होश में आता हुआ देखकर काबूटो हैरान रह जाता है और सुनाडे अपना नेकलेस नारुतो को पहना देती है। और इस तरफ ओरोचिमारू अपने मन में सोचता है कि अगर नारुतो अकात्सुकी के हाथ लग गया तो बवाल मच जाएगा और इसे इसी वक्त नारुतो को यहीं पर खत्म करना होगा। और ओरोचिमारू तेजी से नारुतो की तरफ आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। जिराया भी उसका पीछा करता है और ओरोचिमारू अपनी लंबी सी जीभ निकालता है और जिराया के पैर को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और अपने मुंह से एक स्वॉर्ड निकालता है और नारुतो पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी सुनाडे उसके सामने आ जाती है और उस खतरनाक हमले को अपने ऊपर ले लेती है और वो स्वॉर्ड सुनाडे के सीने के आर पार हो जाता है। और ओरोचिमारू सुनाडे को बोलता है, सुनाडे तुम वो हो जिसे मैं मारना नहीं चाहता था, मेरी बात मानो और मुझे इसे मारने दो। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? तुम एक सानिन हो, इस छोटे से बच्चे के लिए अपनी जिंदगी को क्यों दांव पर लगा रही हो? सुनाडे जरा अपने हाथों को तो देखो, अभी भी डर के मारे कांप रही हो। तुम नहीं समझोगे ओरोचिमारू, मैं नारुतो को बिठाकर हिडन लीफ विलेज को सुरक्षित कर रही हूँ। ये लड़का एक दिन होकागे जरूर बनेगा। ये कैसी बातें कर रही हो सुनाडे? अगर ये सच भी है तो सुनाडे तुम इस बेकार बच्चे के लिए मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। ओरोचिमारू सुनाडे के कंधे पर एक जानलेवा हमला करता है जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकलता है और सुनाडे नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी शिजुने और जिराया को होश आ जाता है। सुनाडे कांप रही होती है। ओरोचिमारू बोलता है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करती हो सुनाडे, डर के मारे कांप रही हो। और तभी सुनाडे ओरोचिमारू को एक जोरदार किक मारती है और ओरोचिमारू दूर जाकर गिरता है और सुनाडे का खून का डर खत्म हो जाता है। ओरोचिमारू से पूछता है, तुम्हारा डर खत्म हो गया? पर ऐसा कैसे हुआ? सुनाडे बोलती है, हाँ मेरा डर खत्म हो चुका है क्योंकि मुझे कुछ याद आया, लीफ विलेज ने मुझे 5th होकागे के रूप में चूज किया है। शिजुने ये सुनकर खुश हो जाती है और सुनाडे के माथे पर ये जो निशान होता है वो अचानक से गायब हो जाता है और इसकी बॉडी अपने आप हील होना शुरू कर देती है। दरअसल ये सुनाडे का ही चाकरा होता है जिसे सुनाडे बहुत सालों से इसके माथे के ऊपर स्टोर करके रखी हुई थी। और जिराया और सुनाडे समनिंग जुत्सु परफॉर्म करने के लिए अपने खून का यूज करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ओरोचिमारू अपने हाथों का यूज नहीं कर सकता है तो काबूटो ओरोचिमारू को जोर से पुकारता है, लॉर्ड ओरोचिमारू। और इसके बाद जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू यानी कि काबूटो एक साथ समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और आखिरकार इस बार जिराया गामा बुंता को समन करने में कामयाब हो जाता है। भाई फाइनली आ गया यार, इसके बच्चे समन हो रहे थे अभी तक। और तभी ओरोचिमारू का जाइंट स्नेक मांडा, सुनाडे का जाइंट स्नेक कात्सुयु और जिराया का जाइंट टोड गामा बुंता यहाँ पर समन हो जाते हैं। जिराया गामा बुंता को बोलता है कि इस बैटल में ओरोचिमारू को आज उन्हें यहीं पर खत्म करना होगा। इस तरफ मांडा ओरोचिमारू पर गुस्सा हो रहा होता है कि ओरोचिमारू ने इसे यहाँ पर क्यों समन किया है और वो बदले में 100 इंसानों की बलि मांगता है। ओरोचिमारू उसकी बात मान जाता है क्योंकि अगर मांडा को इस वक्त पता चला कि ओरोचिमारू कोई भी जुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता तो मांडा उसी को खा जाएगा इस मौके का फायदा उठाकर। इसके बाद सुनाडे के कहने पर कात्सुयु अपने इक्लोन से नारुतो को शिजुने के पास लेकर जाती है और शिजुने से बोलती है कि ये नारुतो को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाए। और जिराया ओरोचिमारू को बोलता है, ओरोचिमारू तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है और हम तीनों में से आज एक लेजेंडरी सानिन कम होने जा रहा है। तभी कात्सुयु मांडा पर एसिड स्प्रे फेंकती है और मांडा डॉज करके कात्सुयु को जकड़ लेता है। गामा बुंता मांडा की ओर अपनी कटाना लेकर आगे बढ़ता है पर मांडा उसकी कटाना को अपने मुंह से पकड़ लेता है और सुनाडे के इशारे पर कात्सुयु अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और मांडा की पकड़ से छूट जाती है और वापस से रीयूनाइट होकर अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है। और तभी जिराया और गामा बुंता अपने मुंह से फ्लेम और ऑयल फेंककर एक जाइंट फ्लेम थ्रोर बनाकर मांडा की तरफ चलाते हैं और मांडा के शरीर को पिघलता हुआ देखकर दोनों खुश होते हैं। पर तभी देखते हैं कि यहाँ पर मांडा की सिर्फ श्रेडेड स्किन थी। तभी जमीन में हलचल होने लग जाती है पर जमीन में से मांडा की टेल निकलती है और पीछे से मांडा मौके का फायदा उठाकर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी सुनाडे गामा बुंटा की उस स्वॉर्ड को लेकर मांडा के सर के आर पार कर देती है। ओरोचिमारू ये देखकर परेशान हो जाता है। ओरोचिमारू अपनी जीभ को लंबा करके सुनाडे की गर्दन पकड़ लेता है पर जैसे तैसे वो उसकी पकड़ से छूटकर ओरोचिमारू को पीटना शुरू कर देती है। पर तभी सुनाडे रुक जाती है। सुनाडे अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है और ओरोचिमारू मौके का फायदा उठाकर
यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सुनाडे उसे पकड़कर उस पर फिर से पंचिस मारने शुरू करती है और अपने हाथों में चाकरा को भर के उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है। ओरोचिमारू सीधा मांडा के ऊपर जाकर गिरता है और मांडा भी अपनी चोट की वजह से यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओरोचिमारू अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है और सुनाडे से बोलता है, तो लेडी सुनाडे, तो मेरे हाथों को हील नहीं कर सकती? तो ठीक है, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। ओरोचिमारू अपना सर उठाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे की एक तरफ की स्किन छिल चुकी होती है, जिसके अंदर किसी एक और नए फेस की स्किन नजर आ रही होती है। सुनाडे और जिराया देखकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ओरोचिमारू ने किसी और के शरीर के अंदर खुद को डाल रखा था। और ओरोचिमारू बोलता है, मैं इस विलेज को तबाह करने दोबारा जरूर आऊंगा और तुम सभी लोग देखोगे कि अमर होना किसे कहते हैं। और ऐसा बोलकर काबूटो और ओरोचिमारू यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद ये तीनों नारुतो के पास जाते हैं। नारुतो बेहोश पड़ा होता है। अब इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और सुनाडे 5th होकागे की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और खाना खाते हुए इन दोनों की तू मैं हो जाती है और ये फिर से बाहर आ जाते हैं रेस्टोरेंट की फाइट करने के लिए। ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं और सुनाडे फिर से बोलती है, तुम्हारे लिए तो मेरी एक उंगली ही काफी है। नारुतो सुनाडे पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है पर सुनाडे उसे डॉज करके उसके हेडबैंड को उसके सर से अलग कर देती है और उसके माथे पर फिर से अपनी उंगली से मारने के लिए आगे बढ़ती है। नारुतो को लगता है कि उसे पिछली बार की तरह ही एक जोरदार फ्लिक मिलने वाली है और अचानक हम देखते हैं कि सुनाडे नारुतो के फोरहेड पर किस करती है। भाई मैं जेलस हो रहा हूँ। नारुतो के मन में लड्डू फूट जाते हैं। इसके बाद सुनाडे हंसकर नारुतो को बोलती है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान और एक महान होकागे बनने वाला है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि नारुतो उन सभी के पीछे पीछे भाग रहा होता है। सुनाडे मुड़कर नारुतो को दिखती है और उसे नारुतो में नवाकी और डैन की झलक दिखती है और बोलती है, तुम दोनों देख रहे हो ना, तुम्हारे सपने इस बच्चे के अंदर अभी भी जिंदा है। और इस तरफ हम कोनोहामारू को देखते हैं। कोनोहामारू होकागे मेंशन से 2 लोगों को कुछ सामान लेकर आता हुआ देखता है और पूछता है, एक सेकंड रुको, ये तो मेरे दादाजी का सामान है, तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? और ये दोनों बोलते हैं कि क्योंकि अब 5th होकागे को चूज किया जा चुका है तो ये अब 3rd होकागे की चीजों को यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। ये देखकर कोनोहामारू हैरान रह जाता है कि इन लोगों ने इतनी जल्दी 5th होकागे को भी चूज कर लिया है और ये सीधा नाराज होकर उस मेंशन के अंदर जाने लगता है। और जैसे ही ये गेट पार करता है कोनोहामारू का चेहरा सीधा सुनाडे के यहाँ पर जाकर लगता है और कोनोहामारू का सारा गुस्सा खुशी में बदल जाता है। और कोनोहामारू सुनाडे से पूछता है, ओए तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हो? सुनाडे बोलती है, ठरकी बच्चे, मुझे ये बात तुमसे पूछनी चाहिए। शिजुने यहाँ पर आती है और सुनाडे को उसकी मीटिंग के बारे में बताती है और तभी नारुतो यहाँ पर आता है और कोनोहामारू को बताता है कि ये लड़की 5th होकागे है। और इस तरफ हम देखते हैं कि विलेज के एल्डर्स सुनाडे को उनकी होकागे बनने वाली उस सेरेमनी के बारे में बता रहे होते हैं और सुनाडे इसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद नारुतो यहाँ पर आता है और सुनाडे को बोलता है, ओए सुनाडे, शायद से तुम भूल रही हो, तुम्हें यहाँ पर रॉकली और सास्के को ठीक करना है। सबसे पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। थोड़ी देर बाद सुनाडे हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। साकुरा यहाँ पर पहले से मौजूद होती है और नारुतो साकुरा को खुश होकर बोलता है, साकुरा, ये औरत सास्के को ठीक कर देगी। सुनाडे अपना हाथ सास्के के माथे पर रखती है और थोड़ी देर बाद सास्के अपनी आंखें खोल देता है और उठकर बैठ जाता है। साकुरा रोते हुए सास्के को गले से लगा लेती है पर नारुतो को ये देखकर धक्का लगता है। साकुरा ने नारुतो से थैंक यू तक नहीं कहा लेकिन फिर भी नारुतो इस दर्द को सहन कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है चुपचाप। लेकिन सुनाडे नारुतो के दिल का हाल समझ जाती है। अब इसके बाद सुनाडे ककाशी सेंसे के पास जाती है और उसे भी ठीक कर देती है और बोलती है, ये कितनी शर्म की बात है, 2 लोगों ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है ककाशी, क्या फायदा है जीनियस होने का? ये देखकर ककाशी शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता। गाय सेंसे सुनाडे के पीछे ही खड़ा होता है और रॉकली के नंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। लेडी सुनाडे, रॉकली इस तरफ, रॉकली आप चलिए मेरे साथ प्लीज। सुनाडे इसके बाद रॉकली को देखने के लिए जाती है और इसके बाद सुनाडे रॉकली को एग्जामिन करती है और बोलती है, माइट गाय, मैं तुम्हें कोई झूठा सपना नहीं दिखा सकती पर रॉकली अब कभी भी एक शिनोबी नहीं बन सकता। ये सुनकर रॉकली और गाय सेंसे को शॉक लग जाता है और गाय सेंसे मुस्कुराते हुए सुनाडे से पूछता है, हाँ आप मजाक कर रही हैं है ना लेडी सुनाडे? लेकिन लेडी सुनाडे बोलती है, नहीं माइट गाय, रॉकली की स्पाइन के अंदर काफी सारे बोन के फ्रेगमेंट्स काफी अंदर तक घुस चुके हैं तो अब वो किसी भी शिनोबी मिशन को पूरा करने के काबिल नहीं रहा है। ये सुनकर रॉकली अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। गाय सेंसे भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता और बोलता है, रॉकली इसकी बातों को सीरियसली मत लेना, ये लेडी सुनाडे के रूप में पक्का कोई राक्षस है, तुम ठीक हो जाओगे रॉकली। शिजुने माइट गाय को संभालती है और रॉकली सुनाडे से पूछता है, लेडी सुनाडे, क्या मेरे ठीक होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है? और सुनाडे बोलती है कि उसके अलावा कोई भी इसकी सर्जरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है पर सुनाडे की स्किल्स भी रॉकली को ठीक करने के लिए इनफ नहीं होंगी और अगर सुनाडे रॉकली की सर्जरी करेगी तो या तो रॉकली पूरी तरह से ठीक हो जाएगा या वो मर जाएगा। इससे बेहतर यही है कि रॉकली शिनोबी बनने का सपना अपना छोड़ दे और ऐसे ही अपनी आगे की जिंदगी को जिए। और रॉकली बिना कुछ कहे यहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद गाय सेंसे सुनाडे से बोलते हैं, अगर मुझे पता होता कि आप रॉकली को ऐसा कुछ बोलने वाली है तो मैं आपको कभी रॉकली से मिलने ही नहीं देता। सुनाडे बोलती है, मुझे माफ कर देना पर जितनी जल्दी रॉकली को इस बारे में पता चलता उसके लिए उतना ही अच्छा होता। आज नहीं तो कल रॉकली को सच का सामना तो करना ही था और रॉकली डिप्रेशन में चला जाता है। अब अगले दिन हम नारुतो को दिखते हैं जिसे रॉकली मिलता है और रॉकली से पूछता है कि क्या सुनाडे ने उसे ठीक कर दिया पर रॉकली कुछ भी जवाब नहीं देता है क्योंकि रॉकली किसी को परेशानी में डालना नहीं चाहता था। साकुरा भी रॉकली से मिलती है और इसे बोलती है कि सुनाडे ने सास्के को ठीक कर दिया है और इसे भी सुनाडे से बात करनी चाहिए पर साकुरा को इस चीज का नहीं पता होता कि रॉकली इस वक्त डिप्रेशन में है और ये पहले ही सुनाडे से बात कर चुका है। लेकिन फिर भी रॉकली हंसते हुए साकुरा को उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और इस तरफ शिजुने सुनाडे को एक बुक पढ़कर बताती है जिसके अंदर सभी के सभी विलेज के निंजास की एबिलिटीज और उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं और फिर वो ली के पेज पर आती है और कुछ देर तक सोचने के बाद ली के पास जाती है। सुनाडे दिखती है कि ली एक ब्रिज पर खड़ा हुआ है और एक फूल की पंखुड़ी को तोड़कर सर्जरी सक्सेस हो
होगी या फेल, ये सब गिन रहा था और लास्ट वाली पंखुड़ी फेलियर पर आकर रुक जाती है। ये देखकर रॉकली बुरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सुनाडे बायोलॉजी की एक बुक पढ़ रही होती है। शिजुने उसे ऐसा करता हुआ देखकर चौंक जाती है कि आखिर इस सुनाडे ने पढ़ना कब से शुरू कर दिया। सुनाडे शिजुमे को बताती है कि काबूटो की ये खासियत है कि वो अपने सेल्स को रीजनरेट कर सकता है और वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो रॉकली को ठीक कर सके और इससे रॉकली की जो सर्जरी होने वाली है उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। सुनाडे की ये सब बातें नारुतो और कोनोहामारू भी सुन रहे होते हैं, जिसे सुनकर कोनोहामारू सुनाडे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब इसके बाद हम रॉकली को देखते हैं जो कि अपनी ही दुनिया में खो रखा होता है और एक जगह पर बैठा होता है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर छोटा रॉकली ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे कुछ भी नहीं हो पाता। और तभी पीछे से गाई सेंसेई यहाँ पर आ जाते हैं और रॉकली को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो बच्चे, तुम एक दिन इसे जरूर कर लोगे। ली पहली बार गाई सेंसेई से मिला होता है और उनकी बातें सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और रॉकली पास्ट का एक और सीन याद करता है जब माइट गाय ली और उसके बाकी के मेंबर्स को गैनिन बनने की बधाई दे रहे होते हैं। और ली बोलता है, जी सर, मैं एक बेहतरीन निंजा बनना चाहता हूँ, चाहे मैं गेंजुत्सु या निंजुत्सु यूज नहीं कर सकता पर फिर भी मैं एक निंजा बनकर जरूर दिखाऊंगा। और गाई सेंसेई उसकी इस बात पर एग्री करते हैं और बोलते हैं, रॉकली मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन जरूर एक महान निंजा बनोगे। ली उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और माइट गाय रॉकली को ढूंढते ढूंढते एक टावर पर पहुंचते हैं और माइट गाय बोलता है कि उन्होंने सुना है कि रॉकली पिछले 2 हफ्तों से हॉस्पिटल नहीं गया है। रॉकली अपना पास्ट याद करते हुए माइट गाय से बोलता है, वो आप ही थे गाय सेंसेई जिन्होंने हमेशा मुझे एक उम्मीद की किरण दी। गाय सेंसेई, आपसे पहले किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। आपसे ही मिलकर मुझे पता चला कि हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा बोलकर रॉकली रोने लगता है और रॉकली बोलता है, पर इस बार बात ये नहीं है गाय सेंसेई, अगर मैं अपना बेस्ट भी दूं तब भी कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता। गाय सेंसेई मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सुन के गाय सेंसेई भी दुखी हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद माइट गाय रॉकली से बोलता है, रॉकली तुमने आज तक सिर्फ टाइजुत्सु का यूज करके ही निंजा बनने की कोशिश की है, अब तक सिर्फ यही तुम्हारा सहारा था, लेकिन अब ये भी तुमसे छीना जा रहा है। तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा, अपने सपने को छोड़ने से अच्छा तुम सर्जरी करवा लो। पर रॉकली बोलता है कि ये मजाक नहीं है कोई, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। चिंता मत करो रॉकली, तुम्हारी सर्जरी सफल रहेगी और अगर तुम्हारी सर्जरी इन केस फेल हो जाती है तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। रॉकली, जब से तुम मुझे मिले हो मेरा मिशन तुम्हें एक बेहतर निंजा बनाना है और ये मेरा तुमसे वादा है। काश ऐसे टीचर्स भाई सरकारी स्कूलों में भी होते यार। गाय सेंसेई की बातें सुनकर रॉकली उन्हें गले से लगा लेता है। अब सुबह हो जाती है। शिजुने देखती है कि सुनाडे स्टडी खत्म करके वहाँ से जा चुकी है और देखती है कि जिस बुक पर सुनाडे स्टडी कर रही थी उसने सर्जरी का सक्सेस रेट 58% लिखा हुआ था। और इसके बाद हम सुनाडे को विलेज के सामने होकागे बनने और विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वचन लेते हुए देखते हैं। सुनाडे शिकामारू को ऑफिशियली एक चुनेन डिक्लेयर कर देती है और आज सुनाडे रॉकली का ऑपरेशन भी करने वाली है। इस तरफ ओरोचिमारू के हाइडआउट पर उन 4 निंजास को हिडन लीफ विलेज के अंदर जाकर ओरोचिमारू सास्के को इसके पास लेकर आने के लिए ऑर्डर्स देता है और ये चारों वो ही निंजास हैं जिन्होंने वो बैरियर्स बनाए थे जब ओरोचिमारू और 3rd होकागे की फाइट चल रही होती है। इस तरफ हम सास्के को देखते हैं जो कि अभी भी हॉस्पिटल में होता है पर अभी भी उसके अंदर गुस्से की आग जल रही है। सास्के इताची से बदला लेना चाहता है। सास्के की असली वजह हार होती है। पहले गारा ने उसे हराया लेकिन नारुतो ने बहुत बुरी तरह से गारा को हराया था और 7 साल बाद जब सास्के अपने बड़े भाई इताची से मिला तो ज्यादा ताकत ना होने की वजह से इताची ने सास्के को बुरी तरह से पीटा और उसका बदला लेने का सपना अधूरा रह गया। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि उसका अपना टीममेट नारुतो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और सोचता है कि अगर वो नारुतो से कमजोर हो गया तो वो अपने बड़े भाई को कैसे हराएगा। तभी नारुतो और साकुरा सास्के से मिलने यहाँ पर आते हैं। नारुतो की आवाज सुनकर सास्के को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साकुरा सास्के को खिलाने के लिए एक एप्पल देती है उसे और सास्के उस एप्पल के टुकड़े को दूर फेंक देता है और उसके बाद नारुतो को बहुत अजीब तरीके से घूरता है, बहुत गुस्से वाली नजरों से। नारुतो उसे ऐसे देखकर बोलता है, सास्के क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। सास्के बोलता है, नारुतो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त धूल चटाना चाहता हूँ, अभी के अभी मुझसे फाइट करो। नारुतो बोलता है, सास्के शांत हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें, हम हॉस्पिटल में हैं भाई, क्या हो गया तुझे। मैंने कहा ना लड़ मुझसे, मुझे किसी की परवाह नहीं, वैसे भी तुम तो हमेशा से ही मुझसे लड़ना चाहते थे ना, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो, डर गए मुझसे। साकुरा बोलती है, सास्के शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें, ये पागलपन है। नारुतो बोलता है, ठीक है सास्के मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। तो ठीक है नारुतो। और इसके बाद ही दोनों लड़ाई करने के लिए हॉस्पिटल की छत के ऊपर जाते हैं। सास्के के इस बर्ताव को देखकर साकुरा को डर लगता है कि दोबारा से घायल ना हो जाए और ज्यादा ताकत की खोज में कहीं ये सास्के और ओरोचिमारू के पास ना चला जाए। अब ये दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। नारुतो को सास्के से बहुत अजीब फीलिंग आ रही होती है और सास्के को देखकर नारुतो को अचानक से डर लगने लगता है। नारुतो के हाथ पांव कांपने लगते हैं पर नारुतो थोड़ा सा स्माइल करता है और खुद को शांत करता है। मुझे पता है सास्के, आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। नारुतो से ये बात सुनकर सास्के को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने, अपनी बकवास बंद कर ले, तुम एक लूजर हो। नहीं सास्के, तुम्हें हराने की बात मैं कोई लूजर नहीं रहूंगा। तभी साकुरा भी छत के ऊपर आ जाती है। चल टाइम वेस्ट मत कर मेरा, लड़ाई शुरू कर। हाँ बिल्कुल सास्के, लेकिन उससे पहले अपना हेडबैंड पहनो, इसके बाद हम लड़ाई को शुरू करेंगे। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें जल्दी पहनो उसे सास्के, अगर मैं उसे ना पहनूं तब भी तुम मेरे माथे पर एक खरोंच तक नहीं ला सकते नारुतो। नारुतो बोलता है, सास्के ऐसी बात नहीं है, इस हेडबैंड का मतलब है कि तुम पूरी समानता के साथ लीफ विलेज के निंजा होने के काबिल मुझसे लड़ोगे। सास्के बोलता है, एक सेकंड, क्या तुम मुझे अपनी बराबरी का समझते हो नारुतो। हाँ मैं तुम्हें अपनी टक्कर का मानता हूँ सास्के, मैंने कभी भी खुद को तुमसे कम नहीं समझा। तुम शर्मनाक हो नारुतो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सास्के। क्या कहा तूने नारुतो। और सास्के उस पर हमला कर देता है। नारुतो भी आगे बढ़ता
होता है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर दोनों एक दूसरे के हमले को डॉज भी कर देते हैं। सास्के नारुतो को एक किक मारता है, पर नारुतो उसका पैर पकड़ लेता है। इसके बाद इन दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। सास्के नारुतो पर एक किक मारता है, नारुतो कपड़ों के अंदर जाकर गिर जाता है। सास्के उस कपड़े को हटाता है, पर देखता है कि नारुतो यहाँ पर नहीं है, बल्कि उस टंकी के ऊपर खड़ा है। नारुतो सास्के को एक जोरदार पंच मारता है। सास्के भी नारुतो को एक पंच मारता है। तभी नारुतो सास्के को हराने के लिए मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और यहाँ पर 300 से भी ज्यादा क्लोन्स आ जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स एक साथ सास्के पर हमला कर देते हैं। पर सास्के भी सारे के सारे अटैक्स को डॉज करके पूरी ताकत लगा के फायर बॉल जुत्सु का यूज करता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। पर याग नारुतो का कुछ नुकसान नहीं करती है। ये देखकर सास्के चौंक जाता है। नारुतो अपना एक और क्लोन बनाता है और अपने दाएं हाथ में रासेंगन को बनाता है, जो कि सास्के पहली बार देखता है। पर तभी सास्के भी अपने हाथ में चिडोरी लेकर आता है और दोनों पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी साकुरा इन दोनों के बीच में जाने लगती है और आगे बढ़ती है इन्हें रोकने के लिए। नारुतो और सास्के उसे बीच में आता हुआ देखकर भी अपनी रफ्तार को नहीं रोक पाते और तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के हाथों को पकड़कर दोनों को दूर फेंक देते हैं और ये दोनों सामने मौजूद उस टंकी पर जाकर टकराते हैं। ककाशी देखता है कि नारुतो ने रासेंगन को सीख लिया है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है और सास्के और नारुतो को बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे थे? तुम्हारा ये प्रैक्टिस मैच कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गया? सास्के बहुत मुश्किल से अपने हाथ को उस टंकी से बाहर निकालता है और तभी ककाशी उस टंकी के ऊपर आकर बैठ जाता है और सास्के को बोलता है, सास्के तुम अभी क्या सोच रहे हो? क्या तुम नारुतो को मारना चाहते हो? वो चिडोरी जो मैंने तुम्हें सिखाई थी वो अपने खुद के दोस्तों पर आजमाने के लिए नहीं था। पता नहीं सास्के तुम कब बड़े होगे? सास्के उन्हें कुछ बोलने के बजाय यहाँ से जाने लगता है पर सास्के कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो देखता है कि नारुतो का वो रासेंगन जिस टंकी से टकराया था, भले ही सामने से वो बिल्कुल भी असरदार नहीं लग रहा था, पर पीछे से उस टंकी का कुछ ऐसा हाल हो चुका है। टंकी पूरी तरह से फट चुकी है। सास्के के मन में जितने भी डाउट्स थे अभी तक नारुतो की स्ट्रेंथ को लेकर वो सभी के सभी अब क्लियर हो गए हैं। सास्के को लगता था कि नारुतो उससे थोड़ा सा ताकतवर हो चुका है, पर इस नजारे को देखकर सास्के पूरी तरह से श्योर हो चुका है कि नारुतो उससे ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस तरफ ओरोचिमारू के वो चारों निंजास हिडन लीफ विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं और सास्के को ढूंढने लगते हैं और इस तरफ ककाशी उस टंकी के ऊपर बैठा होता है और जिराया भी यहाँ पर आ जाता है और ककाशी बोलता है, मुझे लगा ही था जिराया से आपने ही नारुतो को वो रासेंगन सिखाया है, पर आपको नहीं लगता उस ताकतवर जुत्सु को संभालने के लिए नारुतो अभी थोड़ा छोटा है? नारुतो अभी सास्के को मार सकता था। जिराया बोलता है, हाँ ककाशी, तो मैं भी सास्के को एक बार चिडोरी सिखाने से पहले सोचना चाहिए था, पर मुझे पता है वो ऐसा लड़का नहीं है जो कि अपने कॉमरेड्स पर ही हमला करे। जरूर उसके बदकिस्मत पास्ट की वजह से ही उसने ऐसा किया होगा। ककाशी बोलता है, हाँ जिराया से मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर नारुतो की बात की जाए तो उसके लिए सास्के एक दोस्त और एक राइवल दोनों है। अकेडमी के पहले दिन से ही वो सास्के से पीछे नहीं रहना चाहता और दूसरी तरफ ये सास्के ये नारुतो को और भी ज्यादा ताकतवर होता हुआ नहीं देख सकता। सास्के समझता है कि अगर वो नारुतो से कमजोर हो गया तो अपने भाई इताची को कैसे हराएगा। जिराया बोलता है, हाँ ककाशी तुम सही कह रहे हो, ये दुश्मनी बहुत पेचीदा चीज होती है। ककाशी बोलते हैं, हाँ जिराया से तो अभी के लिए मैं नारुतो को आपके पास छोड़ रहा हूँ। और ककाशी साकुरा के पास आता है जो कि रो रही होती है। ककाशी बोलता है, साकुरा चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ठीक है तो मैं चलता हूँ। ककाशी यहाँ से चला जाता है। नारुतो साकुरा के पास आकर बोलता है, सुनो साकुरा, ये हम दोनों के बीच का मामला है और तुम उससे दूर रहना, समझी? इस तरफ सास्के एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठा होता है और उसी दिन को याद करता है जब इताची ने उसे बुरी तरह से पीटा था और तभी यहाँ पर कोई आता है और सास्के को वायर स्ट्रिंग से बांध देता है पेड़ के साथ और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि ककाशी सेंसे ही होते हैं। तभी सास्के उसे बोलता है, ककाशी सेंसे ये सब क्या है? माफ करना सास्के, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए तुम शांति से नहीं बैठोगे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सास्के मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें भूलना होगा उस बदले को जो तुम अपने भाई से चाहते हो। क्या? सास्के मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही महसूस करते हैं। मेरी बात मानो, जिस बदले के रास्ते पर तुम चलना चाहते हो वो तुम्हें कभी भी खुशी नहीं देगा। अगर तुम इस रास्ते पर चलते हुए कामयाब भी हो गए तो उसके बाद तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। सास्के बोलता है, आप चुप करो, आपको नहीं पता मैं कैसा महसूस करता हूँ, मुझे कैसा लगता है। आपके लिए कहना आसान है पर एक बार खुद को मेरी जगह पर रख के देखो, फिर आपको उस तकलीफ के बारे में पता चलेगा। शांत हो जाओ सास्के, क्या होगा अगर मैं उन सभी लोगों को मार दूं जो आपके लिए खास हैं? तब आप जानोगे कि वो तकलीफ कैसी होती है, वो दर्द क्या होता है। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है पर तुम लेट हो। वो लोग जो मेरे लिए कभी खास थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। सास्के ये सुनकर सास्के चौंक जाता है। ककाशी बोलता है, सास्के मैंने तुमसे लंबी जिंदगी जी है और तुमसे ज्यादा तकलीफ सहन की है। हाँ देखा जाए तो हमारी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों को अच्छी जिंदगी नहीं मिली पर हमारी जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं है, कम से कम हमारे पास अच्छे दोस्त तो है ना। सास्के मैं जो कहना चाहता था मैंने वो कह दिया, अब मेरी बातों को मानना या ना मानना ये तुम्हारे ऊपर है। और ककाशी ये सब बोलकर यहाँ से चला जाता है। इस तरफ साकुरा और नारुतो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब चारों एक साथ मिशंस पर जाया करते थे। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। सास्के अभी तक उस पेड़ के ऊपर बैठकर सोचने में लगा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ वो सोचता है कि उसे नारुतो के पास जाकर उससे दोबारा से दोस्ती कर लेनी चाहिए और दूसरी तरफ उसका भाई इताची वो सोचता है कि उसके लिए बदले का रास्ता ही सही है। और तभी ओरोचिमारू के वो 4 निंजास यहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सास्के को कुछ समझ में नहीं आता, कौन हो तुम सब? और ये बोलते हैं, मैं हूँ किडोमारू, मैं हूँ साकोन, मैं हूँ जिरोबो और मैं हूँ तायुया। इसके बाद चारों सास्के पर हमला कर देते हैं पर सास्के बहुत आसानी से उन्हें हरा देता है। पर देखता है कि ये चारों असली नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके बनाए होते हैं। असली 4 ठीक उसके पीछे खड़े होते हैं। तभी सास्के उन्हें बोलता है, सुनो मेरी बात, मैं तुम सभी को चेतावनी देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मेरा मूड आज बहुत खराब है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। पर इन चारों में से ये वाला बंदा बोलता है, कहानी तो अभी शुरू हुई है बच्चे और तुम हमें जाने के लिए बोल रहे हो। तभी सास्के दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और साकोन भी उस पर हमला कर देता है। सास्के एक पतली सी तार निकालता है और बड़ी ही चालाकी से उसके हमले को रोककर उसके पैरों को बांध देता है।
साकोन हिल नहीं पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर सास्के उस पर एक किक मारता है, लेकिन साकोन उसकी किक को रोक लेता है। सास्के उसे एक पंच मारता है पर साकोन इसे भी रोक लेता है। सास्के अपने दूसरे हाथ से एक और पंच मारता है पर तभी साकोन एक आवाज निकालता है जिसे सुनकर सास्के को उसके कान और उसके दिमाग में एक जोर का धक्का महसूस होता है। सास्के समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। सास्के दूर जाकर पेड़ पर टकराता है और किडोमारू 4 हाथ वाला मतलब कि 6 हाथ वाला सास्के पर हमला करता है पर सास्के डॉज कर लेता है। पर किडोमारू अपने मुंह से मकड़ी का जाला निकालता है और सास्के को दूर घुमाकर फेंकता है और तभी ये जिरोबो मतलब कि ये मोटा सास्के को अपनी शोल्डर से एक जोरदार धक्का मारता है। सास्के दूर जाकर गिरता है और इस तरफ नारुतो और साकुरा रामेन खा रहे होते हैं। साकुरा बहुत ज्यादा उदास होती है और साकुरा नारुतो को बताती है उस दिन के बाद जब टीम 7 ने पहली बार ओरोचिमारू का सामना किया था चुनिन एग्जाम के वक्त। और साकुरा बताती है कि किस तरह से ओरोचिमारू ने सास्के की गर्दन के ऊपर काटकर उसे एक कर्स्ड साइन दिया था और ये निशान मिलने के बाद सास्के पूरी तरह से बदल गया था। पर ककाशी सेंसे ने उसके उस कर्स्ड साइन को सील कर दिया था। पर गारा के साथ फाइट करते वक्त ककाशी का सीलिंग जुत्सु पूरी तरह से टूट गया था और उसके बाद साकुरा बोलती है कि उससे डर है कि कहीं सास्के ताकत की तलाश में ओरोचिमारू के पास न चला जाए। नारुतो ये सुनकर हैरान रह जाता है और बोलता है अच्छा तो उसने ऐसा भी किया है, तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों साकुरा? साकुरा बताती है कि सास्के ने मना किया था ये बताने के लिए। पर नारुतो बोलता है अरे साकुरा तुम चिंता मत करो, सास्के उसकी बातों में नहीं आने वाला। नारुतो से ये बात सुनकर साकुरा को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, लेकिन इस तरफ उन 4 निंजास ने सास्के को मार मार कर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। तभी साकोन उसे उल्टा पकड़कर बोलता है पता नहीं ओरोचिमारू को ये बच्चा क्यों चाहिए, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं और सास्के को दूर फेंक देता है। और साकोन फिर से बोलता है देख लड़के मेरी बात सुन, जब तक तू इस विलेज में रहेगा इस बेकार से विलेज में तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक बात बता तुझे ताकतवर नहीं बनना, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। मास्टर ओरोचिमारू खुद तुम्हें ट्रेन करेंगे जिससे कि तुम असली ताकत को हासिल कर पाओगे और उस ट्रेनिंग से तू इताची उचिहा को भी मार सकेगा। उसकी बातें सुनकर सास्के अपने उस कर्स्ड साइन को अपनी आधी बॉडी के अंदर फैला देता है। ये देखकर वो चारों हैरान रह जाते हैं। तभी सास्के पूरी तेजी से उन पर हमला करता है, लेकिन साकोन के एक ही वार से सास्के दीवार पर जाकर टकराता है। तभी सास्के देखता है कि साकोन के चेहरे पर भी एक तरह का कर्स्ड साइन है पूरे चेहरे पर। साकोन बोलता है तुझे क्या लगता है तू अकेला है जो ओरोचिमारू का शिकार है? वैसे एक बात बता, क्या इस कर्स्ड साइन को निकालते वक्त तुझे दर्द महसूस होता है? मुझे लगता है तुझे सच में हमारे साथ आना चाहिए। लॉर्ड ओरोचिमारू तुझे पर्सनली ट्रेन करेंगे और इस ताकत को यूज करना अच्छे से सिखा देंगे। हमारे साथ आजा लड़के, इस विलेज में रहकर तो अपने मकसद को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सुनो सास्के, हम विलेज के मेन गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। और ऐसा बोलकर ये चारों यहाँ से चले जाते हैं। इन बातों को सुनकर सास्के एक बार भी नहीं सोचता है। सास्के की बदले की आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सास्के सब कुछ भूल जाता है। सास्के ताकतवर बनना चाहता है और सास्के ये तय कर लेता है कि वो ताकतवर बनने के लिए इन चारों के साथ मिलकर ओरोचिमारू के पास चला जाएगा ताकि वो आगे चलकर इताची से बदला ले सके। इस तरफ नारुतो और साकुरा रामेन खाकर उस दुकान से बाहर निकलते हैं और आज चांद थोड़ा सा लाल हो जाता है जो कि एक अपशकुन माना जाता है इस एनिमे की दुनिया में। इस तरफ सास्के अपना सामान पैक कर लेता है और विलेज के बाहर जाने लगता है। सास्के जब विलेज के मेन गेट की तरफ जा रहा होता है तभी अचानक से साकुरा उसके सामने आ जाती है, लेकिन सास्के उसे देखता तक नहीं है और साकुरा उसके बैग को देखकर समझ जाती है कि सास्के ये विलेज छोड़कर जा रहा है ओरोचिमारू के पास। तब साकुरा उसे बोलती है सास्के तुम कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता तो विलेज के बाहर जाता है। पर सास्के इसका जवाब नहीं देता है और सास्के के चुप रहने की वजह से साकुरा की आंखों से आंसू निकलते हैं। तभी साकुरा फिर से बोलती है ऐसा क्यों है सास्के, तुम मुझे कभी कोई बात बताते क्यों नहीं, हमेशा चुप क्यों रहते हो? मैं तुम्हें कोई बात क्यों बताऊं साकुरा, आखिर तुम होती कौन हो? मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है सास्के तुम मुझसे नफरत करते हो है ना, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भाई कितना टॉक्सिक है भाई ये, जाओ यहाँ से साकुरा। सास्के मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता है पर बदला लेने से किसी को खुशी महसूस नहीं होती है। मैं तुम सबकी तरह नहीं हूँ, मैं एक ऐसे रास्ते पर चल चुका हूँ जिस पर तुम कभी नहीं चल पाओगे। मैंने बदले का रास्ता चुना है साकुरा और यही मेरा मकसद है। ऐसा मत कहो सास्के, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं भी अकेली हो जाऊंगी। और सास्के बोलता है हम सभी को अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए साकुरा। और एक बात बोलूं, तुम एक सिरदर्द हो। साकुरा बोलती है सास्के अगर तुम गए तो मैं तुम्हें रोकूंगी, मैं चिल्ला दूंगी। साकुरा की ये चीज बोलते ही सास्के अचानक से साकुरा के पीछे आ जाता है और बोलता है साकुरा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। और ये बोलकर सास्के साकुरा की गर्दन पर एक वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद सास्के यहाँ से चला जाता है। सास्के फाइनली विलेज के बाहर पहुंचता है जहाँ पर ये चारों उसका इंतजार कर रहे थे। सास्के के आते ही ये लोग बहुत इज्जत से पेश आते हैं सास्के के सामने और अपने पहले वाले बर्ताव के लिए ये सास्के से माफी मांगते हैं। पर सास्के को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और सास्के अपने भाई से बदला लेने की खातिर और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए इन चारों के साथ ओरोचिमारू से मिलने चला जाता है। अब अगली सुबह 6 बजे साकुरा बेहोश होकर एक बेंच के ऊपर पड़ी होती है और तभी यहाँ पर 2 चुनिन्स आ जाते हैं जो कि लेडी सुनाडे का कुछ सामान वगैरह लेकर जा रहे थे। और तभी इन दोनों की नजर साकुरा पर जाती है और ये दोनों साकुरा को होश में लेकर आते हैं। साकुरा होश में आते ही सोचती है कि सास्के हमेशा के लिए विलेज को छोड़कर जा चुका है ओरोचिमारू के पास और रोते रोते उन दोनों चुनिन्स को ये बात बताती है और ये दोनों ये खबर सीधा लेडी सुनाडे को जाकर बताते हैं। और जब सुनाडे ये सुनती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो ओरोचिमारू सास्के उचिहा के पीछे है, इसका मतलब है वो उचिहा की ताकत को पाना चाहता है। अगर ऐसा है तुम दोनों शिकामारू को यहाँ पर बुलाओ जल्दी। शिकामारू हुकागे ऑफिस पहुँचता है और लेडी सुनाडे उसे सब कुछ बताती है कि कैसे सास्के विलेज को छोड़कर जा चुका है। क्या सास्के चला गया, वो भी ओरोचिमारू के पास, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ शिकामारू तुमने बिल्कुल सही सुना, ओरोचिमारू उचिहा की ताकत को पाना चाहता है। और सबसे अजीब बात है कि सास्के खुद अपनी मर्जी से उसके पास गया है। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। तो लेडी सुनाडे मेरा मिशन है कि
मैं सास्के को वापस लेकर आऊं, है ना? वैसे अगर उसके साथ कोई दुश्मन नहीं होगा तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं होगी। नहीं शिकामारू, ऐसा नहीं है। हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग सास्के को ओरोचिमारू के कुछ खास निंजास ने बुलाया फुसलाया है। शिकामारू सोचता है, भाई साहब यार, यही तो सबसे मुश्किल है। लेडी होकागे, अगर वहाँ मेरा सामना दुश्मन से हो गया तो मुझे एक टीम चाहिए जिसमें गेनिन्स और चुनिन्स होंगे। पर सुनाडे बोलती है, हाँ मैं समझ रही हूँ शिकामारू, और उस हमले के बाद बहुत कम ही निंजास बचे हैं और इस वक्त सभी के सभी अलग अलग मिशन पर गए हुए हैं। पर अगर तुम चाहो तो तुम अपने साथ 4 गेनिन्स को लेकर जा सकते हो। तुम्हारे पास आधा घंटा है, जल्दी से एक टीम बनाओ और इस मिशन को कंप्लीट करो। शिकामारू बहुत परेशान हो जाता है ये सुनकर और दरवाजे के पास जाकर बोलता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो मेरे साथ इस मिशन पर जाएगा। सुनाडे बोलती है, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ गाइज, ये नारुतो की बात कर रहा है। शिकामारू नारुतो के पास जाता है और उससे सब कुछ बताता है और नारुतो का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो शिकामारू? नहीं नारुतो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। सास्के सचमुच विलेज को छोड़कर ओरोचिमारू के पास जा चुका है। अब उसे वापस लाने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब सीधा बोलो, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? सास्के, तुम्हें हुआ क्या है? शिकामारू, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। और तैयार होने के बाद शिकामारू और नारुतो सीधा चोजी के घर में जाते हैं। शिकामारू उसका दरवाजा नॉक करता है पर चोजी दरवाजा नहीं खोल रहा होता और उसे बाहर लाने के लिए एक चिप्स का पैकेट खोलता है और वो और नारुतो इसे आराम से खाने लगते हैं। और जब आखिरी चिप्स बच जाता है तभी चोजी दरवाजा खोलकर बाहर आकर उस चिप्स को खा जाता है और नारुतो बोलता है, शिकामारू तुझे इसके अलावा और कोई नहीं मिला? अगर इसने दुश्मन के सामने खाना शुरू कर दिया तो साले शीनो को बुला ले यहाँ पे। और तभी कीबा यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, शीनो नहीं आ सकता, वो एक दूसरे मिशन पर गया हुआ है। क्या ये भी हमारे साथ चल रहा है? हाँ नारुतो, बिल्कुल। और ये चारों दौड़कर मेन गेट की तरफ जाते हैं क्योंकि इनका आधा घंटा खत्म होने वाला है और नारुतो और शिकामारू सब कुछ ब्रीफ करते हैं इन दोनों को कि आखिर हुआ क्या है। और इस तरफ मेन गेट के नजदीक नेजी और रॉक ली खड़े होते हैं और रॉक ली ठीक हो चुका है, इसकी सर्जरी ठीक से हो चुकी है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत जल्दी ही अपनी ताइजुत्सु की प्रैक्टिस को दोबारा से चालू कर सकता है। और तभी इन दोनों की नजर इन चारों पर पड़ती है और शिकामारू नेजी को बताता है जो कुछ भी हुआ और नेजी इनके साथ चलने के लिए मान जाता है और फिर वो मेन गेट खुलता है इन चारों के जाने के लिए। नारुतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है जाने के लिए, पर तभी शिकामारू बोलता है, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ और तुम मेरे ऑर्डर्स को शायद से ना भी मानो, पर क्या करें, लेडी सुनाडे ने मुझे इस टीम का लीडर बनाया है। और भाई ये चोजी ने अंडरवियर के पैर रखा भाई सर पे, ये क्या भाई? नेजी बोलता है, शिकामारू क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा प्लान है? मैंने सुना है कि सास्के के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हाँ वैसे देखा जाए तो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा है, लेकिन सास्के अपनी मर्जी से गया है, इसलिए दुश्मन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम में से किसी ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना किया तो हम सब लोग मर सकते हैं। और शिकामारू अपना प्लान उन चारों को समझाता है, ध्यान से सुनो, हम पांचों एक कतार में जाएंगे, सबसे आगे तुम रहोगे कीबा, तुम और तुम्हारा डॉगी आकामारू लैंड ऑफ फायर के जंगलों को अच्छे से जानते हो और तुम्हारी सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम सास्के की स्मेल से उसका पता लगाओगे। और तुम्हारे पीछे मैं खुद रहूंगा और तुम्हारे पीछे रहकर मैं अपने पीछे वालों को आसानी से ऑर्डर्स दे सकता हूँ अपने हाथों के इशारों से, और बीच में तुम रहोगे नारुतो। ये वाली पोजीशन तुम्हारे लिए बेस्ट है क्योंकि तुम आसानी से अपने आगे और अपने पीछे देख पाओगे। उसके बाद चोजी, तुम नारुतो के पीछे रहोगे, तुम्हारी फिजिकल ताकत हम सबसे ज्यादा है। और सबसे आखिर में नेजी, तुम रहोगे, तुम्हारी पोजीशन सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ब्याकुगन की हेल्प से पीछे की तरफ ध्यान रखो। शिकामारू अपनी फॉर्मेशन को एक कागज के ऊपर ड्रॉ करता है और उन सभी को अच्छे से समझा देता है। तुम सभी लोग अब इसे ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिखाता है कि तुम कौन से हमले के लिए जिम्मेदार हो। कीबा आगे की तरफ दिखेगा और मैं कीबा के सहारे खतरे को भांप कर तुम सभी को ऑर्डर्स दूंगा। नारुतो तुम बाईं ओर देखोगे, चोजी तुम दाईं ओर, और नेजी तुम अपने ब्याकुगन की हेल्प से पीछे की तरफ देखोगे। मुझे लगता है तुम सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। भाई साहब सही है भाई शिकामारू, तो जीनियस 200+ IQ लेवल। और शिकामारू बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ सास्के और मैं बहुत करीबी दोस्त नहीं है, मुझे तो सास्के पसंद तक नहीं है, लेकिन वो एक लीफ निंजा है बिल्कुल हमारी तरह, और उसे बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पर भी लगा सकता हूँ। यही हमारा निंजा वे है। क्या बात है शिकामारू, लगता है चुनिन बनने के बाद तुम्हारा दिमाग काम करने लग चुका है। ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये पांचों जाने लगते हैं, लेकिन तभी साकुरा यहाँ पर आ जाती है। अब ये रोएगी यार, ये देखो रोने लगी भाई, और रोते रोते बोलती है, नारुतो मैं तुमसे विनती करती हूँ किसी भी तरीके से सास्के को वापस लेकर आओ। साकुरा को ऐसा देखकर नारुतो एक पॉजिटिव स्माइल के साथ बोलता है, साकुरा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कैसे भी करके सास्के को वापस लेकर आऊंगा। और फाइनली ये पांचों सास्के को वापस लाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सास्के और वो चारों निंजास लैंड ऑफ फायर के आधे जंगल को पार कर चुके हैं। और तभी ये एक जगह पर रुककर साकोन सास्के को बोलता है, सास्के आगे जाने से पहले हमें कुछ काम करने हैं। कैसा काम? आगे जाने से पहले तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा। ये एक बहुत ही खास तरह की दवाई है, तुम्हें इनमें से एक लेना होगा। क्या तुम लोगों का इरादा क्या है? सास्के बेवकूफ, ये पिल खाने से तुम्हारी कर्स्ट पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक दिक्कत है, श्रापित निशान की ताकत बढ़ जाने से तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना दर्द कि तुम उससे मर सकते हो। ये सुनकर सास्के हैरान हो जाता है, और मेरे मरने के बाद क्या होगा? अरे चिंता मत कर, हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए तो हैं, जब तुम इसे खा लोगे हम एक शक्तिशाली निंजुत्सु परफॉर्म करेंगे जिससे कि इन पिल्स का प्रभाव कम हो जाएगा और मरने के बजाय तुम दर्द के मारे अधमरे हो जाओगे। पर ये कुछ समय के लिए ही होगा। सास्के बोलता है, मैं तुम लोगों पर भरोसा क्यों करूं? ओए इधर देख मेरी तरफ, हम ओरोचिमारू के खास बॉडीगार्ड्स हैं। जब बात श्रापित निशान और बैरियर जुत्सु की हो तो हमसे बेहतर और कोई भी नहीं। और फाइनली बहुत सोच समझने के बाद सास्के उनमें से एक पिल निकाल कर खा लेता है। और इसके बाद जैसा कि साकोन ने बोला था, सास्के को बहुत ज्यादा पेन महसूस होने लगता है। और तभी ये चारों एक ताकतवर बैरियर को बना देते हैं और सास्के को एक डब्बे के अंदर रखकर
उठाकर उसे पूरी तरह से सील कर देते हैं और जिरोबो उस डब्बे को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। इस जंगल के आगे हिडन लीफ विलेज के कुछ जोनिन्स अपना मिशन खत्म करके विलेज की तरफ लौट रहे होते हैं और हम देखते हैं गेनमा को, जो कि चुनिन एग्जाम के फाइनल टेस्ट का इंस्ट्रक्टर होता है। गेनमा सेंसे को लगता है कि उनकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। उन्हें शक होता है कि ये दुश्मन भी हो सकता है और चेक करने के लिए ये अपने एक साथी को लेकर इन चारों के पास जाता है। इन्हें भी लगता है कि दो लोग बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहे हैं और इसके बाद ये दो जोनिन उन चारों को पकड़ लेते हैं। ये बंदा देखकर समझ जाता है कि वही लोग हैं। जब उस विलेज पर हमला हो रहा था, इन्होंने ही उस बैरियर को क्रिएट किया था। इन्होंने ही थर्ड होकागे और ओरोचिमारू के चारों तरफ वो बैरियर बनाया था, जिसकी वजह से लॉर्ड थर्ड होकागे की मौत हुई थी। और ये चारों निंजास अपने कर्स्ड साइन को अपनी पूरी की पूरी बॉडी में फैला देते हैं और इनके बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। अब इनके दोनों साथी अब बहुत देर बीत जाती है, लेकिन ये दोनों वापस नहीं आते इन दोनों के पास और ये दोनों चेक करने जाते हैं कि ये आखिर कहाँ रह गए। और थोड़ी देर बाद ये लोग उन दोनों को ढूंढ लेते हैं और ये दोनों पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पर इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। शिजुने अपने मेडिकल जुत्सु की हेल्प से इनके जख्मों को ठीक करती है। तभी गेनमा सेंसे बहुत मुश्किल से बोलते हैं, वो चारों बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनके जुत्सु नॉर्मल नहीं है। गेनमा बोलिए मत, बस आराम कीजिए। और दूसरी तरफ ये पांचों शिकामारू की पोजीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कीबा अपनी सूंघने की शक्ति से बोलता है, सासके हमसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आगे मुझे खून की महक आ रही है। आगे शायद से कुछ और लोग भी हैं। मुझे लगता है हमारी तरह कुछ और लोग भी सासके को बचाने के लिए यहाँ पर आए होंगे और शायद दुश्मन और उन दोनों के बीच में फाइट हुई होगी, जिससे कि वो दूसरे लोग जख्मी हो चुके होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सासके के पीछे जाएंगे। नारुतो चुप कर जाओ, शिकामारू हमारा लीडर है, भूलो मत। अब आगे क्या करना है वो डिसाइड करेगा। अचानक से आकामारू और कीबा कुछ सूंघते हैं और शिकामारू को बोलते हैं, शिकामारू दुश्मन की महक यहाँ पर है। शिकामारू बोलता है, सब लोग रुक जाओ। ये पांचों एक साथ रुकते हैं एक पेड़ के ऊपर। इसके बाद शिकामारू अपने पेड़ के ऊपर देखता है और एक डाली के ऊपर एक पेपर बॉम्ब लगा होता है। उसे देखकर नेजी बोलता है, सभी लोग ध्यान से देखो, हमारे आसपास भी ऐसे पेपर बॉम्ब्स लगे होंगे। मुझे लगता है ये प्रीमीटर बैरियर है। ये एक निंजुत्सु ट्रैप होता है। ये पेपर बॉम्ब फटने का इंतजार करता है जब तक कोई आदमी इसके बीच में ना जाए। लगता है हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं और बहुत ज्यादा चालाक हैं। हमें किसी भी तरीके से इस तरह के 4 और पेपर बॉम्ब्स ढूंढने होंगे। अरे यार, इससे तो हमारा समय बर्बाद होगा, पर हमें कुछ भी करके आगे बढ़ते रहना होगा। और ये पांचों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जाल बिछा रखे होते हैं और इन्होंने कदम कदम पर स्ट्रिंग्स बिछा रखी होती हैं। अगर गलती से भी इन लोगों ने इसको टच कर लिया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और उस एक धमाके की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है और ये पांचों ब्लास्ट हो जाएंगे। पर नेजी के ब्याकोगन की हेल्प से वो लोग इन सभी के सभी ट्रैप्स को डिटेक्ट करके यहाँ से सही सलामत आगे बढ़ जाते हैं। नेजी अपने ब्याकोगन की हेल्प से उन साउंड निंजास को ढूंढने की कोशिश करता है और देखते हैं कि ये चारों ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है। इस तरफ ये साउंड निंजास बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ये पांचों उनकी तरफ बहुत धीरे से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मकड़ी के जाले भी होते हैं जो कि किडोमारू ने बिछाए होते हैं और जैसे ही इन मकड़ी के जालों में हलचल होती है तो किडोमारू को पता चल जाता है कि उनकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। इसके बाद फाइनली ये उन साउंड निंजास को ढूंढ लेते हैं। नेजी और शिकामारू दूर से ही उन झाड़ियों के अंदर छिपकर इन पर नजर रखते हैं। शिकामारू बोलता है, लगता है सब लोग थके हुए हैं, लेकिन सासके कहीं नजर नहीं आ रहा। शिकामारू, सासके उस डब्बे के अंदर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। उस डब्बे को एक बैरियर से बंद किया गया है, इसलिए मैं ब्याकोगन से उसे ठीक से नहीं देख पा रहा। मुझे नहीं लगता कि सासके मरा होगा, क्योंकि ओरोचिमारू को उसकी जरूरत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और तभी अचानक से साकुन उनकी तरफ एक कुनहाई फेंकता है जिसके अंदर 3 पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं। वो कुनहाई ठीक उनके पीछे एक पेड़ के ऊपर जाकर लगता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये दोनों जमीन पर घिसटते हुए इन साउंड निंजास के सामने आकर रुकते हैं। साकुन बोलता है, अरे ये क्या, मुझे लगा था कि झाड़ियों के अंदर सांप होंगे, लेकिन ये तो चूहे निकले। शिकामारू इनको समझाने की कोशिश करता है, देखो भाई, शांत हो जाओ यार, मुझे लगता है हमें बातचीत करके मामला सुलझाना चाहिए। अच्छा लड़के, तो तुझे बातचीत करनी है तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला ले। किडोमारू अपने हाथों से जालों को निकालकर नारुतो, कीबा और चोजी को बाहर निकालता है जो कि छुप रखे थे। तभी कीबा एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है यहाँ पर और इस जगह को धुएं से भर देता है और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि शिकामारू ने अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके उन्हें पकड़ लिया है। और तभी शिकामारू के पीछे एक पर्सन कुनहाई फेंकता है और शिकामारू को वहाँ से हटना पड़ता है और इसकी वजह से वो शैडो पोजीशन जुत्सु हट जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर जिरोबो अर्थ प्रिजन जुत्सु नाम का एक अटैक यूज करता है और यहाँ की जमीन ऊपर उठकर इन सभी को कैद कर लेती है और ये पांचों इस मजबूत मिट्टी से बनी हुई गुफा के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जिरोबो यहाँ पर रहता है और उन सभी को बोलता है, तुम सब लोग जाओ यहाँ से, मैं इन सभी को देखता हूँ। और ये तीनों सासके को लेकर आगे बढ़ते हैं। नारुतो चिल्लाकर बोलता है, अबे ओ मोटे, बाहर निकाल मुझे। कीबा अपने हाथों के नाखून का यूज करके तेजी से घूमते हुए दीवार से टकराता है, पर उस हमले से जो यहाँ पर इस दीवार पर गड्ढा हुआ था वो अपने आप ही 2 सेकंड के अंदर अंदर हील हो जाता है। नेजी बोलता है, 1 सेकंड रुको। अपनी ब्याकुगन को एक्टिव करके ध्यान से देखता है इस गुफा को। 1 सेकंड, ये दीवार तो हमारी चाक्रा को एब्जॉर्ब कर रहा है। दरअसल जिरोबो इन पांचों को इस मिट्टी की गुफा के अंदर बंद करके इनकी चाक्रा को सूख रहा है और इसी चाक्रा का यूज करके इस मिट्टी को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है और ये पांचों कमजोर होते जा रहे हैं और ये पांचों धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाते हैं। कीबा का दिमाग खराब हो जाता है और आकामारू को बोलता है, आकामारू हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। और आकामारू को एक फूड पिल खिलाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। कीबा अपना बीस्ट मिमिक्री जुत्सु यूज करता है और आकामारू कीबा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों पूरी रफ्तार से उस दीवार पर हमला करते हैं। ये दोनों बहुत देर तक उस दीवार पर हमला करते हैं पर ज्यादा चक्रा ना होने की वजह से ये लोग थक जाते हैं और हमले से जितने भी गड्ढे हुए थे वो दोबारा से भर
भर जाते हैं। लेकिन शिकामारू एक चीज को नोटिस करता है। कीबा नोटिस करता है कि दीवार के एक तरफ जो गड्ढे थे वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, पर उसके ठीक सामने वाली दीवार के ऊपर वो गड्ढे बहुत धीरे धीरे भर रहे हैं। अब इन पांचों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इनके बाद इनका चक्रा खत्म हो जाएगा और ये सभी के सभी मारे जा सकते हैं। शिकामारू चिल्लाकर जिरोबो से बोलता है, मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुमसे एक डील करनी है। मैंने तय किया है, तुम हमें यहाँ से जाने दो और हम तुम्हें बदले में सास्की को लेकर जाने देंगे। नारुतो बोलता है, और शिकामारू क्या हो गया भाई तुझे, पागल वागल हो गया? और जिरोबो बोलता है, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन तुम लोगों की मौत तय है। शिकामारू बोलता है, अच्छा ठीक है, तो चलो मुझे जाने दो, बाकियों को यहीं पर रख लो तुम। और कीबा बोलता है, कर गया गद्दारी है? जिरोबो बोलता है, वाह भाई, क्या कमाल का टीम वर्क है तुम्हारा। जब सामने मौत खड़ी होती है तो इंसान की असलियत बाहर आ ही जाती है। शिकामारू को उसकी बातें सुनकर समझ आ जाता है कि वो किस तरफ खड़ा है। और तभी चोजी एक चिप्स का पैकेट निकालता है और खाने लगता है। भाई क्या बंदा है ये, ऐसी सिचुएशन में भी वही खा रहा है यार। पर दरअसल चोजी शिकामारू का प्लान समझ चुका है, पर नारुतो और कीबा इसको समझ नहीं पाए हैं अभी तक। चोजी उस चिप्स के पैकेट को खाकर अपना खोया हुआ चाकरा वापस लेकर आ रहा है। शिकामारू अपना प्लान समझाता है। जैसा कि नेजी ने कहा था कि ये दीवार इनका चाकरा सूख रहा है, पर इस दीवार में चाकरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा है। कुछ जगह पर चाकरा कमजोर है और कुछ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमले के बाद जो गड्ढे भर रहे थे, कुछ जगह पर बहुत धीरे धीरे हील हो रहे थे और कुछ जगह पर बहुत तेजी से। ये मोटा जहाँ पर अभी मौजूद है, यहाँ का चाकरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पीछे वाली दीवार सबसे ये बहुत कमजोर है। वहाँ पर चाकरा ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा और इसीलिए शिकामारू उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसकी लोकेशन का पता करने के लिए। क्या बात है भाई, शिकामारू तो जीनियस है यार। शिकामारू बोलता है, हाँ तो चोजी तुम तैयार तो हो ना? अरे हाँ शिकामारू, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। शिकामारू जान चुका है कि किस तरफ दीवार कमजोर है, इसलिए वो चोजी को उस तरफ हमला करने के लिए बोलता है। और तभी चोजी एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके अपनी बॉडी को एक मजबूत गोल आकार में बदलकर कैनन बोल्ट की तरह तेजी से उस दीवार के ऊपर हमला करता है और ये काम कर जाता है और चोजी दीवार को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर जिरोबो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और ये पांचों सही सलामत उस ट्रैप से बाहर आ जाते हैं और ये गुफा ऑटोमेटिकली टूट जाती है। इसके बाद नेजी अपने ब्याकुगन का यूज करके अपने आसपास देखता है और नोटिस करता है कि यहाँ पर जिरोबो के अलावा वो तीनों कहीं नहीं है। जिरोबो बोलता है, हाँ मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही तुम सबके लिए इनफ हूँ। और ये बोलकर वो अपने हाथ को नीचे जमीन पर रखता है और पूरी की पूरी जमीन फट जाती है। आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं और तभी शिकामारू दोबारा से शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है। शिकामारू अपनी परछाई को उसकी तरफ लेता है पर जिरोबो फिर से यहाँ पर एक धमाका करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। कीबा नोटिस करता है कि वो इनके पीछे है। तुम सभी लोग पीछे देखो और हम देखते हैं कि जिरोबो ठीक उनके पीछे होता है और एक बड़े से जमीन के टुकड़े को अपने दोनों हाथों से उठाकर उन पांचों के ऊपर फेंकता है, पर पांचों से डॉज कर लेते हैं और जिरोबो फिर से कहीं पर गायब हो जाता है। और तभी जिरोबो नीचे जमीन में से निकलता है और शिकामारू को उल्टा पकड़ लेता है। आखिरकार तुम्हारे इस नासमझ लीडर को मैंने पकड़ ही लिया। सच में तुम चारों इस बेवकूफ की बातें मानते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इससे पीछा छुड़ाता हूँ। जिरोबो शिकामारू को घुमाकर दूर फेंक देता है, पर चोजी अपना एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके उसे बचा लेता है। और जिरोबो बोलता है, तुम सब लोग कितने बेवकूफ हो, मुझे तो तुम्हारे लीडर पर दया आती है। चोजी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चोजी इन सभी को कहता है कि ये इससे फाइट करना चाहता है। जिरोबो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चोजी उन चारों के सामने खड़े होकर अपनी पॉकेट में से एक तरह की 3 फूड पिल्स को निकालता है और एक ग्रीन पिल को खाता है। ये आकिमिची क्लैंस के स्पेशल पिल्स होते हैं जिन्हें खाने से बहुत भारी मात्रा में चाकरा शरीर के अंदर आता है। और चोजी जिरोबो के पेट के ऊपर एक मुक्का मार देता है और उसे यहीं पर रोक लेता है। ये देखकर वो चारों चौंक जाते हैं और चोजी बोलता है, शिकामारू यहाँ से चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं इसे देख लूंगा। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम हम तक पहुँच जाना, ठीक है ना? और जल्दी ही ये चारों आगे बढ़ जाते हैं और जिरोबो बोलता है, लड़के तू सबसे पहले मरने वाला है और उसके बाद तेरे दोस्त, कोशिश करके देख ले। चोजी उसे दूर फेंक देता है, पर उन पिल्स की वजह से जो अभी चोजी ने खाई थी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और चोजी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पर वो जिरोबो को हराने के लिए बहुत सारी कुन्हाइस को एक स्ट्रिंग के अंदर फंसाता है और अपनी बॉडी में अच्छे से लगा लेता है और अपने एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके कैनन बोल्ट की तरह फुल स्पीड से जिरोबो की तरफ आता है। चोजी के पूरे शरीर पर कुन्हाइस लगी होती हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और इसे रोकने के लिए जिरोबो अपने सामने अर्थ वॉल प्रिजन नाम का एक जुत्सु यूज करता है, लेकिन चोजी इस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ जाता है और जिरोबो को अपने हाथों का यूज करके ही उसे रोकना पड़ता है। पर उन कुन्हाइस की वजह से जिरोबो जख्मी हो जाता है और इस तरफ ये चारों चोजी की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। और तभी जिरोबो अपने कर्स्ड मार्क को यूज करने लगता है और उस कर्स्ड मार्क को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर फैलाकर चोजी को एक मुक्का मारता है और चोजी अपने असली रूप में आकर दूर जाकर गिरता है। उस कर्स्ड साइन की वजह से इस बंदे की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरफ चोजी को वो पिल खाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और जिरोबो चोजी को बुरी तरह से मारता है। चोजी एक दूसरी पिल निकालता है और पीली वाली पिल को खा लेता है और ये पिल ग्रीन वाली पिल से भी ज्यादा ताकत देती है और चोजी को बहुत ज्यादा चाकरा मिल जाता है उस पिल की वजह से। जिरोबो ये देखकर हैरान हो जाता है। जिरोबो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी चोजी पार्शियल एक्सपेंशन जुत्सु नाम का एक अटैक यूज करता है जिससे कि उसके हाथ की साइज बढ़ जाती है और इस बड़े से हाथ से जिरोबो पर हमला कर देता है। जिरोबो दूर जाकर गिरता है और अब की बार चोजी अपने पैर को बहुत बड़ा करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जिरोबो उसे बहुत मुश्किल से डॉज कर लेता है। चोजी अपने उसी हाथ को दोबारा से बड़ा करके उसे जमीन पर दबोच लेता है, पर जिरोबो अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसके उस हाथ को पकड़ता है और चोजी को घुमाकर दूर फेंक देता है। पर चोजी एक और जुत्सु करता है जिसका नाम है सुपर एक्सपेंशन जुत्सु और दरअसल ये जुत्सु आकामिची क्लैन का सबसे ज्यादा ताकतवर जुत्सु माना जाता है और चोजी अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और जिरोबो के ऊपर जाकर गिर जाता है। चोजी
चोजी को लगता है कि उसने इसे हरा ही दिया है और इस तरफ शिकामारू आसपास के पेड़ों पर अपनी कुनाई से इस तरह के साइंस बना रहा होता है ताकि जब चोजी उन चारों का पीछा करे तो उन्हें आसानी से ढूंढ पाए। शिकामारू को पूरा यकीन होता है कि चोजी उसे आसानी से हरा देगा और इन तीनों को भी चोजी के ऊपर पूरा यकीन हो जाता है। चोजी को लगता है कि उसने इसे हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिरोबो अपने हाथ का यूज करके ही उसकी बॉडी को उठा लेता है। ये देखकर चोजी पूरी तरह से चौंक जाता है और हम देखते हैं कि जिरोबो किसी खतरनाक डीमन के जैसा लग रहा होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे अपने कर्स्ड साइन को दूसरे स्टेज के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, और वो भी इस बिद्दी के लिए। और ऐसा बोलकर ये चोजी के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। चोजी ऊपर उठता है और अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और नीचे धड़ाम से गिरता है। और हम जिरोबो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बैड एस दिख रहा होता है। दरअसल ये उस कर्स्ड साइन का दूसरा स्टेज है। पहले स्टेज में उस निशान को पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर फैलाना होता है जिससे कि उसकी ताकत पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और दूसरे स्टेज में ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है जिससे कि वो शख्स एक राक्षस के जैसा बन जाता है। और अब चोजी की जान खतरे में होती है और जिरोबो बोलता है तो जो मर्जी कर ले, मुझे नहीं हरा सकता, और चोजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। चोजी अपने मन में सोचता है शिकामारू मुझे माफ करना, शायद मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुन मोटे, एक टीम में सबसे पहले वो ही मरता है जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुझे उनके साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अच्छा होता अगर तू उस घटिया विलेज में रहकर ही अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ लड़ रहा होता। और ऐसा बोलकर ये चोजी को लात मारता है और चोजी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है और जोर जोर से सांस ले रहा होता है। जिरोबो उसकी इस हालत का फायदा उठाकर उसे मारना शुरू कर देता है। चोजी को लगता है कि ये बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा, पर तभी चोजी को उसे एक प्रॉमिस याद आता है जो कि उसने शिकामारू और उन चारों को दिया था, और अपनी पॉकेट में से उस आखिरी पिल को खा लेता है। ये पिल पहले की पिल्स से भी बहुत बहुत ज्यादा ताकत देती है, इतनी ज्यादा ताकत कि उसका शरीर इसे खुद भी संभाल नहीं पाएगा और एंड में चोजी मर जाएगा। और चोजी बोलता है मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों के लिए मरूं, मैं इस राक्षस की जान लेकर ही रहूंगा। चोजी अपनी जान की परवाह नहीं करता और इस पिल को खा लेता है। जिरोबो उसे मारने के लिए एक आखिरी हमला करता है और यहाँ की जमीन फट जाती है, पर तभी वो देखता है कि चोजी यहाँ पर है ही नहीं। और तभी जिरोबो के सामने चाकरा से बनी हुई बहुत सारी तितलियां उड़कर जाती हैं। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि चोजी एकदम पतला सा हो चुका है और वो बहुत सारी तितलियां उसकी पीठ के ऊपर जमा होकर एक बड़ा सा तितली का पंख बन जाता है जो कि स्पेशली चाकरा से बनी हुई है। और चोजी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है और चोजी अपने कबीले में पहला ऐसा इंसान है जो कि इस रूप को हासिल कर चुका है। जिरोबो ये देखकर चौंक जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, पर चोजी उसे बच्चों की तरह बहुत आसानी से रोक लेता है और बोलता है कोशिश करना बेकार है क्योंकि मैं पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। चोजी ये बोलकर अपने एल्बो से एक वार करता है और जिरोबो जमीन पर घिसटते हुए दूर जाकर गिरता है। चोजी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। उसकी रफ्तार को देखकर जिरोबो हैरान हो जाता है और चोजी गुस्से से बोलता है तुमने मेरे और मेरे खास दोस्तों को मिट्टी के अंदर बंद कर दिया था, मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों के ऊपर हमला किया और मुझे मारने से पहले तुमने मुझे टॉर्चर किया, मैं इसके लिए भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने शिकामारू की बेइज्जती की, पर उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और रुक जा भाई रुक जा। और चोजी की पीठ के ऊपर जो चाकरा का पंख था वो उसकी मुट्ठी में आकर कंसंट्रेट हो जाता है। जिरोबो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चोजी एक बहुत खतरनाक पंच जिरोबो के सीने के ऊपर मार देता है और एक ही वार में जिरोबो जान से मारा जाता है। और तभी चोजी को बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है और बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ता है। और थोड़ी आगे चलने के बाद वो देखता है कि कुछ पेड़ों के ऊपर कुछ निशान बना रखे हैं शिकामारू ने, ताकि उन्हें उसे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल ना हो। इन निशानों को देखकर चोजी फूट फूट कर रोने लगता है और उन हसीन दिनों को याद करता है। नारुतो और शिकामारू के साथ एक साथ खेला करता था और उन दिनों को याद करके चोजी रोने लगता है। और उसके बाद वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आखिरी सांसें लेता है और चोजी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ये चारों उनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी कीबा दुश्मनों की महक को सूंघ लेता है और बोलता है हम उनकी बहुत है। और इन चारों के ठीक आगे जिरोबो अभी तक नहीं आया होता और इन तीनों को बहुत अजीब लगता है। अरे कहाँ मर गया वो मोटा। साकुन के इतना बोलते ही जिरोबो ठीक उनके पीछे पहुंच जाता है। पर भाई ये कैसे सकता है, ये तो मर गया था ना। और देखकर साकुन उसे बोलता है कहाँ रह गया था भाई इतनी देर। और जिरोबो बोलता है माफ करना, दरअसल उनका चाकरा सूखने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तभी जिरोबो बोलता है ओए किडामारू उस डब्बे को मुझे दे दो, तुमने बहुत समय से उसे अपने कंधे पर उठा रखा है, तुम थक गए होगे। और इन तीनों को उसका बर्ताव देखकर बहुत अजीब लगता है और तभी ये तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं। और किडामारू से बोलता है जिरोबो क्या बात है, तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, मैं ये डब्बा तुझे नहीं दे सकता क्योंकि तू जिरोबो है ही नहीं। और किडामारू उस डब्बे को दूसरी तरफ फेंक देता है तायुया के पास। और उसके बाद किडामारू उन दोनों को बोलता है साकुन तायुया यहाँ से जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और किडामारू नेजी को एक ककून में बदल देता है। नारुतो उन जालों को काटने की कोशिश करता है पर ये धागे कुछ अलग तरह के होते हैं और कटते नहीं है। नारुतो ये देखकर परेशान हो जाता है और अब इसके बाद किडामारू स्टिकी स्पाइडर वेब यूज करता है और 6 छोटे छोटे हथियार बनाता है। शिकामारू ये देखकर घबरा जाते हैं। नारुतो इस तरह की स्ट्रेटेजी का यूज करेगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। और तभी असली वाला नारुतो जो कि अभी तक छिपा हुआ था वो सामने आकर किडामारू को पंच मारता है, पर किडामारू उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और तभी नेजी यहाँ पर आता है और नारुतो को बचा लेता है। किडामारू से देखकर हैरान रह जाता है, एक सेकंड, तुम तो मेरे जाल में फंसे हुए थे, तो फिर तुमने उसे तोड़ा कैसे? नेजी बोलता है ये बहुत ही आसान था, तुम्हारे जालों के अंदर चाकरा फ्लो हो रहा था और मैंने अपने ब्याकुगन का यूज करके उन चाकरा के पॉइंट्स को देख लिया। शायद से तुम मुझे जानते नहीं, चाकरा का फ्लो रोकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और नेजी शिकामारू और कीबा को भी आजाद कर देता है। ये चारों एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और नेजी बोलता है दोस्तों तुम जाओ यहाँ से, मैं इस कीड़े को संभालता हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो नेजी, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नारुतो
बोलता है नेजी क्या तुम ये कर पाओगे? पर नेजी बोलता है नारुतो मुझ पर भरोसा रखो और सिर्फ सास्के पर ध्यान दो। सास्के ऑलरेडी उस काली अंधेरी दुनिया में जा चुका है, समय वेस्ट मत करो और जाओ यहाँ से। और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। किडामारू एक बहुत बड़ा जाल उनकी तरफ फेंकता है पर नेजी अपने ताइजुत्सु से उन जालों को काट देता है और ये तीनों आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। किडामारू बहुत सारे जाले नेजी की तरफ फेंकता है पर नेजी उसके सारे के सारे हमलों को काट होता और इसकी बॉडी के ऊपर खाल जैसा कुछ लगा हुआ होता है। नेजी ये देखकर हैरान रह जाता है। जब नेजी पूरी स्पीड के साथ उसके चाक्रा पॉइंट्स पर हमला कर रहा था तब किडामारू अपनी पूरी की पूरी बॉडी में स्पाइडर वेब्स का यूज करके अपने चाक्रा पॉइंट्स को बचा लेता है। किडामारू सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं बल्कि अपनी स्वेट ग्लैंड्स और उसकी स्किन के अंदर से भी इस वेब को निकाल सकता है। इसके बाद एक खाल धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में से उतर जाती है। नेजी ये देखकर बोलता है क्या तुम एक राक्षस हो? किडामारू बोलता है हाँ, अगर मैं ये ना करता तो मैं पक्का मर जाता। अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मुझे उसके लिए कुछ और सोचना होगा। और किडामारू भी सोच रहा होता है अगर मैं वो स्पाइडर सही समय पर नहीं रिलीज करता तो ये लड़का मेरा कीमा बना देता। मैं समझ गया, क्लोज कॉम्बैट में मैं इससे नहीं जीत सकता, मुझे इससे दूरी बनाकर लड़ना होगा और इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। और तभी किडामारू यहाँ से गायब हो जाता है। नेजी ब्याकुगन का यूज करके उसे ढूंढने लगता है और किडामारू पीछे से नेजी पर एक कुन्हाई फेंकता है पर नेजी उसे डॉज कर लेता है। और तभी किडामारू अंगीनत स्पाइडर वेब से बनी हुई कुन्हाइस को बहुत तेजी से नेजी के ऊपर फेंकता है पर नेजी रोटेशन टेक्निक का यूज करके उन कुन्हाइस को अपने ऊपर आने से रोक लेता है। ये देखकर किडामारू चौंक जाता है, यकीन करना मुश्किल है, इसने मेरे सारे हमलों को डॉज कर लिया। और नेजी को किडामारू की पोजीशन पता चल जाती है और उसकी तरफ एक कुन्हाई को फेंकता है। और तभी नेजी दूर से बोलता है वहाँ से बाहर निकलो, अगर वो इस तरह से दूर से ही लड़ता रहा तो मुझे बहुत मुश्किल होगी, मुझे किसी भी तरह से उसके पास पहुंचना होगा। किडामारू यहाँ पर समझ लेता है कि नेजी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। और तभी किडामारू अपने कर्स्ड साइन को अपनी पूरी की पूरी बॉडी में फैला देता है। चलो अब असली खेल को शुरू किया जाए। तभी किडामारू समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते एक बहुत मोटा सा जाल निकालती है और किडामारू भी अपने मुंह से एक नुकीली सी स्पाइडर वेब को निकालता है और उस मोटे से जाल को बीच में से चीर देता है। और उसके इतना करते ही लाखों की तादाद में बहुत सारी मकड़ियां नेजी के ऊपर गिरती हैं और नेजी रोटेशन टेक्निक का यूज करता है और उन मकड़ियों को अपने ऊपर से हटाता है पर उन मकड़ी की संख्या लाखों में होती है। इसी वजह से उसकी रोटेशन स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लग जाती है और किडामारू इसी का वेट कर रहा था। और स्लो होते ही मकड़ियों का गिरना बंद हो जाता है लेकिन चारों तरफ से स्पाइडर वेब से बनी हुई कुन्हाइस पूरी फुल स्पीड से फिर से आ जाती है। नेजी उन्हें बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाता है और दोबारा से वो मकड़ियां नेजी के ऊपर गिरने लगती हैं और नेजी रोटेशन टेक्निक का यूज करने के बजाय 8 ट्राइग्राम 64 पाल्म्स का यूज करता है। ये सारी की सारी मकड़ियां उसकी जुत्सु के रेंज के अंदर होती हैं और उन सारी की सारी मकड़ियों को अपने ऊपर से हटा देता है पर उन सभी की कोई लिमिट ही नहीं होती है, वो अनगिनत होती हैं। और इस बार नेजी 64 पाल्म्स के बजाय 128 पाल्म्स का यूज करता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड होती है और उसकी स्पीड को देखकर किडामारू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सोचता है नामुमकिन, अगर ये लड़का इस तरह से मुझ पर हमला किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उन मकड़ियों का गिरना बंद नहीं हो रहा होता और नेजी की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लग जाती है और फाइनली वो रुक जाता है। और ये होते ही अचानक से 3 स्पाइडर वेब से बनी हुई कुन्हाइस नेजी की पीठ पर जाकर लग जाती है और बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। नेजी फिर से खड़ा हो जाता है और किडामारू बोलता है इतनी मेहनत किस लिए, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं। और तभी किडामारू कुछ ऐसा करता है कि वो बड़ी सी मकड़ी सीधा नेजी के ऊपर जाकर बैठ जाती है पर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर जेंटल फिस्ट ताइजुत्सु का यूज करके उस मकड़ी को बैलून की तरह फोड़ देता है। और तभी अचानक से पलक झपकते ही बहुत सारी कुन्हाइस नेजी की तरफ तेजी से आती हैं और नेजी एक और बार उन कुन्हाइस से बुरी तरह से घायल हो जाता है। किडामारू को लगता है कि नेजी मर गया पर तभी नेजी फिर से खड़ा हो जाता है और ये देखकर फाइनली किडामारू अपने कर्स्ड साइन को दूसरे स्टेज के ऊपर लेकर चला जाता है और अपने मुंह से एक मोटा स्पाइडर थ्रेड निकालता है और एक बड़ा धनुष और तीर निकालता है। किडामारू बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। नेजी बहुत बड़े खतरे में होता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेजी की मौत हो सकती है। किडामारू नेजी पर निशाना लगा के उस पर हमला कर देता है और इस तीर को पूरी तेजी से उसकी तरफ फेंकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो तीर नेजी के दाहिने कंधे से आर पार होकर जमीन पर गिर जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। नेजी की हालत खराब हो जाती है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। और किडामारू भाई क्या लग रहा है बंदा, भाई राक्षस है यार ये तो, निंजाज ये। किडामारू ने सीधा दिल के ऊपर निशाना लगाया था लेकिन नेजी इस खतरे को भांपकर अपनी बॉडी को दूसरी दिशा में मोड़ देता है सही टाइम पर और वो तीर इसके कंधे पर जाकर लगा इसके दिल के बजाय। किडामारू नेजी को देखकर बोलता है तो अभी भी तुम्हारे अंदर ताकत बची है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा निशाना सही जगह पर नहीं लगा, तो फिर ठीक है चलो देखते हैं तुम मेरे निशाने से कब तक बचते हो। नेजी यहाँ से भागने लगता है और किडामारू बोलता है भागने लग गए, क्या बात है, तुम्हारा पीछा तो मैं पाताल तक करूंगा बच्चे। इसके बाद किडामारू एक ऐसा तीर निकालता है अपने मुंह से जिसके पीछे एक धागा लगा होता है ताकि जब ये तीर नेजी को लगेगा तो वो उसे खींचकर अपनी तरफ लेकर आ सकता है। इसके बाद किडामारू इस तीर को फिर से नेजी की तरफ फेंकता है। नेजी के पास बहुत कम चाकरा बचा होता है और ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी वो तीर उस पेड़ के आर पार होकर जोर से जमीन पर लगता है। तभी नेजी का हेडबैंड नीचे गिर जाता है। भाई मर तो नहीं गए? नहीं, ये तीर इसके सर के आर पार नहीं बल्कि थोड़ा सा साइड में टकराता है और नेजी का थोड़ा सा खून निकल जाता है। नेजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब इस बार किडामारू अपने मुंह से एक और तीर निकालता है जो कि दिखने में घुमावदार लग रहा होता है। इस तीर की खासियत ये है कि ये ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है और किसी भी दिशा में घूम सकता है। और नेजी मुस्कुराकर बोलता है मेरे लिए इससे बच पाना नामुमकिन है। नारुतो, अगर तुम अभी मेरी जगह पर होते तो तुम क्या करते? चाहे जितनी मर्जी
कोशिश कर ले, तू नहीं बचेगा, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। किडामारू पूरी तेजी से इस तीर को नेजी के ऊपर छोड़ता है। नेजी पूरी कोशिश करता है इस तीर से बचने के लिए, पर वो तीर सीधा इसकी पेट के आर पार होकर पेट से जोर से टकराता है। किडामारू को लगता है कि अब तो नेजी नहीं बचा होगा, और तभी नेजी सोचता है, कीड़े कहीं के, तुमने एक ह्यूगा से टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तीर से जो धागा निकल रहा होता है वो सीधा वो किडामारू के मुंह के साथ कनेक्टेड होता है, और नेजी अपने हाथ में चाकरा इकट्ठा करके उस तीर के अंदर चाकरा भेजता है, और वो चाकरा इस धागे के अंदर से होते हुए सीधा किडामारू के मुंह के अंदर और उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है। किडामारू के सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे, मेरा निशाना तो सही था। किडामारू जोर से चिल्लाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है, और नेजी अपना पूरा का पूरा चाकरा यूज करके उस धागे को तोड़कर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। नेजी अपनी पूरी ताकत लगाता है और जेंटल फिस्ट ताइजुत्सु यूज करके किडामारू के चाकरा पॉइंट्स पर धड़ाधड़ हमले करता है, जिससे कि वो जोर से जमीन पर गिर जाता है और किडामारू नॉर्मल बन जाता है और बोलता है, ये तुमने कैसे किया, तुम तो बुरी तरह से जख्मी थे ना। हाँ, भले ही मैं जख्मी हूँ, पर मैं इस दर्द को सहन कर सकता हूँ। एक बात याद रखना, मैं अपनी कमजोरियों को तुमसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन हाँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। भले ही तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम्हारी हालत भी बदतर है, तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे। नहीं, तुम गलत हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। जितना भी कोशिश करना है कर लो, पर अब देर हो चुकी है। सासुके उचिहा खुद की मर्जी से हमारे साथ आया है, और अब वो ओरोचिमारू का एक नया शरीर बनने वाला है। तुम लोग उसे नहीं बचा सकते। नहीं, एक शख्स है, सिर्फ वो ही सासुके उचिहा को बचा सकता है, और उसका नाम क्या है जानना चाहते हो? उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। किडामारू के सारे चाक्रा पॉइंट्स बंद हो जाते हैं और किडामारू मर जाता है, और तभी नेजी बोलता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, सिर्फ वही इस काम को कर सकता है, क्योंकि नारुतो, तुमने मुझे भी उस अंधेरे से बाहर निकाला, मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त। और नेजी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। नेजी की जिंदगी के सारे फ्लैशबैक्स उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं, और इस तरफ नेजी अभी तक नहीं आया होता। और कीबा बोलता है, दोस्तों लगता है अब हम 3 ही बचे हैं। नारुतो बोलता है, अरे कीबा चिंता मत करो यार, नेजी और चोजी आते ही होंगे। नेजी एक असली चैंपियन है, वो हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो और चोजी हमारे पीछे जरूर आएंगे, तुम देखना। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और कीबा दुश्मन की महक को सूंघ कर बोलता है, शिकामारू, हम उनके पास पहुंचने ही वाले हैं, हमारे दुश्मन सिर्फ 2 हैं और हम 3, हमारे जीतने के चांसेस उनसे ज्यादा हैं। क्या बात है, 3 के सामने 2, ये तो आराम से हो जाएगा। अबे क्या मतलब है तेरा, आकामारू को भूल गया तू? अरे हाँ, सॉरी, आकामारू भी तो है हमारी टीम में, तो मतलब अब 4 के सामने 2, अब हमारा ये मिशन कामयाब ही समझो। और तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अपनी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उन्हें आसानी से हरा दूंगा। हाँ, पर नारुतो, हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, याद है ना तुम्हें? पर शिकामारू बोलता है कि उन्हें सूरज डूबने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वो उन पर हमला करेंगे। इनका असली मकसद है कि उन्हें किसी भी तरह से बिजी रख के सासुके को यहाँ से लीक कर जाना, और ऐसा होने के बाद ये उनका आखिरी काम होगा और यहाँ से ये लोग भाग जाएंगे। और अगर ये लोग इस काम को रात के वक्त करेंगे तो अंधेरे की वजह से ये लोग ऐसे ही इधर से उधर भटकते रह जाएंगे और इनके दुश्मन सतर्क हो जाएंगे और इनका मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। और अब ये लोग सुबह हमला करने के बारे में सोचते हैं, और शिकामारू का शैडो पोजेशन जुत्सु भी अभी काम नहीं करने वाला। और इनके आगे इन दोनों निंजास में से साकुन बोलता है, अरे यार, सूरज डूबने वाला है, ये दोनों कहाँ रह गए? किडामारू और जिरोबो का कोई अता पता ही नहीं, क्या ये लोग जिंदा भी हैं? पर तायुया बोलती है, अरे उन्हें छोड़ो और ओरोचिमारू के प्लान के बारे में सोचो, पूरा 1 दिन बीत चुका है और अभी तक हम लैंड ऑफ फायर के जंगलों से बाहर नहीं निकले हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें जितना जल्दी हो सके साउंड विलेज में पहुंचना होगा। इस तरफ साउंड विलेज यानी कि ओरोचिमारू के हाइड आउट के अंदर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है भाई? ये ओरोचिमारू जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। दरअसल थर्ड होकागे के उस कर्स की वजह से ओरोचिमारू के हाथों के साथ साथ उसका पूरा का पूरा शरीर अब सड़ने लग चुका है और उसे जल्द से जल्द एक नया शरीर चाहिए, वरना वो मर जाएगा। और शावर लेते वक्त ओरोचिमारू दर्द से चिल्ला रहा होता है। काबूटो यहाँ पर आ जाता है। ओरोचिमारू काबूटो से बोलता है, सासुके यहाँ पर आए कि नहीं काबूटो? और तभी ओरोचिमारू फिर से चिल्लाने लग जाता है और काबूटो बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू, आपको जल्द से जल्द एक नई बॉडी की जरूरत है, जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं एक अच्छा सा ताकतवर शरीर आपके लिए चूज करता हूँ। और काबूटो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। दरअसल ये ओरोचिमारू पहले सासुके को ट्रेनिंग देना चाहता है, और जब सासुके ताकतवर बन जाएगा तब जाके वो सासुके का शरीर लेगा। और इसके बाद काबूटो एक क्रिमिनल जेल के अंदर आता है। दरअसल ये जो हाइड आउट है ओरोचिमारू का, यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स वगैरह को रखा जाता है और ये एक तरह की जेल होती है। काबूटो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स बहुत सारे कमरों के अंदर बंद होते हैं। काबूटो एक रिलीजिंग जुत्सु यूज करता है और यहाँ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और ये होते ही बहुत से अपराधी बाहर निकलते हैं। और तभी काबूटो उन सभी को बोलता है, तुम सभी के सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। और सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। काबूटो बोलता है, क्या तुम्हें इस प्रिजन से बाहर निकलना है? और एक दिक्कत है, तुम सभी में से कोई एक ही आजाद हो सकता है, और वो खुशकिस्मत कौन होगा ये तुम सब खुद ही तय कर लो। तुम लोगों के पास 10 मिनट है। काबूटो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर किसी बंदे का इलाज चल रहा होता है। इस जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। और जब इन सभी में आजादी को लेकर एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, तभी इस दूसरे कमरे में काबूटो एक कंप्यूटर के सहारे ये सब कुछ देख रहा होता है। और तभी इस बेड पर लेटा हुआ वो शख्स, इस बंदे का नाम किमीमारू है, और काबूटो को बोलता है, काबूटो सर, तो मुझे इस बार नहीं चुना गया है ना? अपनी ताकत को बचा के रखो किमीमारू, तुम्हें अपना फर्ज पूरा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी जगह कौन लेगा? अरे चिंता मत करो, तुम्हारी जगह लेने वाला मिल चुका है, और उसके पास भी तुम्हारी ही तरह एक कैके गेनकाई का हुनर है, और उसका नाम है सासुके उचिहा। हाँ, बस एक दिक्कत है, उसे यहाँ पर लाने के लिए साउंड निंजास को भेजा गया था। सासुके उचिहा को अभी यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक
यहाँ पर नहीं आया है। अच्छा तो मैं समझ गया, मेरा काम शरीर देने का नहीं बल्कि एक नया शरीर ढूंढने का है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लगता है यही एक तरीका है जिससे कि मैं लॉर्ड ओरोचिमारू को अपनी कामयाबी का एक नमूना दिखा सकता हूँ। और ये बोलकर फाइनली किमीमारू उठ जाता है और अपने काम को अंजाम देने के लिए यहाँ से चला जाता है। और तभी काबूटो देखता है कि उस लड़ाई के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी बचा है और वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखकर बोलता है, हे अब तुम्हें किसका इंतजार है, दरवाजा खोलो, तुमने कहा था हम में से कोई एक आजाद हो सकता है, अब ये मत बोलना कि तुम मजाक कर रहे थे। और तभी वो दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे से ओरोचिमारू उसके पास आता है और उसे देखकर वो कैदी पूरी तरह से डर जाता है। तभी ओरोचिमारू से बोलता है, मुबारक हो, अब तुम मेरी नई बॉडी बनोगे, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। और ये बंदा बोलता है, हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, आपने मेरे क्लैन को एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैप्चर करके रखा था, प्लीज आप उन सभी को छोड़ दीजिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ओरोचिमारू बोलता है, हाँ समझो हो गया और चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा। और इसके बाद ओरोचिमारू उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और साकुन और तायुया लैंड ऑफ फायर के जंगलों के बाहर चले जाते हैं और नारुतो, शिकामारू और कीबा भी उनके सामने आ जाते हैं। तायुया बोलती है, अरे ये क्या यार, उन दोनों के बजाय ये तीनों बेवकूफ आ गए यहाँ पे, उन्हें छोड़ो और खुद की फिक्र करो। अब तुम तीनों फिर से यहाँ पर आ गए, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साकुन ये बोलकर उन पर हमला कर देता है। नारुतो अपने दाएं हाथ में रासेंगन को बनाता है और साकुन उसके उस हाथ को पकड़ लेता है जिसके ऊपर रासेंगन बना हुआ था। पर कहानी में ट्विस्ट, ये नारुतो असली होता ही नहीं है। उनके पीछे से कीबा पूरी फुल स्पीड से घूमता हुआ नकली नारुतो को चीरता हुआ साकुन से टकराने ही वाला होता है, पर साकुन यहाँ से हट जाता है और अब तायुया से भिड़ने जा रहा होता है। तायुया भी हटने की कोशिश करती है लेकिन शिकामारू ने उसे अपनी शैडो पोजीशन जुत्सु से पकड़ लिया होता है। और तभी कीबा तायुया से नहीं टकराता और उस डब्बे को उठा लेता है जिसके अंदर सासके होता है और उस डब्बे को नारुतो के पास फेंक देता है। शिकामारू उन दोनों को बोलता है, नारुतो और कीबा अब ये भागने का समय है, जल्दी से सासके को लेकर यहाँ से भाग चलो। और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। साकुन अपने कर्स डिजाइन को पूरी बॉडी में फैला लेता है और उनका पीछा करने लग जाते हैं। कीबा और अकामारू उन्हें रोकने के लिए कुछ पेपर बॉम्ब्स लगा देते हैं पेड़ों की डालियों के ऊपर। और तभी साकुन अपने हाथों से एक स्ट्रिंग निकालता है और अकामारू को एक पेड़ की डाली से बांध देता है और साकुन अकामारू को मारने ही वाला होता है कि तभी कीबा यहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। पर उसी वक्त उन्हीं के लगाए हुए पेपर बॉम्ब्स फट जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और कीबा, अकामारू और साकुन एक बहुत गहरी खाई में गिर जाते हैं। नारुतो ये देखकर बोलता है, अरे नहीं यार, हमें उन्हें बचाना होगा। नारुतो, ये खाई बहुत ज्यादा गहरी है, हमें ध्यान से नीचे उतरना होगा। और तभी तायुया भी उनके सामने आ जाती है और शिकामारू बोलता है, नारुतो इसे मैं संभालता हूँ, तुम सासके को लेकर आगे बढ़ो और इस मिशन को पूरा करो। लेकिन शिकामारू, मेरी चिंता मत करो नारुतो, जाओ यहाँ से। और तभी तायुया किसी को देख लेती है और ये देखकर वो चौंक जाती है और आखिरकार किमीमारू की एंट्री हो चुकी है। किमीमारू एक पेड़ पर से कूदकर सीधा सासके वाले डब्बे के ऊपर लैंड करता है। नारुतो और शिकामारू अपने पीछे उसे देखते ही पूरी तरह से चौंक जाते हैं। किमीमारू उनकी आंखों के सामने से उस डब्बे को लेकर एक दूसरे पेड़ पर छलांग मारता है और ये दोनों कुछ नहीं कर पाते। तायुया बोलती है, किमीमारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बीमार थे ना। लेकिन किमीमारू बोलता है, पहले तुम बताओ तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई और हमारे बाकी के तीनों कहाँ पर हैं, उनका क्या हुआ। तायुया बोलती है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी बीमारी बहुत ज्यादा घातक है। हाँ तो तायुया, तुम इसे मेरा आखिरी काम समझ सकती हो, इस डब्बे के अंदर मेरे मास्टर ओरोचिमारू का सुनहरा भविष्य है। और नारुतो बोलता है, क्या बोला इसने भी, अबे ओ सासके कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना, सुना तुमने। तायुया किमीमारू के पास आती है और किमीमारू बोलता है, तायुया अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक फर्ज को पूरा करना है। इन दो जोकरों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे निराश करने की सोचना भी मत। किमीमारू ये बोलकर उस डब्बे को लेकर हिडन साउंड विलेज की तरफ निकल जाता है। नारुतो का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और शिकामारू उसे एक प्लान समझाता है, पर तायुया एक बांसुरी निकालती है और अभी इस वक्त तायुया का काम है कि वो किसी भी तरह से इन दोनों को यहाँ पर रोक कर रखे ताकि किमीमारू आसानी से ओरोचिमारू के पास पहुंच जाए। और नारुतो शिकामारू का प्लान समझ जाता है और वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। शिकामारू अपनी कुन्हाई से उस पर वार करता है और तायुया इसे रोक लेती है। नारुतो भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हमला करने की बजाय वो सीधा आगे निकल जाता है। किमीमारू को रोकने के लिए तायुया नारुतो का पीछा करने लग जाती है और तभी शिकामारू शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है और उससे बचने के लिए एक दूसरी डाली पर जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये कैसी घटिया चाल है तुम्हारी। हाँ मुझे पता है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारा टाइम तो वेस्ट कर ही सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त किमीमारू को हरा देगा? जरा अपने आप को देखो, तुमने अपने सारे के सारे दोस्तों को एक ही करके मरवा दिया और तुम्हें फिर भी लगता है कि ये मिशन कामयाब हो पाएगा। चलो कुछ बातों को मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहली बात, मेरे सारे दोस्त मरे नहीं है, वो सब के सब जिंदा है। और दूसरी बात, हाँ वैसे मैं थोड़ा आलसी हूँ पर एक काम ऐसा है जिसे करने में मैं कभी भी आलस नहीं करता और वो है अपने दोस्तों पर भरोसा करना और उनके साथ BGMI खेलना। और तीसरी बात, मैं नहीं जानता कि अंत में क्या होगा पर इस टीम का लीडर मैं हूँ और ये मेरा मिशन है, तो अगर 1% भी चांस हो इस मिशन को सफल बनाने का तो मैं उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। शिकामारू की बातें सुनकर तायुया समनिंग जुत्सु परफॉर्म करती है और 3 बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर समन हो जाते हैं। उन तीनों की आंखों को पट्टी से बांधा गया होता है और समनिंग जुत्सु परफॉर्म करने के बाद वो बोलती है, हाँ तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो लेकिन अब समय है तुम्हें थोड़ी सी मौत की धुन को सुनाने का। ये क्या हो गया भाई, आज का दिन ही खराब है। और इस तरफ नारुतो किमीमारू का पीछा कर रहा होता है और उसे रोकने के लिए अपने अंदर से 9-tailed फॉक्स का चाकरा बाहर निकालता है। मैं आ रहा हूँ सासकी, बस थोड़ा सा इंतजार और करो। और तभी हम देखते हैं कि किमीमारू लैंड ऑफ फायर के जंगलों से बाहर निकलकर एक ग्रास लैंड में पहुंच जाता है और नारुतो भी यहाँ पर आ जाता है और नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और किमीमारू उसे देखकर सोचता है, तायुया तुमने मुझे निराश किया लेकिन इस लड़के के अंदर कुछ अलग ही ताकत है, मैं उसे महसूस कर
सकता हूँ। और नारुतो किमीमारू से बोलता है, वो ओरोचिमारू वो क्या करना चाहता है सास्के के साथ? मेरे मास्टर, ओरोचिमारू की आत्मा अमर है, पर आत्मा का अमर होने का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर हमेशा अमर रहेगा। उन्हें अपनी आत्मा के लिए एक नया ताकतवर शरीर चाहिए। तो तुम्हारा मतलब है वो सास्के का शरीर को यूज करेगा? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नारुतो ये बोलकर मल्टी शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और नाइन टेल फॉक्स का चक्रा यूज करने की वजह से नारुतो 1000 या फिर शायद से उससे भी ज्यादा शैडो क्लोन्स बना लेता है अपने। नारुतो के सारे क्लोन्स उस पर हमला कर देते हैं, पर किमीमारू बहुत आसानी से सभी के सभी क्लोन्स को बहुत आसानी से मारता जा रहा था। और इस तरफ तायुया अपनी बांसुरी बजाती है, मतलब कि मेलोडी ऑफ डेथ बजाती है, और वो तीनों राक्षस एक साथ शिकामारू पर हमला कर देते हैं। तायुया अपनी बांसुरी की मदद से इन तीनों को कंट्रोल कर सकती है। शिकामारू बहुत मुश्किल से खुद को बचाता है और तायुया अपने कर्स मार्क को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देती है और ये तीनों राक्षस और भी ज्यादा खतरनाक और बहुत तेज हो जाते हैं और शिकामारू पर हमला करते हैं। शिकामारू अपने मन में सोचता है, भाई क्या चल रहा है ये, ऐसे थोड़ी बच पाऊंगा मैं इनसे, ये ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं भाई। और तभी दूसरी तरफ जब उस पेपर बॉम्ब से धमाका हो गया था, तब खाई गहरी होने की वजह से साकुन, कीबा और अकामारू उस खाई में गिर जाते हैं, पर किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं और अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कीबा साकुन पर पीछे से हमला करता है, पर साकुन के पीछे एक सर होता है और वो कीबा के हमले को ब्लॉक करके उसे एक जोरदार पंच मार देता है और कीबा सीधा नदी में जाकर गिरता है। अकामारू उसके पास आता है और कीबा अपने मन में सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसकी पीठ के ऊपर हमला किया था, तब भी उसने मेरे अटैक को देख लिया। तैयार हो जाओ अकामारू, हम दोनों तरफ से हमला करेंगे। अब अकामारू कीबा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों बहुत तेजी से घूमते हुए साकुन के आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। साकुन अकामारू को एक जोरदार मुक्का मारता है और अकामारू एक पत्थर से टकराकर अपने असली रूप में आ जाता है। साकुन भी कीबा को एक पंच मारता है, कीबा भी एक पत्थर से टकरा जाता है और साकुन कीबा का गला पकड़ लेता है और अपने कर्स मार्क को अपनी पूरी बॉडी में फैला देता है और बोलता है, क्या बोलते हो, हमारी जोड़ी कमाल की है ना। वैसे मेरे भाई का नाम ऊकॉन है और ये ज्यादातर मेरे अंदर सोता ही रहता है, लेकिन सही टाइम पर ये खेलने के लिए बाहर आ ही जाता है। साकुन भी ठीक ऐसा ही करता है और ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और किसी डीमन की तरह दिख रहे होते हैं। और तभी साकुन कीबा की तरफ दौड़ कर आता है और अकामारू एक छलांग मारकर उसके ऊपर से निकल जाता है और साकुन कीबा को बुरी तरह से पीटता है। और उसी वक्त अकामारू दोबारा से छलांग लगाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है बहुत खतरनाक रूप में। और साकुन बोलता है, ये क्या, ये तो बस एक बड़ा सा कुत्ता निकला, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और तभी अकामारू पूरी तेजी से घूमता है और साकुन से टकराता है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके बाद ही दोनों भाई बहुत बुरी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं और कीबा और अकामारू को लगता है कि उन लोगों ने इसे मार दिया है। पर तभी दोनों भाइयों के एक साथ हाथ और पैर बाहर निकलते हैं। कीबा ये देखकर चौंक जाता है और एक और बार उसी हमले को करता है, लेकिन साकुन और ऊकॉन एक साथ समनिंग जुत्सु यूज करते हैं और एक लेजेंडरी दीवार को समन करते हैं और कीबा और अकामारू उसी दीवार से जोर से टकरा जाते हैं। और तभी ऊकॉन कीबा को एक जोरदार पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अकामारू उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों कहीं पर गायब हो जाते हैं, पर तभी एक आवाज आती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहा है। और ऊकॉन बिना कीबा के पता चले उसके शरीर के अंदर घुस चुका है। ये देखकर कीबा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उसे पंच मारता है, पर ऊकॉन उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, माफ करना, लेकिन तुम मुझे हराने के लिए काफी नहीं हो, मैं तुम्हारा सारा चाकरा सूख लूंगा। कीबा एक कुन्हाई निकालता है और अपने पेट पर जोर से हमला करता है और उसके ऐसा करते ही ऊकॉन के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। जितना दर्द कीबा को होगा उतना ही ऊकॉन को भी होगा और दर्द से तड़प कर कीबा को बोलता है, पागल कहीं के, तुम खुद को भी मार दोगे क्या। और कीबा बोलता है, नहीं, हम दोनों एक साथ मरेंगे, चलो इसे एक और बार ट्राई करते हैं। कीबा दोबारा से उस कुन्हाई को अपने पेट के अंदर घुसा देता है और दोनों एक साथ दर्द के मारे चिल्लाते हैं। और इससे पहले की तीसरी बार कीबा खुद को मारता, ऊकॉन उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि उसके पेट में से भी कीबा की ही तरह खून निकल रहा होता है। तभी कीबा ऊकॉन के ऊपर स्मोक बॉम्ब्स फेंकता है और उस जगह को धुएं से भर देता है। ऊकॉन बाहर निकलते ही दिखता है कि कीबा यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन उसका दोस्त अकामारू यहीं पर है और उसे देखकर ऊकॉन बोलता है, बुज़दिल कहीं के, अपने कुत्ते को यहीं पर छोड़कर चले गए, चलो कोई बात नहीं, मैं इस कुत्ते को मार देता हूँ। ऊकॉन ये बोलकर अकामारू के पास पहुंचता है और अचानक से उसके शरीर से धुआं निकलकर अकामारू फट जाता है और उसके फटते ही बहुत सारी कुन्हाईज ऊकॉन को लग जाती हैं और इस तरफ कीबा जख्मी होकर किसी तरह से अकामारू को यहाँ से ले जाता है और यहाँ पर छिपा हुआ है। कीबा का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर उस दर्द को सहकर अपने कुछ पुराने दिनों को याद करता है जब वो और अकामारू पहली बार मिले थे। इस तरफ किमीमारू नारुतो के आधे शैडो क्लोन्स को खत्म कर देता है। तभी कीबामारू अपने कंधे से एक हड्डी निकालता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा तीखी होती है। ये देखकर नारुतो को समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान है या फिर कोई दानव। इस तरफ जख्मी ऊकॉन बहुत मुश्किल से साकुन के पास आता है। ऊकॉन को ऐसे देखकर साकुन पूरी तरह से चौंक जाता है। भाई तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? मैं उस बच्चे को ढूंढकर उसके टुकड़े कर दूंगा, पर अभी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम उसे ढूंढो। ऊकॉन ये बोलकर वापस से उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। तभी साकुन बोलता है, मुझे नहीं पता था वो लड़का तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा, पर कोई बात नहीं भाई, हम दोनों मिलकर उसे मारेंगे। और साकुन कीबा को ढूंढने के लिए चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि साकुन कीबा के खून की बूंदों का पीछा करके एक पत्थर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ये दोनों छिपे हुए हैं। पर यहाँ पर जाते ही साकुन देखता है कि कीबा और अकामारू यहाँ पर है ही नहीं, बस उनके कपड़े बड़े हैं। साकुन बोलता है, भागो, जितना भागना है भागो, पर ज्यादा समय तक मुझसे नहीं बच पाओगे। और इस तरफ शिकामारू तायुया को देखकर सोचता है, तो इस बांसुरी से उन्हें कंट्रोल कर रही है, मानना पड़ेगा तुम्हें तो एक पपेट मास्टर होना चाहिए था, तुम्हारी टाइमिंग्स और पोजीशंस बिल्कुल बराबर है। और अब तायुया एक और धुन बजाती है और ये तीनों शिकामारू पर फिर से हमला कर देते हैं। और तभी ये तीनों राक्षस अपना मुंह खोल देते हैं और उसके मुंह के अंदर से 3 भूत बाहर निकलते हैं। भाई भूत भी आ गए यार, अब क्या ये? इन्हें देखकर शिकामारू को बहुत अजीब लगता है। ये तीनों
तीनों आत्माएं शिकामारू के पास आकर उसका एक हाथ काट लेती है और इसका थोड़ा सा चक्रा खा लेती है। इन गोश्ट्स का काम यही है, ये इंसानों का चक्रा खाते हैं। शिकामारू बहुत मुश्किल से इन तीनों से खुद को बचाता है और अब इस बार जब ये तीनों उसकी तरफ आते हैं तो शिकामारू जिस डाली के ऊपर खड़ा होता है वो उस पर एक पेपर बम लगा यहाँ से कूद जाता है और शिकामारू देखता है यहाँ पर ब्लास्ट होने के बावजूद भी इन तीनों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और हो भी नहीं सकता क्योंकि ये तीनों भूत हैं। शिकामारू एक झाड़ी के अंदर छुप जाता है और सोचता है शिट यार, ये तो गलत हो रहा है। मैंने अपने सारे के सारे पेपर बॉम्ब्स खत्म कर दिए और ये अजीब सी चीज है क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरा चक्रा खा लिया। उन पर किसी चीज का असर भी नहीं हो रहा है और ये लड़की इन्हें बांसुरी से कंट्रोल कर रही है। मुझे पहले इन राक्षसों को रोकना होगा, उसके बाद मैं इसे देखता हूँ। चलो देख लेते हैं अभी मेरे पास क्या क्या है। 12 कुनहाइस, 9 शurikenस और एक पेपर बॉम्ब और एक फ्लैश बॉम्ब। तो अगर मैं प्लान के हिसाब से चलूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए। और इसके बाद शिकामारू इन राक्षसों को रोकने का प्लान सोचने लगता है और 2 मिनट के अंदर अंदर एक अच्छा सा प्लान बना लेता है। और सबसे पहले एक कुनहाई के अंदर एक पेपर बॉम्ब को छुपाकर तायुया की तरफ फेंकता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तायुया इससे बचकर एक दूसरे पेड़ की डाली के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और इसके बाद ये सोचती है ये गधा खुद को बहुत चालाक समझता है, पर इसे पता नहीं मेरी सोच इससे 4 कदम आगे की होती है। इसका कोई भी प्लान काम नहीं करने वाला। शिकामारू एक कुनहाई के अंदर फ्लैश बॉम्ब लगाता है और तायुया के ऊपर जो डाली है वहाँ पर फेंकता है। तायुया को लगता है कि शिकामारू भाग निकला और शिकामारू उस पर एक कुनहाई फेंकता है और तायुया एक राक्षस को कंट्रोल करके उस राक्षस का यूज करके उस कुनहाई को रोकती है और समझ जाती है कि शिकामारू वो सामने वाली झाड़ी के अंदर छुपा हुआ है और बिना देरी किए उन राक्षसों को उसी झाड़ी के ऊपर फेंक देती है हमला करने के लिए। उसे लगता है कि शिकामारू अब नहीं बच पाएगा, पर शिकामारू यही चाहता था कि वो राक्षस उसकी तरफ आए और शिकामारू अपने प्लान का आखिरी हिस्सा यूज करता है। वो एक कुनहाई को पूरी फुल स्पीड से फेंकता है और तायुया के ऊपर वो जो फ्लैश बॉम्ब झूल रहा होता है उसे नीचे गिरा देता है और वो फ्लैश बॉम्ब जैसे ही नीचे गिरता है तो फटकर चारों तरफ जबरदस्त रोशनी कर देता है और शिकामारू इस रोशनी का फायदा उठाता है और उस रोशनी से जो शैडोज निकलती है उनका यूज करके इन तीनों के तीनों राक्षसों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। भाई साहब जीनियस है भाई बंदा। और अब शिकामारू जैसा करेगा ये तीनों भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे और शिकामारू तायुया पर हमला कर देता है और ये तीनों भी ठीक ऐसा ही करते हैं और ये तायुया बांसुरी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती और मजबूरन उस समनिंग जुत्सु को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वो तीनों गायब हो जाते हैं। और इसके बाद ये अपने कर्स मार्क को दूसरे स्टेज में ले जाती है और बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने लग जाती है। और इस तरफ शिकामारू के पास बहुत कम चक्रा बचा होता है और उसके इस रूप को देखकर चौंक जाता है। शिकामारू अपनी एक शैडो को उसकी तरफ भेजता है और तभी तायुयू एक अलग तरह का गेंजुत्सु टाइप कुछ म्यूजिक बजाती है, जिससे सुनकर शिकामारू एक बहुत खतरनाक इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा का पूरा शरीर पिघल रहा है और इस गेंजुत्सु की वजह से तड़प कर जोर से चिल्लाता है। पर तभी शिकामारू अपनी एक उंगली को तोड़कर उस गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है। शिकामारू जोर से चिल्लाता है और तायुया उसके करीब आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर शिकामारू उसे अपने कब्जे में ले लेता है। शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके शिकामारू ने उसकी पूरी बॉडी को दबोच कर रखा होता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। शिकामारू के इस नए जुत्सु का नाम है शैडो स्ट्रेचिंग जुत्सु। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिकामारू का चक्रा बहुत कम रह चुका है और इस तायुया का चक्रा सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका है और इसी वजह से शिकामारू की शैडो की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। और इस तरफ कीबा और आकामारू उन दोनों से बचते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। कीबा कुछ पत्तों को घिसकर उसकी मेडिसिन को आकामारू पर लगाता है और उसके बाद खुद के। तभी कीबा अचानक से 3 अनजान लोगों की महक को सूंघता है जो कि जंगल में उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और ये तीनों नारुतो समझ नहीं पाता कि अभी हुआ क्या। इसने कैसे भाई 1000 से ज्यादा क्लोन्स थे, पर किमीमारू ने सभी को हरा डाला। और तभी हम देखते हैं कि जिस डब्बे के अंदर सास्के होता है उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलने लग जाता है। नारुतो को 1 सेकंड के लिए लगता है कि ये सास्के नहीं है, पर वो इस चीज को भूलकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आता है और बोलता है ओए सास्के, इन लूजर्स के साथ क्या कर रहे हो? चलो यार वापस घर चलते हैं, बीजीएमआई खेलते हैं घर जाके। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दो दार किक मारता है और किमीमारू दूर जाकर गिरता है और किमीमारू बोलता है कौन हो तुम? और रॉक ली बोलता है लीफ विलेज का सबसे हैंडसम डेविल रॉक ली। नारुतो बोलता है रॉक ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चोट लगी थी ना? रॉक ली बोलता है नारुतो मेरी चिंता मत करो और जाकर सास्के को पकड़ो, साकुरा से किया हुआ वादा पूरा करो, इस आदमी को मैं देखता हूँ। और रॉक ली नारुतो को गुड लक बोलता है और नारुतो पूरा भरोसा करता है रॉक ली के ऊपर और सास्के का पीछा करने के लिए यहाँ से चल। और इस तरफ लेडी सुनाडे उन 2 जुनिन से जो कि उस जंगल में साउंड विलेज के निंजास के साथ लड़कर हार चुके थे उनसे सारी जानकारी लेती है और तभी दौड़ते हुए गाय सेंसे यहाँ पर आ जाता है और थक कर लेट जाता है और बोलता है ली की सर्जरी कैसी रही लेडी सुनाडे? और सुनाडे से बोलती है तुम्हें जानकर खुशी होता है और खुशी के मारे रोने लगता है। चलो शुक्र है। ये बंदा इतना ज्यादा रोता है कि इसकी नाक बहने लग जाती है। नदियां बह रही है भाई क्या ये? और तभी एक नर्स यहाँ पर आता है और लेडी सुनाडे को बोलता है लेडी सुनाडे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, रॉक ली अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर माइट गाय बोलता है नहीं। और इसके बाद ये सभी लोग रॉक ली के कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर ली एडमिट होता है, पर बहुत चालाकी से बेड के ऊपर एक तकिया रखकर यहाँ से चला जाता है। रॉक ली के इस काम से माइट गाय बहुत ज्यादा निराश होते हैं और लेडी होकागे ने उसे वक्त पर दवाई लेते रहने के लिए बोला था। और इसके बाद माइट गाय पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही एक मिशन कंप्लीट करने के बाद गाय सेंसे, रॉक ली और नेजी एक होटल के अंदर खाना खा रहे थे और तब रॉक ली ने गलती से शराब का एक घूंट पी लिया था और उसके बाद वो उस पूरे के पूरे होटल का सत्यानाश कर आ जाता है। गाय सेंसे और नेजी भी उसे मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। अब इसके बाद ली बहुत अच्छे से किमीमारू से फाइट करता है, पर अच्छे से लड़ने के बावजूद भी किमीमारू ली से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ली बोलता है ओके तुम काफी फ्लेक्सिबल हो और तुम्हारे लड़ने का तरीका भी यूनिक है, तारीफ के लिए शुक्रिया और तुम भी काफी अच्छे हो। इसके बाद ली किमीमारू को एक पंच मारने जा ही रहा
रहा होता है कि तभी किमीमारू उसके अटैक को डॉज करके अपनी तलवार से ली पर हमला करता है, पर तभी रॉक ली उसे रोक लेता है और बोलता है प्लीज यहीं पर रुक जाइए। क्या? माफ करना, दरअसल मेरा दवाई लेने का समय हो गया है, बस 2 सेकंड रुक जाओ, एक बार मैं दवाई पी लूं, उसके बाद हम फाइट को शुरू करेंगे। किमीमारू बहुत ज्यादा भोला मानुस होता है और ये इसकी बात मान जाता है और लिटरली रुक जाता है और साइड में वेट करता है रॉक ली के दवाई पीने का। और ली अपने निंजा टूल में से दवाई को बाहर निकालता है और उसमें से एक घूंट पीता है और ये पीने के बाद बोलता है मुझे दवाइयाँ पसंद नहीं, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है, लगता है मुझे इसे और पीना चाहिए। और ऐसा बोलकर ली पूरी की पूरी बोतल ही पी जाता है और ये होने के बाद फाइनली ली के दिमाग में नशा चढ़ जाता है और उसके हाथ और पैर इधर उधर हिले लग जाते हैं और ये नशे में चला जाता है। किमीमारू ये देखकर सोचता है इसे क्या हो गया, क्या ये इसकी कोई चाल है? और तभी ली नशे के मारे एक तरह का पोज लेता है और बोलता है कौन है बे तू? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ शाहरुख खान और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसा कि गाय सेंसे ने बोला था, शराब पीने के बाद रॉक ली के अंदर का ड्रंकन मास्टर जाग जाता है और इसके बाद पूरी फुल स्पीड से किमीमारू की तरफ आता है और इन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और इस बार रॉक ली की रफ्तार 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और किमीमारू को उसके हमलों को डॉज करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। और तभी वो रॉक ली से थोड़ी सी दूरी बनाता है और सोचता है जो दवाई अभी इसने पी, क्या उसके अंदर कुछ मिला हुआ था? इसकी रफ्तार और ताकत पहले से 4 गुना बढ़ चुकी है। अबे ओ मेरे पास आ, यहाँ से घूर घूर के क्या देख रहा है मुझे? क्या तूने पहले कभी मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा? आजा। और लिए सब बोलकर घास पर लेटकर सो जाता है और खराटे मारने लगता है। भाई फाइट के बीच में सो गया है बंदा, सही है भाई ली, सही है। किमीमारू सोचता है इससे क्या हो गया, लगता है मुझे इसके पास जाना चाहिए। किमीमारू रॉक ली के नजदीक पहुंचता है और उसे सोता हुआ देखकर उस पर एक हमला करने ही जा रहा होता है, पर तभी वो उसका तलवार पकड़कर बोलता है पकड़े गए, अप्रैल फूल। पर एक सेकंड, ये तो जुलाई चल रहा है। रॉक ली ऐसे बोलकर उसके सीने में बार बार पंचिस मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और अपना सीना फुलाकर गर्व से बोलता है गाई सेंसे, मैं आपका स्टूडेंट, मैंने ये कर दिखाया और मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और ऐसा बोलकर ली फिर से घास में लेटकर सो जाता है और खराटे मारने लगता है। भाई क्या ये बंदा यार, ली सही है यार। ये किमीमारू को समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हरकतें कर रहा है ये ली, ये पागल वागल है क्या? किमीमारू फिर से रॉक ली के पास आता है और ली दोबारा से खड़ा हो जाता है पर दोबारा से नीचे बैठकर सो जाता है। किमीमारू नीचे बोतल पड़ी होती है उसे सूंघकर देखता है और समझ जाता है कि ये शराब है, इसने शराब को पी लिया है। और किमीमारू सोचता है ये क्या, ये तो एक शराब की बोतल है, तो इसने शराब पी रखी है, अगर मैं इसे मारूंगा तो इसे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक और बार फाइट शुरू हो जाती है। किमीमारू लगातार अपनी तलवार से उस पर हमले करता है पर वो रॉक ली को छू तक नहीं पा रहा था। इसके बाद रॉक ली अपने मार्शल आर्ट स्टाइल से किमीमारू पर हमला करता है और एक काम करने लग जाता है। और तभी किमीमारू उस कर्स्ड साइन को अपने सीने में फैला देता है और अपने हाथों से 4 नुकीली हड्डियां निकालता है और ली को बोलता है लड़के तुम्हें होश में लाने का समय आ चुका है। ओए मैंने पी नहीं रखी है, मैंने नहीं पी है। और ऐसा बोलकर ली उस पर हमला करता है और तभी उसके पेट में से बहुत सारी नुकीली हड्डियां निकलती हैं और सीधा ली के गाल पर जाकर लगती हैं और ली घास में घसीटते हुए दूर जाकर गिरता है। ली के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ली वापस से होश में आ जाता है। रॉक ली किमीमारू को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। किमीमारू बोलता है तो आखिरकार तुम होश में आ ही गए, ये तुम्हें क्या हुआ? हाँ ये मेरी खासियत है, ये मेरा केकिगेनकाई है। इंसानों के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं पर मेरे अंदर 300 से भी ज्यादा हैं। अच्छा तो ये हड्डियां हैं और इन्हें तोड़ना मेरी खासियत है। रॉक ली उस पर फिर से हमला करता है और किमीमारू अपनी बॉडी के हर एक हिस्से से हड्डियां निकालकर रॉक ली को बहुत बुरी तरह से जख्मी करने लग जाता है और रॉक ली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शिकामारू अभी भी अपनी शैडो पोजेशन jutsu का यूज करके तायुया का गला दबाने की कोशिश करता है पर चाकरा कम होने की वजह से उसका शैडो धीरे धीरे छूटता जा रहा होता है। शिकामारू बहुत सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए और अब उसका jutsu पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तायुया आजाद हो जाती है। इस तरफ कीबा को बहुत गहरी चोट लगी होती है और ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और तभी ऊकोन उसके सामने पहुंच जाता है और अब रॉक ली, शिकामारू और कीबा की जान खतरे में है और इन तीनों के दुश्मन एक साथ इन पर हमला करते हैं। कीबा और शिकामारू साहसी निंजा की तरह अपनी मौत को कबूल कर लेते हैं और अपने मरने का इंतजार करने लगते हैं। किमीमारू अपनी हथेली से एक नुकीली हड्डी निकालता है और ली के चेहरे पर घुसाने ही वाला होता है पर तभी गारा यहाँ पर आ जाता है और रॉक ली को बचा लेता है अपनी सैंड का यूज करके और रॉक ली को अपने पास खींच लेता है। भाई सुधर गया ये गारा, क्या बात है। और इस तरफ ऊकोन जब कीबा को मार नहीं जा रहा होता है तभी एक पपेट बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और इस तरफ तायुया भी एक ताकतवर हवा के झोंके से उड़ जाती है। और गाइस बिल्कुल सही सोचा आपने, तेमारी, कानकुरो और गारा यहाँ पर आ चुके हैं इनकी हेल्प करने के लिए। शिकामारू, ली और कीबा की जान बचा लेते हैं और इस बार ये तीनों दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर यहाँ पर आए हैं। रॉक ली गारा को देखकर बोलता है क्या मैं होश में हूँ या अभी तक नशे में? और किमीमारू 10 छोटी छोटी हड्डियां अपनी उंगली से बाहर निकालता है और गारा की तरफ फेंकता है और गारा अपने सामने सैंड को एक शील्ड की तरह यूज करता है और उन हड्डी बुलेट्स को रोक लेता है। तभी गारा रॉक ली को बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम काफी कमजोर दिख रहे हो, जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम काफी ताकतवर और फुर्तीले थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ? हाँ तुम्हारी ही मेहरबानी है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा। गारा अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ पिछली बार जो हुआ उसके बाद हमने लीफ विलेज के सामने सरेंडर कर दिया और मैं यहाँ पर अपनी दोस्त की हेल्प करने आया हूँ। हाँ मेरा सबसे पहला दोस्त नारुतो उजुमाकी। और इस तरफ जहाँ पर कीबा मौजूद है, कानकुरो अपने पपेट से साकुन पर हमला करवाता है। इसके बाद कानकुरो
कानकुरो अपने चाकरा धागों के सहारे क्रो को ऊकोन के पास लेकर आता है और क्रो के हाथों से एक नुकीला हथियार निकालता है, पर ऊकोन उसे आसानी से डॉज कर लेता है। कानकुरो अपने पपेट को वापस अपने पास लेकर आता है। तभी कीबा उसे बोलता है, कानकुरो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथी कहाँ पर है? हाँ, वो सभी लोग तुम्हारे दोस्तों की हेल्प। और कानकुरो को बोलता है, ध्यान से, नहीं तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा। बताने से कुछ नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी साकुन देखता है कि जिस कानकुरो को उसने पकड़ रखा है वो असली है ही नहीं, बल्कि वो उसका दूसरा पपेट है। ये देखकर साकुन और ऊकोन दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। और तभी असली कानकुरो उस कपड़े के अंदर से बाहर निकलता है और उसके इस जुत्सु का नाम है पपेट सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद वो अपने चाकरा धागों के सहारे उस पपेट के 6 हाथों से ब्लेड्स निकालता है और साकुन को उन्हीं से दबोच लेता है। ये देखकर कीबा सोचता है, मुझे इन सैंड निंजा से नफरत है, पर एक दोस्त के रूप में ये कमाल के हैं। और उस पपेट से गले लगने के बाद साकुन की हालत बदतर हो जाती है और अब कानकुरो अपने पपेट से ऊकोन पर हमला करवाता है। और ये देखकर वो तेजी से साकुन के पास आता है और वापस अपने शरीर में मिला देता है। कानकुरो अपने दूसरे पपेट से उस पर सनबॉन्स और कुनहाइस को फेंकता है और ऊकोन उससे बचने के लिए बैक फ्लिप्स मारकर पीछे की तरफ जाता है। और तभी कानकुरो का वो दूसरा पपेट, उसका पेट खुल जाता है और दोनों भाई गलती से उसी के अंदर चले जाते हैं। और उनके जाते ही वो पेट पूरी तरह से लॉक हो जाता है और ये दोनों उस पपेट के अंदर फंस चुके हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, ओए बाहर निकाल हमें। माफ करना, लेकिन मेरा पपेट शो अभी तो शुरू हुआ है। और कानकुरो अपने पपेट का हाथ, पैर, सर सब कुछ अलग करके उसके हर एक बॉडी पार्ट में से नुकीले हथियार निकालता है और कानकुरो पूरी तेजी से उन नुकीले हथियारों को उन सारे होल्स के अंदर घुसा देता है। और ये करते ही साकुन और ऊकोन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यहीं पर इन दोनों की कहानी खत्म हो जाती है और ये दोनों मर जाते हैं। कानकुरो के इस पपेट शो को देखकर कीबा चौंक जाता है। इस तरफ तायुया जब एक जबरदस्त हवा का झोंका लगने से दूर जाकर गिरती है तो खुद को एक पेड़ के सहारे रोक लेती है। और तभी हम देखते हैं कि ये ताकतवर विंड स्टाइल हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सैंड निंजास की तीसरी मेंबर तेमारी होती है। उसे देखकर शिकामारू को थोड़ा सा अजीब लगता है और तेमारी से पूछता है, मैंने तो सुना था कि तुमने हमें धोखा दिया और उसके बाद तुमने सरेंडर भी कर दिया। हाँ शिकामारू, हमने अपनी मर्जी से तुम पर हमला नहीं किया था, हम बस लॉर्ड काज़ेकागे का आदेश मान रहे थे और हम अभी भी वो ही कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझ गया, इन्हें 5th होकागे ने हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो अब तुम पीछे रहो और इस लड़की को मुझे संभालने दो। तेमारी ये बोलकर अपने पंखे से एक ताकतवर विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके तायुया पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि तेमारी के एक ही वार से इस इलाके में मौजूद सभी के सभी पेड़ कट जाते हैं और तायुया के ऊपर वो पेड़ गिर जाते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ जख्मी होने के बावजूद भी रॉकली किमीमारू से फाइट करना चाहता है। ये देखकर गारा बोलता है, फिक्र मत करो, संभाल सकता हूँ मैं इसे। नहीं गारा, तुम पीछे हट जाओ, इसके साथ शुरुआत मैंने की थी। और ली ऐसा बोलकर उससे लड़ने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन गारा ऐसा नहीं होने देता। वो अपने सैंड से रॉकली को अपने पास लेकर आ जाता है और ली को बोलता है, तुम ताकतवर हो ये मैं जानता हूँ, पर ऐसी हालत में तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं ही इसे मारने वाला हूँ। गारा, तो फिर होशियार रहना, वो हड्डियाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेगिस्तान का गारा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उस शैडो क्लोन बनाने वाले लड़के को रोकना है जिसकी बात तुम कर रहे हो। वो मेरा दोस्त नारुतो है, मैं तुम्हें उस तक नहीं पहुंचने दे सकता। गारा अपनी सैंड से किमीमारू को कुचलने के लिए उसकी तरफ अपनी सैंड को भेजता है, पर किमीमारू भी बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है और उसकी सैंड को आसानी से डॉज करके उस पर उन हड्डी बुलेट्स को छोड़ता है। पर गारा की सैंड के सामने कुछ नहीं होती है इसकी बुलेट्स। इसके बाद गारा पूरी स्पीड के साथ किमीमारू पर हमला करता है, पर किमीमारू उसके अटैक्स को डॉज करके थोड़ा सा पीछे हट जाता है और गारा भी अपनी सैंड को शांत कर देता है। और किमीमारू बोलता है, रेगिस्तान का गारा, कितना घटिया नाम है तुम्हारा, तुम सैंड के बिना कुछ नहीं। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, पर जब तक मेरे साथ ये सैंड है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और गारा अपनी सैंड से उसके दोनों के दोनों पैरों को पकड़ लेता है। उसके बाद वो सैंड बैरियर जुत्सु का यूज करके उसे पूरी तरह से सैंड से ढक लेता है और गारा अपना पुराना वाला वो जुत्सु को यूज करता है और इस जुत्सु का नाम है सैंड कॉफिन। गारा सैंड कॉफिन जुत्सु से किमीमारू को दबोच लेता है, उसके पूरे शरीर को कुचल देता है। इस बंदे को देखकर मुझे उसकी याद आ गई, सासुके उचिहा। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी किमीमारू इसके अंदर अभी भी जिंदा होता है। और इसके बाद हम इस बंदे की बैक स्टोरी देखते हैं। किमीमारू एक बहुत ज्यादा एंशिएंट कबीले से बिलोंग करता है जिसका नाम है कागुया क्लैन। किमीमारू बहुत छोटी सी उम्र में ही जेल की दीवारों के अंदर रहता था। उसे समझ में नहीं आता कि ये आखिर यहाँ पर क्यों है। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और इसे थोड़ा सा खाना देकर यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद एक और बंदा यहाँ पर आता है और जेल के दरवाजों को खोलता है और किमीमारू उसे देखकर बोलता है, कौन हो तुम? वो सब छोड़, पहले बाहर निकल। किमीमारू बाहर आता है, तुझे यूज करने का समय आ चुका है, खुद को तैयार कर लो किमीमारू, हमारी क्लैन के खातिर अब तुम लड़ने वाले हो। दरअसल ये बंदा कागुया क्लैन का जनरल है और सारे कागुया क्लैन के निंजास भी अभी लैंड ऑफ वेव्स के हिडन मिस्ट विलेज पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। और जाने से पहले जनरल अपने आदमियों को बोलता है, आज रात हम इस विलेज को मिट्टी में मिला देंगे, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना औरत, ना बच्चे, ना बूढ़े। जी बिल्कुल मास्टर, हम सबको खत्म कर देंगे, हमारे साथ चलो किमीमारू। मैं समझा नहीं जनरल, मुझे क्या करना होगा? ज्यादा सोचो मत, हिडन मिस्ट विलेज में जाओ और वहाँ के हर एक नागरिक को मौत के घाट उतार दो जो भी तुम्हारे सामने आए। और ये सभी के सभी लोग उस विलेज पर कब्जा करने के लिए उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं और छोटा किमीमारू भी उनका पीछा करता है। और जब वो उस विलेज के थोड़ा करीब पहुंच जाता है तब वो देखता है कि दूर से एक आदमी और एक लड़का उस विलेज से बाहर जा रहे होते हैं। किमीमारू उन्हें रोक कर बोलता है, रुक जाओ, तुम हिडन मिस्ट विलेज के नागरिक हो ना? दरअसल ये दोनों जाबुजा और हाकू होते हैं जिसे कि हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। जाबुजा बोलता है, नहीं, हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं, मुझे माफ करना, आप जा सकते हैं, चलो हाकू। और ऐसा बोल के
किमीमारू हिडन मिस्ट विलेज की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद हिडन मिस्ट विलेज के निंजास और कागुया क्लैन के मेंबर्स के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। किमीमारू भी इस छोटी सी उम्र में ही जी जान से लड़ता है, लेकिन अंत में कागुयाज हार जाते हैं और इस हार के साथ कागुया क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय किमीमारू के और किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर उस वक्त पर ना किमीमारू के पास कोई खाना था, ना कोई घर और इधर उधर भटकने लगता है, ना कोई मकसद है और ना ही जीने की कोई इच्छा। और तभी इस घड़ी में ओरोचिमारू उसके सामने आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और इसी तरह से ओरोचिमारू ने किमीमारू को जीने के लिए एक नया पर्पस दिया था। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और किमीमारू अपने पर्पस के बारे में सोचता है उस सैंड में दबे हुए और अपने कर्स्ड साइन को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है और उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस सैंड के अंदर से अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलता है। उसे देखकर रॉकली और गारा दोनों हैरान हो जाते हैं। गारा ने उसके पूरे के पूरे शरीर को सैंड से कुचल दिया था, उसकी वजह से इसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। उस हमले की वजह से इस बंदे की हड्डियां तक दिखने लग जाती हैं। ये देखकर गारा बोलता है क्या ये कोई राक्षस है? नहीं, इस बार मैं इसे पक्का कुचल दूंगा। और गारा अपना सबसे खतरनाक और ताकतवर जुत्सु यूज करने लगता है जिसका नाम है सैंड सुनामी और सैंड की एक विशालकाय लहर किमीमारू की तरफ आती है। गारा की सैंड की कोई लिमिट ही नहीं है। किमीमारू उस सैंड की लहर से बचने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं, वो उस लहर के अंदर पूरी तरह से फंस जाता है। गारा का ये जुत्सु इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जंगल का ये पूरा का पूरा हिस्सा उसकी सैंड से कवर हो जाता है और यहाँ पर सैंड की नदियां बहने लगती हैं। और इसके बाद गारा जायंट सैंड कॉफिन जुत्सु का यूज करता है जिससे कि किमीमारू इस सैंड एरिया के अंदर जहाँ कहीं भी फंसा होगा उसका पूरा का पूरा शरीर गारा की जायंट सैंड कॉफिन के अंदर कुचलकर मर जाएगा। और इसके बाद रॉकली गारा को बोलता है तुमने कर दिखाया गारा, वो आखिर मर ही गया होगा। नहीं, वो अभी भी जिंदा है। क्या? पर ये तो नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि इतने खतरनाक हमले के बाद भी किमीमारू अभी तक नहीं मरा है और कुछ सोच रहा होता है। नहीं, मैं इस तरह से नहीं हार सकता। मेरा एक मकसद है जो किसी भी तरह से मुझे पूरा करना ही है, मेरे मास्टर ओरोचिमारू के खातिर। और किमीमारू अपने श्रापित निशान को सेकंड स्टेज पर लिखकर चला जाता है और इसके बाद गारा और रॉकली देखते हैं कि उनके सामने सैंड में से एक मोटी सी पूंछ बाहर निकलती है और फाइनली वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है और सेकंड स्टेज की वजह से वो बिल्कुल किसी डीमन की तरह दिखने लग जाता है और ये बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। भाई क्या ये? उसे इस रूप में देखकर गारा और रॉकली चौंक जाते हैं और किमीमारू बिना वक्त गवाए उन दोनों पर हमला करने के लिए पूरी तेजी से दौड़ कर आता है। अब इसके बाद किमीमारू उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गारा उसे रोकने के लिए अपने सैंड से उस पर हमला करता है पर किमीमारू उसके सारे के सारे अटैक्स से बचकर गारा के और करीब आ जाता है। गारा अपने सामने एक ताकतवर सैंड शील्ड को खड़ा करता है लेकिन किमीमारू उस ताकतवर शील्ड को तोड़कर गारा को एक जोरदार पंच मारता है। गारा उड़कर दूर जाकर गिरता है और तभी किमीमारू गारा को बोलता है तुम्हारा डिफेंस तो बहुत कमजोर निकला, मैं काफी निराश हुआ। और हम देखते हैं कि गारा ने अपने शरीर को सैंड से ढक लिया था, इसकी वजह से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आती है। और तभी अचानक से रॉकली उसके पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर किमीमारू अपनी टेल से एक जोरदार हमला करता है लेकिन गारा अपनी सैंड से उसे बचा लेता है। इसके बाद रॉकली सोचता है अगर गारा बीच में नहीं आता तो शायद मैं मर जाता, मेरा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, इस तरह से तो मैं गारा पर एक बोझ बन जाऊंगा। तुम दोबारा बीच में मत आना क्योंकि मैं गारा को पहले मारूंगा और इसके बाद तुम्हें। किमीमारू अपनी पीठ से एक लंबी सी स्पाइन की हड्डी बाहर निकालता है और ये देखकर रॉकली और गारा को बहुत अजीब लगता है और एक चाबुक की तरह किमीमारू उस हड्डी से गारा को पकड़ता है पर उसकी सैंड पहले से ही उसे ढक लेती है। किमीमारू अपने लेफ्ट हैंड से एक नुकीली हड्डी निकालता है और उसे एक सख्त हथियार की तरह बना देता है। गारा, ये मेरी सबसे ताकतवर हड्डी है, ये तुम्हारे डिफेंस को तोड़ कर रख देगी। और तभी किमीमारू के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है और सोचता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। एक ताकतवर शील्ड अपने सामने खड़ा करता है जिसका नाम है शुकाकू शील्ड। किमीमारू पूरी ताकत लगाकर अपने इस हथियार को उस शील्ड के अंदर घुसा देता है और उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है पर गारा का शील्ड उसकी सख्त हड्डी से ज्यादा मजबूत होता है और उसकी हड्डी टूटकर बिखर जाती है। किमीमारू ये देखकर सोचता है मैंने इसे कम समझा, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब बताओ, इस बार मैंने तुम्हें निराश किया लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारा जुत्सु बहुत अलग है, यही कागुया की खासियत है। तो तुम कागुया कबीले से हो, जितना मुझे पता है तुम्हारा कबीला पूरा मिट चुका है और तुम अपने खानदान के आखिरी हो और तुम्हारे मरने के बाद वो पूरा का पूरा मिट जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, मेरा पूरा शरीर कमजोर हो चुका है, शायद मैं ज्यादा समय तक जिंदा ना रह पाऊँ, लेकिन तुम्हें मारने के लिए उतना समय भी काफी रहेगा क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं समझा नहीं, तुम अकेले नहीं हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब? मेरा अस्तित्व लॉर्ड ओरोचिमारू के इरादों में बसा हुआ है। ओरोचिमारू, हाँ, उसने तुम्हारा बढ़िया ब्रेन वॉश किया है, तुम बस इस्तेमाल हुए हो और कुछ नहीं। गारा एक जुत्सु करता है और किमीमारू जहाँ पर खड़ा होता है यहाँ पर सैंड की एक दलदल जैसी बन जाती है और किमीमारू इसके अंदर धंसता चला जा रहा है। वो इस दलदल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है पर वो जितना ज्यादा अपने शरीर को हिलाता है वो और भी ज्यादा अंदर धंसता चला जा रहा था और किमीमारू इस सैंड के 200 मीटर नीचे पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि किमीमारू अभी भी जिंदा होता है और गारा की उन बातों को सोचकर बोलता है तुम गलत हो गारा, लॉर्ड ओरोचिमारू ने मुझे जीने की वजह दी है और ये तुम कभी भी नहीं समझ सकते। इसके बाद जमीन के अंदर से बहुत सारी नुकीली हड्डियां बाहर निकलती हैं। ये हड्डियां इतनी तेजी से उगती हैं कि रॉकली को लगता है कि वो और गारा नहीं बच पाएंगे पर गारा अपनी सैंड की हेल्प से खुद को और रॉकली को बचा लेता है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं गारा,
मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। किमिमारू एक नुकीली हड्डी से बाहर निकलता है और गारा पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी उसी वक्त उसके मुंह से खून निकलता है और इस बार फाइनली उसकी जान चली जाती है और ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। गारा और रॉक ली एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और इस तरफ हम देखते हैं कि नारुतो अभी भी सास्के का पीछा कर रहा होता है और फाइनली उसका पीछा करते करते वो लैंड ऑफ फायर के बाहर चला जाता है। इसके बाद वो देखता है कि सास्के एक गुफा के अंदर जा रहा होता है। नारुतो भी उसी गुफा के अंदर चला जाता है। नारुतो चिल्लाकर बोलता है, सास्के इस तरह भागो मत, तुम क्या करने की सोच रहे हो? हाँ, क्या है तुम्हारे मन में? नारुतो को तभी सास्के के हंसने की आवाज सुनाई देती है और तभी नारुतो का बीता हुआ पल उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जब कैसे एक समय पर विलेज के सभी लोग नारुतो से नफरत करते थे उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स होने की वजह से। और इसके बाद नेजी उसके सामने आता है और अभी नारुतो जहाँ पर जा रहा है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सास्के और नारुतो की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। नारुतो सास्के को रोकने के लिए पूरी तेजी से भागकर उस गुफा को पार करके उसी जगह पर पहुंच जाता है और सास्के उसके ठीक आगे भाग रहा होता है। नारुतो उसे पुकारता है, ओए सास्के, और आखिरकार सास्के रुक जाता है और इस वक्त नारुतो और सास्के जिस जगह पर हैं, इस जगह का नाम होता है द फाइनल वैली और ये स्टैचूज मदारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू के हैं और अब इस वैली का नाम द वैली ऑफ डेथ रखा जा चुका है। बहुत समय पहले लैंड ऑफ फायर के अंदर हिडन लीफ विलेज को बनाने वाले दो महान निंजास जिनका नाम है हाशिरामा सेंजू और मदारा उचिहा, जो कि मेरा फेवरेट है, उन दोनों के बीच यहाँ पर एक युद्ध हुआ था और इनके इस फाइट की वजह से हिडन लीफ विलेज का भविष्य तय होना था और इस युद्ध में हाशिरामा सेंजू ने मदारा उचिहा को मार डाला था और इसके बाद हाशिरामा सेंजू हिडन लीफ विलेज के फर्स्ट होकागे बन गए थे और स्टैचू इन दोनों की ही होती है। हाशिरामा सेंजू के स्टैचू के ऊपर नारुतो खड़ा होता है और मदारा उचिहा के स्टैचू के ऊपर सास्के उचिहा खड़ा होता है। नारुतो सास्के को पुकारता है, ओए सास्के रुक जा, और इस बार सास्के सच में रुक जाता है और नारुतो की तरफ पलटकर देखता है और सास्के का चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा होता है और उसका चेहरा देखकर नारुतो पूरी तरह से चौंक जाता है। सास्के उसे बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो नारुतो, पक्का तुम्हें साकुरा ने भेजा होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे अकेला छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कहा ना, चले जाओ यहाँ से। नारुतो कुछ फ्लैशबैक्स को देखता है जब अकेडमी में इरुका सेंसे ने कैसे साकुरा, सास्के और नारुतो को एक टीम में रखा था और जब सास्के ने नारुतो को लंच ऑफर किया था पनिशमेंट मिलने के बावजूद भी, और जब नारुतो जख्मी हो गया था तब किस तरह से सास्के ने हाको के सारे हमलों को अपने ऊपर ले लिया था और नारुतो की जान बचा ली थी। इन सभी चीजों को याद कर नारुतो बहुत उदास हो जाता है और सास्के को बोलता है, आखिर ऐसा क्या हुआ सास्के जो तुम ऐसे बन गए हो, बताओ मुझे। मैं जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या मतलब नारुतो, मैं अपने चुने हुए रास्ते पर चलूंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकते। लूजर, क्या कहा तुमने? आज इसी वक्त से मेरा लीफ विलेज से कोई भी नाता नहीं है। नारुतो ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है और दुखी मन से बोलता है, चोजी, नेजी, शिकमारू, कीबा, रॉकली, उन सभी ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया और वो भी किसके लिए? तुम्हें बचाने के लिए सास्के। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का। और ये बोलकर सास्के यहाँ से जाने लगता है और तभी नारुतो को शिकमारू की एक बात याद आती है जो उसने मिशन शुरू होने से पहले बोली थी। हाँ, तो मिशन शुरू होने से पहले मैं तुम सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। सास्के के साथ मेरा कोई करीबी रिश्ता नहीं है, बल्कि मुझे तो वो पसंद भी नहीं है, पर सास्के एक लीफ निंजा है हमारी तरह, वो हमारा ही एक साथी है और उसकी हेल्प करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा तरीका है, हमारे विलेज का तरीका है। तुम सभी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मेरी बारी है। और तभी पीछे से नारुतो कूदकर सास्के पर हमला कर देता है और उसे जोरदार पंचेस मारता है, जिससे कि सास्के के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और तभी नारुतो एकदम गुस्से से बोलता है, सास्के, क्या तुम्हारे साथियों की जिंदगी कुछ भी नहीं? अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा तो मैं कभी भी ताकतवर नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मैं ओरोचिमारू के पास जा रहा हूँ। नारुतो, साले, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर, तुम्हें पता भी है ओरोचिमारू ने हमारे विलेज के ऊपर हमला किया था और उसने हमारे थर्ड होकागे की जान ली है और तुझे लगता है वो तुझे फ्री में ताकत देगा? वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को चाहता है। मुझे किसी की परवाह नहीं नारुतो, मेरा मकसद ही मेरे लिए सब कुछ है। तो नहीं मानेगा तो ठीक है, मैं जबरदस्ती तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, समझ गए तुम? अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। सास्के की बोलने के बाद वो नारुतो को अपने एक ही हाथ से ऊपर उठा देता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच इतना जबरदस्त था कि नारुतो के मुंह से खून निकलकर वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। सास्के की फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वो ओरोचिमारू के निशान को बिना किसी दर्द के आसानी से यूज कर सकता है। सास्के अपनी इस पावर को देखकर बोलता है, ये क्या, अचानक से इतनी ताकत, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बढ़िया निकला। और दूसरी तरफ पानी के अंदर नारुतो को यकीन नहीं हो रहा होता कि सास्के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके बाद नारुतो पानी से बाहर आता है और सास्के पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है फिर से, पर सास्के भी उसके हमला करने से पहले ही उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। नारुतो दोबारा से पानी में जाकर गिरता है और सास्के उसे बोलता है, मैंने अपना रास्ता चूज कर लिया है नारुतो, मुझे किसी भी हालत में और ताकत चाहिए जिससे कि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। सास्के कुछ शूरिकेन्स को नारुतो के ऊपर फेंकता है और नारुतो को एक पत्थर से बांध देता है और नारुतो सास्के को बोलता है, सास्के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अलविदा लूजर। सास्के अपनी पूरी ताकत का यूज करके अपना फायर बॉल जुत्सु यूज करता है, फायर स्टाइल फायर बॉल जुत्सु, और ये आग इन तारों के जरिए सीधा नारुतो की तरफ जाती है और उसे जला देती है। पर नारुतो पर इस हमले का कोई भी असर नहीं होता है। नारुतो उस आग के अंदर से तेजी से बाहर निकलता है और सास्के को एक जोरदार पंच मार देता है और बस मारता ही जाता है। वो सास्के को इतनी बार पंचेस मारता है कि नारुतो
नारुतो खुद थक जाता है। सास्के नारुतो के एक पंच को रोककर उसे नीचे धकेल देता है और नारुतो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। सास्के भी नीचे आ जाता है और बोलता है, नारुतो क्या अब तुम्हें समझ में आया मुझे क्या चाहिए? नफरत और ताकत, तभी मैं अपने भाई से आगे निकल पाऊंगा। और इसके बाद हम सास्के और इताची की बैक स्टोरी को देखते हैं। इताची सिर्फ 12 साल की उम्र में एक जूनिन बन चुका था और हिडन लीफ विलेज के अंबू ब्लैक ऑप्स जो कि एलीट निंजास का एक ग्रुप है उनमें शामिल होकर उनका कैप्टन तक बन गया था। इतनी छोटी सी उम्र में ही एक दिन एक जंगल के अंदर सास्के और इताची ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि इताची कुछ शूरिकेन्स को फेंकता है और वो बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगती हैं, एकदम एक्यूरेट तरीके से। ये देखकर सास्के इंप्रेस हो जाता है और वो भी ये करने लगता है। इताची सास्के को पास बुलाता है और इताची बहुत प्यार से उसके माथे के ऊपर टैप करके बोलता है, माफ करना सास्के, लेकिन फिर कभी। भैया आप मुझे हमेशा ऐसे ही बोलते हो, इस बार मुझे ध्यान से देखो। सास्के उस कुन्हाई को निशाने पर लगाने की कोशिश करता है पर सास्के गिर जाता है और उसको मोच आ जाती है। इताची सास्के को अपने कंधे पर बिठाकर घर की तरफ चलने लगता है और रास्ते में चलते चलते सास्के एक बड़ा सा हेडक्वार्टर देखता है जिसके ऊपर उचिहा क्लैन का सिंबल लगा होता है और इताची बताता है कि ये लीफ विलेज का हेडक्वार्टर है और इसके पूर्वजों ने इसकी स्थापना की थी और इसके फादर इस पुलिस हेडक्वार्टर के कैप्टन भी है। और ऐसे ही बात करते करते ये लोग अपने गाँव में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी के सभी उचिहा क्लैन के मेंबर्स शांति से रहते थे। अब आगे जाकर ये देखते हैं कि रास्ते में इनके फादर फुकागु उचिहा खड़े हैं और बोलते हैं, इताची जल्दी घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद फुकागु इताची को एक कमरे के अंदर बिठाकर बोलते हैं, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मैंने तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी तारीफ सुनी। वो बोल रहे थे कि तुम एक भरोसेमंद अंबू ब्लैक ऑप बन चुके हो और तुम्हारी तरक्की को देखकर मैंने एक फैसला लिया है, कल से तुम उचिहा पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने वाले हो। समझ गए तुम? माफ कीजिए पापा, लेकिन मैं हेडक्वार्टर नहीं जा सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल सास्के की एंट्रेंस सेरेमनी है और हम उसे मिस नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं कल सास्के को लेकर एकेडमी जाऊंगा, लेकिन कल तुम्हें हेडक्वार्टर्स जाना ही होगा। दरअसल एकेडमी के अंदर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है और उन बच्चों में सास्के भी होता है और जैसा कि फुकागु उचिहा ने कहा था, वो सास्के की एंट्रेंस सेरेमनी में दाखिल होते हैं। फुकागु सास्के के कुछ टीचर्स से मिलता है और सास्के को इताची की तरह बनने के लिए फोर्स किया जाता था। सास्के अपनी पूरी मेहनत करता है ताकि अपने बड़े भाई से आगे निकल सके। सास्के अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फुकागु को सास्के पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो इताची जितना ताकतवर बन सकता है कभी। एक दिन सास्के गार्डन के अंदर बैठकर अपने फादर को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा होता है और तभी इताची यहाँ पर आता है और बोलता है, मुझे माफ करना सास्के, मेरी वजह से तुम पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, लगता है तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। कोई बात नहीं, तुम मुझसे नफरत करो या ना करो, तुम हमेशा मेरे प्यारे छोटे भाई ही रहोगे। और तभी उनके घर के दरवाजे के पास एक आवाज आती है, इताची उचिहा क्या तुम घर पर हो? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोगों को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? कल 2 लोग असेंबली मीटिंग में नहीं आए थे, उसमें से एक थे तुम और दूसरा था सिसुई। जरा बताओगे कि तुम कल क्यों नहीं आए? हाँ, कल मैं एक मिशन पर गया था, इसलिए मैं मिशन पर नहीं आ पाया। तो ठीक है, क्या तुम्हें पता है सिसुई उचिहा ने कल रात को नदी में डूबकर अपनी जान दे दी है और जहाँ तक हम जानते हैं कि सिसुई तुम्हारा करीबी दोस्त है ना इताची? ये तो बहुत ही दुख की बात है। खैर, उसकी आत्महत्या की जांच जारी है। जांच इसलिए क्योंकि हमें शक है कि किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि सिसुई कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। हाँ मैं समझ गया। तो ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारी नजर तुम पर ही है इताची। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो हमें पता लग ही जाएगा। ये सुनकर इताची का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है, तुम लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें लगता है कि मैंने ही सिसुई को मारा है? हाँ लड़के, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही लगता है। और ये बोलने के बाद इताची 5 सेकंड के अंदर अंदर ही उन्हें पीट कर नीचे जमीन पर गिरा देता है। सास्के ये सभी कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है और अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर चौंक जाता है। और तभी सास्के के फादर यहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है इताची? ये सब बर्ताव मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उनके इतना बोलते ही इताची अपनी कुन्हाई को दीवार के ऊपर फेंकता है जहाँ पर उचिहा सिंबल होता है और बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। मुझे इस घटिया कबीले से कोई और उम्मीद नहीं है। एक दिन मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इताची, अगर तुमने एक और शब्द कहा उचिहा क्लैन के खिलाफ तो तुम सलाखों के पीछे होगे। अच्छा, तो आजमा के देख लो एक बार। तुमने हद को पार कर दिया है इताची। कैप्टन, इसे गिरफ्तार करने के लिए हमें ऑर्डर्स दीजिए प्लीज। सास्के ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता और बुरी तरह से डर जाता है। और तभी सास्के चिल्लाकर बोलता है, भैया ऐसा मत कीजिए। और सास्के के इतना बोलते ही इताची अपने घुटने के बल बैठकर माफी मांग लेता है। मैं अपने कहे गए शब्दों के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज, मैंने सिसुई को नहीं मारा है। और इताची के इतना बोलने के बाद ना चाहते हुए भी फुकागु और उसके पुलिस के मेंबर्स उसे माफ कर देते हैं और फुकागु अपने घर के अंदर चला जाता है। और तभी इताची शारिंगन को एक्टिव करके सास्के को गुस्से से देखता है और सास्के एक अजीब चीज को नोटिस करता है और देखता है कि उसके भाई का शारिंगन बदल कर कुछ ऐसा बन जाता है, मांगे कि शारिंगन। और देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सास्के सोते हुए सोचता है कि जिस शारिंगन आंखों को उसने आज देखा था वो दरअसल है क्या। और उस इंसिडेंट के बाद इताची और फुकागु के बीच में एक दरार आ जाती है और इसके बाद फुकागु सास्के को ट्रेनिंग करने के लिए बाहर लेकर जाता है और पहली बार उसे अपना फायरबॉल जुत्सु सिखाता है और बोलता है, यह हमारे क्लैन का एक फंडामेंटल जुत्सु है, इसे करने से पहले तुम्हें एक हैंड साइन बनाना होता है, फिर अपने चाकरा को अपने सीने के अंदर इकट्ठा करो और फोकस करके अपने गले में ताकत से
उसे बाहर निकालो, समझ गए सास्के? जी पापा। तो ठीक है, कोशिश करो। सास्के ठीक ऐसा ही करता है, पर पहली बार में वो सिर्फ एक छोटा सा फायर बॉल ही बाहर निकाल पाता है। और ये देखकर फुकाकू बोलता है, हाँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम इताची के जैसा निकालोगे। खैर छोड़ो, अभी इसके लिए तुम तैयार नहीं हो। और ऐसा बोलकर फुकाकू यहाँ से चला जाता है और सास्के फायर बॉल जुत्सु में माहिर होने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी दिन रात ट्रेनिंग में लग जाता है। लगातार इसकी प्रैक्टिस करता है, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो। और कुछ दिनों के बाद सास्के अपने पिता के पास आकर बोलता है, पापा मेरे साथ आइए। नहीं, मुझे अभी काम है। पापा प्लीज एक बार मेरे साथ तो आइए प्लीज। सास्के फुकाकू को लेकर उसी नदी में पहुंच जाता है और इसके बाद हैंड साइंस बनाकर फायर स्टाइल फायर बॉल जुत्सु। और आखिरकार इतनी कड़ी मेहनत के बाद सास्के एक बड़ा सा फायर बॉल बाहर निकाल देता है। और उसे देखकर वो सास्के को बोलते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत बढ़िया किया। बस इसी तरह से कड़ी मेहनत करते रहो और अपने खुद के रास्ते पर चलो। और ऐसा बोलकर फुकाकू यहाँ से चला जाता है। उनके मुंह से तारीफ सुनकर सास्के को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अब अगले दिन एकेडमी जाने से पहले सास्के और उसके फादर लंच करते हैं और तभी सास्के उस नए शारिंगान के बारे में जानने के लिए अपने पापा से पूछता है, पापा कि शारिंगान अलग अलग तरह के होते हैं? अच्छा सास्के, तो तुम शारिंगान के बारे में बात कर रहे हो, पर उसके लिए तुम अभी काफी छोटे हो। पर पापा एक दिन मुझे शारिंगान को हासिल करना ही होगा, आखिरकार मैं आपका बेटा जो हूँ। तो ठीक है, सुनो फिर, जब भी किसी उच्चीहा का शारिंगान विकसित होता है तो वो दिखने में बिल्कुल अलग तरह का होता है। उसे मांगेक्यू शारिंगान बोलते हैं और उसे हासिल करने वाले उच्चीहास बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। बहुत समय पहले हमारे कबीले के लीडर मादरा उच्चीहा वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने मांगेक्यू शारिंगान को अपनी आंखों में पहली बार एक्टिवेट किया था। मादरा उच्चीहा? हाँ, मादरा उच्चीहा। और ऐसा कहा जाता है कि उस ताकत को पाने के लिए एक बहुत खास शर्त पूरी करनी होती है। और इसके बाद सास्के ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अपना लंच लेकर निंजा एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। और आज वो ही दिन है जब इताची उचिहा अपने कबीले के सदा है, जैसा कि हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। और इसके बाद इताची उसे बोलता है, सास्के चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं एक ताकतवर ओपोनेंट को चाहता हूँ जो कि मेरी खासियत को परख सके। तुम्हारे अंदर वो बात है सास्के, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपने अंदर हद से ज्यादा नफरत को पैदा करो। और सबसे ज्यादा जरूरी, तुम्हें मेरी तरह मांगेक्यू शारिंगान को हासिल करना होता है। कि उन लोगों ने जो कहा वो सही था, शिसुई की जान इताची उचिहा ने ही ली है, इसीलिए इसके पास मांगेक्यू शारिंगान आ चुकी है। लेकिन फिर भी सास्के बोलता है, ये सब झूठ है, तुमने शिसुई को नहीं मारा है ना बड़े भैया? मैंने ही उसे मारा है सास्के, तभी तो मुझे ताकत मिली है। सास्के अगर तुमने मांगेक्यू शारिंगान को हासिल कर लिया तो मुझे मिलाकर तुम तीसरे उचिहा बन जाओगे जिसने इस ताकत को हासिल की है। और उसी जगह पर जहाँ पर इताची ने अपने माँ बाप को मारा था, सास्के इस घटना के बाद सास्के पूरी तरह से बदल जाता है। सास्के निंजा एकेडमी के अंदर अपनी क्लासेस अटेंड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी होता है। क्लास खत्म होने के बाद सास्के एक नदी के किनारे बैठता है जहाँ पर उसने वो फायरबॉल जुत्सु सीखा था। सास्के पानी के अंदर एक पत्थर को फेंकता है और तभी उसे इताची की परछाई नजर आती है उसमें। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सोचता है, इताची मैं अपने अंदर नफरत को हद से ज्यादा बढ़ा की वजह से उसके अंदर से मौत का डर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है और इस नदी में छलांग मारकर जितना गहरा हो सके उतना गहरा जाता है। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और नारुतो को यकीन नहीं आ रहा होता कि सास्के सच में उसे मारना चाहता है और बोलता है, सास्के हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्या वो तुम सब कुछ भूल गए? क्या तुम्हारा मतलब है कि हमने टीम 7 में रहकर जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? नहीं नारुतो, वो सब कुछ बेकार था, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और ऐसा बोलकर सास्के लड़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना नारुतो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें मारना मेरे लिए सबसे जरूरी है मांगेक्यू शारिंगान को पाने के लिए। और इसके बाद ये दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे को एक जोरदार पंच मारते हैं, पर दोनों एक साथ अपने हमले को रोक लेते हैं। सास्के नारुतो को बोलता है, सच बताओ नारुतो, तुम्हें सच में इसी पल का इंतजार था ना? ककाशी और साकुरा दोनों यहाँ पर नहीं है, अब हमें पिछली बार की तरह कोई नहीं रोक सकता। सास्के ये बोलकर नारुतो को एक जोरदार लात मारता है, लेकिन नारुतो पानी के अंदर गिरकर खुद को संभाल लेता है और जब ऊपर देखता है तो सास्के एक पत्थर के ऊपर खड़ा होता है और अपने हाथ में चिडोरी को लेकर आता है। और नारुतो बोलता है, ठीक है सास्के, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो का वो क्लोन उसके दाएं हाथ में चाकरा को इकट्ठा करके रासेंगन बनाता है और सास्के भी पूरी तेजी से दौड़ कर आता है नारुतो को मारने के लिए। नारुतो अपने क्लोन को ही घुमाकर सास्के की तरफ फेंकता है और इसके बाद इन दोनों का ताकतवर जुत्सु एक दूसरे से जोर से टकराता है। पिछली बार सास्के का चिडोरी बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन इस बार सास्के का चिडोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, पर इन दोनों का हमला ताकतवर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों पानी के अंदर डूब जाते हैं। सास्के पानी से बाहर निकलता है और इसके बाद नारुतो भी। नारुतो को यकीन नहीं आ रहा होता कि सास्के सच में उसे जान से मारना चाहता है। सास्के सोचता है, ये लूजर, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी लेकिन फिर भी उसका ये जुत्सु मेरी चिडोरी को टक्कर दे गया। अगर ऐसा है तो लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। सास्के उस कर्स्ड साइन को बिना किसी दर्द के अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है और नारुतो को बोलता है, क्या तुम वो कहावत जानते हो नारुतो? दो ताकतवर निंजास एक दूसरे की मन की बातों को पढ़ लेते हैं बिना कोई शब्द कहे, दो दो हाथ करके। अगर तुम ये कर सकते हो तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? और सास्के एक हैंड साइन बनाकर फायर स्टाइल फिनिक्स फायर जुत्सु यूज करता है और इस जुत्सु से बहुत सारे छोटे छोटे फायर बॉल्स नारुतो की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर नारुतो इसे डॉज कर लेता है और तभी सास्के उसके पास आता है और एक जोरदार मुक्का मारता है उसके
चेहरे पर। और अब नारुतो सास्के के सामने कुछ नहीं होता और इसका फायदा उठाकर सास्के नारुतो को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। पर ऐसे सिचुएशन में भी नारुतो सास्के के लिए सोचता है, सास्के मैं जानता था तुम पहले से बहुत अकेले हो, मेरी तरह कोई दूसरा भी है जो कि अकेला है। मुझे थोड़ी राहत मिली, मैं तुम तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं एक बात से निराश था, तुम हमेशा हर चीज में मुझसे बेहतर थे। सभी लोग तुम्हारी तारीफें करते थे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे सब लोग लूजर मानते थे और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें अपने राइवल के रूप में देखना शुरू किया। तुमसे हारना मुझे मंजूर नहीं था और टीम 7 बनने के बाद भी तुम मेरे लिए एक राइवल ही थे। मुझे तुमसे हमेशा जलन होती थी। पर सास्के, क्या तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन जब उस दिन तुमने मुझे वो बात कही, तुम्हारे साथ लड़ने की सबसे ज्यादा मेरी इच्छा है नारुतो, उस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। वो पहली बार था जब तुमने ऐसा कहा, जब तुमने मुझे अपनी बराबरी का समझा। सास्के, हम दोनों को एक दूसरे के मन की बात जानने के लिए दो हाथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें ओरोचिमारू के हाथों में जाता हुआ नहीं देख सकता सास्के। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। सास्के नारुतो को अपने एक हाथ से उठाता है और दूसरे हाथ में चिडोरी को पकड़ता है और तभी उसी वक्त आखिरकार नारुतो की बॉडी में से 9 टेल फॉक्स का चाकरा बाहर निकलना शुरू कर देता है और उसके दांत और नाखून बड़े होने लगते हैं। सास्के को ये देखकर बहुत अजीब लगता है, पर बोलता है, नहीं नारुतो, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, और अपनी चिडोरी को बहुत जोर से नारुतो के सीने के अंदर घुसाकर अपने हाथ को उसके शरीर के आर पार कर देता है और बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। सास्के को लगता है कि नारुतो मर गया और अपने कर्स्ड साइन को वापस अंदर भेज देता है और अपने हाथ को बाहर निकालता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो कि सास्के ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। नारुतो के अंदर से भारी मात्रा में चाकरा निकलता है और उसके हाथ को इतने जोर से पकड़ता है कि सास्के की हड्डियां चटक जाती हैं। सास्के बहुत मुश्किल से अपने हाथ को छुड़ाता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि नारुतो के अंदर से बहुत ज्यादा चाकरा निकल रहा होता है और नारुतो के चेस्ट के अंदर जो होल हो गया था वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है कुछ सेकंड्स में ही। और तभी नारुतो सास्के को बहुत गुस्से से देखता है और बोलता है, सास्के, मैं तुम्हें ओरोचिमारू के पास नहीं जाने दूंगा। अब मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़कर तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, पर एक बात याद रखियो, तुम कहीं नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ ककाशी सेंसेई एक मिशन कंप्लीट करके होकागे ऑफिस आता है रिपोर्ट देने के लिए और लेडी होकागे ककाशी को सब कुछ बताती है कि सास्के अपनी मर्जी से ओरोचिमारू के पास चला गया है और 5 गेनिन्स जिसमें नारुतो भी है वो सास्के को वापस लाने के लिए गए हुए हैं। ककाशी सेंसेई ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या कहा आपने? आपका मतलब है सास्के चला गया? और ककाशी ये सुनकर यहाँ से चला जाता है और सोचता है, यकीन करना मुश्किल है सास्के, तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम ऐसा करोगे? इसके बाद ककाशी विलेज के मेन गेट पर पहुंचता है और हैंड साइन बनाकर समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और 8 अलग अलग तरह के डॉग्स यहाँ पर समन हो जाते हैं जिसमें पाकुन भी होता है। तो तुम सभी का काम है नारुतो और सास्के को ढूंढना, पूरे जंगल में फैल जाओ। तो ठीक है, अब जाओ। और सभी के सभी डॉग्स जंगल में फैल जाते हैं और ककाशी सेंसेई भी यहाँ से चला जाता है। इस तरफ नारुतो और सास्के एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उसके बाद नारुतो किसी जानवर की तरह दहाड़ता है। सास्के जब पानी से बाहर आता है तो नारुतो पूरी जोरदार से एक लात मारता है उसके चेहरे पर। सास्के एक बड़ा सा फायर बॉल नारुतो की तरफ फेंकता है पर नारुतो पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। नारुतो सास्के पर सीधा कूद कर उसे दोबारा से पानी के अंदर भेज देता है और नारुतो थोड़ा शांत होकर सास्के को बोलता है, बहुत हो गया सास्के, अपनी आंखें खोलो और चलो मेरे साथ। तुम कभी समझ नहीं पाओगे नारुतो, शुरुआत से तुम्हारे पास कोई परिवार नहीं था, तुम हमेशा से अकेले थे, लेकिन मेरे पास एक परिवार था और अब उन सभी को खोने पर मुझे कैसा महसूस हो रहा है तुम नहीं जानते, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सास्के नारुतो को लेकर पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन ये दोनों एक लकड़ी के ऊपर बैलेंस मेंटेन करके खड़े हो जाते हैं और नारुतो बोलता है, हाँ सास्के, तुमने सही कहा, माता पिता को खोने के बाद कैसा महसूस होता है ये मैं कभी समझ नहीं पाया, पर क्या तुम जानते हो सास्के, मेरे लिए तुम किसी भाई से कम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ओरोचिमारू के पास जाने नहीं दे सकता। और जब सास्के नारुतो से ये सारी बातें सुनता है तो वो अपना हेडबैंड पहन लेता है। माफ करना नारुतो, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता और मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम भी ताकतवर हो, लेकिन अभी तक तुम मेरे माथे पर एक खरोंच तक नहीं मार सकते। और इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के का अधूरा शारिंगान कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ककाशी और इताची के जैसा नारुतो पर। तभी सास्के देखता है कि नारुतो जो कि इस वक्त पानी के अंदर मुर्दों की तरह पड़ा है उसके अंदर से एक और बार लाल चाकरा बाहर निकलता है। ये देखकर सास्के हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर ये है क्या? और इस बार नारुतो के अंदर से चाकरा नहीं बल्कि प्योर ऑरा निकल रहा होता है और सास्के डर के मारे नारुतो से बहुत दूर भागने लगता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। और तभी वो देखता है कि नारुतो का वो हाथ किसी समुद्र की लहर जितना बड़ा बन चुका है और सास्के की तरफ बढ़ता है। सास्के अपनी जान बचाकर वहाँ से दूर भागने लगता है। सास्के अपने कर्स्ड साइन को अपनी पूरी बॉडी पर फैला दे। सास्के के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें और उसका चेहरा बदल जाता है। नारुतो ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और सास्के बोलता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम खास हो, लेकिन तुम उतने भी खास नहीं जितना मैं हूँ नारुतो, तुम उतने खास नहीं रहोगे जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नारुतो सास्के पर हमला करके उसे स्टैचू के पास ले आता है और देखता है कि सास्के के पेट से एक अजीब सा हथियार बाहर निकलता है। ये एक अजीब सा पंख होता है और ये पंख नारुतो पर जोर से वार करता है और नारुतो उस दूसरे स्टैचू के पैर से जाकर टकराता है और नारुतो देखता है कि सास्के की पीठ पर 2 विशालकाय पंख आ चुके हैं। नारुतो ये देखकर बोलता है, सास्के तुम एक राक्षस बन चुके हो, जरा इस जगह को ध्यान से देखो नारुतो। जानते हो इस जगह का नाम क्या है? फाइनल वैली। ये जगह हमारी लड़ाई के लिए एकदम परफेक्ट है और अब इस फाइट को खत्म करने का समय आ चुका है नारुतो। सास्के हैंड साइंस बनाकर
जाकर अपने लेफ्ट हैंड में चिडोरी को लेकर आता है और ये चिडोरी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और उसे देखकर नारुतो भी अपने 9 टेल चक्र का यूज करके एक रासेंगन बनाता है और नारुतो और सास्के अपने ताकतवर jutsu से हमला करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर से इनका jutsu आपस में टकराता है और इसके बाद एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। पर इसी बीच सास्के अपने दूसरे हाथ को नारुतो के सीने के अंदर घुसा देता है और नारुतो भी अपने दूसरे हैंड से सास्के के हेडबैंड के ऊपर एक स्क्रैच लगा देता है और इस बड़े धमाके के बाद हम देखते हैं कि नारुतो बेहोश हो चुका है और सास्के ठीक उसके पास खड़ा है और नारुतो इस फाइट को हार चुका है। सास्के अगर चाहे तो नारुतो को जान से मार सकता है और मांगेक्यो शारिंगन को हासिल कर सकता है, पर वो ऐसा करने के बजाय नारुतो की जिंदगी बख्श देता है और अपने हेडबैंड को रखकर यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। और सास्के सोचता है कि वो मांगेक्यो शारिंगन को हासिल तो करेगा लेकिन इताची के बताए हुए पाथ को फॉलो करते हुए नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएगा। और सास्के बोलता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ इताची, बस मेरा इंतजार करना। और सास्के हमेशा हमेशा के लिए उस काली अंधेरी दुनिया में चला जाता है। और तभी यहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है और ककाशी सेंसे और पाकुन नारुतो के पास आ जाते हैं। पाकुन नारुतो के पास रखे हुए हेडबैंड को सुनकर बोलता है, ये सास्के उचिहा का है। ककाशी सेंसे उदास मन के साथ नारुतो और उस हेडबैंड को उठाकर ऊपर चले जाते हैं और ककाशी बोलता है, हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश की होगी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बहती हुई नदी को देखो पाकुन, ये नदी कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई को दर्शाती है। नारुतो और सास्के ये दोनों जब तक जिएंगे इनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। और ककाशी और पाकुन नारुतो को लेकर हिडन लीफ विलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। पर तभी उनके जाने के बाद जमीन के अंदर से एक बहुत खतरनाक सा जीव बाहर निकलता है जिसने अकात्सुकी के कपड़े पहन रखे हैं। और जब ये खुलता है तो इसके अंदर हम एक अजीब से दिखने वाले शख्स को देखते हैं जिसका नाम है ब्लैक जेत्सु। और नारुतो और सास्के की पूरी फाइट इसने अपनी आंखों से देखी है और बोलता है, इस बार तो कमाल हो गया। हाँ तुमने सही कहा। अब इसके बाद हम हिडन लीफ विलेज के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर चोजी, नेजी, कीबा ये सभी के सभी एडमिट होते हैं और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और लेडी सुनाडे और शिजुने इनका इलाज करते हैं। शिकामारू और तेमारी बाहर बैठे होते हैं और अपने टीम मेंबर्स की इतनी गंभीर हालत होने की वजह से शिकामारू खुद को दोष देता है। और शिकामारू बोलता है, मुझे लगा था कि मुझे पता है निंजा होने का मतलब क्या होता है, पर इस मिशन के बाद मुझे समझ में आ चुका है कि मैं कभी कोई निंजा नहीं बन सकता। तेमारी बोलती है, क्या इतनी जल्दी तूने हार भी मान ली? तुम लड़के सच में किसी काम के नहीं। और शिकामारू यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लेडी होकाके चोजी के कमरे के बाहर आकर बोलती है, शिकामारू चोजी अब खतरे से बाहर है। और तभी शिजुने भी दौड़ते हुए यहाँ पर आती है और बोलती है, लेडी होकागे नेजी होगा अब खतरे से बाहर है और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलो शुक्र है। वैसे शिकामारू तुम्हारा पहला मिशन नाकामयाब रहा पर सभी सलामत हैं और यही सबसे जरूरी चीज होती है। और लेडी सुनाडे के ये बोलने के बाद शिकामारू की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और शिकामारू फूट फूट कर रोने लगता है। अगली बार कोई गलती नहीं होगी। और इस तरफ नारुतो अपने उस वादे को याद कर रहा होता है जो कि उसने मिशन के शुरू होने से पहले साकुरा से किया था कि वो सही सलामत सास्की को वापस लेकर आएगा। तभी शिकामारू यहाँ पर आता है। तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया नारुतो। शिकामारू तुम ठीक हो? हाँ और बाकी सब भी ठीक है। चलो शुक्र है बाकी सभी लोग भी ठीक है। तो सास्की चला गया? हाँ वो जा चुका है। साकुरा बाहर खड़ी होती है और ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है और बहुत उदास मन से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। नारुतो जब साकुरा को देखता है तो वो साकुरा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता और साकुरा भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और नारुतो साकुरा से माफी मांगता है, मुझे माफ करना साकुरा, मैं अपना वादा नहीं रख पाया। अरे नारुतो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है साकुरा, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं अपना वादा पूरा कर रहूंगा। आखिर वो जिंदगी भर का वादा था। और हाँ मेरे निंजा तरीके को मत भूलना, मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता। नारुतो की इस पॉजिटिव स्माइल को देखकर साकुरा को दोबारा से उम्मीद मिल जाती है। तुम्हारा शुक्रिया नारुतो। इसके बाद शाम हो जाती है और नारुतो सोच रहा होता है कि वो कैसे सास्की को वापस लेकर आए। और तभी हॉस्पिटल के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और जब नारुतो खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर कोई और नहीं बल्कि जिराया होता है और एक जायंट फ्रॉग के ऊपर खड़ा होता है। अरे ठरकी सनीन तुम यहाँ पर? हाँ तो क्या हाल है नारुतो? इसके बाद जिराया नारुतो को बोलते हैं, नारुतो तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, अब से तुम मेरे स्टूडेंट हो और नारुतो मैं तुम्हें 3 सालों के अंदर अंदर एक कामयाब निंजा बना दूंगा। मुझे अकात्सुकी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। अकात्सुकी ये क्या है? हाँ अकात्सुकी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहते हैं और 3-4 सालों में वो वापस आने वाले हैं। माफ करना जिराया सेंसे, लेकिन मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं है। सास्के ओरोचिमारू के पास जा चुका है और उसकी जिंदगी खतरे में है, मुझे किसी भी तरह से उसे बचाना होगा। तुम बचाओगे उसे? अपनी हालत को एक बार ध्यान से देखो, तुम्हारी ये हालत उस सास्के ने ही की है। देख लड़के, अगर तू जबरदस्ती करेगा तो मैं अंबू ब्लैक ऑप्स को तेरे पीछे लगा दूंगा और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे नारुतो। तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो नारुतो। अकात्सुकी तुम्हारे अंदर के 9 टेल फॉक्स के पीछे पड़ी है और अगर तुम नहीं जानते अकात्सुकी ओरोचिमारू से भी ज्यादा खतरनाक है। पर तुम चिंता मत करो, ओरोचिमारू के पास अभी 3 साल हैं और इन 3 सालों में वो सास्के को कुछ नहीं करेगा। क्या सच में? तो ठीक है जिराया सेंसे, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी मेहनत करूंगा और वक्त आने पर जब अकात्सुकी मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें उखाड़ के फेंक दूंगा। ये हुई ना बात नारुतो, जितना जल्दी हो सके अपने जख्मों को हील करो क्योंकि इसके बाद हमें एक साथ बहुत सारे काम करने हैं। यस सर। इसके बाद जिराया अपने फ्रॉक के साथ यहाँ से चला जाता है और जैसा कि जिराया सेंसे ने अभी बोला अकात्सुकी आने वाली है जो कि हम नारुतो शिपुडन के अंदर देखने वाले हैं। और गाइज इसी के साथ नारुतो क्लासिक एनिमे सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज अगर आपको नारुतो शिपुडन सीरीज का पहला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस
इस वीडियो पर 19 के लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। गाइस टारगेट थोड़ा सा बड़ा है पर यार आप भी तो करो यार, थोड़ी सी मेहनत ही तो करना है यार। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट